हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप कैसे सीडीएस मैक्स में कंप्लीट एक्सटीरियर को डिजाइन कर सकते हैं वो हम फ्रॉम स्क्रैच सीखने वाले हैं। इस कंप्लीट वीडियो को हम 8 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर आप कैसे डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करके, एडिटेबल स्प्लाइन का यूज़ करके, एडिटेबल पॉली का यूज़ करके एंड यहाँ पे मल्टीपल मॉडिफायर्स का यूज़ करके इस कंप्लीट एक्सटीरियर के हर एक कंपोनेंट को डिजाइन कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग मेन फोकस रखेंगे एडिटेबल पॉली के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग वॉल्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है हम उस ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट उसके अंदर फिर बाद में विंडोज़ वगैरह की कटिंग प्रोवाइड करना एंड डोर वगैरह के लिए कटिंग प्रोवाइड करना वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डायरेक्टली स्प्लाइन मॉडलिंग का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें लाइन कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे एंड वहाँ पे कैसे आप लाइन की हेल्प से ही कंप्लीट वॉल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। डिफरेंट मॉडिफायर्स का हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे, वो आप सभी चीज़ें सीखने वाले हैं। इसी के साथ में फ्लोरिंग कैसे क्रिएट करनी है, सीलिंग आप कैसे क्रिएट करेंगे और इस पर्टिकुलर मॉडल के हर एक कंपोनेंट को कैसे डिज़ाइन करना है वो आप सभी चीज़ें इस वीडियो के पार्ट 1 में सीखेंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करेंगे मॉडलिंग के बाद कैमरा एंड एनवायरनमेंट सेटिंग पे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग मॉडलिंग को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली शिफ्ट कर जाते हैं कंपोनेंट प्लेसमेंट पे, जिसमें अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप डिफरेंट ट्रीज को प्लेस करते हो या फिर साइड डेकोरेशन के लिए बाकी के जो मॉडल्स हम प्लेस करते हैं उनका यूज़ करते हैं। लेकिन सही स्टेप ये है कि मॉडलिंग करने के बाद आपको कैमरा सेटअप करना होता है, जिसमें फील्ड ऑफ व्यू आप क्या रखना चाहते हैं, आप फोकल लेंथ क्या रखना चाहते हैं, शिफ्टिंग के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस का यूज़ करना है, अगर आप इंटीरियर पे वर्क करें तो क्लिपिंग का आप कैसे यूज़ करेंगे, और एक्सटीरियर के अंदर ऑटोमेटिकल टिल्ट करके कुछ ऑप्शंस होते हैं उनका आप कैसे यूज़ करेंगे। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड उन्हें हमें डायरेक्ट मॉडलिंग के बाद करना होता है, तो उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ में कैसे आप एक परफेक्ट एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं करोना स्काई का यूज़ करके। पहले हम एक नॉर्मल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग सेटिंग के लिए, तो उसे हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे एंड बाद में हम लोग HDRI का यूज़ करेंगे और परफेक्ट एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपोनेंट प्लेसमेंट के बारे में, साइट डिज़ाइनिंग के बारे में, जिसमें कैसे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी रेंडर की ब्यूटी को एनहांस कर सकते हो। सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं तो हम डायरेक्टली मर्ज ऑप्शन का या इंपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। इसके जगह पे अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स की लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, आपको अपनी खुद की सेपरेट लाइब्रेरी क्रिएट करनी होती है और फिर आप डायरेक्टली उन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, उन मॉडल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ करेंगे वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट मटेरियल्स, जिसमें मटेरियल्स और मैप का यूज़ करके कैसे आप रियलिस्टिक पीडीआर मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन मटेरियल्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे लाइटिंग के ऊपर। लाइटिंग का एक पार्ट हम इनिशियल फेज के अंदर कवर करेंगे, जिसमें एक्सटीरियर मॉडल को कैसे आपको लाइटन अप करना है वो चीज़ हम कवर करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर में लाइट को प्लेस करना इनफ नहीं होता, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटीरियर के अंदर भी क्या करते हैं, डिफरेंट लाइट्स को प्लेस करते हैं। अभी ट्रेडिशनली क्या होता था कि हम लोग रेक्टेंगल लाइट या स्पॉट लाइट का यूज़ करते थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग पैरालेक्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही एक न्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है आप सभी के लिए, जिसमें आप कैसे पैरालेक्स का यूज़ करके कंप्लीट इंटीरियर सीन को रेंडर कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्लेस करने का या लाइटिंग को ऐड करने का जरूरत नहीं होता है, आप डायरेक्टली पैरालेक्स का यूज़ करके इंटीरियर के सीन को लाइटन अप कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। देन फाइनली हम लोग वर्क करेंगे रेंडर सेटिंग के ऊपर। रेंडरिंग हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एंड एट द एंड हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन करने वाले हैं फोटोशॉप में। तो ये कंप्लीट चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं। आई नो इसका जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट आई अश्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं एंड अगर आप अच्छे से इस वीडियो पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसका सभी फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो आप पैरेलली इस मॉडल के ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड एट द एंड आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है, जिसमें आप पीडीएस मैक्स में कैसे एक्सटीरियर मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंत तक सीख जाएंगे। एंड अगर आप पीडीएस मैक्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि राइट नाउ ऑनगोइंग है, जिसकी भी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ से कोर्स की लिंक को चेक कर सकते हैं एंड अगर आपको कोर्स इंटरेस्टेड लगता है तो राइट नाउ आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
So that's it. Without wasting our time, let's get started. तो आज हम इस हाउस के एलिवेशन को 3ds मैक्स में बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा जो एलिवेशन में दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें ये हमारा कुछ मॉडर्न थीम पे ये हाउस है, जिसमें ये ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर है, नीचे पार्किंग है और ऊपर इस तरीके से हाउस बना हुआ है। एल शेप का ये हाउस है। ठीक है, और ये साइड के वेजिटेशन को बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, देन इसका ये प्लान है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरीके से एल शेप में बना हुआ है। ये ऊपर एल शेप में है, यहाँ पर पीछे ये पार्किंग प्लस एक छोटा सा सर्वेंट रूम है। ठीक, इसके जो डायमेंशन है वो एक्चुअली मीटर में थे, बट हमने इस ड्राइंग को फीट इंचेस में कन्वर्ट करके और इसको ऑटोकैड में ट्रेस कर लिया है, तो हम उस ड्राइंग पे काम करेंगे। ठीक है, ये तो हम सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं, अगर इसमें से हमें कुछ डिटेल्स लेना हो तो हम उसमें से ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा कैड प्लान है, हम उसमें वर्किंग करेंगे। ठीक है, बट हम इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे इन केस अगर हमें इसकी नीड हो तो। ठीक, दूसरा इसका जो एलिवेशन की जो वर्किंग ड्राइंग है वो तो हमारे पास मौजूद नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा रफली अपने अप्रॉक्सीमेशन से और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से कोशिश करेंगे। जैसे कि ये विंडो जो दिख रही है वो मुझे कुछ 4.5 से 5 फीट की दिखाई दे रही है, तो इसके हिसाब से हम थोड़ा सा स्केलिंग की प्रॉपर कोशिश करेंगे कि इसका जो प्लिंथ लेवल 1 फीट यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 1 फीट ऊपर है, तो थोड़ा सा हम एक आईबॉलिंग से भी करेंगे और दूसरा प्लान पे भी काम करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा अंदाजे से भी करेंगे। ठीक, दूसरा इसकी जो लाइटिंग है वो डिफ्यूज लाइटिंग है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ इसमें कोई भी शेडोज बहुत शार्प मौजूद नहीं है। यहाँ जहाँ कहीं भी आपको शेडोज दिखाई देंगी वो बहुत ही आई थिंक ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो शेडोज है वो बहुत ही स्मूथ है, मतलब एक ग्रेडियंट इफेक्ट है। तो ये जो है वो आई थिंक इवनिंग का सीन है, और ये पीछे यहाँ पर इन्होंने फोटोशॉप से इसको थोड़ा सा ग्लो करने की कोशिश की है, ताकि ये जो इसका पार्ट है वो हाईलाइट हो जाए। मतलब ये कुछ टेक्निक्स होती हैं विजुअलाइजेशन की, कि आपको ये जो स्लैब है उसकी जो ये मतलब आई थिंक उसको इसको फोकस में लाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया है, पीछे ग्लो किया हुआ है। अदरवाइज ये इवनिंग का सीन है, आप देख सकते हो। इसमें जो लाइटिंग है उसमें आप देखेंगे कि एक कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर जो पीछे जो बैकग्राउंड की लाइटिंग है वो फुल्ली ब्लू है ना। शेडो में देखेंगे ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है, और इसके लिए यहाँ पर या अंदर की जो लाइटिंग है वो वार्म लाइटिंग की हुई है, क्योंकि एक कंट्रास्ट ऐड करना था। इससे क्या विजुअलाइजेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक, ओके, तो इसका एलिवेशन हम ड्रॉ करेंगे। 3 पार्ट में प्रोसेस रहेगी। सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा मॉडलिंग का, देन रहेगा हमारा कैमरा और लाइटिंग, और देन फाइनल हमारा रेंडरिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, कुछ पार्ट आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, मॉडलिंग लाइटिंग के बाद हो सकता है हमें मटेरियल में चेंज करना पड़े, तो वो चीज़ हम टाइम के साथ बिल्टअप करेंगे। ठीक है, ओके। और सीन पॉपुलेशन मतलब जो पीछे का ये बैकग्राउंड लगाना, यहाँ पर ये जो हेज वगैरह है ये लगाना, ये प्लांट्स लगाना, ये सारे प्रोसेस भी हम थोड़ा सा देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और मैक्स को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा मैक्स ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले यूनिट सेट कर लेता हूँ। तो सिस्टम यूनिट मेरी फीट इंचेस में रहेंगी, और जो यूएस स्टैंडर्ड फीट इंचेस, फिट विथ फ्रैक्शन या डेसिमल जो भी रखना हो आपको, मैं फ्रैक्शन में रखूँ। ठीक है, प्रेसिजन इसका 1/2 या 1, जो आपको सुटेबल पड़े। ओके, ये मेरी मैक्स की बेसिक सेटिंग है, और ये 4 व्यू पोर्ट है। आप चाहें तो एक व्यू सिंगल व्यू पोर्ट में काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप जाके डबल व्यू पोर्ट में काम कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो मैं अभी तो फिलहाल के लिए सिंगल व्यू पोर्ट ओपन कर लेता हूँ, और अब हमारा जो इसका जो कैड फाइल जो हमने प्रिपेयर की है इस 2D प्लान से, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए जाएंगे फाइल, इंपोर्ट, डेस्कटॉप, PTS2, ये रहा ग्राउंड। ठीक है, इनकमिंग फाइल यूनिट मीटर्स में है, तो इसको रीस्केल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इंचेस में वर्क कर रहा हूँ और ये इनकमिंग फाइल यूनिट मीटर्स में बता रहा है। ठीक है, बाकी हम बाद में भी चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली स्केल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, लेयर्स, ठीक है, 4 लेयर्स बनाई थी मैंने, सेम है।
और इसको बाकी कुछ करना नहीं है, वन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लीजिए या फिर लेयर्स में। मैं लेयर्स में काम नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा लेयर्स इसमें है नहीं, 4 लेयर्स ही हैं, तो मैं सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट में करूँगा, लेयर्स की ज़रूरत नहीं। इनकेस अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स हो और उन्हें हाइड करना हो तो आप ये लेयर्स ब्लॉक इस ऑप्शन को क्लिक करें। ठीक, ये रहा मेरा क्या बोलते हैं जो इसका प्लान है वो। ठीक, थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ऑटोकैड में भी ओपन कर लेता हूँ तो बेटर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक, वैसे तो आपको मैं टॉप व्यू में जाके दिखा देता हूँ इसको। टॉप व्यू देखिए, ये है हमारा इस तरीके का ऑटोकैड का प्लान। ठीक, यहाँ पर ये फ्रंट में पार्किंग है, पार्किंग के बाद ये अप लिखा हुआ है, यहाँ से इसके फॉयर एरिया हो गया, और ये आपके जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वो आपके प्लांटर बेड्स हैं। अगर मैं इसको मूव करके इधर रख दूँ तो आपको थोड़ा सा ऐसा, तो ये क्या है ब्लॉक में बना हुआ है, इसको एक्सप्लोर कर लें। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फ्लावर बेड्स के लिए ये जगह है, और ये थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर से डाउन की तरफ। मैं अगर इसके एलिवेशन में दिखाऊं अगर आपको तो एलिवेशन ये रहा, और ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है जो इस तरीके से इसमें क्या है प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, बट ये क्या है ग्राउंड बेड है जिसमें यहाँ पर ग्रास या वेजिटेशन किया हुआ है, जिससे कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट दिखाई दे फ्रंट से देखने पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये किया हुआ है। ठीक, ओके, बाकी तो कुछ नहीं है। अंदर के तो रूम्स हैं जिन्हें हमें बनाना नहीं है क्योंकि हम इंटीरियर का विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो फोकस रहेगा आप देख सकते हैं वो इस डायरेक्शन से रहेगा। ओके, मेनली इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर ये इस तरीके से बेड है, और यहाँ पर हमें जो चाहिए वो ये है कि ये 2 खिड़की की पोजीशन, सॉरी ये विंडोज़ की पोजीशन चाहिए थी, वो ये है, खिड़की भी बोल सकते हैं, और 2 कॉर्नर विंडोज़ ये हैं, कॉर्नर पे विंडोज़ है मतलब ये 2 विंडोज़ ये हैं, और ये जो पट्टा है जिस तरीके से निकला हुआ है ये हमारा यहाँ से जा रहा है। ठीक, तो कुल मिला के हमें प्लान में सारी डिटेल्स लगभग दी हुई हैं। बाकी कुछ होगा तो हम अप्रॉक्सीमेशन से थोड़ा सा क्या है आंखों से देखकर भी हम चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, यही सेम प्लान है। क्या है 3ds Max में अगर आप देखेंगे तो एकदम से हो सकता है वो चीज़ आपको पता ना लगे, इसलिए मैंने उसको ऑटोकैड में भी आपको बता दिया। बाकी इसमें जो ये बॉक्स टाइप के बने हुए हैं ये इसके कॉलम। ठीक, मैं कॉलम से शुरुआत कर सकता हूँ चाहूँ तो, या हो सकता है करूँ। ठीक, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हम इस प्लान को भी इंपोर्ट कर लेते हैं साइड बाय साइड, ताकि अगर हमें कुछ डिटेल मिस हो जाए तो हम उसको भी प्लान में देख के बना सकें। ठीक, इसको आप हमेशा कोशिश करिए कि जो प्लान है आपका वो सेंटर में पोजीशन है। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट इसका यूज़ करके इसको सेंटर में कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर शॉर्टकट ना हो आपके पास तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ तीनों पे राइट क्लिक कर दीजिए तो वो अपने आप सेंटर में है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा, इसमें जो ऑटोकैड की यूनिट है मैं इसको 3ds Max में देख रहा हूँ कि सही बनी हुई है या, है ना, तो मैं इसकी डायमेंशन को मैच कर लेता हूँ। ऑटोकैड कहाँ गया, ये रहा। ठीक है ना, डायमेंशन कमांड, (15.26) एक्चुअली ये मीटर्स में है। ओके, तो 15.26 मीटर। इसको कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं एक्चुअली लेंथ मीटर में, तो ये फीट में कितनी आएगी। 15.26 मीटर, 50 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। और मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ स्नैप की मदद से, तो ये 50 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये प्लान है ये हमारा प्रॉपरली इंपोर्ट हो गया है। जो हमने रीस्केलिंग की थी इंपोर्टिंग के टाइम पे वो प्रॉपरली। ठीक है, ये चेक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम बीच में
अगर कुछ और बनाने लग जाएं और हमें पता लगे कि हमारा प्लान जो है वो प्रॉपरली सेट नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है, फिर हमें दोबारा से वर्क करना पड़ता है या फिर स्केलिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से और फ्यूचर इश्यूज आते हैं। प्लान इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसका जो पिक्चर प्लान है ये वाला, इसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम करें, एक प्लेन क्रिएट करें इस तरीके से, और इसका कलर आप कुछ भी रख दें, वाइट वगैरह रख दें। एक स्नैप, और यहाँ पर जाकर इस प्लान को, ये रहा ग्राउंड को, इसको इस पे जाके कॉपी कर दें। ठीक है ना। अभी इसका जो प्लान है वो इतना प्रॉपरली नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसकी मैपिंग रॉन्ग है, तो इसमें UVW मैप लगाएं, बॉक्स प्रोजेक्शन, और इसको आप कर लें बिट मैप फिट, और जो बिट मैप आपने उठाया था ग्राउंड फ्लोर का उस पर जाके कर दें क्लिक। ठीक है, तो इसका जो एस्पेक्ट रेशो है, अगर मैं इसको बंद करके दिखाऊं तो ये स्ट्रेच हो रहा था, है ना, तो ये हमें करना पड़ता है। ठीक है, इसके एस्पेक्ट रेशो को मैच करने के लिए, अदरवाइज ये थोड़ा सा इशू करेगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं, इस प्लेन का जो साइज़ है वो वही साइज़ रख लें जो इस इमेज का है, तो वो प्रॉपरली आ जाएगा। बट मैं UVW मैप से कोशिश करता हूँ क्योंकि इससे क्या रहता है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी की हमेशा कोशिश की जाती है जिससे कि हमें बाद में कुछ इशू ना। ओके, अब मैं इसको ऑटोकैड प्लान को यहाँ मैक्स में मैच कर लेता हूँ इसके मैक्स से, क्योंकि वैसे हमने ऑटोकैड में वर्क किया था तो कोई इशू है होगा नहीं हमें। इसके लिए इसके पिवट को आप उठाएं, अफेक्ट पिवट ओनली, और इसको यहाँ पर इस कॉर्नर पर प्लेस कर दें, अफेक्ट पिवट ओनली, इसको कर दें स्नैप यहाँ से, और इसकी स्केलिंग कर। अच्छा, एक काम करूँगा, जिनको दिक्कत आती है उनके लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि यहाँ ये प्लान आपको दे दिया जाए। ठीक, 70.436, इसको अगर कम करें तो सभी को मैं 69, ठीक है, 69 में थोड़ा सा ज़्यादा कम हुआ है, 69.5 कर लेता हूँ, है ना, 69.5, 69.5 और 69. ठीक है, 69.6, 69.6. ठीक, रफली मुझे क्या करना था, जो हमारा कैड प्लान है उससे इसे मैच करना था। पहला कॉर्नर पे हमने इसके बेस पॉइंट को रखा, तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली मैच हो गया है। हमारी जो ऑटोकैड की लाइन में अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप कि ये प्रॉपरली हमारे 2D प्लान से मैच कर रही है। ठीक, ये हमारा एक प्रोसेस है, और आप चाहें तो इस कैड प्लान को ड्रॉ ना करके डायरेक्ट 3D में भी बना सकते, बट मैंने पहले कैड प्लान में ड्रॉ किया क्योंकि पिछली बार मैंने डायरेक्ट बना रहा था, तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, इसलिए मैंने इसको इस बार ऑटोकैड में पहले ड्रॉ कर लिया ताकि आप ऑटोकैड से भी इस चीज़ को बना सकें। ठीक, ग्राउंड फ्लोर का प्लान इंपोर्ट हो चुका है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फ्रीज सेलेक्शन, बट इसमें क्या होगा कि इसकी जो इमेज है वो गायब हो जाएगी, तो अंडू करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और यहाँ से फ्रीज करेंगे और शो फ्रोजन इन ग्रे, इसको अनटिक कर देंगे। ओके, अब ये फ्रीज भी हो चुका है और इसका प्लान भी शो हो रहा है। दूसरा, बाकी जो ये मेरा कैड का प्लान है इसको मैं डायरेक्ट फ्रीज कर सकता हूँ। ठीक, अब ये फ्रीज इसलिए किया है मैंने ताकि इसको एक्सीडेंटली मैं सेलेक्ट करके मूव ना कर। ओके, और Z प्रेस कर। अच्छा, एक चीज़ और, अनफ्रीज ऑल,
इस प्लेन के जो लाइंस हैं मैं इनको सभी को बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये जो प्लेन की लाइंस दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये वाली जो सेगमेंट्स है इसके, मैं इसको 0 कर देता हूँ कि ये अननेसेसरी डिस्टर्ब करेंगे। और अब मैं इसे फ्रीज करता हूँ। फ्रीज सिलेक्शन, ठीक, यस, दिस इज ओके। अब टॉप व्यू से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा वर्क है उसको सेव कर लेते हैं। सेव करना 3ds Max में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3D के सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी क्रैश होते हैं, आपके 2D की तरह नहीं कि बहुत देर तक चलेंगे। बेस ओके। दूसरा, मैं ज़्यादा डिटेल्स अंदर की बनाऊंगा नहीं, जैसे इंटीरियर वॉल इसमें बनाई हुई है, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सटीरियर पर काम करना है, तो मैं लाइन लेकर डायरेक्ट ट्रेसिंग ऑन करता हूँ। एक हमारा लाइन यहाँ पर आएगी और दूसरी लाइन यहाँ पर, ठीक, इस विंडो के लिए। देन एक लाइन यहाँ आएगी, एक लाइन यहाँ आएगी इस विंडो के लिए। नेक्स्ट ये और ये मैं सिर्फ आउटर वॉल को ट्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ट्रेसिंग कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ लाइन के पॉइंट्स को ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि हम इसमें डोर और विंडो की पोजीशन दे सके और वॉल क्रिएट कर सके। दैट्स इट। और अगर ये लाइन आपकी तिरछी आ रही है, इसको सीधा करना हो तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये लाइन सीधी जाती है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, इसलिए हो सकता है इस बार भूल गए हो। ये आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये लाइन स्ट्रेट आएगी, है ना। या फिर आप यहाँ से ऑर्थो मोड भी ऑन कर सकते, ये रहा। और बैक साइड में चाहो तो आप विंडो की डिटेलिंग नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बैक साइड में हमें कैमरा से शो होगा नहीं, तो आई थिंक ये चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि मैं इस वेंटिलेटर को बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वेंटिलेटर की डिटेल की ज़रूरत नहीं है। बना भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्पेस एक इस डोर के लिए दे देता हूँ मैं, और एक इस डोर के लिए दे देता हूँ। देन यहाँ पर ये इंटीरियर का पार्ट है जो आपका ये OTS बना हुआ है, तो मैं इसको भी इसमें शो नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा फ्रंट से ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अपना टाइम वहाँ वेस्ट ना करें जहाँ पर आपको नीड नहीं है। ये हो सकता है थोड़ा सा दिखाई दे या फिर इसकी ज़रूरत लग जाए। और यहाँ पर ये जो इस तरीके का साइन बना हुआ है, ये अल्टरनेट साइन बना हुआ है, ये करंट टाइप का। इस साइन का मतलब होता है ये विंडो स्लाइडिंग। ओके, क्लोजेस्ट की लाइन, यस। अब मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कि मैंने क्या बनाया। तो सिर्फ आउटर बाउंड्री ट्रेस की हुई है मैंने, और यहाँ पर जो इंटीरियर के जो पॉइंट्स हैं वो हमने वॉल और डोर की पोजीशन के लिए बनाए, सिंपल, ठीक है ना। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारा जो प्लिंथ की हाइट है वो 1 फीट है, और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसकी हाइट हमारी 11 से 11.5 फीट हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको ग्राउंड फ्लोर कंसीडर करके इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। चाहे तो यहाँ से कर ले, और मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है मेरा 11, ठीक। और F4 प्रेस कर देता हूँ ताकि मुझे ये लाइंस मौजूद हो, जो इसमें लाइन मौजूद है वो नज़र, ठीक। कैप स्टार्ट, कैप एंड, ताकि ऊपर से हॉलो हो जाए। ओके, अब जाता हूँ। ओके, और इसमें दे देते हैं शेल मॉडिफायर, ताकि इस वॉल में थोड़ी सी थिकनेस आ जाए।
ठीक है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा आ जाए। ये आई थिंक 5 इंच रहती है हमारी जो पतली वाली वॉल रहती है, और यहाँ पर इस वेवियर को बंद करने के लिए स्ट्रेट कॉर्नर, ऑटो स्मूथ, ओवर राइड, टॉप व्यू। ओके, वेल वर्टेक्स आई थिंक प्लान थोड़ा हिल गया है, क्योंकि ये यहाँ से इधर क्यों आ गया। अंडू करता हूँ मैं कुछ टाइम। यस, ठीक है, हो सकता है बाय मिस्टेक ये चीज़ हो गई है। ठीक, और अब इसमें दे देते हैं शेल मॉडिफायर। एक्सट्रूड के बाद ठीक, शेल का जो अमाउंट है वो 5 इंच अंदर की तरफ दे देते, ठीक, बाहर की तरफ नहीं। हमने बाहर की तरफ ट्रेसिंग की है, इसलिए हमने जो थिकनेस देनी वो इनर अमाउंट की देनी। अगर आपने अंदर की ट्रेसिंग की हुई है तो आउटर अमाउंट में आप ये पुट करें, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से वॉल्स बन गई हैं। अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए, जैसे अगर आपको ये चाहिए यहाँ पर ये वॉल, एक्चुअली वैसे तो ये बनी नहीं है, बट अगर आपको ये वाली वॉल चाहिए या फिर कोई भी चाहिए तो आप बना सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी उसकी नीड है नहीं। आप चाहें तो बना सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं भूल गया वो करना या आपको बताना प्रॉपर वर्क फ्लो के लिए, बट अभी भी वो बताई जा सकती है। इसे अनफ्रीज ऑल करता हूँ मैं और सभी को सेलेक्ट करके एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ। हमेशा लेयर्स में काम करें, बहुत फ़ायदा होता है इसका। ग्राउंड फ्लोर नाम दे देता हूँ मैं इसको, मूव सिलेक्शन टू न्यू लेयर, ठीक। अब जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो ग्राउंड फ्लोर की लेयर में, ठीक है। जब मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा तब जो काम करूंगा वो फर्स्ट फ्लोर की लेयर में करूंगा। अगर एलिवेशन के पट्टों की डिटेल्स दे रहा हूँ तो वो मैं एलिवेशन की लेयर में करूंगा, ताकि मैं लेयर को हाइड अनहाइड करके अपने वर्क फ्लो को आसान बना। ओके, ठीक। अब जो हमारा फ्रीज था उसको वापस से फ्रीज कर देते, ठीक। ओके, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर का। और अब इसमें मुझे एलिवेशन में देख लेते हैं। एक्चुअली ये वाला पार्ट है वो भी ऊपर ही रहेगा, तो मैं इसकी प्लिंथ हाइट कंसीडर कर रहा हूँ 1, ठीक है। वैसे तो हमें आइडिया नहीं है कि बाहर कितनी हाइट रखते हैं, मतलब जो ये एक्चुअली बाहर का एलिवेशन है, मतलब यूरोपियन स्टाइल टाइप का बना हुआ है, तो मे भी हो सकता है, इसलिए एक्चुअली ये मीटर में बना हुआ है, या फिर मेट्रो सिटीज़ जहाँ भी ये बना हुआ है। तो इसकी प्लिंथ हाइट मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये 1 फीट हो, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो जेड है उसमें आप 1 फीट इसको उठा दीजिए, ठीक। नाउ एक लाइन क्रिएट करते हैं हम इसके प्लिंथ के एरिया के लिए, ठीक। तो यहाँ कॉर्नर से मैं बनाना चालू करता हूँ लाइन। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये, देन ये। नेक्स्ट आई थिंक ये एक स्टेयर रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेयर मैं अलग से बना लूँगा, और आई थिंक ये बैक स्पेस, सॉरी यहाँ डायरेक्ट पीछे कर देता हूँ मैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और फाइनली ये रहा, सॉरी ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक। और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 1 फीट, ठीक। तो ये इसके नीचे इस तरीके से सेट हो गए, ओके, ठीक। अब ये जो प्लांटर हैं हमारे, इनको बना लेता हूँ मैं। उसके लिए हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये करके बना जाए, ओके।
ठीक है, एक रेक्टेंगल लिया, इसको आपने कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन कर दिया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन, 3 में गए और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली, एक और कॉपी ली। चाहे तो अरे से भी कर सकते थे, बट अभी फ़िलहाल जो दिमाग में आया वो मैंने कर दिया। को ठीक है ना, तो ये प्लांटर के बन गए। अब इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो बना देते हैं। उसके लिए हम लेंगे या तो यहीं से क्रिएट लाइन कर लेते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और फाइनली ओके। और इसे भी कर देते हैं हम सिंपली एक्सट्रूड, बट ये थोड़ा सा कम एक्सट्रूड रहेगा। आई थिंक ये 2 या 3 इंच ही रहेगा, है ना, ग्रास के लिए होगा ये। आई थिंक ये वाले पार्ट की बात कर। इसके बाद ये हमारा जो पार्किंग का एरिया है इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर जो स्टेयर बनी हुई है उसको बना लेता हूँ। एक्सट्रूड 0.5, ठीक है, ये स्टेयर से चढ़ने के लिए। अब ये रही हमारी पार्किंग, और पार्किंग से पहले यहाँ पर एक पिलर है, आई थिंक ये वाला या फिर ये वाला है पिलर है, और ये पिलर जो है वो आई थिंक ये वाला है यहाँ पर जो बनेगा। तो उसके लिए इसको मैं कर लेता हूँ हाइट, इसको भी कर देते हैं हाइट। यस ओके। और एक पिलर ये वाला बनेगा आपका, ये इन दोनों को मैं कर देता हूँ अटैच, और इसे सिंपली कर देते हैं एक्सट्रूड। ठीक, एक्सट्रूजन की इसकी हाइट तो आई थिंक इसके बराबर ही रहेगी, थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये इस पर सपोर्ट कर। ठीक ओके, आई थिंक ये 1 फीट नीचे रहेगा, तो इसकी हाइट रख देते हैं हम 10 फीट। ठीक है, या 11 भी रख सकते हैं, ये बाद में हम डिटरमिन कर। ठीक, जो हाइट किया उसे अनहाइट कर लेते हैं। ओके हाँ, और ये जो पोर्शन है आई थिंक ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये बाहर की साइड इसका। ठीक, हमें इसका साइड प्लान तो एक्चुअली मिला नहीं, तो हम इसके इसी पार्ट पर वर्क करें। ये रहा एक साइड का प्लान। ओके यस ठीक है, तो ये इसका पोर्च एरिया और जो बैक साइड का जो सेटबैक है उसका ट्रेसिंग है। ठीक है, और इसकी थिकनेस मैं बस हल्की सी दे दूंगा, थोड़ी सी 0 पॉइंट या 2 इंच दे देता हूँ। ठीक, बस हल्का सा ये दिख जाए, है ना, यहाँ पर क्योंकि हम टाइल्स लगाएंगे। ना फाइन, ये हो चुका है। ओके और ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमें एक्चुअली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसकी भी हमें ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने कैड में भी ट्रेसिंग की हुई है एक्चुअली।
इसको हाइड कर देते हैं, ये थोड़ा सा राइट से। ये बैक साइड में रहेगा। ओके, यहाँ से बैक साइड में जाने के लिए है और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगा, ये वाला पार्ट। तो मैं सोच रहा था कि इसको यहाँ से यहाँ बना देते हैं और इसको इस तरीके से बना के यहाँ पर बैक स्पेस, बैक स्पेस, और ये रहा। इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक, 10 फीट। ओके, हो सकता है ये चीज़ प्लान में चेंज हुई हो बाद में, क्योंकि यहाँ पर ये विंडो के लेवल में दिखाई दे रही है ये चीज़, जो कि प्लान में बैक साइड में। ठीक, तो मैं हमारे एलिवेशन के हिसाब से इसको बनाऊंगा। ठीक, क्योंकि हमें एलिवेशन पर फोकस करना है, हमें प्लानिंग पर फोकस नहीं करना है ना। ये चीज़ें बार बार चेंज होती हैं एक्चुअल में। ठीक, इसमें ही नहीं, हर बार मैंने देखा है, अधिकतर बार ये चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, प्लान में कुछ बनाते हैं और बाद में फिर चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक, ये तो है प्रोसेस का एक पार्ट है आई थिंक। ठीक, और इसको साइड से क्लोज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट लाइन, ऑटोमेटिक वेल्डिंग यहाँ पर ऑन रखूँगा मैं, ये रहा। ठीक, ये रहा। और यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ मैं इसके लिए, और एक पॉइंट दे देता हूँ इसके लिए, और ये देता हूँ। ठीक, लाइन। ठीक, और एक्सट्रूड में वही कैप फॉलो करना है इसको। ठीक, और इसमें लगा देंगे हम एडिट पॉली शेल। तो ये कंपार्टमेंट हमारा बन चुका है इस तरीके से। और चाहे तो आप इसके अंदर जाकर इसको भी बनाइए। लाइन, क्रिएट लाइन, ओके। हाँ, ये वाला पोर्शन ढक जाएगा आई थिंक। इसमें कुछ प्लांटर बेड्स वगैरह लग सकते। ठीक, दूसरा मैं ये देख रहा था कि इसको ऑल्ट एक्सप्रेस करता हूँ। ये जो डिटेल्स है ये किस तरीके, आई एम अज्यूमिंग कि ये बीच की लाइन मेरी है नहीं, और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक सिंगल पोर्शन। ओके, एक्चुअली ये मेरा प्लान नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा श्योर नहीं। ओके, तो मेरा कोई थर्ड आइडिया आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको लेवल में इसी के ले लेता हूँ, 1 प्रेस करके, और ये रहा इसके बराबर में। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके इस ओपनिंग के लिए हो जाएंगे, और ये आपका वॉल इस तरीके से टर्न हो जाएगी, और ये पीछे की ओपनिंग है वो ये वाली। ठीक, ओके, है ना। कभी कभार हमें इस तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और इस पर क्लिक करके मैं इसका घोस्टेड मोड ऑफ कर देता हूँ। फाइल को कर लेते हैं सेव, कंट्रोल S, है ना। कि फाइल को टाइम टू टाइम सेव करना बहुत बहुत ज़रूरी। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई, जब मेरे 2-4 चीज़ें क्रैश हो गई। अच्छा, ऑटोकैड नहीं है,
ठीक है। एक्चुअली मैक्स में ये इन्फ्लुएंसिंग का फंक्शन मौजूद नहीं होता है, ट्रैकिंग का, सॉरी। स्नैप ओके, ठीक। और इसको दे देते हैं स्वीप बार सेक्शन अलाइनमेंट आउट, और इसकी थिकनेस 4 इंचेस। स्मूथ नहीं रखना मुझे, टिक कर दिया। इसकी हाइट 2 फीट नहीं रखेंगे, 1.5 फीट रखेंगे। ठीक, प्लांटर बेड है एक्चुअली ये। ओके, और ये जो प्रोजेक्शन निकला हुआ, आई थिंक ये प्रोजेक्शन ये वाला है। चलिए यहाँ पर स्नैप कर रहा है, कोई इशू नहीं है, यहाँ ही कर लेते हैं हम स्नैप, बाद में इसको चेंज करते हैं ना। और इसको भी अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ स्नैप कर, यस 1। अब इसे करेक्ट कर लेते हैं, इसको इसके बराबर में कर लेते हैं और इसको इसके बराबर, ठीक। और इसको कर देते हैं सिंपली एक्सट्रूड 4 इंचेस, है ना। और उठा के इसके ऊपर प्लेस कर इस तरीके, ये वाला। आई थिंक ये इसके बराबर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एक ही लेवल्स में नज़र आ रहा है। ये चीज़ अब बाद में करूँ। ओके, या फिर ये नीचे वाला पार्ट हो और इसकी एक कॉपी यहाँ भी लाइन में जाकर इसको, ठीक है ना। इसको भी 6 इंच इस तरफ कर देते हैं तो बेटर रहेगा, या 1 फीट ही कर देते हैं। मैक्सिमम डिटेल्स हमारी इसमें से लगभग कवर हो चुकी है, थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो और देख लेते हैं। अनहाइड ऑल कर लेता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि किस तरीके की डिटेल्स और हमें, है ना। ये हमारा है ओपन एरिया, ये प्लांटर, ये हमारा फॉयर प्लस प्लिंथ, और ये हमारी वॉल है। देन हमारे जो ये स्लाइडिंग विंडो रहेगी एक्चुअली, ये इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल बना हुआ है स्लाइडिंग विंडो का, और ये हमारी विंडो फिक्स रहेंगी, बट इनकी जो लेंथ है वो नीचे से 7 फीट के समथिंग, 7 या 8 फीट। ओके, बाहर का एरिया है, क्योंकि बाहर क्या है, बड़ी बड़ी विंडोज रखते हैं, वहाँ पर सनलाइट इतनी प्रॉपर नहीं है। कॉन्टेक्स, ठीक। अब मैं इसका जो घोस्टेड मोड है उसे कर देता हूँ Ctrl+S से, ठीक। टॉप व्यू में जाता हूँ और इस प्लेन को करते हैं फिलहाल के लिए हाइट, और इसको घोस्टेड मोड में जाकर इसकी वर्टेक्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ, ये रही, ठीक। अब मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स चाहिए जिससे कि मैं ये विंडो को क्रिएट कर सकूँ, ठीक। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और रिफाइन करूँगा, ठीक। एक पॉइंट यहाँ चाहिए और एक पॉइंट मेरा यहाँ, ठीक, इस विंडो के लिए। देन इस विंडो के लिए मुझे एक पॉइंट यहाँ चाहिए, दूसरा पॉइंट यहाँ चाहिए। सेम पोजीशन यहाँ रहेगी मेरी, ये यहाँ रहेगा और ये चीज़ यहाँ, ठीक। आई थिंक ये थोड़ा सा इधर भी रह सकता है,
ओके, डिफॉल्ट ऑल टेक्स्ट। ओके, अच्छा हो सकता है मैं बार बार ये वॉल बना रहा हूँ, आपको ये पता ना लग रहा हो कि ये सेगमेंट्स क्यों बना रहा हूँ। तो इसका कारण है कि ये जो बीच के ओपनिंग्स वगैरह हैं उनके लिए हमें सेगमेंट्स बनाना पड़ता है। सेगमेंट्स हम बनाते हैं किसी भी चीज़ में डिटेलिंग ऐड करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ इसको साइड में बनाता हूँ कि मैं प्रोसेस कर क्या रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे यूज़र्स कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये मुझे इस तरीके की वॉल बनाना, तो मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड लूँगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्लस में जाके और सेकेंड ऑप्शन में प्लस और सेकेंड ऑप्शन में जाके, और इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये जो वॉल बना रहा हूँ इसमें मुझे मान लो एक विंडो चाहिए, तो विंडो के लिए एक इनर पॉइंट और एक आउटर, ठीक, और इसके बाद विंडो जो वॉल है मेरी उसको एंड कर, ठीक। देन इसके बाद दूसरी वॉल बनाऊंगा मैं इस तरीके से, फिर तीसरी वॉल, फिर चौथी वॉल, और फिर इसके बाद चौथी वॉल में मैं डोर ओपनिंग दे देता हूँ, एक विंडो ओपनिंग दे देता हूँ, और फिर इसको इस तरीके से कंटिन्यू करके क्लोज कर देता हूँ, ठीक। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। देन इसके बाद अब इसकी मुझे हाइट देनी है 10 फीट, तो इसके लिए मैं इसमें एक्सट्रूड मॉडिफायर देता हूँ। आप चाहें तो ये ड्रॉप डाउन से देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में भी ये मौजूद होगा। हाँ, ये रहा एक्सट्रूड मॉडिफायर, ठीक ठीक। बट मेरे को एक्सट्रूड मॉडिफायर की नीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रेगुलरली यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्वाड मेन्यू में रख रखा है ताकि मैं यहीं से इसको एक्सेस कर सकूँ, ठीक। इसका जो कैप है, ऊपर का कैप और नीचे का कैप, इसको बंद करना चाहता हूँ, तो इसके लिए कैप स्टार्ट, ये वाला कैप ख़त्म हो गया, इसको मैंने अनटिक कर दिया, और ऊपर वाले कैप को भी मैंने अनटिक कर दिया, जिससे ये ओपनिंग क्रिएट हो गई है, ठीक है। और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो रहेगी आपकी वॉल हाइट। चाहे तो इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर डबल क्लिक करें और इसको दे दें वॉल हाइट 11 फीट या जो भी आपकी, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो हमने बीच में ये सेगमेंट ड्रॉ करे थे विंडो के, वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद इसमें हम एडिट पॉली लगाते हैं, और देन एज मोड में जाकर हम इसकी सिल हाइट और लिंटल हाइट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं स्लाइस प्लेन के थ्रू, ठीक। ये आ गया आपका स्लाइस प्लेन। स्लाइस प्लेन की पहली हाइट वो रहेगी जो इस विंडो का बॉटम का लेवल, जिसको हम सिल लेवल बोलते हैं। तो ये मान लो सपोज करो 2 फीट पर है, तो मैं 2 फीट इसमें ड्रॉ कर दूंगा और इसको कर दूंगा स्लाइस, ठीक। एक लेवल मेरा क्रिएट हो चुका है। देन मान लो इसका जो लिंटल लेवल है वो 7.5 या 8 फीट पर, सपोज करो 8 फीट पर, 8 फीट दबाऊंगा मैं इसमें, और फिर से इसको कर दूंगा स्लाइस, और स्लाइस प्लेन से अब आ जाऊंगा बाहर। तो ये मेरे दो, एक ऊपर का लेवल और एक नीचे का लेवल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हालांकि ये विंडो मेरी प्रॉपर साइज में नहीं बनी क्योंकि मैंने अंदाजे से लिया था। फिर इसके बाद आप इसके पॉलीगॉन मोड में जाएंगे और इस ओपनिंग को कर देंगे डिलीट, तो ये यहाँ पर आपकी विंडो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने जहाँ ये डोर बनाए थे, इन दोनों ऊपर और नीचे पॉलीगॉन को करके डिलीट कर देंगे, तो ये डोर बन जाएगा, यहाँ पे विंडो बन जाएगी, ठीक है। आप इसमें सपोज यहाँ पर एक और डोर लगाना चाहते हैं, एक डोर और क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेगमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका तरीका या तो आप Alt+2 प्रेस करके कर लें, या फिर आप रिंग और कनेक्ट ऑप्शन से कर, ठीक है। बेटर है मैं Alt+2 प्रेस करता हूँ, तो एक सेगमेंट यहाँ लग गया और एक सेगमेंट यहाँ। वापस से पॉलीगॉन मोड में जाइए और ऊपर और नीचे दोनों पॉलीगॉन को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए, दैट्स इट, ओके। और अब ये जो हमारा मॉडल है इस तरीके से पेपर जैसा थिन है, ठीक है, बट वॉल की जो होती है थिकनेस होती है वो 5 इंच या 9 इंच होती है अधिकतर, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो इसमें शेल मॉडिफायर लगाइए, इसकी थिकनेस ऐड करनी है। ये रहा शेल मॉडिफायर, और इससे इसकी थिकनेस ऐड हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 5 इंच, ठीक है। इसको ज़्यादा कम इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक, जो कि मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। कुछ मॉडिफायर्स आप याद रख लीजिए, जैसे कि एक्सट्रूड और शेल मॉडिफायर और स्वीप मॉडिफायर, ये तीनों हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, खासकर हमारे आर्कविज की मॉडलिंग में, ओके। ये एक बेसिक सा प्रोसेस है। इस तरीके से लाइन को किया आपने एक्सट्रूड हाइट देने के लिए, इसके बाद उसने एडिट पॉली लगाया ताकि आप ओपनिंग्स क्रिएट कर सके, और देन आपने वॉल की थिकनेस के लिए शेल मॉडिफायर, सिंपल, इसे डिलीट कर, है ना।
ये जो हमारी वॉल बनी हुई है ये भी उसी प्रोसेस से बनी हुई है। सबसे पहले लाइन से मैंने ट्रेसिंग की इसकी, इसके बाद ये बीच के जो सेगमेंट्स थे वो मैंने यही बना लिए, देन इसे किया एक्सट्रूड, और अभी मैंने ओपनिंग क्रिएट की नहीं, ओपनिंग क्रिएट भी मैं कर देता। ठीक है, सबसे पहले ये वाली जो विंडो है ये मैं देखता हूँ कि ये 2 फीट की हाइट पर है यहाँ पर, और इसका जो ऊपर का लेवल है वो 7.5 फीट के समथिंग। ठीक है, और हो सकता है 8 फीट भी हो, और आई थिंक 8 फीट ही लेता हूँ मैं, क्योंकि 2 फीट और ये अगेन 6 फीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइट ज़्यादा है और ये 4 फीट तो मुझे दिख रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रूड के बाद एडिट पॉली लगाता हूँ। ठीक, आप इनकी सीक्वेंस याद कर लीजिए, लाइन, एक्सट्रूड, एडिट पॉली और शेल। एडिट पॉली किस लिए? ओपनिंग्स क्रिएट करने। ठीक है, इसके बाद इसके एज मोड में जाता हूँ और यहाँ से लेता हूँ स्लाइस प्लेन, ये रहा। ठीक, स्लाइस प्लेन हमेशा इसके बॉटम में आता है, ये इस तरीके से, है ना। और हमारा ये हाउस ऑलरेडी 1 फीट की हाइट पर है, तो स्लाइस प्लेन की जो हाइट है वो ऑलरेडी 1 फीट है। ठीक, और मुझे इसको 2 फीट और उठाना है, तो मैं या तो इसको 3 फीट डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट कर दूँ तो आ जाएगा, या फिर इस पर क्लिक कर दूँ। तो यहाँ अभी ये 0 है, इस पर मैं सिर्फ 2 दबा के एंटर कर देता हूँ, ये 2 फीट इसकी हाइट हो। देन मैं करता हूँ इसको स्लाइस। ओके, अब यहाँ से मुझे इसे 6 फीट ऊपर उठाना, तो यहाँ प्रेस करूँगा मैं 6 एंटर। ठीक है ना, तो 2 और 6 टोटल 8 फीट हो जाए, बट आई थिंक 8 फीट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए आधा इंच नीचे कर दूंगा, तो 0.5 यानी आधा फीट, यानी 6 इंच माइनस का, सॉरी माइनस 0.5, सॉरी माइनस एंटर। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया 2 फीट यहाँ से और 5.5 फीट यहाँ से, 7.5 फीट की हाइट इसे मैं ले रहा हूँ। बाद में हम इसे चेंज कर सकते हैं, है ना, वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैक्स में हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो बाद। ठीक है, ये प्रोसेस होता है मैक्स या किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इस विंडो का आप प्रोपोर्शन देख लीजिए कि ये जो प्रोपोर्शन है वो इस विंडो के प्रोपोर्शन के बराबर आ रहा है, क्योंकि हमें एक्चुअल में इसके एलिवेशन की डिटेल्स मौजूद नहीं है, तो मैं इसको अंदाजे से करूँगा। ठीक, तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ठीक बैठ गई है, तो मैं यहाँ इसे स्लाइस कर दूंगा, या फिर हो चुका। ठीक, और स्लाइस प्लेन से मैं क्लिक करके बाहर। ठीक है, तो ये मेरे 2 लेवल्स मेरे क्रिएट हो चुके। अब वही तरीका है, पॉलीगॉन मोड में जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और इसे कर दूंगा डिलीट। यहाँ पर डोर की ओपनिंग क्रिएट करनी है, इस पर क्लिक करूंगा डिलीट, नीचे वाले पॉलीगॉन को डिलीट, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपका एक ओपनिंग है, इस पर क्लिक करूंगा डिलीट, क्लिक डिलीट। ओके, और अब आ जाते हैं आप यहाँ साइड में, तो ये इतनी बड़ी स्लाइडिंग विंडो की ओपनिंग है, वो ये चीज़ है, पहला फेस डिलीट, और ये बॉटम में भी यहाँ से आई थिंक बॉटम में भी ये डिलीट हो जाए, या फिर 6 इंच थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मुझे, तो चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ और दूसरा एक फेस क्रिएट कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग, ये इसको 6 इंच ऊपर उठाना है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, इसके एज मोड में जाऊँगा, तो पहले तो इसको क्लिक। ठीक, तो ये जो एज है मेरी, ये अभी इस हाइट से 2 फीट ऊपर है मेरी। ठीक है, बट मुझे इसको 6 इंच यहाँ तक रखना, तो टोटल इसकी हाइट है 2 फीट, मैं इसको 1.5 फीट नीचे ले लेता हूँ, तो ये जो Z वैल्यू है इसमें -1.5 कर देता हूँ। ठीक, तो इससे ये जो मेरी विंडो है उसका जो बॉटम लेवल है मेरा वो 6 इंच ऊपर। ठीक, सिंपल प्रोसेस है, बस थोड़ा बहुत आपको माइंड लगा के देखना है। ठीक, सेम प्रोसेस इन तीनों लाइन के साथ भी कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये विंडो की रोशनी से दिख रहा है कि इनकी जो बॉटम है वो यहाँ पर है इसके लेवल में। ठीक है, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ, या फिर इनको भी मैं -1.5 देता हूँ। ठीक, ओके, और बीच के पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। नाउ फाइन, यहाँ पर एक डोर क्रिएट करना है, तो इस पॉलीगॉन को और इस पॉलीगॉन को डिलीट, है ना। और देन ये आपकी स्लाइडिंग विंडो रहेगी,
तो इस विंडो पर क्लिक करें और देख लें इसकी हाइट। ठीक है, इसकी हाइट तो ठीक है, बल्कि मुझे लगता है कि इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल हाइट से। ठीक, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 साढ़े 3 फीट हाइट किचन की होगी ये विंडो, आई थिंक, नहीं डोर है एक्चुअली। यहाँ पर ये इनका वर्किंग स्पेस है, तो वर्किंग स्पेस में आपको यहाँ पर ये टेबल है वही 3 फीट की हाइट ले लेगी, इसलिए हो सकता है इन्होंने इसको अलग से हाइट दी, मतलब इसकी हाइट आपने इसको डिफर किया। तो मैं इस एज को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो हाइट है वो 1 फीट से इंक्रीज कर देता हूँ, बल्कि 0.5 फीट 6 इंच और कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि ये 2 फीट ही थी। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना भी पड़ता है कि हो सकता है ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हो तो ये कम ज़्यादा हो। ठीक, थोड़ा सा आपको क्या है, आंखों से भी अंदाज़ा लगाना पड़ता है ना, हर चीज़ आपको हो सकता है वो बताए ना। और शेल मॉडिफायर लगा हुआ है तो इसमें थिकनेस अपने आप ऐड हो सकती है। ठीक, तो ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की मॉडलिंग कंप्लीट हुई है ना। फाइल को करते हैं सेव, Ctrl+S, 2 बटन जिंदगी के सेव करने के। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पीछे की डिटेल्स, ओके, बैक की डिटेल्स मैं नहीं दे रहा हूँ, आप चाहें तो दे सकते हैं, बट बैक का जैसे कि मैंने बताया हमारा विजुअलाइजेशन का पर्पस है नहीं, तो मैं बैक की डिटेल्स को इग्नोर कर। ठीक, राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। ओके, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का मॉडल कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। ठीक, अब मैं अनफ्रीज ऑल कर लेता हूँ ताकि जो हमारा नीचे का प्लेन है वो भी हमारा अनफ्रीज हो जाए। ये हमारा बन चुका है। ठीक है, इसकी मॉडलिंग हमने कंप्लीट कर ली। अब ये हमारा ग्राउंड फ्लोर की लेयर में था। ठीक है, अब देखिए ये लेयर में काम करने का कितना फ़ायदा हुआ। अब ये हमारा ग्राउंड फ्लोर की लेयर में है तो मैं इस लेयर को डायरेक्ट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक, ग्राउंड फ्लोर की मेरी मॉडलिंग कंप्लीट हुई। अब इसके बाद मैं बनाता हूँ फर्स्ट फ्लोर। तो मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ FF, फर्स्ट फ्लोर। ओके, और ग्राउंड फ्लोर की जो लेयर है उसे कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर हो चुका है खाली। नेक्स्ट हमारी जो हाइट रहेगी, सॉरी नेक्स्ट हमारा जो मॉडलिंग रहेगा वो रहेगा हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का। इसकी हाइट मुझे 10 फीट के अंदाज़न लेनी है, या 11 फीट भी ले सकता हूँ, मैं देख लूँगा। आई थिंक 11 फीट ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम। इसको बना के देख लेता हूँ ना एक बार। ट्रांसपेरेंट टू माउस, ये आ रहा लेवल, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल। ठीक है, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसकी हाइट अंदाज़न वही होगी। ठीक, ओके, ठीक है ना। अब हमारा ग्राउंड फ्लोर का वर्क कंप्लीट हुआ। देन अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल, इंपोर्ट,
और ये रहा, ठीक। मीटर्स में है तो रीस्केल करना पड़ेगा और वही सेम प्रोसेस, वन ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। ये मेरा हो चुका है इंपोर्ट। ठीक है ना। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें बाकी अगर डिटेलिंग का मुझे लगता है तो मैं हमारे कैड प्लान से वो चीज़ कर लूँ, सॉरी हमारा जो पिक्चर प्लान है उससे कर, ठीक। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि मैंने काम सारी प्रोसेस तो आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम दूंगा और बाकी प्रोसेस जल्दी करूँ, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा सेंटर में प्लेस। इसको करते हैं फ्री सिलेक्शन, ठीक। और यहाँ से हम ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं, ठीक। इसका प्लान भी साइड में रख लेते हैं तो फायदा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट विंडो का, सॉरी बैक स्पेस, पहला पॉइंट विंडो का, ये दूसरा पॉइंट इस विंडो के लिए। देन यहाँ पर एक विंडो है, उसके ये 2 पॉइंट्स हमने ऐड कर दिए, ओके। देन ये विंडो रही मेरी और ये यहाँ से कॉर्नर टर्न हुआ। ये वाली विंडो जो है वो ये बन रही है, ये वाली। और इसके बाद इस तरीके से सेम जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर था उसी तरीके की विंडो यहाँ पर भी मौजूद, ठीक, ओके। ये रही एक विंडो ये रही, ठीक। देन ये हमारा इस तरीके से रहेगा और ये वाला जो पोर्शन है वो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक। इसको आई थिंक मैं अलग से बना दूंगा। मैं हमारे जो मेन पार्ट है उस पे को फोकस करते हैं, ये रहा, ठीक है, ओके। और ये हमारी मेन स्लाइडिंग विंडो है जो कि यहाँ पर है। देन शिफ्ट प्रेस करूँगा, ये रहा। और ये मेरा बैक साइड में इस तरीके से, ठीक ना। यहाँ मैं आउटर बाउंड्री ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बैक साइड की डिटेलिंग का ऐसा कोई नीड नहीं, ओके, ठीक। इसको भी सिंपली आप कर लीजिए एक्सट्रूड, 11 फीट, कैप बंद, एडिट पॉली, ठीक। ये प्रोसेस याद रखिए, लाइन वॉल बनाने के लिए, एक्सट्रूड हाइट देने के लिए, एडिट पॉली ओपनिंग्स के लिए, एज मोड, स्लाइस प्लेन, ठीक है ना। देन 2 फीट की हाइट, तो ये यहाँ पर आप 2 फीट स्लाइस और नेक्स्ट 5.5 फीट स्लाइस, दैट्स इट, ओके, ठीक। देन ये विंडो है, इसके लिए इस प्लेन पर क्लिक करके इस पॉलीगॉन पर डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, ये भी, ये ओपनिंग्स क्रिएट हो गई मेरी। देन ये वाला प्लेन डिलीट हुआ, ये डिलीट, देन डिलीट, ओके, ये भी और ये, ठीक। ये तीनों ओपनिंग मेरी जो यहाँ पर ये विंडो नज़र आ रही है इसके लिए, ठीक है। और बाकी ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये भी हमने प्लान से ट्रेस की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बना हुआ है। मैंने ऑटोकैड से बनाया एक्चुअली ये प्लान, सॉरी ये इमेज से बनाया है ये ऑटोकैड में, ठीक है। तो ये डिटेल्स सारी हमारी ऑटोकैड प्लान से बनी हुई है, ठीक। आप चाहें तो ऑटोकैड प्लान से ये चीज़ खुद बना सकते हैं, ओके। और ये वाला प्लेन भी डिलीट, ओके। नाउ फाइन, ये पोर्शन आई थिंक ये जो जाली वर्क है ये यहाँ से है इसके बराबर, ठीक। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है जो ये है, ठीक, जटेड है थोड़ा सा, ठीक, ओके। ये एरिया यहाँ का है तो ओके, ठीक है ना।
और इसमें वही शेल मॉडिफायर दे दें थिकनेस ऐड करने के लिए 5 इंच, और ये पुरानी सेटिंग इसमें ले ली। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर हमारा इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, बट ग्राउंड फ्लोर बनाने में मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि आपको प्रोसेस बताना ज़रूरी था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ये वाला जो पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट। ठीक, तो इसको बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ट्रेस कर लेता हूँ। यस, और इसे सिंपली कर दें एक्सट्रूड। कितना करना है? 11। ठीक, इस वॉल की हाइट के बराबर। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक ये ग्रूविंग जैसा कुछ बनाएंगे हम लोग। कंट्रोल यस, ओके। ये वाली जो डिटेल्स है वो भी हम बना ही लेते हैं। रेक्टेंगल, और इसे आप इसी रेक्टेंगल को आप कर लीजिए इंस्टेंस 1 2 3 4। एक्चुअली ये बन चुके हैं, यहाँ पर एक बन चुका है, 2, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है ना। वो लाइन एक दूसरे के ऊपर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे सिंपली आप कर दीजिए एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का अमाउंट वही 11 फीट, और ये मुझे लग रहा है ग्राउंड फ्लोर पर भी आएंगे तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लूँगा। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर जो ये इस तरीके का शेप है, इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे रेक्टेंगल से ही या लाइन से, जो भी करना हो आपको। ठीक, और इसका मैं अच्छा अलग अलग प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से भी हो सकता है। इसी एक्सट्रूड को मैं इस पे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मॉडिफायर यहाँ कॉपी हो। दूसरा ये इंस्टेंस है। ठीक है, दूसरा ये बॉर्डर क्रिएट करनी मुझे, अंदर से कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। ये रहा, और दूसरा ये रहा। ठीक है ना। तो ये बॉर्डर मेरी क्रिएट हो चुकी है, इसमें मैं दे देता हूँ स्वीप मॉडिफायर। ठीक है, इसकी थिकनेस तो 4 इंच के समथिंग रहेगी, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, और इसकी थिकनेस आई थिंक 1.5 1.6, 1 फीट 7 इंच, 1 फीट 8 इंच। ठीक, ओके। और आपको एग्जैक्टली करना हो तो इसको एडिट पॉली करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एडिट पॉली से ही करना पड़ेगा एक्चुअली इसको, तो मैं करता हूँ एडिट पॉली। पॉलीगॉन को सेलेक्ट करते हैं और इस पॉलीगॉन को करते हैं सेलेक्ट, और इसका जो वाई डायरेक्शन है वो इससे मैच कर देते हैं। इस पॉलीगॉन का तो ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं यहाँ पर इसके इस लेवल से, और यहाँ पर ये बाहर निकल रहा है तो इसको सेलेक्ट करके, और ये लाइन जो है ये लाइन का ये, ठीक है ना। बल्कि आई थिंक ये जो लेवल है वो कंप्लीटली पीछे तक गया हुआ। ठीक, इस पॉलीगॉन में जाके इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड। ठीक है ना, और एक बार और एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी कर सके, अदरवाइज मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, मुझे शॉर्टकट्स बेहद पसंद। क्लिक किया और इसे किया एक्सट्रूड। हो सकता है ये इससे डाउन हो, वो हम बाद में करेंगे।
बट अभी इसको हम इससे टच कर लेते हैं, ठीक। और इसके बाद इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट करके मैं बराबर, ठीक। आप चाहें तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, आप चाहें तो इसकी आउटर बाउंड्रीज को आप लाइन से ट्रेस कर सकते थे और सिंपली उसे एक्सट्रूड कर सकते थे, ठीक है। मॉडलिंग एक्चुअली क्या है, 10 तरीकों से हो सकती है, मैंने अपना तरीका बता दिया, आप चाहें तो अपने खुद के तरीके से भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी है आपको पूरी कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, जरूरी नहीं आप मुझे ही फॉलो करें, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, और इसको मैं करता हूँ शिफ्ट के साथ कॉपी, क्योंकि इसकी ये ऊपर का जो पार्ट है वो अलग है, ठीक है। ये तो बाहर निकला हुआ है, यहाँ तक ऊपर का पार्ट अलग है, इसलिए इसको इंस्टेंस में कॉपी कर रहा हूँ मैं, ओके। और दूसरा इसके पॉलीगॉन मोड में जाकर इनको यहाँ पर इसके बराबर, इलेक्ट्रिक एंड रेड डायरेक्शन पे करें क्लिक, और इसको यहाँ से, तो ये वाली जो चीज़ है मेरी वो अचीव हो चुकी है, या फिर मैं कहूँ और भी नीचे है ये चीज़, ठीक। रेड डायरेक्शन में -1 करके देखता हूँ, ठीक है। और इसको भी -1 करना पड़ेगा 10 की जगह, ठीक। बल्कि और नीचे थोड़ा सा 6 इंच रहेगी, -0.5 एंटर, और इसको भी मैं 10 की जगह 9.5 कर देता हूँ, ठीक। एक्चुअली हमें एलिवेशन की कोई डिटेल पता नहीं, इसलिए मैं ये बार बार ट्रायल एरर करके कर, ओके, ठीक है ना। या फिर जो लास्ट स्टेप है वो रहने देते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो भी हमारी यहाँ फिट रहे, 9.5, एडिट पॉली, ठीक है। यस आई थिंक अंदर का फ्लोर क्रिएट कर लेते हैं, बड़ा आसान काम है अंदर के फ्लोर को क्रिएट करना। 2-3 तरीके हैं ये, चलो मैं सिंपल तरीके से कर लेता हूँ, ठीक। लाइन है ना, अब इस बार आप अंदर की लाइन को ट्रेस करेंगे, ठीक, इस तरीके से, और जहाँ पर डोर की ओपनिंग होगी वहाँ पर इस तरीके से ट्रेस करेंगे। देखें ये तो वॉल तक आ गया, इसके बाद डोर का फर्स्ट पार्ट और उसके आगे का पार्ट, आगे के पार्ट का फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो इस तरीके से ट्रेस करने ताकि वहाँ पर भी फ्लोरिंग आ जाए, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका यहाँ रहेगा, ठीक, ताकि जो डोर का ये वाला पार्ट है, ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाए, ठीक। आप चाहें तो इसे अलग से कर सकते हैं, बट मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक। बाकी वॉल के कॉर्नर्स रहेंगे, ठीक है। ये विंडो है, इसमें नेसेसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे निकले हुए हैं, तो आई थिंक मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें मैंने एक गलती कर दी है, मैंने नीचे के ये पार्ट को 6 इंच ऊपर नहीं किया जैसे मैंने ग्राउंड फ्लोर पर किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए इसे कंटिन्यू करता हूँ और अपनी मिस्टेक को सुधार लेता हूँ, और ये विंडो है उसका भी वही चीज़ रहेगा, यहाँ पर ओपनिंग नहीं रहेगी, यहाँ पर 6 इंच ये ऊपर रहेगा, ठीक। इनर टू इनर पॉइंट आपको ट्रेस करना है, और ठीक, मेनली जो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है उसमें ट्रेसिंग का ही मेन वर्क रहता है इस तरीके, ठीक, ओके। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके बॉटम में प्लेस करता हूँ और इसे सिंपली एक्सट्रूड कर देता हूँ 4 इंच, या जो भी इसकी ओपनिंग रहे, जो भी इसका
फ्लोर की थिकनेस रहे, 4 इंच 5 इंच 6 इंच जो भी है, ठीक। ओके है ना। आप देख सकते हैं ये जो हमने 4 पॉइंट्स क्रिएट किए थे, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग के नीचे भी फ्लोर आ चुका है, ठीक। इस तरीके से ये रहा। मैं वो 4 पॉइंट्स यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ, ये 1 2 3 4, ठीक। आपकी इच्छा है, आप जैसे बनाना चाहें, है ना। दूसरा, हमारी एक गलती हो गई थी कि हमने इस ओपनिंग को भी कट कर दिया था, ठीक। तो इसको हम सही कर लेते, आप पहले से ही सही करके रखें। एज मोड में जाएं, फर्स्ट एज सेलेक्ट करें, सेकेंड एज सेलेक्ट करें और इन्हें कर दें ब्रिज। फर्स्ट सेकेंड ब्रिज, फर्स्ट सेकेंड ब्रिज, इसी तरीके से इसको उसको ब्रिज, ठीक है। ओके, अब ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये तो ठीक है, और ये लाइन, इनको 1.5 फीट नीचे कर लें जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर में किया था, वही जेड में -1.5 का, ठीक है। दैट्स इट। ओके, और दूसरा, अगर आपको इन लाइंस से अब ज़्यादा परेशानी हो रही है, अगर आपको इन्हें क्लीन करना है, तो इसमें एक मॉडिफायर लगा दें, ऑप्टिमाइज, और इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। ऑटो एज पे कर दें क्लिक, स्मूथ बाउंड्री, ठीक। तो ये स्केचअप यूज़र्स को खासकर ये चीज़ चाहिए होती है ना, वो आखिरी में एजेस ज़रूर क्लीन करते हैं, इसलिए उनके लिए खासकर ये एक बोनस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका मॉडल क्लीन दिखेगा, बट मैं ऑप्टिमाइज नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इन लाइंस की मदद से क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है कि हम अगर कोई अपना ये इस तरीके की डिटेलिंग ऐड करना चाहते हैं तो उसका लेवल क्या रहेगा, ठीक है। तो वो मुझे एक मदद करता है उस चीज़ में, तो इसलिए मैं उसको नहीं करता हूँ। और दूसरा, हमारा जो पॉली मॉडलिंग होती है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो फेस रहें उनकी साइड हमेशा चारों रहें, जिसको हम क्वाड टोपोलॉजी बोलते हैं, तो वो हमें बेनिफिशियल होती है यूवी अनरैपिंग में, सब डिवीजन में, हर तरीके से। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 4 फेस मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो दोनों वेज में हम इस ऑप्टिमाइज को मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। बट इन केस अगर आप सिर्फ आर्किटेक्चरल मॉडलिंग कर रहे हैं तो आप इस ऑप्टिमाइज ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं रहेगा, आपके फेस क्लीन रहेंगे, ठीक है। दैट्स इट। मैं अभी फिलहाल के लिए इसे ऑफ कर रहा हूँ। मॉडिफायर का फ़ायदा ये होता है, आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, चाहे तो इसे चालू रख सकते हैं, ठीक है। दोनों यूज़ है इसके। ओके, ठीक। कंट्रोल एस, बहुत देर हो चुकी है तो कंट्रोल एस से सेव कर, ठीक। दूसरा, अब इन सभी को मैं करता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट तो है ही ऑलरेडी, इन सभी को मैं करता हूँ सेलेक्ट, और इसकी हाइट में दे देता हूँ 11 फीट, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर हमारा ऑलरेडी बन चुका है। इसकी हाइट में दे देता हूँ ये फर्स्ट फ्लोर की 11 फीट, ठीक है। और देन हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसको मैं अब अनहाइट कर, ठीक। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बन चुका है। बट एक चीज़ रह गई, मैंने इसको मैच नहीं किया है, बट कोई इशू नहीं है, ऑटोकैड का प्लान है तो मैच हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर्टीज़ में जाएं, फर्स्ट फ्लोर पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर इस पर करें क्लिक, और इसके सारे ऑब्जेक्ट को आप कर लें सेलेक्ट, ठीक है ना। देन आप इससे मूव कर लें यहाँ पर इस तरीके, अब मैं आउटर में मूव कर लेता हूँ। इसके इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर पे मैच करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ सेंटर में सेलेक्ट करें ताकि तीनों डायरेक्शन में आपका मूवमेंट रहे। लॉक पर प्रेस करें, इस पॉइंट को उठाकर इस पर रख दें। दैट्स इट। ओके, आई थिंक ये मैच हो चुका है। दूसरा, इसकी हाइट मैंने कम रखी थी, इतना रखा था, देख लेता हूँ, 10 फीट रखा, ठीक है, जो कि सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये इसका प्लिंथ एरिया भी नहीं। तो या तो एक काम कर सकते हैं, इसका प्लिंथ हम बना सकते हैं, बना ही लेते हैं। एक्चुअली विजुअलाइजेशन में आएगा नहीं, ठीक है, तो वो मेहनत मैं करना चाह नहीं रहा हूँ।
चाहने से क्या होता है यार, वो तो जाएगी ही। ठीक है, तो इसका एक काम करते हैं, एक्सट्रूड अमाउंट बढ़ा देते हैं हम। इस पर क्लिक करते हैं, एक्सट्रूड का अमाउंट 10 की जगह मैं 12 कर देता हूँ, या फिर 4 इंच ये ऊपर कर दिया है मैंने इसको, 2 इंच, सॉरी इसको नीचे। ठीक है, ओके, है ना। कंट्रोल एस। अब ये प्लान की मॉडलिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऊपर की जो डिटेलिंग है उसका प्लान मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और थोड़ा सा देख कर बनाएंगे। मतलब आई मीन कि जो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये कितना निकला हुआ है, अंदाजन इसके प्रोपोर्शन से मैच करते हुए, जैसे हमें ये पता है इसकी हाइट 5 फीट या 5.5 फीट है, तो इसको हम देखकर अंदाजे से बनाएंगे कि ये कितना हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, बट एक प्रैक्टिकली यहाँ पर हम जो प्रोजेक्शन निकालते हैं वो 3 फीट का निकालते हैं, 4 फीट। तो मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक कि ये भी 4 फीट के समथिंग ही निकला हो। ठीक है, इसका मैं देख लेता हूँ कितना निकाला था हमने सुई, 1 फीट 8 इंच। तो 1 फीट 8 इंच ये हो गया, और 1 फीट 8, 1 फीट 8, 1 फीट 8, कि ये 5 फीट के समथिंग निकलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो इसके लिए हम अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं करेंगे, अंदाजे से करेंगे। ठीक है, ठीक। इसके बाद ये हमारा फ्लोर का लेवल आ गया। फिर 2 फीट का ऊपर हमारा ये पैरापेट वॉल है, उसका पार्ट है ये। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये यहाँ पर हमारा लेवल एंड हो चुका है, क्योंकि लिंटल लेवल के बाद ये हाइट हमारी सीलिंग हाइट आ चुकी है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। ये रही मेरी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये रहा हमारा फोर्थ। ठीक है, बैक साइड में भी हो सकता है, बट बैक साइड में हमें डिटेल देने की ज़रूरत है, और इसमें दे देते हैं स्वीप। ठीक, स्वीप की लेंथ 2। ओके, आई थिंक, है ना। इस लाइन को मैं करता हूँ कॉपी, और इसके स्वीप को हटा देते हैं। ठीक, ये कर देते हैं डिलीट, और इसको भी कर देते हैं डिलीट। कंट्रोल ए, सॉरी सेलेक्ट सभी को करें, राइट क्लिक, कॉर्नर। अब चाहे तो एक सिंपल रेक्टेंगल से भी बना सकते थे वैसे। ठीक है, ओके, है ना। अब इसको आप चाहें तो स्वीप मॉडिफायर से बना सकते हैं। ठीक, और मेरा पर्पस वीडियो का ये नहीं है कि मैं सिर्फ प्रोसेस फिनिश करके ख़त्म कर दूं, और चाहे तो आप इसे शेल से भी बना सकते हैं। ठीक, आपको जो इच्छा पड़े उससे बनाइए। ठीक है ना। मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं जो बनाऊँगा वो भी एक अलग तरीका रहेगा। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एक विजन खुले कि मैक्स में आप इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते। ठीक, पहला तरीका है कि आप इसको सिर्फ एक्सट्रूड कर दें इस तरीके से, और दूसरा इसमें एडिट पॉली लगाकर इसके जो साइड के फेसेस ये रहे, कंट्रोल, इनमें आप सिंपली एक्सट्रूड को ठीक बाय लोकल नॉर्मल इस तरीके से। ठीक, 3 फीट 4 फीट जो भी रखना है। ठीक, बट अभी मैं कट कर। दूसरा, आप इन फेस को सेलेक्ट रहने दें, और इसमें न आप मॉडिफायर लगा दें फेस एक्सट्रूड। अमाउंट आप
इस तरीके से बढ़ा लें, एक्सट्रूड फ्रॉम सेंटर, ये ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये मॉडिफायर लगा हुआ है, मॉडिफायर को आप जब चाहें बंद कर सकते, उसकी वैल्यू को जब चाहें तब आप चेंज कर सकते, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तीसरा तरीका आपके पास ये भी है कि आप इसको एडिट पॉली भी ना लगाएं, ये आपका फ्लोर बन गया, ठीक। इसी की एक लें कॉपी आप, और इसमें एक्सट्रूड को डिलीट कर दें, तो ये सिंपली आपकी जो लाइन है वो आ चुकी है, और लाइन में आप दे दें स्वीप, ठीक। बाहर इसका जो पिवट है बाहर की तरफ सेट करें, और इसकी जो लेंथ है 5 फीट रख दें, सॉरी ये नहीं रखाएगी, ये तो आपकी 5 इंची रहेगी, इसकी जो विड्थ है वो रहेगी 5 फीट, ठीक। ये इस तरीके से, ओके। और विड्थ आपकी ये 8 इंच या फिर 1 फीट, जो भी आप रख सकें, रखना चाहें, दैट्स इट। ये तरीका कर लेते हैं। तीसरा एक और भी तरीका है, बट तरीके ज़्यादा हो जाएंगे, इसको मैं साइड में बता देता हूँ। डिलीट किया, एसपी लाइन ऑफसेट, आई थिंक इसमें नहीं है एक्चुअली, वो 2017 का फीचर था, है ना, जिसमें कि आप इस लाइन के ऑफसेट एक और लाइन क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ये शेप मिल जाता है, ठीक है ना। उसमें आपका सिंगल ऑब्जेक्ट में काम हो जाता है, ठीक। बट आप इन दोनों तीनों तरीकों में से जो आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस लाइन में ये पीछे बराबर है, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा गायब रहेगा, तो मैं इस लाइन में जाता हूँ और इस सेगमेंट को, ये वाला जो सेगमेंट है, इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हो चुका, ठीक। एक्सट्रूड मॉडिफायर को मैं 1 फीट कर देता हूँ, ठीक। वैसे तो ये डिटेल मेरी दिखेगी नहीं, बट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज़ हम कर। दूसरा, इसको सेलेक्ट करें या फिर इस पर क्लिक करें, ओके। अब मुझे इसकी अंदर की बाउंड्री क्रिएट करनी है, ठीक है। एक और तरीका आज मैं आपको बता देता हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं, प्लस सेक्शन, ऑटो ग्रिड, है ना, और इसको थोड़ा सा नीचे करो, या आई थिंक ऊपर भी काम करेगा, थोड़ा सा डाउन करें, और इसे कर दे क्रिएट शेप, ओके। सेक्शन को डिलीट कर दो, ठीक है। तो हुआ क्या है कि यहाँ पर ये आप इसने ऑटोमेटिकली अंदर और बाहर की बाउंड्री ट्रेस करके दे दी है, ठीक है। मुझे बाहर की बाउंड्री नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर एसपी लाइन मोड में जाता हूँ, क्लिक, डिलीट, ठीक है, सिंपल। और इसे मैं स्नैप करके यहाँ रख, प्रेसिंग करने का इतना झंझट है, ठीक। और इसको मैं डाउनवर्ड एक्सट्रूड कर देता हूँ, अपवर्ड जहाँ भी आपको रखना हो, -0.5, ना। मैं अंदर का डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसे अंदाजे से कर रहा हूँ, ठीक। ओके, आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं जितना आपको रखना, ठीक। कंट्रोल एस। दूसरा, ये वाला पार्ट बनाना है मुझे, ये, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मैं इसी टेक्निक का यूज़ कर सकता हूँ। इस पर करें क्लिक और इसे कर लें आप कॉपी, या फ्रेश बना सकते हैं, ठीक। कॉपी करने में क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा एडजस्ट करने में, ठीक है ना। वही तरीका है, यहाँ पर ये पिलर्स लगे हुए हैं, आई थिंक मेरा यहाँ पर पिलर है कि नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं है, ये वाला है, कहाँ लगाना है, ये यहाँ पर, इस बॉल पर,
देखता हूँ। ओके, इसे कर देते हैं एक्सट्रूड। है ना, एक मिनट मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये इसके कॉलम्स भी हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो स्क्वायर पोर्शन है ये इसके कॉलम की डिटेल्स है ना, ये मैंने ऑटोकैड में ड्रॉ की थी, इसलिए मुझे याद है कि ये इसका कॉलम था। ठीक, हो सकता है आपको वो चीज़ ना शो हो रही है। ठीक, ओके, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैंने ये कॉलम भी यहाँ पर ट्रेस किए हुए हैं। ये ऑटोकैड प्लान में एक्चुअली दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा गौर करूँ तो यहाँ पर ये कुछ प्लस से दिए हुए थे, मैंने देखा कि ये कॉलम्स हैं तो मैंने इनको भी ड्रॉ कर लिया। ठीक, वैसे तो इसकी ज़रूरत है नहीं, बट कभी कभार हो सकता है लग जाए ज़रूरत, तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट प्लान से कर सकते हैं और चाहें तो आप पिक्चर से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ओके, ठीक। इसका एक्सट्रूड का अमाउंट मैं एक बार को थोड़ा सा देख लेता हूँ, 11 नहीं है, 10, 9.5, 9.5 में आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। ओके, ठीक। तो इसको भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो लेवल है और ये जो लेवल है वो दोनों बराबर है। ठीक, तो इसको करता हूँ मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक, अंदाजे से काम करने से क्या फ़ायदा, पर सेलेक्ट करता हूँ और इसको इसके बराबर में सेट करता हूँ। ओके, और ये हमारा सपोर्ट रहेगा इस पर, और ये मैं समझता हूँ कि ये भी यहाँ पर 5 फीट बाहर निकले। ठीक, इस वाले पोर्शन यहाँ पर ये कॉलम, एक बार इस कॉलम को हाइड करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इस कॉलम का यूज़ किया हो। ठीक है, अच्छा बना कर देखते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ये कॉलम कहाँ का है। 50G है ना, ये कॉलम यहाँ का नहीं है एक्चुअली, ये इन्होंने बस एस्थेटिक पर्पज से इसको यहाँ लगाया। एस्थेटिक या हो सकता है ये कॉलम हो भी, बट मुझे नहीं पता वो चीज़। ठीक है, यहाँ पर वो मेंशन नहीं। ठीक, इनकी हाइट थोड़ी सी कम है, वो भी ज़्यादा कर लेता हूँ, 12। ठीक है ना, बनाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद ही पता लगेगा। तो सबसे पहले लाइन से ट्रेस कर लेते हैं, ऑटो ग्रिड को ऑन ऑफ कर लेता हूँ मैं। ये रहा, और इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड 2 फीट। ठीक है, इसका जो ये वाला पोर्शन है वो आगे की तरफ निकलेगा। ठीक, बाद में हम इसे कवर कर देंगे क्योंकि ये इसके बराबर में है। ओके, बल्कि मैं सोच रहा हूँ इसके और भी आगे है। ठीक, इसको यहाँ इसके बराबर में लाके ठीक एक्सट्रूड कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, और पॉली में क्या है, मेरे काम करने में थोड़ा सा आसानी होती है। ठीक, ये हो चुका है इसके लेवल में, और ये भी ठीक ही है।
ऑल्ट एस, एक सेगमेंट यहाँ लगाता हूँ और दूसरा सेगमेंट यहाँ लगाता हूँ। ठीक, इसको इसके बराबर में करके इसको एक्चुअली रिमूव करता हूँ। ठीक, ये क्लिक। ठीक, इन दोनों सेगमेंट को शिफ्ट के साथ ड्रैग करूँगा तो ये इसके बराबर, ठीक है ना। बट मुझे इसके बराबर से भी थोड़ा सा यहाँ पर देखूंगा तो हल्का सा डाउनवर्ड है, ठीक है, 8 इंचेस के समथिंग। तो इस पर क्लिक करूँगा, -8 इंचेस, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा बैक साइड में निकला, ठीक है, ये वाला पोर्शन आगे की तरफ। तो इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट करके वाई डायरेक्शन में, मेरा पॉजिटिव में, वाई डायरेक्शन में मैं कर दूंगा इसको 4 इंचेस, ठीक, या फिर 4 इंचेस और, ठीक है। ओके, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें ये ब्लैक पार्ट आ जाएगा और ये वाले पोर्शन में आपका वाइट पार्ट आ जाएगा, आई थिंक। ओके, ठीक है। और ये एक पिलर है, एक पिलर ये है और एक 2 3, ठीक है। अब इस पर जो स्ट्रक्चर बनेगा एक बार उसको भी बना लेते हैं। रेक्टेंगल, ठीक, और रेक्टेंगल को मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन करता हूँ। इस एज को सेलेक्ट किया 5 इंच एक्स डायरेक्शन में माइनस की तरफ, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, -5 इंच, सॉरी -5 फीट, ठीक, तो ये 5 फीट बाहर निकल गया। और ये वाला ऑलरेडी आई थिंक 2-3 फीट तो निकला हुआ है, इसको 2 फीट ही रखता हूँ। तो ये वाई डायरेक्शन पॉजिटिव इस तरफ रहेगा तो नेगेटिव इसके बैक साइड में रहेगा। तो 5 में मैं -2 कर देता हूँ, ठीक, ओके ना। बाद में इसे चेंज भी कर सकता हूँ मैं, बट अभी फिलहाल को चेक करके देखते हैं क्या होता है, ठीक, ओके। दूसरा इसमें मैंने स्वीप दिया हुआ है एक्चुअल, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। तो मैं करता हूँ एक्सट्रूड, वही 1 फिट, ठीक, और इसका ये जो इस तरफ की एज है वो भी आउटसाइड निकली हुई है, आप देख सकते हैं, ये 2 फिट के साथ, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास कोई इसका डिटेलिंग नहीं है तो मैं इसको अभी फिलहाल थोड़ा सा आंखों से देख के ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ निकल गई और ये वाला 1 फिट और निकाल देते हैं वाई डायरेक्शन में, तो -y, ठीक। अगर आपको एग्जैक्ट करना हो तो आप चाहें तो कैमरा मैचिंग भी ट्राई कर सकते हैं, बट 3ds Max की कैमरा मैचिंग मुझे इतनी खास लगती नहीं है। मैं कैमरा मैचिंग के लिए ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, जानकारी के लिए बता देता हूँ। और ब्लेंडर को यूज़ करने का कारण इसलिए है क्योंकि ब्लेंडर में एक्चुअली कैमरा ट्रेसिंग का पार्ट है, आई थिंक, मैं मतलब मेरे कहने का मतलब VFX के लिए जो कैमरा मैचिंग होती है वो भी ब्लेंडर में हो जाती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा बेटर वर्कफ्लो मिल जाता है मुझे, ठीक है। बाकी 3ds Max में अगर आपको कैमरा मैचिंग करना हो तो उसके लिए इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, बाकी आपको मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊँगा। तो उसके लिए आप इस मॉडल को इस तरीके से अलाइन करें और दूसरा इसके व्यू पोर्ट बैकग्राउंड को आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर
ये रहा, ठीक। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये रहा इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आपको मिलेगा पर्सपेक्टिव, ठीक। और यहाँ पर शो वैनिशिंग लाइन, तो आप देख सकते हैं ये जेड डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर पीछे आपको ये कैमरा दिखाई दे रहा है, ठीक। आप इन लाइंस को एडजस्ट करेंगे तो ये चीज़ आपकी क्या बोलते हैं, इस तरीके से मैच होने लगेगी। बट मैं अभी फ़िलहाल को नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे इसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक एक्सटर्नल एड ऑन यूज़ करता हूँ। बट फिलहाल के लिए आपको बस एक इंट्रोडक्शन देना था कि अगर आपको एग्जैक्टली मैच करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस बैकग्राउंड को बंद करता हूँ, ठीक है, ओके, कंट्रोल एस सेव, ठीक। और फिर हम कैमरा मैचिंग से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट इतनी ज़रूरत है नहीं इसको, हमें अधिकतर डिटेल्स तो मिल ही चुकी हैं, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर, ठीक। दूसरा को आप एडिट पॉली, एक्चुअली इसको यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक ना। सिर्फ एज एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं, सिंपल तरीका है ये, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क फ्लो नहीं है, इसलिए मैं इसको है ना। और इन दोनों एज को सेलेक्ट करके ब्रिज कर दूँ, ठीक। अच्छा, एज मॉडलिंग भी बता देता हूँ थोड़ा सा, मतलब मैंने एज मॉडलिंग तो नहीं है, सिंपल एक तरीका है ये तो, ठीक। मान लो आपने एक प्लेन क्रिएट किया, सेगमेंट्स 0 कर देते है ना। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ नेक्स्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री, ताकि ये वर्टिकल, ठीक। अब मैंने जो प्रोसेस की हुई है वो एज मॉडलिंग की इस तरीके से है। ये मान लो सपोज करो प्लेन है, तो इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इसके बाद इसकी एक एज को हम सेलेक्ट करते हैं, मूव टूल लेते हैं, और जब मैं शिफ्ट के साथ इसे ड्रैग करूँगा ये वाई को, या जो भी एक एक्सिस है, तो उस डायरेक्शन में मेरा एक फेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं अगला शिफ्ट के साथ ड्रैग करूँगा तो इस तरीके से मेरा एक फेस क्रिएट हो जाए, ठीक। दूसरा, मैं इसमें एक सेगमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। अब ऊपर वाली एज को मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ड्रैग करूँगा तो ये इस तरीके से एक्सट्रूड हो जाए, ठीक है। तो ये हम चाहें तो इस तरीके से मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ ड्रैग करना मेन जो प्रोसेस है वो ये है कि आप शिफ्ट के साथ इस एज को पहले एज को सेलेक्ट कीजिए और फिर शिफ्ट के साथ उसे ड्रैग कीजिए, ठीक। और स्नैप कर सकते हैं, आप चाहें तो स्नैप एस प्रेस करेंगे तो स्नैप ऑन हो जाएगा और उसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों एज को सेलेक्ट करके भी आप एक्सट्रूड इस तरीके से कर सकते हैं और इन दोनों एज को सेलेक्ट करके ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल वर्क फ्लो होता है, इस तरीके से हमें जो मॉडलिंग करनी होती है कस्टमाइज तरीके से, तो वो हमारा इस तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो, कुछ लोग हो सकता है साइड बाय साइड प्रैक्टिस करें और उन्हें ये चीज़ रियलाइज ना हो कि ये चीज़ कैसे हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये मॉडलिंग की एक जनरल प्रोसेस होती है, ओके, कंट्रोल है। अब हमारा मॉडलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, छोटी मोटी ये डिटेलिंग है, ग्रिल्स की डिटेल और ये सारी डिटेल, तो ये हम अभी बना लेंगे, ठीक। बाकी हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो हमारा खड़ा हो चुका है, ठीक। मतलब हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो बटन सेव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ओके। अब हमारा कैमरा एंगल सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, 50। कैमरा मैचिंग में एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ एक्सपायर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एग्जैक्ट जो इसमें कैमरा एंगल दिखाई दे रहा है ये कैमरा एंगल चाहिए, तो आप चाहिए आपको
इसमें, तो आप FSPy यूज़ कर सकते हैं। वो प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, बट अगर आप चाहें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ कोई एक्सप्लेन करता नहीं है आपको, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी ना हो, ठीक है। उसके लिए ब्लेंडर यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 3ds Max में उसका कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। FSPy सिर्फ ब्लेंडर को सपोर्ट करता है, ठीक है, बट बताना ज़रूरी है हम अलग अलग प्रोग्राम को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। FSPy यूज़ ओपन किया आपने, ठीक, देन आपने जो इमेज थी आपकी ये रही PTS2, ठीक, बी इमेजेस एलिवेशन, तो ड्रैग करके यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक। इस तरीके से ये चीज़ आ जाती है। यहाँ पर मुझे इसके एक्स एक्सिस को इसके एक्स एक्सिस से, इसके वाई को वाई से, जेड को जेड से मैच करना होता है, ठीक। तो मैं सबसे पहले इसके एक्स एक्सिस को मैच करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से बॉटम में कर लेता हूँ इसको, ठीक। शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा जूम दिखा देगा इसका को। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही रहता है, इसका ये जूम व्यू, ठीक। एक एक्सिस का ये हो गया, दूसरा ये हो गई मेरी। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा तो चलेगा, बट मुझे क्या है कि वो थोड़ा सा नॉलेज देना ज़्यादा जरूरी, ठीक है। तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ठीक है। इसी तरीके से वाई के लिए एक लाइन ये हो गई आपकी, और दूसरी लाइन आपकी ये हो, ठीक। सॉरी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और वाई के लिए हमारा पहला पॉइंट ये हुआ, पहला पॉइंट ये हुआ, तो दूसरा पॉइंट ये, ठीक। थोड़ा सा क्या है, वैनिशिंग लाइन ये तो कर ले। और थर्ड आप चाहें तो Z को भी कर सकते हैं, बट इसका Z, हाँ ठीक है, Z को भी कर लेता हूँ मैं। तो रेफरेंस डिस्टेंस, तो सॉरी, यहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट, इसको थर्ड वैनिशिंग पॉइंट ले लेता हूँ और इसको यहाँ से ये रहा, ठीक। इससे मुझे एक चीज़ पता लग जाएगी कि जो कैमरा है उसका फोकल लेंथ कितनी है जिससे ये शूट किया गया है। ठीक, अब इसका जो रेफरेंस डिस्टेंस है वो डिफॉल्ट रख लेते हैं और 3D गाइड को मैं कर देता हूँ बॉक्स। ये मैच नहीं कर रहा है, आई थिंक गड़बड़ हो सकती है। ठीक, विंडो का लेवल ठीक आ रहा है। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मान लो इस पर कुछ चीज़ ड्रॉ करी जाएगी तो वो उसका डायरेक्शन प्रॉपरली बताए। जैसे ये लाइन से इसका जो ये इसके रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है या नहीं, ऊपर वाली लाइन से भी मैच कर रहा है, इससे भी, ये ठीक है ना। तो ये हमारा मैचिंग हो गई, तीनों पॉइंट्स हमारे मैच हो गए। अब इसकी डिस्टेंस भी मैं शो कर लेता हूँ। एक्चुअली ये मीटर में है, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं शो कर लेता हूँ कि ये हमारा रेफरेंस फ्लोर है और इसकी जो रेफरेंस डिस्टेंस है वो अलोंग Z एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको मैं लिख देता हूँ 4 मीटर। ठीक है, 4 नहीं तो 3.5 मीटर तो होनी चाहिए। ठीक, इस फाइल को मैं कर लेता हूँ सेव।
और डेस्कटॉप, ये कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक। इसे कर लेते हैं इसे मिनिमाइज, ठीक। ये हमारी यहाँ पर एस नाम से ऐप स्पाई प्रोजेक्ट बन चुका है। अब मैं ब्लेंडर ओपन करता हूँ। ठीक। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ इसमें बताना था मेरे को कि ये इतना करने का मेरा पर्पस क्या रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमेज की पूरी डिटेल्स मेरी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। आपको फील्ड ऑफ व्यू पता लग चुका है कि हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू है वो 37 डिग्री है, वर्टिकल 15 डिग्री है। कैमरे की पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है, कैमरे का जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पर पता लग चुका है, ठीक है। और फोकल लेंथ भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी 36/24। और इमेज सेंसर ये तो ठीक है ना। देन हम इसमें इस सील को करते हैं डिलीट, फाइल, इंपोर्ट, और यहाँ पर रहा आपका एप्सपाई, ये रहा। और डेस्कटॉप पे हमने इसको बनाया था, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। ये रहा एप्सपाई का प्रोजेक्ट, इंपोर्ट एप्सपाई, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये आपका जो कैमरा है वो एक्चुअल सीन के हिसाब से सेट हो चुका है, ठीक है। आप इस कैमरे को 3ds Max में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक। ये कैमरा है और इसका जो हमें फील्ड ऑफ व्यू है वो 37.1 डिग्री, ठीक। इस तरीके से ये पता लग गया। और यहाँ पर इसका जो लेंस का शिफ्ट है वो भी दिखा दिया इसने यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, ब्लेंडर में एक्चुअली बताने का मेरा तरीका ही, आप सोचेंगे कि आपने सर ये दूसरा सॉफ्टवेयर क्यों बताया। तो ये इसलिए क्योंकि अगर आपको इनकेस अगर क्लाइंट बोलता है, मान लो उसको यही चीज़ चाहिए, तो कभी कभार हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, ठीक। ये कैमरा मैचिंग करते क्यों है, ताकि हमारा एग्जैक्ट जो सीन है वो इस तरीके से मैच कर जाए, ठीक है। इस तरीके से हम एक सिंगल इमेज से भी मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक। ये रहा, है ना। ये ब्लेंडर का बताने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि इसको मैं करता हूँ डिलीट, और इस सीन को यहाँ पर सिर्फ कैमरा है, इसको मैं FBX एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। फाइल, एक्सपोर्ट, FBX, और देखता हूँ कि ये FBX प्रॉपरली है। डेस्कटॉप पे रख देता हूँ अनटाइटल FBX। आई थिंक ये चीज़ वर्क करनी चाहिए। रोम से PDS में, ठीक। फाइल, इंपोर्ट, डेस्कटॉप, और टाइटल, ओके। कैमरा ऑफसेट आर नॉट सपोर्टेड, नहीं होगा। फ्री कैमरा बना हुआ है एक्चुअल में, मैं इसको सी प्रेस करता हूँ, ठीक। और ये एक्चुअली आया नहीं है इसमें, या फिर इस कैमरे को मैं थोड़ा सा साइड में मूव करके देखता हूँ कि वो चीज़ आ पाई है। एक्चुअली ये कैमरा 3ds Max में इंपोर्ट होनी, कोई इशू नहीं है, डिलीट कर दो। पर्पस सिर्फ इतना था कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कैमरा मैचिंग करके, ठीक। इससे क्या है, आपको एग्जैक्टली वही व्यू मिल जाता। कभी कभार क्या होता है कि हमें क्लाइंट एक अपने घर के आसपास का बैकग्राउंड दे देता है, और उसमें हमें चीज़ें फिट करनी होती हैं कि भाई आपकी जो बिल्डिंग है वो बन के इस तरीके एनवायरनमेंट में फिट होगी। तो हम उस प्रोसेस के लिए वो चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आसपास की बिल्डिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो इस तरीके से मैच होता है ना। थोड़ा सा मैं आई थिंक एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको कि ये इस तरीके से होती है, ठीक है। आपको बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मैक्स में रहें, ठीक। बट एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने का थोड़ा सा पर्पस था मेरा, इसलिए मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन, ठीक है। बाकी पीछे का बैकग्राउंड है उसे हटा देता हूँ मैं, Alt+B, ठीक। यूज़ कस्टमाइज और इंटरफेस, अप्लाई क्लिक, ओके।
ठीक, कंट्रोल एस ऑन ट्विटर। ओके, ठीक है। एक्चुअली मैं कैमरे के टॉपिक पे आया था, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लेन की। इस तरीके से भी हम चीज़ें करते हैं। ठीक, आई थिंक हमारा पार्ट हो चुका है कंप्लीट, और अब ये हमारी मॉडलिंग भी कंप्लीट हो गई है लगभग। इसके लिए मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, 2D रेफरेंस, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ हाइड, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं। आई होप मैंने मॉडलिंग की सारी प्रोसेस आपको अच्छे से बताई हो। मैंने तो बताई है, मतलब आपको अच्छे से समझ में आई हो, और कुछ डाउट हो तो आप उसके लिए नीचे कमेंट में ऐड कर सकते हैं। बाकी हम बाद में उस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है ना। दूसरा ये चीज़ नीचे भी है, शिफ्ट के साथ ड्रैग इंस्टेंस, ठीक, इन दोनों को करते हैं आइसोलेट, फ्रंट व्यू, ठीक, 10 की जगह 12, डिफॉल्ट, ठीक है, कंट्रोल एस, ये रहा मेरा। और अब एक छोटा सा मॉडलिंग का पार्ट और रह गया है, वो भी कर देता हूँ मैं कंप्लीट। ठीक, ये वाले जो डिटेल्स, ठीक, ये डिटेल हमारी अभी ग्राउंड फ्लोर के नहीं, फर्स्ट फ्लोर के इस पार्ट में, ठीक, नेवी में बना ही लेता हूँ। अच्छा सॉरी, ये है जो मैंने अभी शॉर्टकट अपनाया, जैसे मैं ये ज्योमेट्री को हाइड कर देता हूँ, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट जी, ठीक, शिफ्ट जी, ठीक, सॉरी मैं कभी बार बताना भूल जाता हूँ। या फिर यहाँ पर आप जाएं डिस्प्ले में, और यहाँ पर है ज्योमेट्री हाइड, ठीक, यही तक। ओके, शेप हाइड करनी हो आपने जो ऑटोकैड की ड्राइंग की थी, तो उसके लिए शेप लग, ठीक है। तो मैं शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ, है ना। एक्चुअली मैं शॉर्टकट में कभी कभार भूल जाता हूँ कि ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी थी, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं फिर। अच्छा, मेरी लेयर 2D रेफरेंस की है, तो मैं इसे फर्स्ट फ्लोर कर देता हूँ, रेक्टेंगल, स्टार्ट न्यू शेप को बंद कर देता हूँ ताकि सारे एक ही शेप के अंदर आए। है ना, ठीक है, शिफ्ट जी, और इनको मैं कर देता हूँ साइड पर, इस वॉल को और इसको आइसोलेट करता हूँ। इसको मैंने मूव कर दिया था एक्चुअल में, ठीक, तो एक काम करते हैं, अंदाजे से रख लेते हैं। मैं चाहूँ तो एग्जैक्ट भी कर सकता हूँ, बट इतनी नीट नहीं, स्नैप, और थोड़ा बहुत गैस वर्क, ठीक है। ठीक, और इन्हें कर देते हैं स्मूथ, 1 फीट 11 फीट जितना भी आपको रखना है, 11 नहीं 9 होगा, 9.5 होगा, ठीक है।
ओके, कंट्रोल एस से। ठीक है, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब डोर और विंडो भी एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारा मॉडलिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सॉरी, मैं कंप्लीट तो अभी हुआ नहीं है, एक मिनट। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, ये हमारा डोर और ये डिटेलिंग का पार्ट हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। ठीक है, जैसे कि ये डोर लगाना और ये जो इस तरीके के रूफ्स वगैरह हैं इनको लगाना हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस करता हूँ मैं फाइल को, और इसको मैं थोड़ा सा डॉग की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए, पिछले मॉडलिंग के पार्ट में हमने इसको कहाँ तक छोड़ा था। आई थिंक इसके हमने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अब हमारा क्या बचा। ठीक है, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रॉपरली कैमरा एंगल सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं, और एक यहाँ पर दिख रहा है मुझे नीचे का पार्ट, तो ये कैमरा एंगल इस हाइट पर होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ से एक काम करते हैं, कैमरा लगाते हैं आपको, शिफ्ट F, और इसके बाद अब कैमरे का थोड़ा सा हम देखते हैं अलग अलग एंगल से कि किस तरीके से हमारा व्यू। ठीक, और ये लाइन मेरी पैरेलल्स हैं, लेकिन इसमें ये लाइन और ये लाइन दोनों बहुत ज़्यादा डेविएट हो रही हैं, तो इसका जो वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अब आई थिंक हमें कैमरा के अंदर यहाँ 3ds Max में तो बाय डिफ़ॉल्ट 37 ही मिलेगा, मतलब सॉरी, एक ही फील्ड ऑफ व्यू से सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो फिर भी ठीक है, हम करते हैं कोशिश। फोकल लेंथ से काम कर लेते हैं, हो सकता है स्टैंडर्ड फोटोज खींचे हो। फोकल लेंथ में ले लेता हूँ इसकी 45। ठीक, 45 के बाद में कोशिश करता हूँ इसको अलाइन करने की। ओके, एंड कैमरे की जो हाइट है थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ मैं। क्यों, सेलेक्ट कैमरा टारगेट, ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस थोड़ा बहुत हो सकता है लगे कि ठीक है। आई थिंक कैमरा हमारा सेट हो चुका है, फाइल को करते हैं सेव। ठीक, एक स्टेज के बाद मैं तो फाइल को सेव करना ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है ना। दूसरा, आपको ये लाइन थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये लाइन भी थोड़ी टिल्टेड नज़र आ रही है। इसके लिए कैमरे को सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट को ऑन कर दें। ठीक, तो ये एजेस हमारी स्ट्रेट हो जाए। कंट्रोल एस। नाउ अब थोड़ी बहुत जो डिटेल्स हमारी बची हुई हैं उन डिटेल्स को भी हम बना देते हैं। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है ये ऊपर से हॉलो है, इसको क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। ठीक है, बट ये वाला जो पार्ट है वो हॉलो नहीं। ठीक, ओके, ये डिलीट करते हैं।
ये चीज़ अलग रहेगी और ये चीज़ अलग रहेगी। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करके और इसे कर देते हैं डिटैच। ठीक, डिटैच का शॉर्टकट बना रखा है मैंने शिफ्ट डी, या फिर आपको डिटैच यहाँ मिल जाएगा, ये डिटैच। ओके, और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके ब्रिज कर देते हैं। ठीक है ना। इनका जो लेवल है वो अलग अलग है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको स्नैप कर देते हैं। ठीक, फिट, ओके, है ना। दूसरा यहाँ पर मुझे 2 पिलर्स नज़र आ रहे हैं, तो वो पिलर्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ बनेंगे। लाइन पर क्लिक करते हैं, इस लाइन को भी क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट शेप, लिनियर। ओके, ठीक। तो हुआ क्या है, पॉली से बाहर आता हूँ मैं और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो 2 लाइंस मेरी क्रिएट हो चुकी इस तरीके। ठीक, इनके वर्टेक्स मोड में जाकर मैं इन्हें नीचे तक ले जाता हूँ। ठीक, और इनका थिकनेस ऐड करने के लिए स्वीप बार, ठीक, और इसका अलाइनमेंट हाइट भी इंक्रीज कर लेते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरी मॉडलिंग में कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी आपका वर्क फ्लो रहे। ठीक है, हो सकता है कि मेरी समझ में आए तो आप प्रैक्टिस करते टाइम उलझ जाएं, तो आप चाहें तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं या फिर मेरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको समझ। ठीक है ना। देन यहाँ पर ये ग्रुप्स बनाने हैं मुझे, तो उसके लिए यहाँ पर इस प्लेन को क्रिएट करता हूँ मैं, शिफ्ट डी डिटैच, सॉरी शिफ्ट डी डिटैच, डिटैच एज क्लोन। ठीक है, क्योंकि मेरे को पुराना सरफेस इस पर वापस चाहिए। इस सरफेस को मैं करता हूँ क्लिक और इस पर लगा देता हूँ फ्लोर जनरेटर। आप के पास इन केस फ्लोर जनरेटर ना हो तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, बट अभी फ़िलहाल को मैं फ्लोर जनरेटर बता देता हूँ। ठीक है ना। इसका जो बेवल अमाउंट है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इससे अंदाज़न आई थिंक 6 इंच पे रख देते हैं इनको, है ना। अच्छा, जिनके पास फ्लोर जनरेटर नहीं है उनके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक बार को एडिट पॉली लगाएं आप, एज को सेलेक्ट करें, रिंग सॉरी कनेक्ट, और इनके सेगमेंट सेट कर लें। देन राइट क्लिक, टेम्पर, टेम्पर का अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करें और इसका वैल्यू 0 कर दें। ओपन चैम्पर, ठीक है, और इसको राइट क्लिक कर दें। ठीक, ये हो गए और इनको शेल मॉडिफाई। ठीक, ये ग्रुप्स बनाने का तरीका है। इनकेस अगर आपको फ्लोट जनरेटर ना हो तो, बट फ्लोट जनरेटर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा फंडा सिंपल है कि मैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो रखने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ठीक, क्योंकि इसको मैं बार बार चेंज कर सकता हूँ। डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं हम, तो यहाँ डिज़ाइन में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक, ओके, और इसका जो फ्लोर का लेवल है वो रहेगा। ठीक, कंट्रोल एस, देन ये जाली बनेगी मेरी इसके बराबर में, सॉरी इसके बराबर के जस्ट नीचे यहाँ। ठीक, ये रहेगी और इसकी थोड़ी सी थिकनेस तो ऐड करनी पड़ेगी, तो इसको दे देते हैं शेल। आउटर अमाउंट नहीं देना, इनर अमाउंट। ठीक है, जस्ट अ लिटिल 4 इंच।
और इसके बाद आपको देने हैं ये इस तरीके के शेप। ठीक, उसके लिए आप या तो प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको आइसोलेट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मुझे बना। ठीक, फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ, प्लेन, इसके सेगमेंट्स में 0 कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और इस पर लगा देता हूँ एडिटेबल पॉली। चाहे तो आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें, वो भी एक सेम तरीका है। तो इसके बराबर में, और इसकी हाइट आप मैनुअली देख लें। -1 -2 तो -1.5 और ये 2 है ना। तो ये टोटल आपकी 1.5 है। देन यहाँ पर आपको एक सेगमेंट यहाँ चाहिए, एक सेगमेंट है। एक काम करता हूँ, मैं इसे सिमेट्री कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके कनेक्ट, यस, साइड वाले करता हूँ डिलीट, क्योंकि मैं इसी को मिरर कर दूँ। यहाँ पर क्लिक कीजिए और लगाइए सिमेट्री। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा समझ में ना आए तो, ठीक है ना। एक सेगमेंट यहाँ पर लगेगा इस तरीके से, ठीक, और एक सेगमेंट यहाँ पर, ठीक। देन इसके बाद एक इनसेट रहेगा। इनसेट से पहले मैं चैम्फर कर लेता हूँ 2, 1 2, ठीक, ओके। तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसे कर दिया मैंने चैम्फर, अमाउंट इंक्रीज कर दिया और इसका सेगमेंट्स, ठीक, जितनी इसकी थिकनेस मैं 0.25 इंच देता हूँ, या 0.05, ठीक। ओके, इसके बाद इसे कीजिए रिंग कनेक्ट, 2 सेगमेंट्स, ऑल्ट एस, इसको यहाँ रखते और एक्स डायरेक्शन 0.5, ओ सॉरी, कंट्रोल Z, 0.5 इंच या 0.51, ठीक है। चैम्फर में क्या है, 0.5 इस तरफ और 0.5 इस तरफ होता है, इसलिए इसको 0.5 रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर भी एक सेगमेंट ऐड करते हैं, इसको भी यहाँ वापस, और एक्स डायरेक्शन में -1, ठीक, या इसको हमें आधा इंच करना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्री में आधा और रहता है, -0.5, वही गलती बार बार कर दी हमने, -0.5 इंच, ठीक, ये हो गया। और इसके बाद बीच के फेस को आप कर दें डिटैच, ताकि हम इनसे जाली बना सकें। डिटैच और सिमेट्री है तो दूसरी तरफ अपने आप आ जाएगा। इस पर करते हैं क्लिक और इसमें हम ये 1 2 3, ठीक है, 6 मुझे सेगमेंट्स चाहिए इसमें। इंटरेस्टिंग। चाहे तो आप फ्लोट जनरेटर लगा लें और चाहे तो आप जो तरीका हमने अभी किया था उससे कर लें कनेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक, चैम्फर, ओपन चैम्फर,
ठीक है। ठीक है, बराबर तो नहीं आया क्योंकि मुझे इसकी डिस्टेंस नहीं पता, इसलिए मैंने इनको, एक लुक आ जाएगा हल्का सा, बाकी हम FFD से कंट्रोल कर लेंगे उसको। ठीक है, और इसको भी हम लगा देते हैं सिमेट्री। ठीक है, अच्छा सिमेट्री भी यहाँ मॉडिफायर है एक्चुअली, यहाँ पर आपका ये रहा, ठीक, ओके। और इसकी थिकनेस ऐड करने के लिए आप दे दें इसमें शेल मॉडिफायर, सेगमेंट सॉरी इनर अमाउंट कम कर दें। इसी शेल मॉडिफायर को कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, बने। ठीक, और इसको हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं ताकि ये इसको कवर कर सके। ठीक है, दूसरा इसका जो फेस है बीच का वो नहीं रहेगा। ओके, इन दोनों को सेलेक्ट करें और इन पे FFD लगा लें, 1 स्टेप, और इसको आप जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इसका रिक्वायर्ड विथ लगे। ठीक, ये आपका आई बॉलिंग, मतलब आपका आंखों से देख के जो भी आपको आइडिया लगे वो कर सकते। ठीक, और चाहूँ तो मैं इसे हल्का सा पीछे पुश कर सकता हूँ ताकि ये सेट हो। इन दोनों को सेलेक्ट करके पुश कर दीजिए। और ये भी पीछे रहेगा जब ये रहेगा। ये इतना ही रहे। ठीक, थोड़ा सा बस सपोर्ट के लिए दे रहा हूँ। ओके, वैसे विजुअलाइजेशन में ये रहेगा नहीं, बट ये हमारी डिटेलिंग का अपने से करने का तरीका है। ओके, ये डिटेल्स आपकी ऐड हो चुकी है। हम एक काम करते हैं, हम विंडोज़ ऐड कर लेते हैं, वो भी हमारा एक काम रह गया है। फिर यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये भी हम बना लेते हैं। उसका भी एक तरीका है, सिंपल है तरीका। ठीक, तो इसमें एडिट पॉली में जाएं आप, इन फेसेस को सेलेक्ट कर लें और इसको बंद कर लो। जो जो फेस आपके ग्रुपिंग में आएंगे उन फेस को, या फिर एक काम करते हैं, हम दूसरा फेस क्रिएट करें, प्लस प्लेन ऑटोग्रिड। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर एक फेस क्रिएट किया हुआ है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली 2, इसको एक एज पर ले जाए और हम एज एक्सट्रूजन करना चालू करें। ठीक है, मैं इसको मैच कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये मेरा फेस इस तरीके से मैच हो चुका है ये। ठीक, अब शिफ्ट के साथ मैं इसे ड्रैग करूँगा तो नया फेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, शिफ्ट के साथ जब आप ड्रैग करेंगे किसी एक्सिस में तो नया फेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका और फिर शिफ्ट के साथ करते हैं ड्रैग, सिमिलर वे में इस तरीके से कर लेते हैं इसको। ठीक, शिफ्ट के साथ ड्रैग, और इन दोनों एज को सेलेक्ट करके कर देते हैं ब्रिज। ठीक है, इस एज पर डबल क्लिक करेंगे तो तीनों एज एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। शिफ्ट के साथ करें ड्रैग, ऊपर वाली दोनों, ऊपर और नीचे वाली दोनों एजेस को सेलेक्ट करके करें ड्रैग, और एक बार और ड्रैग कर लीजिए, और अब इन दोनों को सेलेक्ट करके ब्रिज कर। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा हो गया। अब इस पे आपको सिर्फ ग्रुप्स लगना है ना।
ओके, है ना। अब मैं इसे आइसोलेट कर लेता हूँ क्योंकि इस पर मेनली काम करना है, तो मैं इसको आइसोलेट रहने देता हूँ। ठीक, इसके बाद इसकी थोड़ी सी थिकनेस दे देते हैं बाहर की तरफ, वो दे देते हैं हम शेल मॉडिफायर। ठीक है, 2 इंच 3 इंच जो भी आपको रखना है इसको रख सकते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर काटने हैं ग्रुप्स, उसके लिए लाइन क्रिएट कर लें। ये रही, सॉरी, बैक से। ठीक, ये मैंने लाइन क्रिएट की, इसको मैं बॉटम में प्लेस कर देता हूँ और इसको दे देता हूँ स्वीप। स्वीप का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अंदर की तरफ कर देते हैं, है ना। और इसको दे देते हैं क्लोन मॉडिफायर। अगर आपके पास क्लोन इन केस ना हो तो टूल्स, अरे रिव्यू, और इसको सेट डायरेक्शन में सेगमेंट्स दे दीजिए और इनका काउंट बढ़ा। ठीक है, ये एक तरीका है ना। बट एज यू नो, वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक, तो मैं मॉडिफायर वेस्ट वर्क करूँगा। ठीक है, कि प्रोसीजरल वर्क तो मुझे पर्सनली ठीक है। अब इस पर क्लिक करें, ऑल्ट सॉरी प्रोबुलियन प्लस में जाके आप यहाँ से प्रोबुलियन, तो आप सभी को आता ही होगा, यहाँ पर कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोबुलियन मिलता है। स्टार्ट पिकिंग, एक ठीक है, ऊपर का ग्रुप थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ी ज़्यादा है, तो ऑपरेंड में चले जाएं, लाइन क्लोन, और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम। ठीक, ओके। और आई थिंक इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा, और इसका ग्रुप का जो कटिंग है वो थोड़ी सी कम। स्वीप में जाएं और यहाँ पर इसका जो विड्थ है, ठीक है। लास्ट टाइम मेरा 3ds Max क्रैश हुआ था यहाँ पर, तो मैंने वही चीज़ फिर से रिज्यूम कर ली। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस कर लेते हैं इस बार सेव। और आप देख सकते हैं ये पिछला जो वर्क है मेरा, ये इतना तो कंप्लीट है ही एक्चुअल, क्योंकि ये हमने सेव कर लिया था। तो ये फ़ायदा होता है बार बार सेव करने का, अदरवाइज़ आपकी प्रोग्रेस लूज हो जाए और मैक्स हमेशा इस तरीके से क्रैश होता रहता है। ठीक, तो ये हमारे ग्रुप्स बन चुके हैं। देन अब हमारा क्या रहेगा, ग्रुप्स के बाद देख लेते हैं, काम करते हैं, हम हमारी विंडो को 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। उससे क्या है कि हमारा डिफॉल्ट सेट ऑल्ट भी, और इसको कैमरा व्यू में कर लेते हैं, F4 ऑल्ट भी। एनवायरनमेंट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई दूसरा सेट है, और इसको मैं तो साइड बाय साइड हमें चीज़ें दिखती रहेंगी, जिससे कि हम अपना काम थोड़ा सा आसानी से करें। ठीक, कंट्रोल एच, और इसमें मैं व्यू पोर्ट पर व्यू और टू डिफॉल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, व्यू थोड़ा ठीक दिखने लगा। कंट्रोल है ये, और ये तो ठीक ही है। इसको मैं एक काम करता हूँ, प्ले मोड में कर देता हूँ, प्ले मोड में। ठीक है, प्ले मोड में क्या है, थोड़ी एजेस वगैरह थोड़ी क्लियर दिखाई देती है, इसलिए प्ले मोड कभी कभार हम मॉडलिंग में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
खासकर हमें जब डिटेलिंग का वर्क करना होता है तो हम क्ले मोड का यूज करते हैं। इसमें थोड़ी एजेस शार्प नज़र आती है। अब मैं एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि इस पे इस तरीके से थोड़ा गैप ना दिखे नहीं, ठीक है ना। ये डिटेल्स हो गई। ये ऊपर का पार्ट आई थिंक अलग ही है, ये अलग ही, ठीक है। एक तरफ से चलना शुरू करते हैं। देन हमें इस तरीके के ग्रुप्स बनाने हैं, 2 लाइन इस तरीके से और 1 लाइन यहाँ, ठीक है। और यहाँ रहेगी क्या, ये लाइन किस तरीके से होगी। चलिए, मैं समझता हूँ कि वो यहाँ पर एंड होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा बनाना होगा तो वो भी बना सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं। प्लस क्लिक कंपाउंड ऑब्जेक्ट प्रोबूलियन, ठीक है। इसको मैंने प्रोबूलियन में, सॉरी, पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि ये 2 एजेस हम बनाए निकाल ही लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं, एडिट पॉली, एज, ठीक है। इस एज को और ये एज और ये, ठीक है। चाहे तो हम बना भी सकते हैं, बट मेरे को यहाँ मिल रही है तो क्या बुरा है ना। बना भी सकते हैं, सिंपल है, बना ही लेते हैं। आइसोलेट किया इसको और ये 2 विंडो के बीच में लाइन कमांड, ऑटो ग्रिड, स्नैप, ठीक। न्यू शेप बंद कर देते हैं, ठीक है, ओके। और ये रहा बैक स्पेस, ठीक। और इसके हम जाते हैं मोड में और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ, ठीक। आई थिंक ये ठीक। अगर आपको यहाँ लंबा करना हो तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, वही सेम प्रोसेस है आपका, ठीक। और इसमें दे देते हैं स्वीप, या फिर आप नए तरीके से अपना देना, रेंडरिंग, इनेबल रेंडर, इनेबल व्यू पोर्ट, रेडियल की जगह रेक्टेंगुलर, है ना। नए नए तरीके करते रहेंगे तो क्या है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी मिलती है। ठीक। अब आपको यहाँ पर ओपनिंग, ये सॉरी, यहाँ पर ये जरी या जो भी आप कहना चाहें इसको, ये ग्रुप्स क्रिएट कर, लोकल लैंग्वेज में इसको जरी बोलते हैं। प्रोबूलियन, स्टार्ट पिकिंग, और तो आपको एडिट पॉली करना पड़ेगा एक्चुअली, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, क्योंकि जो रेड स्पिलाइन होती है वो प्रोबूलियन में काम करती नहीं है, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना पड़ेगा। कोई इशू नहीं है हमारा। स्टार्ट पिकिंग, पिक तब, और यहाँ पर ये शेडिंग का इशू आ रहा है तो यहाँ पर स्मूथ रिजल्ट ऑन होना चाहिए, नहीं है स्मूथ मॉडिफायर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें ग्रुप्स आ चुके, ठीक है। देन आपको विंडो के ऊपर इस तरीके का एक पट्टा बनाना है जो कि यहाँ जाके और इधर नीचे रेस्ट हो जाए, आई थिंक ऐसा ही कुछ, या फिर यहाँ पर जो विंडो रहेंगी वो अंदर की तरफ रहेंगी, ये यहीं तक रेस्ट, क्योंकि तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये यहाँ खत्म, ठीक है। ऑल विंडोज़ के ऊपर रहेगा। तो इसका एक सिंपल तरीका तो हमारा रह गया, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही कर ले, कॉम्प्लिकेट नहीं मतलब थोड़ा सा
मेहनत वाला काम। ऑटो ग्रिड, ठीक, स्नैप, आइसोलेट कर लेते हैं इसको, बैक स्पेस, है ना, एनेबल रेंडर व्यू पोर्ट हमें नहीं चाहिए, और न्यू शेप को बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि हर चीज़ एक ही शेप के अंदर क्रिएट हो। ये है या नहीं, आई थिंक ठीक यहाँ पर, या फिर इसको यहाँ तक ले लेते हैं ताकि इसको ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा इसको भी शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, और ये रहा, ठीक, को भी स्वीप मॉडिफायर, स्वीप मॉडिफायर मैं इतना यूज करता हूँ कि 3ds Max 6 इंच तो नहीं चाहिए, आई थिंक 4 इंच में काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लोड वगैरह तो आना नहीं है, तो 4 इंच का सिलेक्ट सफिशिएंट रहेगा, बाहर भले 6 इंच निकला है, ठीक है। सेम आपका ऊपर रहेगा, तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, है ना, इंस्टेंस नहीं करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लाइन को डिलीट करना, ये लाइन, ये वाली, आप चाहें तो नया भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, कंट्रोल S। अब यहाँ पर और कुछ एक स्लैब, सॉरी यहाँ पर भी लगा हुआ है कुछ, आई थिंक ये भी पता ही है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये ग्रुप जो है वो नीचे तक गया हुआ है, ठीक है, आई डोंट नो ये क्यों किया, बट कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर प्रो बूलियन में जाके जो सब्सट्रैक्ट है, इसको आप कर लें एक्सट्रैक्ट, ताकि आप इसमें एडिटिंग कर सके फर्दर। और इसके जो वाला पार्ट है, इसको नीचे कर देता हूँ मैं वापस जाता हूँ प्रो बूलियन, स्टार्ट पैकिंग, और इसको फिर से, ठीक, और ये शेडिंग का इशू है तो मॉडिफायर लगा हुआ है, क्लियर। दूसरा एक चीज़ और कि ये जो ग्रूव्स है वो अंदर ही है, तो प्रो बूलियन में फिर से जाते हैं ऑपरेंड के अंदर, सब्सट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसको हल्का सा हम शिफ्ट कर देते हैं इस तरह, सॉरी ये रहा, इसको कर दिया शिफ्ट, प्रो बूलियन, स्टार्ट पैकिंग, ठीक है, बाहर आ जाऊंगा तो स्मूथ मॉडिफायर अपने आप एक्टिव हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये लगाना है, मेरे को लगता है ये चीज़ इसमें ही कवर हो जाए, ठीक है, बाकी हम देखेंगे कि अगर इनके हमें ज़रूरत लगती है तो वो चीज़ हम बना लेंगे, कोई ज़रूरी, कोई बहुत कठिन काम है। देन आपका रहेगा यहाँ पर ये, आई थिंक विंडो है या डोर ही होना चाहिए, बट ये डोर किस तरीके से खुल रहा है ये मेरी समझ से बाहर है, बट समझना तो पड़ेगा ही। यहाँ तो विंडो में खैर ठीक, तो मैं इसको करता हूँ आइसोलेट प्लस, या फिर यहाँ पर क्रिएट, प्लस और क्रिएट दोनों का एक ही फंक्शन, पर आप थोड़ी देर माउस रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्रिएट, ठीक है। तो मैं ये नए तरीके से करता हूँ, क्रिएट AEC ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड विंडो, है ना, ऑटो ग्रिड बंद कर देते हैं और स्नैप ऑन कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बैक साइड में ये रहा, और ये ठीक है। और इसमें हॉरिजॉन्टल पैनल्स एक रहेंगे, नहीं वर्टिकल, ये बीच का भी पैनल है,
और इसकी जो थिकनेस रहेगी वो 2 इंच ही रहेगी। ओके, और बाकी ये ब्लैक मटेरियल और यहाँ पर ग्लास का मटेरियल लग जाएगा, तो ये चीज़ मेरी क्लियर हो जाएगी। ठीक, शिफ्ट के साथ इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ इसे इंस्टेल। ठीक है, दोनों एक जैसी विंडोज है, सिंपल सा फंडा है। फिक्स्ड विंडो, आई थिंक ये फिक्स्ड विंडो ये थी ही मेरी, या फिर प्ले मोड से बाहर आता हूँ और जो हमारे रेफरेंस थे 2D रेफरेंस, स्लाइडिंग विंडो है, साइज पता लग रहा है, स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, ओके, प्ले मोड में वापस जाते हैं और इस वॉल को कर लेते हैं आइसोलेट, और ये रही स्लाइडिंग विंडो आपकी। ठीक, और हंग विंडो नहीं है, ऊपर विंडो है ना। इसकी जो रेलिंग की विड्थ है वो भी आई थिंक ठीक है यहाँ पे, है ना। ये भी स्लाइडिंग ही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, स्लाइडिंग। ठीक है, देन ये वाली विंडो मैं समझता हूँ फिक्स रहेंगी, क्योंकि यहाँ कोई बालकनी तो निकली नहीं, तो इसलिए बालक नहीं आएंगे, सॉरी। ओके, इसी को मैं कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ कॉपी। आई डोंट थिंक कि ये कॉपी है, ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ अलग है और इसकी विड्थ अलग है। मे भी हो सकता है सेम हो, बट हमें प्लान में अलग अलग दी गई थी तो हम अलग अलग बना रहे हैं। आपको अगर सिमिलर मिले तो आप सिमिलर बना सकते हैं। ठीक, ओके, सेम तरीके से आप कर नीचे का पार्ट आइसोलेट कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं फिक्स विंडो। ये रहा, और ये स्लाइडिंग रहेगी, ये फिक्स रहेगी। ठीक है, और ये दोनों स्लाइडिंग रहेंगी, तो इसको स्लाइडिंग में जाके ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ पैनल्स कितने लगे हैं, 1 2 3 4। ठीक, थिकनेस जरूर ज़्यादा रहे, है ना। चाहे तो हम कस्टमाइज भी बना सकते हैं इनकेस हमें नीड लगे तो, ठीक है, बट 3ds Max के अंदर दी हुई है ये चीज़ें, तो मैं यहीं से कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं से बना, है ना। बाकी अगर मॉडलिंग करने का हुआ तो हम मॉडलिंग भी कर सकते हैं, बट आपके लिए कोई इसकी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए कि इसका जो प्रोफाइल है, इसको क्या बोलते हैं, विंडोज़ की जो प्रोफाइल है जो फ्रेम की, वो पता होना चाहिए आपको, इसकी एग्जैक्ट थिकनेस वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो पता रहती है तो क्या रहता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है मॉडलिंग का। अदरवाइज हम थोड़ा क्या है कि आई बॉलिंग करके काम करते हैं, जो कि फिर हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कम, इस तरीके से हम उलझे रहते हैं। ठीक है, इसकी आई थिंक थिकनेस कम दी है मैंने, विथ डेप्थ जो है वो कम दी। ठीक, ये हो गया, एक विंडो आपकी ये बनेगी। और अगर ज़्यादा ही आपकी कॉम्प्लिकेटेड विंडो है तो आप चाहें तो लाइब्रेरी से डाउन
मतलब आर्क मॉडल्स वगैरह से डाउनलोड करके उस चीज़ को आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं वो चीज़ कर भी लूँगा, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पर डोर है, पर डोर का पता नहीं है हमें कि किस तरीके का डोर है, तो मैं सिंपली यहाँ पर नॉर्मल जो डोर होता है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन का इतना पार्ट नहीं है, ठीक है, डोर्स विद डोर रख देता हूँ सिंपल। और अगर मॉडलिंग करनी हुई तो उनके साथ मॉडलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ ताकि यहाँ से लाइट आ जाए। यहाँ पर भी स्लाइडिंग विंडो है, क्योंकि ये बीच में आपकी देख सकते हैं, ये एक स्लाइड है और ये दूसरा स्लाइड है, मतलब एक स्लाइड ये है, दूसरा स्लाइड ये है, और बीच में यहाँ पर इसका पार्टीशन है। ठीक है ना, तो मैं वही करता हूँ, क्रिएट पेज की ऑब्जेक्ट और स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। और इसके वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, कंट्रोल एस। देन ये सेक्शन, ये क्या बने हुए हैं, आई थिंक यहाँ पर कुछ बना था प्लान में, ठीक, मैं वो इस डिटेल को बाद में कवर करूँगा। अब आपका ये वाला पार्ट है वो भी बचा हुआ है, ठीक। इसी को कॉपी किया जा सकता है कि नहीं, क्यों फालतू मेहनत करें, या कर ही लेते हैं, क्या बुराई है। जब एक बार कर लिए तो दूसरी बार भी कर ही लेते हैं। लाइन क्रिएट की, स्नैप बंद कर देते हैं और इसको दे देते हैं स्वीप 0.5 इंच, 0.5, ठीक। इसको दे देते हैं कलोन मॉडिफायर, सेगमेंट, सॉरी इसका नंबर बढ़ा देते हैं, इसका जेड का डायरेक्शन माइनस में, ठीक है, जितना गैप रखना हो, नंबर 100 चाहिए, है ना। इस पर क्लिक करें, तो ये ऑलरेडी है ही, बस आपको स्टार्ट पिक, इसको पिक कर दें, ठीक है, ये ग्रुप्स बन गया, है ना। और चाहे तो आप इस ग्रुप्स वाली वॉल को अलग से बना सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर आपको टेक्सचरिंग में दिक्कत है, वैसे तो टेक्सचरिंग में बताऊंगा ही, बट इनकेस अगर आपको अलग से बनाना हो तो वो अलग से ये वॉल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये एल शेप की जो वॉल है वो आप अलग से क्रिएट करें, है ना। कुछ लोगों को इशू होता है प्रोबूलियन में, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इनकेस अगर आपको लगे तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये विंडो आपकी आगे की तरफ रहे, है ना। सेम पैटर्न में ये विंडो भी आपकी आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रही है ये चीज़ यहाँ पर कवर है, ठीक। हो सकता है ये चीज़ और भी आगे हो, और इसकी जो विड्थ है थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके ग्रुप्स के ऊपर आ रही है, इसलिए मुझे ये लगा, ठीक। यहाँ भी थोड़ा सा कर लेते हैं, हो सकता है कि ये इस कंसिडरेशन से हो कि ये ग्रुप्स को कवर कर ले ताकि ये गैप ना रहे, मे बी, मे नॉट बी, ओके, ठीक। कंट्रोल एस, सेव, 2 बटन जिंदगी के, और सेव कर ली, कुछ ये बोलते, ठीक है। अब आई थिंक इसको F4 कर देते हैं, F4 में तो की डिटेल भी नहीं नजर आएगी। कंट्रोल एस, मैं समझता हूँ कि अधिकतर जो हमारी मॉडलिंग है वो हो चुकी है, ये वाला जो पार्ट है वो फॉल्स सीलिंग का पार्ट है,
बनेगा तो ज़रूर। आई थिंक ये इतना पोर्शन अलग है और अंदर का जो पोर्शन अलग। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इसे कवर करना है, तो इसको 1 फीट हम निकाल कर इसे कवर कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसके लेवल में आएगा, मे भी हो सकता है और नहीं। आई थिंक ये इसके लेवल में है। ठीक है, कॉलम के लेवल में आएगा तो मैं इनको कर लेता हूँ आइसोलेट और एक लाइन क्रिएट करते हैं स्नैप के साथ। ये रहा। ठीक, अच्छा ये बीच के गैप को कवर कर लेगा ऐसा लगता है। या फिर ये कॉलम के बराबर में, बट कॉलम की पोजीशन तो मेरी ठीक। कॉलम पोजीशन अब मुझे ऐसा लगता है कि बात नहीं बनेगी, तो कॉलम को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ये इसका ये इस लाइन के बराबर में और ये वॉल हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इस कॉलम को आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ। दोनों अलग अलग कर लेते हैं हम। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एलिमेंट मोड में जाके डिटैच। ठीक, और इसको हमें भी हो सकता है इसे ना करना। ठीक, इसको अकेला करना प्रॉब्लम, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पिवट यानी इसकी आत्मा बाहर है, शरीर में वापस लाने के लिए इफेक्ट पिवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये इसके अंदर में। ठीक है, ये बाहर निकला हुआ बट ये इसके लाइन में रहे। ओके, डिफॉल्ट। और इस लाइन का देख लेते हैं कहाँ पर है, एंड लाइन भी। ठीक, और इस लाइन के बराबर में ले लेते हैं। क्यों नहीं आ रही है बराबर? हो सकता है इसका फ्रंट देखते हैं, थोड़ा हाइट वगैरह इशू रहे टॉप व्यू से। ओके, इसलिए ये दिक्कत कर रही है क्योंकि लाइन हमारी है तिरछी। है ना, अब परफेक्ट। कभी कभार हम ऐसे उलझ जाते हैं, ये तो सबके साथ होता ही है, उलझाव होते रहते। ठीक है, हो सकता है ये बीम हो, आई डोंट नो। इसको हम दे देते हैं स्वीप मॉडिफायर बार सेक्शन के साथ, और इसका अलाइनमेंट हम थोड़ा सा पलट देते हैं। ठीक, की थिकनेस यही रहेगी। इसको मैं कर देता हूँ 1 फीट, और इसकी जो थिकनेस रहेगी अंदर की तरफ ना, तो अंदर की तरफ करो। ठीक है, ये आपकी जितनी रहे। बीम की डेप्थ हो सकता है 9 इंच हो, है ना। इस कॉलम की जो हाइट है वो कम रहेगी। अभी एक्चुअली क्या है, मुझे कोई शेड्यूलिंग की डिटेल वगैरह कुछ मालूम नहीं, हमें सिर्फ आइडिया से थोड़ा सा काम करना है।
ठीक है, हो भी रहा है वो, तो इतनी बड़ी दिक्कत की बात है। कंट्रोल एस। अब इसमें यहाँ पर एक ग्रुप्स टाइप का कुछ मेरा एक नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें लगाएं एडिट पॉली या कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें, दोनों एक ही बात है ना। इसमें वो सेगमेंट में ऐड कर लेता या फिर मुझे, ठीक सही बात है, यहाँ पर ये करें और ऊपर वाले फेस को थोड़ा सा बाहर निकाल, ठीक, एक्सट्रूड हल्का और इस पर क्लिक कर, ठीक है, या फिर इस ड्रॉप डाउन में जाकर लोकल नॉर्मल, थोड़ा सा मैं देख भी लेता हूँ ये चीज़ कितनी बाहर रहेगी, 1 इंच तो ना रहेगी, 0.25 इंच, एंटर, 0.5, वैसे तो 0.25 में भी काम हो जाएगा, बट ये इतनी दूर से दिखाई नहीं देगा, हो सकता है मेरे रेंडर में ये चीज़ दिखाई ना दे, तो मैं इसको 0.5 रखा, ठीक है। ओके ओके ओके, ये हो गया, ये हो गया, कंट्रोल है। और यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, मेरी लाइट, ठीक है, लाइट की पोजीशन आई थिंक प्लान में दी हुई होगी, तो मैं प्लान से बनाऊंगा, अदरवाइज हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर डोर के ऊपर इस तरीके का एक पट्टा घूम रहा है, तो इसके लिए आप एक लाइन क्रिएट कर लें, है ना, और ऑटो ग्रिड से बनाएं, ठीक है। और दूसरा इसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो ये रहेगी, ये आई थिंक ये इसके बराबर, ओके। और इसको दे दें स्वीप, अंदर वाला स्वीप, ऊपर वाला, ठीक है। और इसके लाइन को करें क्लिक, ठीक है, परफेक्ट हो गया। और इसका स्वीप का अमाउंट कम कर दें, फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, मैं देख लेता हूँ 2 इंच के लगभग में, ना हो सकता है ये 3 इंच हो, इसके बाद इसके सेगमेंट मोड में जाए और इसको आप ठीक है, आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके भी कर सकते हैं जी, है ना, कोई बुराई नहीं। और जब इसको लगा ही रहे हैं तो इसको यहाँ कॉर्नर पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल है, ओके, ठीक है ना, सेव करना कंपल्सरी बहुत ज़्यादा, ओके। तो आपकी बच गई है सिर्फ रेलिंग, ठीक है। तो रेलिंग का एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली बनाएं, दूसरा तरीका ये है कि आप रेल क्लोन से बना सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक काम करो, सिंपल तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि क्या है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास रेल क्लोन ना हो, तो आई थिंक ये तो मैं मैनुअली ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सिंपली नीचे से शुरू करें, इस तरीके से ये एल शेप में इस तरीके से टर्न हो रहा है, यहाँ पहला लाइन और देन दूसरा लाइन, ठीक है, इस तरीके से
तो मैं सबसे पहले एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ ऑटो ग्रिड के साथ। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट बनेगी ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इनकेस अगर आप चीज़ों को बात भूल गए हो तो ठीक है ना। और इसे स्नैप करके मैं यहाँ रख, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये इस तरीके से टर्न होकर इसमें वापस मर्ज हो गई। ओके, और थोड़ा सा और बैक साइड में ले सकते हैं, हमारे पास इतना एक ठीक है। और दूसरा इसको भी हम थोड़ा सा, है ना। अब ये लाइन हमारी काम आएगी बाकी सभी जगह। तो इसको मैं ले लेता हूँ शिफ्ट के साथ कॉपी, ठीक है, ये लाइन क्रिएट करने के लिए। और इसमें या तो आप स्वीप दे दें, मैं स्वीप यूज़ करता हूँ अधिकतर बार, या फिर आप रेंडरिंग से कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। स्वीप, और स्वीप में इस बार बार सेक्शन ना लेकर आप सिलेंडर या पाइप, ये रहा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की जो रेडियस रहेगी वो बहुत माइन्यूट रहेगी, बहुत कम, आधा इंच का भी नहीं होता पाइप, ठीक है ना। ये 1 2 3 4, ठीक है। इसको या तो शिफ्ट के साथ कॉपी कर लीजिए एज एन इंस्टेंस, ठीक, इस तरीके से। और या फिर मेरा जो सिंपल तरीका है क्लोन मॉडिफायर, ठीक। और क्लोन में क्यों करता हूँ इसको, मैं 3 बार 4 बार बता चुका हूँ, तो अब मैं रिपीट नहीं करूँगा इसको, ठीक है। ये रहा मेरा पार्ट, ओके। ऊपर वाला जो पाइप है वो थोड़ा सा अलग है, तो मैं एक कॉपी और ले लेता हूँ शिफ्ट के साथ, है ना। और इसको कर लेते हैं एज एन कॉपी। और मॉडिफायर तो इसमें भी स्वीप देंगे, बट इसकी जो थिकनेस होगी थोड़ा सा ज़्यादा होगी, 1 इंच, सॉरी, ठीक है ना। अब बीच के आपके ये 2 पार्ट्स, सॉरी ये वाले पार्ट्स बचे हुए हैं जो इस तरीके के 2 पाइप्स, ठीक है। उन्हें बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ 2 मिनट का, ये मैं 2 मिनट में, तो हमने हमारी रेलिंग की जो हॉरिजॉन्टल लाइन हैं उनको क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आपको ये 2 पैरेलल लाइन क्रिएट करनी का सिंपल सा तरीका है, आप एक लाइन लें, है ना, और यहाँ से आप कोई भी एक लाइन क्रिएट कर लें वर्टिकल, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप सिलेंडर ले के भी कर सकते हैं, ठीक है, नए तरीके सिलेंडर, और ये रहा, ठीक है। उसको यहाँ पर आप इसके अंदर प्लेस कर दें, सिलेंडर की हाइट जो रहेगी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, इसे कर ले कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। उससे पहले मैं काम करता हूँ इसके सेगमेंट्स खत्म कर देता हूँ, इसकी साइड्स भी 18 बहुत ज़्यादा है, 8 कर लेता हूँ, ठीक है। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे रेंडर इंजन को तकलीफ ना हो, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉलीस होते हैं उतनी ज़्यादा ज्योमेट्रीज क्रिएट होती हैं, फेसेस क्रिएट होते हैं, उनकी शेडिंग क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसलिए बेटर है कि हम शुरू से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इसमें भी मैंने ज़्यादा कर दिया, तो जो स्वीप है उसमें, या फिर अच्छा स्वीप में तो कोई ऑप्शन मौजूद होता नहीं, ठीक, चलिए ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं तो इसमें हम कर लें, ठीक। इसको आप करें कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एलिमेंट मोड में जाएं और फिर शिफ्ट के साथ कर दें ड्रैग, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कर देंगे 2021 में कंट्रोल शिफ्ट के, ठीक है, क्लोन, है ना। अब ये आपका इस तरीके से बन चुका है, आप अपने तरीके से ही बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप दूसरा सिलेंडर बना के अटैच कर सकते हैं, और इसको मैं साइड पर रख के, अब मुझे
इसको इस तरीके से कॉपी करना है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और टूल, अलाइन और स्पेसिंग टूल, इन्हें यहाँ ले आते हैं। मैं 2 ऑप्शन हैं, पिक पाथ और पिक पॉइंट्स, ठीक है। पिक पाथ क्लिक करता हूँ मैं और इस पाथ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर अभी प्रीव्यू ऑफ है, तो आप इस पर वापस क्लिक कर दें, ठीक है। एक ये आ गया मेरा, एक ये आ गया और एक इस तरफ आ गया, ठीक है। मुझे 3 नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो मैं 4 5 जितने आपको चाहिए उतने ज़्यादा आप क्रिएट कर लें, ठीक है। ओके, आई थिंक ये सफिशिएंट है, अप्लाई कर दें, ठीक है। और ये मेक श्योर कर लें इंस्टेंस पे रहें। क्लोज, ओ सॉरी, कंट्रोल Z करें, मैंने एक ऑप्शन करना भूल गया। टूल, अलाइन, स्पेसिंग टूल, पिक पाथ, ये रहा मेरा पाथ 7 पॉइंट्स। और यहाँ पर ये फॉलो का जो ऑप्शन है उसे चेक कर लें, अदरवाइज क्या रहेगा ये देख सकते हैं आप, इसका जो डायरेक्शन है वो इसी जैसा है, ठीक है। ये पाथ के साथ रोटेट नहीं, इसको फॉलो पर कर लें आप क्लिक, ठीक है ना। और स्टार्ट ऑफसेट भी आप चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे वैसे चाहिए तो नहीं, यहाँ पर भी रहेगा, बट अगर आपको चाहिए कि आप ये शुरू से थोड़ा सा पहले से आए तो इस तरीके से आप कर सकते, चले ले लेते हैं। और एंड ऑफसेट मैं दे देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये दीवार के अंदर जा रहा है, एंड ऑफसेट भी थोड़ा सा इसको दे देता हूँ, ठीक, ओके। और इसे कर दें आप अप्लाई, तो ठीक है ना। एक सेगमेंट को करें आप सेलेक्ट और फिर जैसे बाकी को सेलेक्ट करना, कंट्रोल Q, कंट्रोल Z, ठीक है। मैं टॉप व्यू में जाकर इसकी थोड़ी पोजीशन चेक कर रहा हूँ, ये कैसे अंदर की तरफ आए हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा क्या है अंदर की तरफ है, तो इसको आप एक काम कीजिए, एलिमेंट मोड में जाके हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं सभी के सभी यहाँ पर अंदर है, ठीक, ओके, है ना। या फिर आप बनाते टाइम ये चीज़ ध्यान रखते तो हो सकता है वो चीज़ आपकी ना हो, ठीक। अब इस पर क्लिक करें और कंट्रोल के साथ में सभी को मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, और ठीक है। रेलिंग मेरी सेलेक्ट हो चुकी है, तो कर दे कंट्रोल G से ग्रुप, या फिर आप ग्रुप और ये, ठीक है। और इसको जो भी नाम देना चाहें, रेलिंग, ओके, कंट्रोल S, आई थिंक ये पार्ट ठीक है, ओके। और अब ये वाली चीज़ बनानी है मुझे, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इस पे भी हम वही चीज़ कर लेते हैं, एडिट पॉली इसमें लगाई हुआ है ऑलरेडी, इसका विंडो की जो हाइट है वो सेम ले लेते हैं। तो यहाँ खिड़की से मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये हो सकता है इसका कांच हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसी के लेवल में ले लेता हूँ, ठीक। तो 2 सेगमेंट्स लगाने, इसको आइसोलेट करते हैं, ऑल्ट X, एक सेगमेंट ऊपर, और इसकी जो हाइट है उसे मैं कर लेता हूँ इसके बराबर, और दूसरा ये, और इसकी जो हाइट है वो ये रही, ये हाइट तो बहुत कम लग रही है, फ्रंट व्यू में जाके चेक करते हैं,
अच्छा ये इसलिए कम लग रही है क्योंकि इसका जो प्लिंथ लेवल है वो नीचे डाउन है ना, और जो कि ठीक ही है क्योंकि हो सकता है ये इसके लेवल में ना हो भी, तो भी आई डोंट थिंक इंटरेस्टिंगली, चलिए ठीक है। मुझे कार के कारण दिखाई नहीं दे रहा है कि पीछे ये लेवल हो सकता है ये अंदर आया हो या फिर ये अलग से गया हो, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है। ये हमारे क्या बोलते हैं विजुअलाइजेशन में इतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर कार्स रखा जाएंगी तो ये चीज़ शो नहीं होगी, इसलिए मैं इस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए लीव कर रहा हूँ। अगर मुझे नीड लगती है तो मैं ये एक्सटेंड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर विंडो की ओपनिंग क्रिएट हो गई और इसके बाद इसमें आई थिंक यहाँ पर शेडो नज़र आ रही है, मतलब यहाँ पर एक पार्ट मेरा बाहर निकला हुआ है तरीके से, इसमें लगा हुआ है स्वीप। सिलेंडर नहीं इस बार बाहर ही रहे, इसकी थिकनेस 4 इंच रख देते हैं, ठीक है। इस जगह हमारे 6 इंच रख लो आप, ठीक है। वैसे तो कोई इशू रहेगा नहीं, 4 इंच भी ठीक है। और इसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट है वो अलग रहे, ठीक है। ये मटेरियल आपका हर जगह अलग राइट, हो सकता है ये यहाँ पर फसाड को अलग से हाईलाइट करने के लिए ये चीज़ की हो या आई डोंट। आई डोंट नो, ज़्यादा बेटर है ना। और दूसरा ये इस तरीके के जो लोवर्स हैं, लोवर्स या लोवर्स जो भी रहे, बन तो तरीके से सकते हैं बट जो डिटेल्स है वो मेरे पास है नहीं, ठीक है। और हमारे पास कोई रेफरेंस भी नहीं है इसका, तो अभी फिलहाल के लिए इसमें ही देखते हैं इसमें क्या चीज़ है जो मेंशन की है। ये तो आई थिंक ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये बार्स एक्चुअल में मुझे इसको देखकर ऐसा लग रहा है क्योंकि हो सकता है ये फ्रंट फेसिंग हो और यहाँ पर ये बार, ठीक है। तो मैं बार से क्रिएट कर लेता हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पर बार से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। और ये बार के लिए यहाँ पर ये इस तरीके का हो सकता है सेक्शन आपने दिया, ठीक। तो हमारी ये बॉल जो है इसके ये 2 फेस हैं वो हो जाएंगे डिलीट, ठीक। और इसका शेल मॉडिफायर कंटिन्यू, ठीक। अब इसके जो बीच वाला पोर्शन है उसमें हम इस तरीके के ये लूवर्स की जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर लेते हैं। तरीका वही है, या तो आप रेक्टेंगल से बना लें या बॉक्स से बना लें जिसमें भी आपको सुटेबल लगे, ठीक। कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, ये रहा। तो मैं बैक साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर ये 1.5 फीट का या 2 फीट का जो भी है अलग से है, ठीक है। ये रह गया टूल अरे प्रीव्यू एक्स डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। इंस्टेंस ओके, कंट्रोल जेड, इन सभी को मैं करता हूँ सेलेक्ट,
और इसमें हम लगा देते हैं FFT। ठीक है, और ऊपर जो है आपका, सॉरी ये गलती मेरे से हो गई, कोई बात नहीं। ये एक्चुअल में यहाँ तक है और इसके बाद इसके ऊपर 1.5 या 1 फीट का ये निकला। इसमें हम एक काम करते हैं, एक सेगमेंट्स लगा लेते हैं इस तरीके से, ये रहेगा, और इस वाले पार्ट को हम कर देते हैं इन दोनों पॉलीगॉन्स को डिटैच। ठीक है, और इनको हम, इनकी आत्मा को सबसे पहले बॉटम में की जगह एंटर में कर लेते हैं। ठीक, या फिर बॉटम में कर लेते हैं, बॉटम में ठीक रहेगा। और इसको बैक साइड प्लेस कर देते हैं, ठीक, ताकि ये थोड़ा सा ये गैप मुझे दिखाई ये हो जाए। और इसको शेल दे देते हैं थोड़ी सी थिकनेस ऐड करने के लिए, जस्ट अ लिटिल। ओके, अभी मैं कलर्स वगैरह कुछ कर नहीं रहा हूँ, या आप कर सकते हैं अपनी इच्छा से, ब्राउन या जो भी लगे, है ना। ठीक है, और Ctrl+S। नाउ आई थिंक कि हमारी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर हो। ठीक, ये हमारा मॉडलिंग का पार्ट हुआ कंप्लीट। थोड़ा बहुत और बचा होगा, हो सकता है ये एक्सटेंड करने के लिए हो, बट वो अब सेकेंडरी है ना। जो मेन हमारी मॉडलिंग थी वो हमारी हो चुकी है, तो इसको मुझे एक्सटेंड तो करना पड़ेगा, बट वो हम बाद में कर लेंगे, है ना। तो ये सिर्फ स्टोरी है, इसको एक्सटेंड नहीं करना है। तो ये चीज़ अब हमारी कवर हो चुकी है, और इसको मैं बॉटम में प्लेस कर देता हूँ। ऑल्ट ए, अलाइन ओनली Z एक्सिस, है ना, मिनिमम टू मिनिमम। Ctrl+S, यस, Alt W, और ये रहा मैं। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कोई डिटेल मिस आउट ना हो गई। अच्छा, ये जो बाउंड्रीज की डिटेल्स हैं ये हमें एक्चुअली प्लान में दी नहीं है, तो मैं इसको मैनुअली प्लेस करूँगा, बट ये बात का पार्ट है। जब हम ये एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे तब हम ये चीज़ को डिटेल में देखेंगे। बट अब अभी हमारा जो मॉडलिंग का सेक्शन है वो आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भी हमारा वेजिटेशन का पार्ट है, ओके, है ना, लैंडस्केपिंग का पार्ट है आई थिंक, और ओके, है ना। और जो लाइट के फिक्सचर हैं आप चाहें तो बना सकते हैं, ये आपका कैप्सूल या क्यूब, दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं आप, या चाहें तो हम लाइट फिक्सचर्स डाउनलोड करके उनको लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेम एक जैसे हैं, तो बेटर है कि हम उन्हें डाउनलोड करके लगा लें। अदरवाइज अगर आपको मिले ना, तो मैं इसका डाउनलोड तरीका भी बता देता हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप चाहें तो कैप्सूल या जो भी इसमें ऑप्शन होता है, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, ये रहा कैप्सूल या ऑयल टैंक, इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं इसमें, है ना, ये रहा। और इसका पैरामीटर भी होना चाहिए, नाइस वन, है ना, 180 डिग्री,
या फिर इसको 0 करते हैं और इसको 180 डिग्री कर। ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा और अब आप इसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ भी आपको करना हो, जिस भी सरफेस में। अफेक्ट पिवट ओनली, और इसका जो जेड डायरेक्शन में आउटवर्ड है। अफेक्ट पिवट ओनली, ठीक है। तो मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, या आप मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको वो तरीके बता रहा हूँ थोड़ी से एडवांस। माइनस या फिर 0, ठीक है। अफेक्ट पिवट ओनली, और इस बार मैं इसे प्लेस करके देखता हूँ परफेक्ट आ रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रोटेट 90 की जगह में -90, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से प्लेस हो चुकी है। और अब आपके पास इसके पैरामीटर्स मौजूद हैं, आप उनके साथ प्ले करें। रेडियस का जो भी साइज रखना हो आपको वो रख सकते हैं, ठीक है। और आप मॉडलिंग करना चाहें तो मैं हल्की फुल्की मॉडलिंग बता सकता हूँ, बट मॉडलिंग में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप इसे इस तरीके से बनाएं ना। मॉडलिंग में क्या है, हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा देना। जब चीज़ रेडीमेड हो तो उसको यूज़ कर लेना चाहिए, ये आर्कविस का प्रिंसिपल है। ओके, ठीक है। मतलब जब आपके पास मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हों तो आप उन्हें यूज़ कीजिए, बजाय कि टाइम वेस्ट करने की छोटी छोटी चीज़ों पर, क्योंकि हमें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, ना कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग करनी होती। प्रोडक्ट रेंडरिंग हम नहीं करते, ठीक है। चलिए और लाइव स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी अदर डिटेल्स को कवर करेंगे, जैसे कि हमारा लाइटिंग, मटेरियल और एनवायरनमेंट या सीन पॉपुलेशन। देन फाइनल हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहे, इसके बाद जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम पोस्ट प्रोडक्शन, जो कि फोटोशॉप में रहेगा, थोड़ा सा पार्ट रहेगा वो हल्की फुल्की रीटचिंग का। वैसे तो कोरोना में ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट अगर पड़ी तो हम उस चीज़ के लिए रेंडर पासेस के साथ कैसे कंपोजिटिंग करते हैं वो चीज़ भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने अपनी मॉडलिंग को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़े बहुत अभी करेक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो मैं इस वीडियो में करूँगा, और इसके बाद हम लाइटिंग और मटेरियल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक करेक्शन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारी जो रूफ है, ये वाली लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रही है, ये हमारी थोड़ी सी, इसका जो कैंटिलीवर है वो ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है, मतलब हैंग ज़्यादा है ये। तो मैं इसमें 1 फीट इसको अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो वर्टेक्स है उन्हें मैं करूँगा सेलेक्ट, और W से मूव कर लूँगा मैं इसे। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो X है पॉजिटिव में, तो जो X है मैं उसमें 1 एंटर कर दूँगा, ठीक। तो ये लगभग मेरी करेक्ट हो चुकी, ओके। थोड़ा सा क्या है, एक ठीक लुक आ गया इसमें कि हाँ ये ज़्यादा नहीं निकली, है ना। अदरवाइज़ हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। एस्थेटिकली ये इतना ज़्यादा ओवरहैंग बुरी भी लग रही है, ये ठीक है ना। दूसरा जो चीज़ें हैं वो मुझे है कि यहाँ पर जो फ्रंट का एनवायरनमेंट जो डेवलप हुआ है इस तरीके से, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मैसनरी मैसनरी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हमें एक्चुअली ड्राइंग में मेंशन है नहीं, बट थोड़ा सा हम अपनी ड्राइंग में देखें तो इसको हम रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका इस वाली लाइन से एक्सटेंड हो रहा है और ये हमारी इस वाली लाइन पर आ रही है, ठीक है। तो मैं इस जगह एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर 2 फीट बाय 1 फीट का, या 3 फीट जो भी देख लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं हम। ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। और इसकी हाइट 5 फीट रख देता हूँ मैं, ये रफली है।
एंड लेंथ इसकी 3 फीट, या सॉरी ये वाली लेंथ 1 फीट, और इसको मैं रख देता हूँ, ये 1 नहीं होगी, ये 1.5 होगी, ये हमारा थोड़ा पतला दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 1.5 है ना। ये सिर्फ हम अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। और इसको 3 फीट रख देता हूँ, ठीक, ओके। और इसकी जो हाइट है वो मुझे एक कार की हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कार की हाइट एटलीस्ट 5 फीट होगी, तो ये 5.5 फीट में मान लेता हूँ, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन आपके अपने रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको ड्राइंग में मिल ही जाए, ओके, ठीक है। दूसरा, मैं इसको लगभग इस पे अलाइन कर लेता हूँ, ठीक। तो ये इसके लेवल में आ चुका है, मतलब जो x का लेवल है वो इसका बराबर है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, रफली ये मेरा इस खिड़की के बराबर में आ रहा है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये खिड़की के बराबर में मुझे दिखना चाहिए, इससे हल्का सा अंदाज़ा लगा लूँगा, ठीक। और इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, और इसको मैं कर दूँगा 5, ठीक। 4.5 भी रख सकते हैं, बट 4.5 एक्चुअली वर्क नहीं करता, 5 ठीक, ओके। और दूसरा, अगर मैं इसको और थोड़ा बैक साइड ले जाऊँ तो ये ठीक है ना। वन मोर थिंग टू डू इज, इसको मुझे थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करना, ठीक, ओके। क्योंकि यहाँ ग्रास के बाद हो सकता है, हो ही नहीं सकता बल्कि ये तो इसके लेवल में है, ये तो बात पक्की है, तो मैं इसको यहाँ पर ही रखता हूँ। हो सकता है कैमरे का जो व्यू हो वो पीछे हो, ठीक। इसको मैं लोकल व्यू पे सेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे कर आगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हमारी इमेज का एस्पेक्ट रेशो देखते हैं क्या है। 2D एलिवेशन विंड, एक 1000x400, ठीक है। और इसमें जो इमेज मेरी कंट्रोल शिफ्ट सी, थोड़ा सा क्रॉप ही रहने देता, ठीक। 1000x400, और मेरे कैमरे का एस्पेक्ट रेशियो क्या है वो चीज़ मैं देख लेता हूँ। 1000x400 नहीं है एक्चुअली, HD TV, लेकिन 1000x400 से कम ही है, क्योंकि मैंने इसे क्रॉप कर लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली इतना ज़्यादा मैच तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल ड्राइंग नहीं है, जब तक नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ को मैच नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन भी इतनी सटीक बैठेंगी नहीं, इसके लिए आपको ड्राइंग की नीड मस्ट है, ओके। थोड़ा सा और मैन्युअली कर लेता हूँ, और मैं एक रफली आइडिया लगा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 20 फीट या 15 फीट होना चाहिए। तो ये वाई डायरेक्शन में मैं मूव करता हूँ, 15, 16, 20 फीट ही रख लेते हैं, ओके। देन और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि चीज़ ना हो, ठीक है। मुझे इसका कोई आइडिया अभी फ़िलहाल को नहीं है, तो मैं आई बॉलिंग कर, ओके, ठीक। दूसरा, एक कॉर्नर आपका रहेगा यहाँ पर, इसको शिफ्ट के साथ इंस्टेंस कर देते हैं ताकि दोनों एक जैसे रहें, ओके। और इसको मैं मैनुअली
स्नैप कर लेता हूँ इसके बराबर, ठीक, ओके, बल्कि इस साइड पोर्शन के बराबर में कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि ये इसके बराबर में है ना। फ्रंट व्यू से चेक करूँगा तो ये के बराबर में आ रहा है, ठीक है, ओके, स्नैप, कंट्रोल एस, सॉरी फॉर नोटिफिकेशन, है ना। दूसरा, ये जो प्लेन है इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसकी इस एज को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर सेट, और एक एज एक्सट्रूड कर देता हूँ इस तरीके से, इसको मैं रोड क्रिएट कर लूँगा। पॉलीगॉन मोड में जाता हूँ और इसे कर लेते हैं डिटैच, ठीक है। डिटैच आपको यहाँ कई कमांड होगी, यहाँ मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं F3 करके डिटैच, ठीक। शिफ्ट डी मैंने कर रखा है ऑप्शन, ओके। ना फाइन, है ना। दूसरा, यहाँ पर जो एक आपको बॉर्डर नज़र आ रही है जो कि आपके गार्डन को और आपके पोर्च एरिया को सेपरेट कर रही है, उसे बना लेते हैं हम लाइन कमांड से, स्नैप कर लेते हैं, ये रहा, और ठीक, स्नैप, और स्वीप मॉडिफायर हमारा वन ऑफ द फेवरेट मॉडिफायर, बार, इसका अलाइनमेंट ठीक है ना, ये 4 इंच है आई थिंक, 5 इंच अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए, ठीक, ओके। और अब इस पोर्शन को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ डिवाइड 2, और दूसरा इसको यहाँ से भी डिवाइड कर देते हैं, है ना। और बाकी तो ऐसा सच कोई नीड है नहीं, ठीक है। 2 पोर्शन मेरे डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है ना। इस पोर्शन को मैं स्कैटरिंग के लिए यूज़ करूँगा और इस पोर्शन को भी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉलीगॉन है इसको हम कर लेते हैं डिटैच, ग्राउंड 1, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, कोई पूछेगा नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस में से कौन नहीं आएगा आपके, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक, ये भी हो गया, ये भी ओके, है ना। तो ये सारा कुछ वर्क हो चुका है हमारा। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पोर्शन आगे निकला, ठीक है, और यहाँ पर भी ये पोर्शन आगे निकला, तो मैं इसे करता हूँ राइट क्लिक, एडिट पॉली मॉडिफायर, है ना, और इसको मैं कर लेता हूँ मिरर, है ना। अगर मैं मिरर नहीं करता हूँ तो इसका क्या परिणाम होगा, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं मिरर बताता हूँ क्यों किया। तो यहाँ पर एक सेगमेंट्स डालते हैं रफली यहाँ पर, और इसके बाद इस पॉलीगॉन को मैं करता हूँ सेलेक्ट, और इसे कर लेते हैं हम एक्सट्रूड, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं एक्सट्रूड बता चुका हूँ किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, ठीक। तो ये मिरर करने का आपको कारण मैंने बता दिया, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, बट मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ एक्स डायरेक्शन में ये मिरर कर दूँगा, ठीक, मिरर कमांड एक्स, ओके, जिससे कि जब मैं इसकी एजेस को सेलेक्ट करूँ तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ओके। हैव यू गॉट द आइडिया? आई थिंक सो, ओके, है ना। कंट्रोल एस, और इसका जो कलर है वो ब्राउन है, पता नहीं क्यों, बट हमें इसे करना है ये वाला, ठीक, ऐड, कैंसिल, ओके, है ना। और ये तो सिर्फ आपका वायर कलर है,
एक्चुअल कलरिंग हम करेंगे अभी बाद में करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। कंट्रोल एस और सेव ना, फाइन। अब मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत ज्योमेट्री हम यहाँ भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, गार्डन का सेपरेशन रहेगा। इस तरीके का एक बार यहाँ भी आए, ठीक, कुछ चीज़ें। और आपको बार नहीं करना तो कर्व भी है, बट हम मैं जितना सिंपल हो सकता हूँ उतना कर लूँगा। कॉपी कर लेता हूँ इसको, ओके, और इसे स्नैप करके यहाँ रख लेते हैं और इसका अलाइनमेंट इस तरह, ठीक है। लाइन में जाकर इसको बैक साइड में पीछे तक कर लेते हैं, ठीक, ओके। कंट्रोल एस। अब ये वाला जो ग्राउंड है वो अलग है, तो मैं इसके ये पॉलीगॉन्स को, सॉरी यहाँ पर मैंने डिटैचमेंट नहीं किया है, तो मैं एक सेगमेंट लगाता हूँ यहाँ पर। आई थिंक लगा नहीं है, ऑल्ट एस, सॉरी ऑल्ट 2, आपके में ऑल्ट 2 रहेगा, मेरे में ऑल्ट एस ना। और इस सेगमेंट को और इसको भी आई थिंक ये रहे, इन दोनों को मैं कर लेता हूँ डिटैच, ग्राउंड 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा मॉडलिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो पिछले सेशन में हो गई थी, हल्की फुल्की चेंजेस बचे हुए थे। अब हमारा जो मेन प्रोसेस है वो रहेगा मटेरियल का और लाइटिंग का, है ना। बहुत टाइम निकाल लिया मैंने, वैसे ज़रूरी था वो, क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर ना हो तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं। ओके, ठीक। सबसे पहले हमारा कैमरा एंगल सेट हो चुका है, और कैमरे के बाद आपको एक जनरल लाइटिंग सेट करना होता है। सबसे पहले मटेरियल पे वर्क करने से पहले हम एक जनरल लाइटिंग सेट करते हैं कि एक ओवरऑल लाइटिंग क्या रहेगी। बाद में हम, जैसे कि इसमें मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर जो सीन है वो इवनिंग का सीन है लगभग, है ना, क्योंकि यहाँ पर सन का मुझे कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पर आप जो शेडोज़ वगैरह देखेंगे वो बहुत स्मूथ रहेंगी, और बल्कि सन की कोई शेडोज़ मौजूद नहीं है। सिर्फ जो आपकी नेचुरल जो लाइटिंग है और स्काई की जो लाइटिंग है उसकी वजह से जो बाउंस लाइट क्रिएट हो रही है उसकी शेडोज़ हैं, दैट्स इट, है ना। यहाँ पर ये एम्बिएंट ऑक्लूजन क्रिएट हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट इफेक्ट शो कर रहा है। ये मतलब शेडोज़ जो हैं वो शार्प नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम जो HDRI यूज़ करेंगे या सन का जो साइज यूज़ करेंगे वो ऐसा यूज़ करेंगे जो थोड़ा सा ब्लर हो, है ना, जिसकी शेडोज़ बहुत ब्लर आ रहे हैं। ओके, तो हम इसके लिए हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। ये यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ, ठीक, कंट्रोल एस। तो अच्छा, लाइटिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कोरोना के अंदर जो आपको लाइटिंग दी हुई है सन और स्काई, इसके थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा आप इमेज बेस्ड लाइटिंग कर सकते हैं, जिसको कि आप HDRI बोलते हैं, जो कि इमेज बेस्ड होती है, ठीक है ना। वो एक तरीके का एक स्फीयर होता है, जैसे कि मैं एक दिखा दूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके का एक स्फीयर होता है, ग्लोबल स्फीयर होता है एक्चुअली, वो बहुत बड़ा होता है ना, ठीक, इस तरीके से, ओके, है ना। ये मतलब आपके एनवायरनमेंट को सराउंडिंग से अलग अलग कलर की लाइट दे रहा होता है, और उसकी इंटेंसिटी अलग अलग कलर की होती है, ठीक है, जिसको कि HDRI लाइट बोलते हैं। और ये आपके इस तरीके से एनवायरनमेंट में रैप हो जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, इस डायरेक्शन से अलग लाइट आती है, इस डायरेक्शन से अलग लाइट आती है, जिससे आपके सीन में एक डायनेमिक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। मतलब आपका जो सीन है उसमें डिफरेंट लाइटिंग ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, सीन में डेप्थ आ जाती है, ओके, है ना। तो हम सबसे पहले जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है कोरोना सन, उसको ट्राई करते हैं कि उससे हमारे जो सीन है उसमें किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रेंडर सेटअप में जाता हूँ, ये रहा, और रेंडरर को अब हम सेट कर देते हैं कोरोना, क्योंकि हम कोरोना यूज़ करेंगे रेंडरिंग, है ना। यहाँ पर कॉमन में आउटपुट साइज HDTV या कस्टम जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। अब फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने कस्टम रखा हुआ है,
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो रख रहा हूँ मैं, या फिर आप अपनी इमेज के हिसाब से। मेरे में ये ठीक, शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ, सॉरी एक्चुअली इसको बदलना पड़ेगा। इसका अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो देखूँ तो इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी विड्थ है वो बहुत कम है। तो इसकी विड्थ हाइट को मैं कम कर लेता हूँ, है ना, इस तरीके से। ये ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा एस्पेक्ट रेशियो है वो लगभग सही हो गया है ना। दूसरा, मैं इसके कैमरे को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और मेक श्योर करें कि कैमरे को आइसोलेट करके इसके टारगेट को भी सेलेक्ट कर लें, दोनों सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक। और इन्हें मैं हल्का सा मूव कर जस्ट ताकि ये ऊपर का जो गैप है वो मेरा मिल जाए ना, थोड़ा स्काई का जो फील है वो आ जाए। अदरवाइज़ अगर आप इसे नीचे करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका ये जो ऊपर का कॉर्नर है वो आपका फ्रेम से कट गया है। अगर थोड़ा भी रखेंगे तो क्या है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर, ठीक है, ताकि आपका जो स्काई का एक फील है वो भी आपके हाउस में दिखे, है ना। क्योंकि विजुअलाइजेशन का ऑल पर्पस ये है कि आप उसको किस तरीके से फील कराना चाहते हैं, दैट्स इट। सॉरी, कभी कभार हम ज़्यादा फ्लो में निकल जाते हैं, ठीक है। अब इस प्लेन की आत्मा बाहर है तो इसको भी अफेक्ट पिवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, है ना। देन इसको हम स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रोड थोड़ा बड़ा होता है, वैसा तो कैमरे में नज़र नहीं आएगा, बट कर लीजिए आपके लिए। ओके, ना फाइन, है ना। इस व्यू को क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप रेंडर व्यू पर क्लिक कीजिए, रेंडर सेटअप में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोरोना कैमरा 01 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यू कैमरा में सेट है, कैमरे में सेट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव में है। मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये आ चुका है। अब मैं इसे कर दूँगा लॉक, ठीक है, ताकि जो रेंडरिंग हो वो सिर्फ इस व्यू की हो, और मैं जब इस पर जूम इन जूम आउट करूँ तो रेंडरिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। शिफ्ट क्यू, सॉरी मेरा ये शॉर्टकट है रेंडरिंग सेटअप का, आपके लिए F10 है, ठीक। सीन, और यहाँ पर मैं एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मटेरियल एडिटर में जाकर इसका मैं कारण अभी आपको बता दूँगा। कोरोना फिजिकल मटेरियल, कोई भी एक सिंपल कोरोना का मटेरियल ले लीजिए और इसको मैंने नाम देता हूँ बेसिक मटेरियल। अच्छा, इस पिछली बार मैंने स्लेट पे काम किया था, इस बार मैं कॉम्पैक्ट में काम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो चीज़ में थोड़ा इशू आ रहा हो, ठीक है। यूटिलिटीज़, ऑप्शंस, फिक्स माय फुट, है ना, ताकि दोनों वर्कफ्लो हमारे समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम स्लेट पे काम करते हैं और किस तरीके से हम कॉम्पैक्ट में काम करते हैं, ठीक है ना। इस बार मैं कॉम्पैक्ट में काम करूँगा जितना पॉसिबल होगा, और जब मुझे बहुत हाईली अलग सा मटेरियल बनाना होगा तो मैं उस चीज़ के लिए स्लेट मटेरियल में शिफ्ट होना पड़ेगा, वही अल्टीमेट तरीका है, ठीक है। अब इसके जो मटेरियल हैं वो आपको देख सकते हैं, फिजिकल मटेरियल आ रहा है जो कि हमारे 3ds मैक्स पे बाय डिफ़ॉल्ट है, कोरोना के मटेरियल में। तो इसके लिए आप कोरोना कन्वर्टर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रीसेट कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, ठीक। इससे आपके जो सारे स्लॉट हैं वो कोरोना के हो जाए, ठीक है। मैं आपको एक वर्कफ्लो बता रहा हूँ ताकि आप हर बार इस चीज़ को करें, तो ये हम हमेशा करते हैं। पहला स्लॉट लिया आपने, इसका नाम दे देते हैं हम बेसिक MTL फॉर मटेरियल, ओके, है ना। और इसको मैं रेंडर सेटअप में जाकर यहाँ पर मटेरियल ओवरराइड, इस पर करता हूँ क्लिक और इसको यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर और इसे कर देता हूँ एज एन इंस्टेंस, ठीक। ये क्यों किया, इसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको टूल बार में मिलेगा स्टार्ट इंटरेक्टिव इन एक्टिव व्यू पोर्ट, ये आपको यहाँ कहीं होगा, बट आप आइकन देख लीजिए कि यही रहे, ठीक है। आप थोड़ा माउस रखेंगे तो उसमें लिखा आ जाएगा स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग, ठीक है ना। अब ये जो आपका व्यू पोर्ट है वो फुल्ली ब्लैक हो चुका है, क्योंकि रेंडरिंग तो चल रही है बट इसमें कोई लाइटिंग नहीं,
इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे क्लिक कोरोना सन पर और यहाँ से ड्रैग करेंगे और इस तरीके से इसकी हाइट दे देंगे। ठीक, ओके, दैट्स इट, है ना। और जो पीछे का स्काई का एनवायरनमेंट है वो अभी यहाँ पर हमारा ब्लैक है, तो ये सन के मैं मॉडिफाई पैनल में जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा ऐड कोरोना स्काई एनवायरनमेंट, इस पर कर दूँगा क्लिक। ठीक, तो स्काई का एनवायरनमेंट भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर मेरा सन भी ऐड हो चुका है। बट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट हो रहा है। इसका कारण है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए रेंडर सेटअप में जाएं और कैमरे में जाकर एडिट टोन मैपिंग और यहाँ पर जो आपका एक्सपोजर है इसको डाउन करना सेट करें। अभी ये 0 है तो -1, -2, -3 इस तरीके से करने की कोशिश करें, तो जहाँ आपका एक्सपोजर सेट हो जाए उस पर आप स्टॉप करें। मैं ट्राई कर रहा हूँ -1, थोड़ा सा एक्सपोजर कम हुआ, -2, -3, -4 और आई थिंक -4 विल वर्क हेयर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो इतना ज़्यादा सन की चिलचिलाती धूप आपको दिख रही है उसको मैं बंद कर देता हूँ प्लस में जाकर, रेन हार्ड हाईलाइट कंप्रेशन, और इसको मैं 2 या 1.5 के अराउंड रख दूँगा। तो ये जो आपका सन का जो बर्निंग इफेक्ट है वो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, 2 या 1.5 रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सन का इफेक्ट आना चाहिए, या 2 भी रख सकते हैं क्योंकि हमारा क्या है इवनिंग का सीन है, तो सन की जो इंटेंसिटी है वो लगभग कम हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि आपको सन का इफेक्ट कितना चाहिए प्लस कैसा चाहिए। अभी आप देख सकते हैं जो सन की शेडोज़ हैं, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो इस तरीके से जो सन की शेडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श है। इन्हें अगर स्मूथ करना है तो सन का जो साइज़ है उसको आप बढ़ा दीजिए 5, 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो चुका है ना। दोबारा अगर मैं 1 करूँगा तो आप देखेंगे ये शार्प है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ओके। एक चीज़ मुझे अभी थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है, मैं स्टॉप करता हूँ इसको फ़िलहाल के लिए, पर्सपेक्टिव, और इसको मैं रखता हूँ कैमरा व्यू, ताकि इसमें मैं चेंज भी कर सकूँ। ठीक है, इसको मैं रखता हूँ कैमरा व्यू में और रेंडर सेटअप में जाकर इस ताले को हटाता हूँ और इस पर क्लिक करके अब ताला लगाता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा ये वाला व्यू रेंडर हो। हालांकि इस पर मैं इमेज रख दूंगा बट मैं चेंज मुझे कुछ करना नहीं है खास। ठीक, इस पर मैं करूँगा क्लिक, इस व्यू पर कहीं भी क्लिक करूँगा और इसको कर दूंगा स्टार्ट इंटरेक्ट। ठीक, सी शिफ्ट F, ओके, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पर क्लिक करके इसके 2D जूम व्यू पर आकर इसको जूम इन भी कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आपके दिखाने के लिए मेरे को ये थोड़ा लगा कि ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर शेडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं, तो साइज़ से आप प्ले करिए 5, 10, 20, 30, ओके, जितना आपको रखना है उतना रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और 2D जूम व्यू को बंद कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि आपको इसका डायरेक्शन किस तरीके से रखना है सन का। ठीक है, मूव टूल लेता हूँ मैं और इसको मैं बैक साइड में कर देता हूँ। ठीक है, बैक साइड में करने का पर्पस ये है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे जो लाइटिंग आ रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे बैक साइड से आ रही है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको बैक साइड में किया है। ठीक है, बट ये हमारा ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे चला गया, इसलिए ये नाइट का फील दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा, दूसरा मुझे ये सन का जो शेप है वो नहीं चाहिए, तो विजिबल डायरेक्टली को मैं कर देता हूँ बंद। ओके, ठीक, है ना। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जो हमारी बाउंस लाइट है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो बाउंस लाइट है, ये जो ब्राउन कलर है यहीं से रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, तो मैं अपने सीन में देखूंगा कि मेरे सीन में जो लाइट है ना, वो कितनी बाउंस हो रही है।
ठीक है, ओके, आई थिंक ये सफिशिएंट है ना, लगभग हो गया है। बाकी ये जो कलर हम मैच करेंगे तो उससे थोड़ा बहुत फर्क आ जाए। ठीक है, हमें सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी पर ध्यान देना है अभी फ़िलहाल को, बाकी आप इसका जो कलर वगैरह है वो बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ टॉप व्यू में और सन का जो डायरेक्शन है वो हल्का सा सेट करके देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का शेप मुझे चाहिए। ठीक है, इमेज, सॉरी मैंने रेफरेंस इमेज बंद कर दी, ये ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में चेक करता हूँ कि मेरा क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्मूथ हाइलाइट्स भी बन रहे हैं, ये ठीक है ना। ओके, इतनी प्रोसेस समझाने का मेरा मतलब ये था कि आप इस तरीके से अपनी लाइटिंग को चेक करें कि किस तरीके की लाइटिंग मेरी आ रही है ना। उस हिसाब से आप सन की पोजीशन सेट करें, इसका साइज़, और अभी मैंने मल्टीप्लायर पे ध्यान नहीं दिया है, वो चीज़ भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सन की इंटेंसिटी है इसको आप 1 की जगह 2 कर सकते हैं, जिससे कि सन का इफेक्ट डबल हो जाएगा। आप इसको आधा भी कर सकते हैं 0.5 से, सन का इफेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जितना आपको रखना है आपकी रेफरेंस इमेज के हिसाब से। ठीक है, रेफरेंस कलेक्ट करना इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप ये चीज़ देख सकें कि आपको एक्चुअल में रिजल्ट किस तरीके का अचीव करना है। ठीक है, ओके, इसलिए मैं कहता हूँ रेफरेंस इज किंग। और ये आर्क क्विज में बार बार बोला जाता है, क्योंकि लोग क्या है भटक जाते हैं और कुछ भी बनाने लगते हैं। हम लोग क्या, हम 2D ज़ूम व्यू को मैं बंद करता हूँ, है ना। एक और चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पीछे का जो स्काई है वो फोटोशॉप में एक्चुअली चेंज किया हुआ है। हमारा स्काई इस तरीके का रहेगा, बट इन्होंने फोटोशॉप में इसको चेंज किया हुआ है। या हो सकता है ये HDRI जो पीछे लगाई हुई है ये अलग हो। इसको आप चाहें तो फोटोशॉप में चेंज कर लें, और चाहें तो हम यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है, तो रेंडर सेटअप में जाएँ आप, और यहाँ पर आपको मिलेगा सीन में डायरेक्ट विजिबिलिटी ओवरराइड, इस पर आप कर देंगे क्लिक। ये कर दिया मैंने क्लिक, तो पीछे का एनवायरनमेंट अभी हो चुका है ब्लैक। और इसके बाद आप इसमें जाकर कोई भी जो भी स्काई का टेक्सचर, जैसे मैं रोक करा लेता हूँ, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बट इससे बेटर तरीका है कि आप फोटोशॉप में लगा लें, वो ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा। क्योंकि क्या है कि फोटोशॉप में आपको चेंज करने का ऑप्शन और भी मिल जाता है, आप बार बार प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ फोटोशॉप में करें। बट मेरा 3ds Max बताने का पर्पस भी है कि एक्चुअली 3ds Max में किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर इन केस अगर आपके पास फोटोशॉप में ना हो तो वेरी बिजी स्काई है ना। ये स्काई जो भी है वो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने सिर्फ नेट से डाउनलोड किए हुए हैं अभी फ़िलहाल को, इसलिए मैं उनको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसकी मैपिंग है वो रॉन्ग है। तो मैं मटेरियल एडिटर में जाता हूँ, यहाँ पर इस मैप को कर लेता हूँ यहाँ पर लोड, किसी भी एक खाली स्लॉट में बैक साइड कर लेता हूँ इंस्टेंस। तो ये मेरा लोड हो चुका है, इसकी मोड स्फेरिकल है, मैं इसको स्क्रीन पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका जो इंटेंसिटी है वो आउटपुट में जाके अब बढ़ा दें, आउटपुट अमाउंट 2, 5, 10, 50 या जो भी आपको रखना है ना। ठीक है, बट ये तरीका हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे क्या है, आपके सीन की जो लाइटिंग है वो बैकग्राउंड से मैच होती नहीं, इसलिए हम इसको या तो फोटोशॉप में करते हैं या फिर हम कोई HDRI यूज़ करते हैं और उसी कोई लाइटिंग सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, बट ये भी एक तरीका है इन केस अगर आपको करना हो कोरोना के अंदर। ठीक है, ये स्पेशली कोरोना के अंदर है, बाकी हो सकता है वीरे में भी हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट कोरोना के अंदर ये ऑप्शन मौजूद आपका होता है। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये रहा आपका रोटेशन, ये रहा, सॉरी मैंने इसको स्फेरिकल कर दिया, स्क्रीन पर करें। ओहो, W रोटेशन नहीं करना मुझे। ठीक है, U और V ऑफसेट के साथ थोड़ा सा प्ले कर लो। अच्छा, ये सिंगल इमेज है तो ये मेरे हिसाब से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बट आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई दूसरा मैप चाहिए तो यहाँ पर लोड मैप करें और कोई दूसरा यहाँ पर लगाने की कोशिश करें, जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है,
ओके, अकॉर्डिंग टू द लाइटिंग, ये ज़रूरी है ना। ठीक, बट अभी फ़िलहाल को मैं ये ऑप्शन को अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, तो इसको हम यूज़ नहीं करते, हम बाय डिफ़ॉल्ट जो कोरोना स्काई है उसको यूज़ करते हैं। ठीक, रेफरेंस इमेज मेरी कहाँ गई, ये रही। ठीक, दूसरा यहाँ पर मेरा जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं वापस जाता हूँ कैमरा, यहाँ पर रेंडर सेटअप, कैमरा, टोन मैपिंग, और इसका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक, ओके, है ना। दूसरा एक चीज़ और मैंने इसमें नोटिस की है कि इसका जो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है सन का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम है और स्काई का इफ़ेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, मैं इसको आपको क्लियर करूँगा अभी फ़िलहाल को। तो मैं जो सन की इंटेंसिटी है वो इसको 0.3, एक बार को 0 करके देखता हूँ। ठीक, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सन का जो इफ़ेक्ट है वो कम है, क्योंकि ये डे का सीन नहीं। तो मैं सन को अभी फ़िलहाल के लिए 0 कर रहा हूँ, या आप ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि जो सिर्फ स्काई का इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो मैं सन के इफ़ेक्ट को, क्योंकि सन का इफ़ेक्ट क्या है कि टाइम के साथ बदलता है, जैसे एंगल के साथ बदलता है, इसलिए मैं सन को ऑफ नहीं करूँगा, सन की इंटेंसिटी 0 कर दूँगा। ठीक है, ताकि इवनिंग का फील मेरा बना रहे। ओके, दूसरा एनवायरनमेंट को चाहूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे को ऐसा कोई नीड लग नहीं रही है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए यही रहने देता हूँ। टाइम के साथ हम वो चीज़ करेंगे। ठीक, फाइल को करते हैं हम सेव, कंट्रोल एस। ओके, नेक्स्ट है मेरा कि ये तो हो गया हमारा पहली लाइटिंग, जो हमारी एनवायरनमेंट लाइटिंग है 3ds मैक्स की मदद से। दूसरा लाइटिंग हम कर सकते हैं HDRI बेसिस पे, जो कि हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए सन को करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट ऐड किया था हमने, इसको भी मैं कर देता हूँ राइट क्लिक करके क्लियर। अब मेरा सीन दोबारा से डार्क हो चुका है। ठीक, है ना, HDRI लाइटिंग। तो इसके लिए आपको ये साइट टाइप करना है पॉली हेवन। ठीक है, इस तरीके से गूगल में लिख दें पॉली हेवन। ठीक है, यहाँ पर HDRI पे सेट कर लें, और दूसरा आपका जो सीन है उसमें स्मूथ लाइटिंग है। ठीक है, जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पर जो आप HDRI चूज़ करेंगे, सबसे पहले तो वो आउटडोर की करेंगे, और आउटडोर के अंदर भी बहुत सारी है, नेचुरल लाइटिंग, नेचर, पार्टली क्लाउडी, हाई कॉन्ट्रास्ट, सनराइज, सनसेट, तो जो भी आपको सूटेबल लगे। आप चाहें तो सनराइज़ और सनसेट पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको ये इफ़ेक्ट देख लीजिए किस तरीके का इफ़ेक्ट आपका आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो पर्टिकुलरली इस पर क्लिक करें, और जो रेंडर आपको एक दिखाई देगा यहाँ पर, इस तरीके का रेंडर होगा। ये एक यूज़र ने सबमिट किया यहाँ पर कि इस तरीके का रेंडर दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इसमें देख पा रहा हूँ जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो ये इस तरीके की लाइट HDRI हमें यूज़ हो सकती है। इसको आप 4K पर करें क्लिक, और EXR ठीक है, HDR भी ठीक है, EXR भी ठीक है, इसे कर लें डाउनलोड। ठीक है, ये हो रहा है डाउनलोड, फर्स्ट HDRI। दूसरा यहाँ पर आप पार्टली क्लाउडी, ये वाली HDRI यूज़ हो सकती है, क्योंकि क्लाउडी में जो शेडोज़ बनती हैं वो ऑलरेडी स्मूथ ही बनती है। एक इसको देखते हैं हम, इसका रेंडर देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का है, बट ये 3-4 बजे का सीन, क्योंकि इसमें क्या है कि बट ये यूज़ हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। और जो हमारा है वो इवनिंग के टाइम का सीन, तो इसको अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं अवॉइड करता हूँ, और भी मैं HDRI ट्राई करने की कोशिश करूँगा। एक ये है, इसकी जो शेडोज़ हैं वो ठीक हैं, और यहाँ पर जो मैजेंटा टिंट है वो भी आ रहा है ना, जो इवनिंग के टाइम पे आती है ना, जो पिंक कलर की और थोड़ी ये इस तरीके का जो लाइटिंग होती है वो इसमें आ रहा है। तो मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ 4K में। ओके, ठीक,
है ना। मैं हर प्रोसेस को आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका वर्कफ्लो पता लगे कि इतना ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है। दूसरा इवनिंग की ये HDRI है और इसका बैकग्राउंड भी ठीक है, हमारा यूज़ हो सकता है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। रेंडर इसका ठीक है, इसको भी एक बार डाउनलोड किया जाए ना। हम ट्राई कर करके देखेंगे कि किससे कैसा इफेक्ट आ रहा है। फार्म, ये अगर आपको कोई गांव के घर का सीन बनाना हो तो ये आपकी HDRI बेस्ट रहेगी। उस केस में आप इसको 4K नहीं 8K या 16K पे यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, एनवायरनमेंट की तरह भी यूज़ हो। ओके, और यहाँ पर आप इसका रेंडर चेक करेंगे तो इसकी जो शेडोज़ हैं ये भी आपकी स्मूथ है। तो एक बार को इसको हम लाइटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। बैक प्लेट हम दूसरी लगा लेंगे, ठीक है। तो 2K पे ही रखता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसको सिर्फ हमें लाइटिंग के लिए यूज़ करना है। और भी हमारी HDRIs एक दो और चेक कर लेता हूँ मैं, दैट्स इट ना। आप भी चाहें तो जो आपको लगे वो आप ट्राई करके देखिए ना। हमारी विजुअलाइजेशन की फील्ड है, तो विजुअलाइजेशन जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। ओके, ये रहा रूरल विंटर। एक पर्टिकुलर HDRI पता नहीं क्यों मुझे मिल नहीं रही। वो मेरा क्या है कि बैकग्राउंड का सीन उससे बहुत परफेक्टली मैच हो रहा था, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और पिछली बार जब मैं देखा था तो मिल गई थी मुझे, है ना। थोड़ा सा ट्राई और कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है इससे लाइटिंग थोड़ा अच्छा मैच हो जाएगी। ये तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक आई थिंक ये वाली थी, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड के हाउसेस हैं ये इसमें थोड़ा सा बेटर लाइटिंग है, ठीक है। एक बार को मैं इसको 4K में रखता हूँ, ठीक है, और बल्कि इसको तो मैं एक बार को 8K में भी रख सकता हूँ, बट 8K 235 MB की, जो कि बहुत ज़्यादा रेंडरिंग टाइम, तो 4K मेरी ठीक है, 63 चलेगा, है ना। ये ध्यान रखें जितना ज़्यादा आप HDRI का साइज़ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो आपकी रैम कंज्यूम करेगी, जो कि आपका रेंडर टाइम भी बढ़ाएगी। दूसरा, अगर आपके पास रैम कम है तो फिर आप ये समझ लीजिए आपका सीन सिर्फ रेंडर होता रहेगा, होगा नहीं। आई मीन टू से कि रेंडर पास आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है, तो वो रैम की प्रॉब्लम होती है, रैम आपका कम पड़ जाती है रेंडर करते टाइम। ओके, इन HDRI को मैं करता हूँ शो इन फोल्डर, और इन सभी को हम कर लेते हैं अपने फोल्डर में सेव। PTS2 HDRIs, ठीक है ना। इनका प्रीव्यू तो दिखेगा नहीं क्योंकि HDRI फाइल है। ओके, ये मेरा सीन कंप्लीट हुआ, सॉरी मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम हमारी HDRI लाइटिंग की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से हमारा HDRI में लाइटिंग करते हैं, ठीक। इसके लिए आप जाएंगे रेंडर सेटअप, है ना, सीन, ये मैं इंटरेक्टिव ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड ये चीज़ दिखती है। इसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा है सीन एनवायरनमेंट, इसको आप कर लीजिए सिंगल मैप, और यहाँ पर आप करा लीजिए वही जो HDRI हमने डाउनलोड की थी उनमें से एक लोड। HDRI और फर्स्ट वाली मैं काम करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, है ना। और आप देख सकते हैं ये 32 बिट चैनल पे सपोर्ट रहती है, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ ओके, ठीक। इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं ऑन, तो ये HDRI का आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है किस तरीके से होगी, ठीक। अब मुझे इसका जो इफेक्ट है वो कंट्रोल करना है ना। वैसे तो मुझे ये देखते से ही लग रहा है ये HDRI मेरी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो पिंकिश टोन है वो बहुत ज़्यादा है। बट प्रोसेस हम समझते हैं पहले।
तो मैं M फॉर मटेरियल एडिटर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आइकन, ठीक है। इस HDRI को मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ एज एन इंस्टेंस, ठीक है। और इसका जो आउटपुट अमाउंट है वो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 3, 4, 5, ठीक है ना। बट ये मेरे को ऑलरेडी पता लग गया है ये देखते से ही कि ये HDRI मेरी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लोड मैप पर करता हूँ क्लिक और दूसरी HDRI को देखते हैं कि वो क्या रिज़ल्ट मेरा दे रही है। दूसरी HDRI का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से, है ना। इसकी शेडोज़ तो स्मूथ ही है और इसका आउटपुट अमाउंट मैं और बढ़ा देता हूँ, 10 करके देखता हूँ, ठीक है। 10 में बहुत ज़्यादा हो गया है, 5, ओके। और इसका रोटेशन जो है एक बार उसको भी थोड़ा प्ले कर लेते हैं 10, ताकि ये जो पीछे का एनवायरनमेंट है वो रोटेट हो जाए। 20, 30, है ना। इसके रोटेशन से क्या है, इस पर जो लाइटिंग का इफेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज होगा, आप थोड़ा गौर कीजिएगा इसमें। अभी देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके की लाइट आ रही है। अगर मैं इसको 100 या कुछ अलग करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइटिंग है वो भी बदल गई और पीछे का बैकग्राउंड है वो भी बदल गया। ये आपको अभी नज़र आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट विजिबिलिटी को एक बार को, ठीक है, अभी आपको नज़र आएगा क्या हो रहा है, ठीक। रोटेशन को मैं करता हूँ 20, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस फेस पे थोड़ा सा अपनी आंखें टिकाए रखिएगा। 30, 40, 100, 120, 150, है ना, 200। तो इस पर क्या है, अलग अलग जो फेस हैं इन पर लाइटिंग का इफेक्ट चेंज हो रहा है ना। तो मैं ये इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है कि मेरे जो हाउस है उसमें कहाँ किस तरीके की लाइटिंग हो रही है। यहाँ पर जो लाइटिंग हो रही है उसकी वजह से ये जो फेस है ये आपका हाईलाइट हो रहा है। आपको अगर ये फेस हाईलाइट करना है, अब ये आपके सीन के ऊपर है कि कहाँ पर आपके सीन की एंट्री है और कौन सा पार्ट आपको हाईलाइट करना है। ये आपका एक खुद का एक एस्थेटिक सेंस है कि आप किस तरीके का ये रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, ठीक। 100, है ना। वैल्यू चेंज करते रहें और साथ में देखते रहें कि आपके हाउस में कहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना, लाइट कहाँ पर ज़्यादा आ रही है और कहाँ पर शेडोज हो रहे हैं, ओके। तो मैं इसके हिसाब से चलूँगा। तो इसमें जो मुझे अभी नज़र आ रहा है वो ये है कि ये वाला पार्ट है ये इफेक्ट हो रहा है, मतलब ये हाईलाइट हो रहा है और दूसरा ये भी हाईलाइट हो रहा है, ओके, ठीक है। 100 आई थिंक ठीक है। मैं एक बार फिर से 10 करता हूँ। 20, 30, 50, 60, 80, ठीक है ना। यहाँ पर लाइट आ गई है और यहाँ पर डार्क है, कोई इशू नहीं है, ये मेरा सेट है, ठीक। एक HDRI तो मेरी ये सेट हो चुकी है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दूसरी HDRI लोड कराता हूँ जिसको मुझे एक्सपेरिमेंट करना, ये वाली, ओके, ठीक है ना। इस HDRI को मैं यहाँ कर देता हूँ इस वाले स्लॉट में लोड ना। कुछ लोगों को हो सकता है अभी ये प्रोसेस में थोड़ी तकलीफ हो रही हो समझने में, बट क्या है, आप स्टेप्स थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझने की कोशिश कीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। बाकी अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आई थिंक बताने की ज़रूरत इतना है नहीं, ठीक है। और ये वीडियोस मैं एक्चुअली बिगिनर सोच के ही बना रहा हूँ कि आप बिगिनर होंगे, इसलिए इंटरमीडिएट के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है, बट इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की उन्हें ज़रूरत लगती नहीं, ओके। ये जो मैं अगर इसका इफेक्ट दिखाऊं आपको तो यहाँ पर क्या है कि ये ग्रास फील्ड की वजह से यहाँ पर जो लाइटिंग होगी, ये जो फेस आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रीन इफेक्ट नज़र आए। अगर मैं ये HDRI लोड करा के देखूँ आपको यहाँ पर एज एन इंस्टेंस, तो यहाँ पर जो फेस है उसमें क्या है, ब्लूनेस ज़्यादा आ रही है,
जबकि इस HDRI की वजह से जो इफेक्ट है वो ग्रीनिश में आ रहा है। जब आपको फील्ड का कोई हाउस रेंडर करना हो तो आप HDRI को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं और इसको व्यू इमेज करके देखूं तो आप देख सकते हैं ये ग्रास फील्ड की है। इसकी वजह से क्या है, जो लाइट बाउंस हो रही है वो ग्रीन कलर की लाइट बाउंस हो रही है, जो कि हाउस में इस तरीके से ग्रीन हो रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि HDRI का जो कलर है वो आपके रेंडर के जो आपका हाउस है उसके रेंडर पे इफेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके की लाइटिंग का है ना। ये बहुत सारे लोगों को समझ में आता नहीं है कि किस तरीके से आपकी लाइटिंग कंट्रोल होती है या किस तरीके से लाइट वर्क करती है, जो बाउंस लाइट है खासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, है ना। तो ये मेरा HDRI वर्क करेगा नहीं। मैं इसकी जगह दूसरा मैप लोड कर लेता हूँ, ये रहा, जो कि मैंने स्पेशली यूज़ किया था। ठीक है ना। बट इसमें जो कलर है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। ठीक, तो मैं इसका सैचुरेशन यहाँ से कम कर, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें करूँ इसमें मैं करूँगा क्लिक, कोरोना कलर करेक्ट, कीप ओल्ड मैप एज सब मैप, ओके, है ना। ये कोरोना कलर करेक्ट आ चुका है यहाँ पर। और जो आपका मैप था जो ऑलरेडी आपने लोड किया हुआ था, ये इसके इनपुट में ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि हमने इसको कीप किया था, है ना। इस पर आपको वापस जाना हो तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये आप वापस आ चुके हैं, है ना। और जो हमारा कलर करेक्शन पे वापस जाना हो तो ये गो टू पेरेंट कर दीजिए, तो यहाँ पर चले जाएंगे। इसका एक्चुअली क्या है कि स्लेट मटेरियल एडिटर में ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ क्लियर, बट कोई इशू नहीं है। आज हम थोड़ा सा ढंग से कॉम्पैक्ट को भी जान ही लेते हैं। कोरोना कलर करेक्ट, इसका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर सैचुरेशन पर आप क्लिक कीजिए और इसको माइनस में कर लीजिए, -0.1, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, इसको आपको दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये कोरोना कलर करेक्ट है, यहाँ पर लोड नहीं है, तो इसको आपको दोबारा से लोड करना पड़ेगा। हुआ नहीं, रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। सैचुरेशन -1 करके देखता हूँ, -1 में पूरा सैचुरेशन गायब हो चुका है। ठीक है, बट मेरे को पूरा नहीं गायब करना, मुझे थोड़ा सा कर, -0.5, -0.2, ओके। थोड़ा सा कलर के टिंट पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ब्लूइश टोन है। अगर मैं इसको -1 करूँगा तो ये इसकी जो ब्लूइशनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, एनवायरनमेंट जो इवनिंग का सीन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं इसको -0.1 पे रखता हूँ, या -0.2। 0 पे क्या होता है, -0.2, ठीक है ना। ब्लूइशनेस भी, और मतलब जो वार्म और कूल का मेन इफेक्ट है वो बैलेंस करना है आपको, दैट सिंपल। वाइट बैलेंस क्लियर कर, वाइट बैलेंस से खेलना है आपको। 100 बातों की एक बात, है ना, ठीक, ओके। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये बाउंसिंग हो रही है, ये वाले कलर की यहाँ पर जो बाउंस हो रही है, ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस कलर से टकराने की वजह से आ रहा है। बट हम एक्चुअली HDRI यूज़ कर रहे हैं, हम सन और कोरोना स्काई को यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, ये बाउंसिंग बहुत कम होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोरोना स्काई क्या है कि बाउंसिंग को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, जबकि HDRI लाइटिंग होती है उसमें मेनली जो इफेक्ट आता है ये बाउंसिंग का, वो आपका HDRI टेक्सचर का जो कलर है उसकी वजह से आता है ना। थोड़ा सा इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। इसलिए क्या है, कभी कभार हम मटेरियल ओवरराइड्स का भी यूज़ कर लेते हैं, बट मैं उस चीज़ को अभी छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एक सेशन में ये चीज़ कवर कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। ये चीज़ है, एक सेटअप मेरा इसका हो गया और दूसरा सेटअप मेरा कोरोना सन का और स्काई का हो गया। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ दोनों में से जो मुझे जो बेस्ट लगेगा वो मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अभी कोरोना सन और स्काई का मैंने अभी लोड नहीं किया है, अभी ये HDRI का हम रखते हैं। ठीक है ना। एक चीज़, चलिए ये तो ठीक ही है ना, मैं इसको करता हूँ स्टॉप
और एक बार कोरोना सन को बस लगा के छोड़ देता हूँ और इसकी इंटेंसिटी वगैरह सब बंद कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि उसको ज़रूरी है वो लगा के एक बार चेक करना। फ्रंट व्यू में जाता हूँ और इसकी हाइट थोड़ी सी कम ही रखता हूँ ताकि हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद रहें। अगर HDRI का इफेक्ट अच्छा लगता है तो HDRI कर लें, और हमें स्काई का लगता है तो स्काई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कोरोना स्काई एनवायरनमेंट, यस, ठीक है ना। और इसका इंटेंसिटी हमारा था 0. को सन को ऑफ कर देता हूँ। इंटेंसिटी भले ही मेरी 0.2 या जो भी रहेगी, बट सन को मैंने फ़िलहाल के लिए ऑफ किया हुआ है। यहाँ पर आप रेंडर करके देखेंगे तो आपको सन का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सन को ऑन से ऑफ कर दिया है। दैट सिंपल है ना। दूसरा, आपको कोरोना सन का भी इफेक्ट नज़र नहीं आ कोरोना स्काई का इफेक्ट है वो भी नज़र नहीं आएगा, जो कि रेंडरिंग में होता है, 8 प्रेस करने पर आता है, ठीक। यहाँ पर ऐड करता हूँ, और ये हो ही गया वो एक्चुअल में। कोरोना स्काई ऐड हो चुका है। इसको मैं एनवायरनमेंट के स्लॉट में पटकता हूँ, यहाँ पर पटकता नहीं, रखता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी HDRI लगा देते हैं, जो कि हमने अभी कलर करेक्ट की थी पहले, ठीक। अभी मैंने किया क्या है, ये शायद थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं होगा। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि दोबारा से कोरोना सन और स्काई को सिर्फ लगा के छोड़ दिया है, उनको ऑफ कर दिया है, ताकि इनकेस अगर मुझे थोड़ा सा लगे कि उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो वो चीज़ भी मैं प्ले कर सकूँ साथ में, ठीक है। तो एक फ़ायदा होता है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा जब यूज़ करूँगा तभी। अदरवाइज़ आप HDRI को यूज़ करें, ठीक है। दूसरा, इसकी डायरेक्ट विजिबिलिटी को मैंने फ़िलहाल टेम्परली ऑन किया था, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये रही, ताकि मेरा बैकग्राउंड का व्यू सेट रहे। एक छोटा सा काम और मैं प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्ले करने का बहुत शौक है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कॉपी, है ना। इसे करते हैं आइसोलेट, और यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट, अच्छा ये स्टेप जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए आप चाहे तो करें, चाहे तो ना करें, ठीक है ना। मैं सिंपली इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ये चीज़ का, ठीक है। डायरेक्ट विजिबिलिटी ऑन, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, इसको करने की किसी को नीड नहीं है, बट मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा बताने के लिए बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो चाहे तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कोरोना कलर करेक्ट, इसको इसमें मैं फिर से इंस्टेंस करता हूँ, ठीक है, बट इसकी मैंने यहाँ पर कॉपी ली, इस पर क्लिक करते हैं, इसको हम करते हैं डोम मोड में, ठीक है। डोम की जो रेडियस है 100 या 200, ठीक। अभी फ़िलहाल को करते हैं। कैमरे की हाइट 5 फीट, या अंदाजे से मैं 10 फीट रख लेता हूँ, मुझे नहीं पता कैमरे की हाइट हमने क्या ली है, 10, 15, ओके। दूसरा, इसका रोटेशन चेक करते हैं, ठीक। ये मैं बैक प्लेट बनाने के लिए कर रहा हूँ, हम ये प्रोसेस बैक प्लेट के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए थोड़ा सा एडवांस वर्क फ्लो है, बट प्लीज़ एक बार इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर आपको पता नहीं लगेंगी तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेडियस 200 है, कैमरे की हाइट ठीक है, ओरिजिन इसका अभी ठीक ही है फ़िलहाल को। ओरिजिन कहाँ रखते हैं हम इसको, एक बार मैं HDRI को एनालिसिस कर लेता हूँ कि इसको हमें कहाँ रखना है। व्यू इमेज यहाँ पर, ठीक है, अंदाज़न यहाँ रख सकते हैं हम इसको,
ठीक है। W तो अचंबा हो रहा है यार, तो फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन तो शो कर ही नहीं रहा। अच्छा, लोकल व्यू पोर्ट में सेट है इसलिए वर्ल्ड व्यू पोर्ट, ठीक है ना। तो मैं कैमरे की पोजीशन चेक कर लेता हूँ, कितना है, -26 -101। और इसको कर लेते हैं, ठीक है। और इस बार हम देखते हैं कि ये किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है ना। दूसरा, इसकी जो रेडियस है वो उसके साथ हम प्ले करते हैं थोड़ा सा, 100 या 300, एक छोटे से पार्ट से ही पता लग जाएगा, है ना। इसका ऑब्जेक्ट का ओरिजिन गलत है एक्चुअली। मैं सोच रहा था कि हमारे सीन के हिसाब से मिल जाता तो बेटर रहता, बट कोई ना। 500 या 50, ये भी नहीं चलेगा। 100, ओके। इसकी जी वैल्यू जो है 4 नहीं रहेगी। कैमरे की हाइट ये ठीक है। इसकी जो रेडियस है, अब हमारे पास ज़्यादा प्ले करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो कैमरे की जो हमारी HDRI थी वो अदरवाइज़ हमारी इस तरीके का इफेक्ट शो करने लगेगी, ठीक। ये डिपेंड करता है, जो डोम हमारी लाइटिंग होती है एक्चुअली क्या है, बैक प्लेट के लिए किया जाता है, बट हमारे पास अभी क्या है, जो शूटिंग हुई है, अगर मैं इस इमेज को दिखाऊं तो ये HDRI बहुत पास से शूट हुई है, और मैं चाह रहा था थोड़ा बैक के जो हाउस है उस तरीके का इफेक्ट आ जाता है, इसमें तो बेटर था, ठीक है। इसलिए इसकी रेडियस जो है वो मुझे कम ही रखनी पड़ेगी, है ना। अगर ये HDRI दूर से शूट होती तो बेटर रहता। ये सारे ऑप्शंस एक्चुअली कैमरे के ऊपर डिपेंड करते, ठीक। 200, मेरा बस पर्पस सिर्फ आपको बताना था कि ये भी आपको इफेक्ट करने को हो सकते हैं। ये रहा बैक साइड में ये एनवायरनमेंट, बैक प्लेट, ठीक। अच्छा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ हैक, 200 की जगह 250, ओके, है ना। इसका पर्पस क्या है कि हमारा जो हाउस के पीछे का जो एनवायरनमेंट है उसमें हमें कोई मेहनत ना करनी, है ना, जो पीछे है। अदरवाइज़ क्या है, हमें हाउस बिल्ड करनी पड़ेगी, ओके। वो भी हम कर सकते हैं, बट एक बार को अगर इससे हो जाता है तो क्यों हम अलग से मेहनत करनी, है ना, ठीक। बट इससे हो नहीं रहा है, क्योंकि जो कैमरे से जो HDRI शूट हुई है वो बहुत क्लोजअप हुई है। ये अगर दूर की HDRI होती, आप चाहें तो इनमें से कोई दूसरी HDRI डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर HDRI, और जो दूर की HDRI हो, जैसे कि ये हो गई, बट इसमें हाउस नज़र नहीं आ रहा है। मेरा जो मेन था वो ये था कि वो जो मैंने अभी HDRI मेनली देखी थी, एक बार को ये यूज़ हो सकती है, बट ये यूनिवर्सिटीज़ का सीन है पीछे का ना। एक बार को इसको मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस क्या होती है, डाउनलोड कर लेते हैं इसे। फोल्डर डाउनलोड हो रही है एक्चुअली ये, और हो जाए तो रिफ्रेश करते हैं, ये हो गई Ctrl+X, ठीक है। तो हम एक कोई खाली स्लॉट ले लेते हैं और उसमें हम कर देते हैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप,
एक्चुअली एज अ मटेरियल आई है, कोई इशू नहीं है। इस मटेरियल को मैं इसमें वापस ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ एज एन इंस्टेंस, ठीक ना। चलिए, और इसको हम कर लेते हैं 3ds मैक्स में। थोड़ा सा क्या है, इस बिट मैप को इसमें कर लेते हैं एज एन इंस्टेंस। कोरोना कन्वर्टर, अच्छा ये चीज़ हर एक के लिए नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ये चीज़ एडवांस वर्क फ्लो है। इसलिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके सर के ऊपर से जा रही हूँ, बट थोड़ा सा आप गेन करने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है ना। मैं वीडियो को इसलिए लंबा कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉलेज क्या है आपको कोई हो सकता है देना, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती कि आखिर हम रेंडर इंजन को फुल्ली यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो इसलिए क्योंकि आपके सीनियर्स ने वो चीज़ आपको कभी बताई नहीं, या हो सकता है उन्हें भी पता ना हो, ठीक। इसमें भी मैंने डोम मोड किया हुआ है, इसकी रेडियस में इंक्रीज़ करता हूँ। अब मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ मेरी वर्क करेगी, ठीक। 150, ओके, 200, यस, ये मेरे को उम्मीद जगा रहा है कि ये चीज़ काम कर सकती है, ठीक। अच्छा हाँ, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये HDRI थोड़ा सा दूर से शूट हुई है ना, इसलिए इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो इतने पास में नहीं आ रही। ये डिपेंड करता है कि आपका जो HDRI में जहाँ कैमरा रख के आपने कितनी दूर की बिल्डिंग्स के फ़ोटोज़ ली है ना। ये जो HDRI है ये कैमरे से ही ली जाती है। एक 360 डिग्री करके एक कैमरा आता है, Insta360, आप अमेज़न पे सर्च करेंगे तो उन HDRI कैमरा से ये HDRI इमेजेस बनती है। खासकर ये हमें तब काम आती हैं जब हमें अपनी बिल्डिंग को रियल प्लेस में रेंडर करना होता है, ठीक है, उस चीज़ के लिए हमें काम आती है। ये मैं किसी दिन और क्लियर करूँगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका जो आउटपुट अमाउंट है वो थोड़ा सा कम है, इसको मैं कर लेता हूँ 3, 2, 2.5, 3, 5, ओके, है ना। ये HDRI परफेक्टली वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं इसकी बैक प्लेट जो है बहुत प्यारी मैच हुई है, जैसा मैं चाह रहा था। अब इसका रोटेशन जो भी है, आप W रोटेशन से आप इसको सॉरी एनवायरनमेंट के रोटेशन इससे इस तरीके से कर, ठीक है ना। तो ये आपकी जो HDRI है वो परफेक्टली वर्क करेगी, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हाउस है वो इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बस ये ग्राउंड प्लेन है, इसमें शैडो कैचर मटेरियल यूज़ कर लेंगे तो ये इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप एनवायरनमेंट में अपने हाउस को ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैंने इसलिए आपको ये चीज़ स्पेशली बताई, ठीक है ना। बाकी तो अगर मैं चाहता तो ट्यूटोरियल को बीच में ही छोड़ सकता था कि मतलब बस पूरी प्रोसेस जो हमारा है वो बता सकता था, बट मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक, ओके। तो ये भी आपके पास कोरोना में मौजूद है ये फंक्शन, ठीक है। हो सकता है वीरे में भी हो, बट मेरा कोरोना को यूज़ करने का पर्पस ये रहता है कि हमारी सारी आर्किटेक्चरल नीड को कोरोना बहुत अच्छे से समझता है और वर्क फ्लो इसका बहुत ईजी होता है, ठीक है। इसलिए मैं कोरोना को यूज़ करता हूँ, सॉरी है ना, ओके। अगर मैं इसके कैमरे में दिखाऊं तो ये चीज़ इस तरीके से कर रही है, और इसको अगर मैं और भी अगर क्लियर करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। मटेरियल एडिटर में जाके इसकी रेडियस को और भी प्ले कर सकते हैं, ठीक, 230, 100, ओके, ठीक है। बट ये ठीक है मेरे हिसाब से 100 या फिर 120, है ना। ये थिंग डिपेंड करती है कि जिस बंदे ने ये HDRI शूट की है वो किस डिस्टेंस से शूट की, 130, 140, 150 और आई थिंक 170 में ये बिल्डिंग
स्ट्रेट हो जानी चाहिए। 180, 190, दैट्स इट। ओके, 200, ओके। और इस HDRI में लेंस डिस्टॉर्शन भी है थोड़ा सा, वो फोटोशॉप में हमें करेक्ट करना पड़ेगा या फिर किसी HDRI सॉफ्टवेयर में। इसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है वो थोड़ी टिल्टेड नज़र आ रही है, जबकि ये बिल्डिंग है वो मेरी स्ट्रेट हो चुकी है ना, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, बट आज के लिए इतनी डिटेल काफ़ी है आई थिंक, है ना। ओके, और इसी को मैं एज अ एनवायरनमेंट मैप भी यूज़ कर सकता हूँ। एक मल्टी मैप कर लेते हैं हम, सिंगल मैप से काम चलेगा नहीं, मल्टी मैप। ठीक है, 2 मैप इसमें, ठीक है। इंस्टेंस, ठीक, 0, और इसको भी लोड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है, चलो भाई आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिंगल मैप में ही कवर करते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस से था, जनरली हम इतना ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं, बट आप चाहें तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस HDRI को देख लेता हूँ एक बार को कि हमने यही चीज़ यूज़ करी थी। ये तो हमारा स्काई का था, व्यू इमेज, ये ग्रास फील्ड, और ये कोरोना कलर करेक्ट। इसका जो टेक्सचर है वो देख लेता हूँ मैं, इमेज, है ना। तो इस वाली HDRI को मैं लोड कर लेता हूँ यहाँ पर एज एन इंस्टेंस, ठीक। एक्चुअली वो ऑलरेडी लोडेड है। मैं डायरेक्ट विजिबिलिटी को करता हूँ और ये ओवरराइट को करता हूँ बंद, ठीक है ना। बैकग्राउंड में हम एक काम करेंगे, वो चीज़ फोटोशॉप में है। अगर मैं इस इमेज पे भी थोड़ा सा गौर करूँ तो इस इमेज में आपको पीछे बहुत ज़्यादा ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है ना। और जबकि अगर इतना ब्राइट अगर मेरा बैकग्राउंड होता तो उसका इफेक्ट मेरी ये हाउस पर भी आता, बट हाउस पर जो इफेक्ट आ रहा है लाइटिंग का वो बहुत डल है ना। क्योंकि आप देखेंगे अगर इतना ब्राइट स्काई होता है तो ये जो हमारा कलर होता है वो, मतलब ये हमारी जो डार्कनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती ना। तो इससे मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि ये चीज़ इन्होंने फोटोशॉप में की। उसका कारण भी ये है कि यहाँ पर जो ये ब्राइट स्पॉट है इसकी वजह से ये जो रूफ का पार्ट है वो हमारा हाईलाइट हो रहा है ना। ये रेंडरिंग की एक्चुअली क्या है, ये आर्टिस्टिक फील होती है कि आपको किस पार्ट को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने एक शेडो क्रिएट कर दी और पीछे जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे बैकग्राउंड से लाइट नहीं आती किसी हीरो के पीछे, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में आई थिंक क्या बोलते हैं, जो जब आपको किसी पर्टिकुलर हीरो को ऐसा हाईलाइट करना होता है कि तो हम क्या करते हैं, पीछे से एक लाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है यार, इसको नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं उसको नेट पे आपको सर्च करके बता देता। टाइप लाइटिंग, लाइट सेटअप, 3 पॉइंट लाइटिंग में एक होता है, हाँ, बैक लाइट, ठीक है, बैकलाइट फोटोज, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का जो इफेक्ट आता है, जिसकी क्या है, पीछे ग्लो होता है और यहाँ पर शेडोज होती है, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें एकदम से हाईलाइट होती है ना। ये जो इसका जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है ना। तो इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए इन्होंने यहाँ पर जो पीछे स्काई है उसको बहुत ज़्यादा ब्राइट किया हो, जो कि फोटोशॉप में कंपोजिट किया है ना। ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल रियलिस्टिक ही बनानी हो।
कुछ चीज़ें हम क्या होते हैं थोड़ा सा अपनी तरफ से फील ऐड करने के लिए वो चीज़ करते हैं, ठीक है, जो कि करेक्ट है, मेरे हिसाब से वो चीज़ करेक्ट है ना। इसलिए इस इमेज में क्या है, ये चीज़ आपका जो ये प्रूफ है वो हाईलाइट है ना। ये आर्किटेक्ट का अपना एक व्यू होता है। आई होप कि वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ, है ना। इसके लिए एक यूट्यूब चैनल भी है आई थिंक, जो ये चीज़ क्लियर करता है, पीटीएस कैट एक्सपर्ट। अब हम दोबारा से इस वाले व्यू पोर्ट को लॉक कर देते हैं ताकि इसमें हम वर्किंग कर सकें, ठीक है। ये हम रोटेट कर सकें और ये हमारा वही चीज़ रेंडर, ठीक। अब मुझे जबकि पता है कि पीछे मुझे एनवायरनमेंट ये रखना नहीं है, तो मैं उस तरीके का ही एक स्काई हल्का फुल्का ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना, ठीक। हमें ये डिसीजन लेना होता है कि ये चीज़ हमें करना है या नहीं करना, और इसमें मैं लोड कर लेता हूँ वही कोरोना बिटमैप। पीछे का इस तरीके का कोई भी एनवायरनमेंट ले लेता हूँ मैं, नेट से ही डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको भी दिख जाए। हो सकता है आपको लगे कि सर के पास तो पहले से ही लाइब्रेरी है, मेरे पास तो है ही नहीं। स्काई ब्राइट इवनिंग, थोड़ा सा क्या ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली इवनिंग की वजह से उसमें। अच्छा एक काम करते हैं ना, पॉली हेवन पे भी मिल सकता है ये चीज़। ये रहा, इस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए मुझे, राइट, क्लियर, ये रहा। ठीक है, थोड़े थोड़े जैसे क्लाउड नज़र आ रहे हैं इसमें, ये काम कर सकता है, बट ये एक्चुअली स्टॉक फुटेज है तो ये मुझे अनुमति नहीं देंगे इसको यूज़ करने, कोई इशू नहीं। मैं वेक्टर इजी से भी कर सकता हूँ ये चीज़, वेक्टर इजी पे पता नहीं, फ्री डाउनलोड, ठीक है ना, ये भी ठीक है। ये आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। बहुत सारी चॉइस हैं आपके पास, आप ढेर सारी चॉइसेस में से जो चॉइस आपको अच्छी लगे वो कर लीजिए। कलर करेक्शन का कोई इशू नहीं है, वो हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है। जैसे आपको ये ब्लू कलर इसके बराबर में करना है तो वो कोई इशू नहीं है, हमें सैचुरेशन और कलर करेक्शन हम कर सकते हैं फोटोशॉप या मैक्स के अंदर ही। बस आप ये देख लीजिए क्लाउड का जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा है, और किस तरीके के क्लाउड्स। ये कर लेता हूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है ना। थोड़ा सा इवनिंग का फील भी आ जाएगा, बट ये क्या ब्लर हो रहे हैं, आई थिंक ये ठीक है। ये तो चाहिए नहीं भाई। ये मैं यूज़ इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये डायरेक्शनल क्लाउड है, ये ऐसा लग रहा है जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है जबकि हमारे हॉरिजॉन्टल, ओके। बट नहीं, उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक काम कर, इसको कर लो फिलहाल के लिए, है ना, और इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। जॉइन प्रो, डोंट वांट टू सब्सक्राइब, लो, इसमें भी मुझे प्रो डाउनलोड ही करना पड़ेगा, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और गूगल पर इमेजेस सर्च कर लेते हैं, पेस्ट, ठीक, फ्री पिक,
या अडोबी या iStock PNG ट्री। इसलिए ये चीज़ मैं पहले से रखता हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या है कि हमें या तो फोटोशॉप में बनाना पड़ता है ये चीज़, या फिर इस तरीके से ढूंढना पड़ता है। ठीक है, मैं एक्चुअली रियल में ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। ठीक, चलो छोड़ो, एक काम करो, पॉली हेवन में ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी। पॉली हेवन, ये रहा टेक्सचर्स, या और चीज़ थी एक साइट, कौन सी थी जो चीज़ मुझे बता, चलो ठीक है ना। एक्चुअली मुझे क्या है, नेट पे सर्च करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए वो टाइम बचाने के लिए हम ये क्या करते हैं, पहले से ही वो चीज़ यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए इजीली, बट क्या है कि मैं इसलिए स्काई और ये सारे जो टेक्सचर हैं वो सारे पहले से ही रखता हूँ, ताकि हमें काम करते समय वो चीज़ ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं ये सारे जो क्लाउड और ये सारे टेक्सचर पहले से ही लोड करके रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ इस बात को कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, है ना। आप चाहें तो अपना कलेक्शन खुद बना सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ठीक रहेगी। ये आई थिंक मैच करेगा। ठीक है, फिलहाल को इसको कर देते हैं हम ओपन। ठीक, मटेरियल एडिटर, इसको कर लेते हैं लोड, किसी स्लॉट में लोड कर लीजिए इसको एज एन इंस्टेंस। का मैपिंग जो है वो कर लीजिए आप, या तो स्क्रीन कर लीजिए, है ना, स्क्रीन ठीक है। ओके, साइज वगैरह आप देख लीजिए जो भी लगे आपको, और इसका आउटपुट अमाउंट, ये चीज़ आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं कि ये चीज़ आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें। क्लिक करें, कोरोना कलर करेक्ट, है ना। आप एक बार प्रोसेस को समझ गए, इसके बाद फिर आपको पता होता है कि किस तरीके से चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है ना। पहली बार में आपको मेरी वीडियो देखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ होगी। बट जब आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आई थिंक कि वो आपको उतना ज़्यादा लगेगा नहीं। ठीक है, कोरोना कलर करेक्ट, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहले वीडियो आप आराम से देखिए और फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो कीजिए। सैचुरेशन 0, अच्छा ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी को मैं यहाँ पर एज एन इंस्टेंस लोड करा रहा हूँ। आई डोंट नो, ये तो मेरा पहली बार हो रहा है यार। इसको स्टॉप करके एक बार दोबारा से चेक करता हूँ। ठीक है, कभी कभार इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, सैचुरेशन कम करना है मुझे, तो -0.1 -0.3 धीरे धीरे करके नीचे जाइए। कहाँ गया, ये रहा। दूसरा इसका जो कलर है वो हमारा स्काई ब्लू है, यहाँ पर जो है वो ओशियन ब्लू है, तो यहाँ पर इसके ह्यू की वैल्यू को आप चेंज करिए। 2, 3, 10, 20, इधर नहीं हो रहा, -10, -20, ये ग्रीन की तरफ जा रहा है, -5। एक बार चेक करता हूँ मैं, तो ड्रैग करके थोड़ा सा फास्ट, ठीक, ग्रीन हो रहा है, और ये हो गया। और ज़्यादा लगा तो मैं इसको फोटोशॉप में भी कर सकता हूँ। ठीक,
इसलिए मैं ये चीज़ आपको फ़ोटोशॉप में करने के लिए बोल रहा था, इसलिए हम ये चीज़ फ़ोटोशॉप में, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या एडजस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। बट मेरा बताने का पर्पस ये भी था कि हम 3ds Max में भी कर सकते हैं। दूसरा, जब मैं अभी रेंडरिंग करूँगा तो आपको ये बैकग्राउंड में दिखता रहेगा पीछे, इसलिए आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ कुछ सिमिलर चीज़ बन रही है, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा करेक्शन होगा वो हम फोटोशॉप में करेंगे। ठीक है, ओके, है ना। एक चीज़ और, तो यार आज की चीज़ें बहुत हुई। ठीक है, Ctrl+S जी। इसके लिए हमारे पास और भी लाइटिंग के ऑप्शन मौजूद थे, बट एक वीडियो में ये चीज़ कवर कर पाना अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और मैं अब नहीं चाह रहा हूँ कि और ज़्यादा स्ट्रेच करूँ चीज़ को। ठीक है ना, लाइटिंग का मैंने सब कुछ आपको बता दिया, हर एक एस्पेक्ट इस वीडियो में आई थिंक क्लियर हो गया है कि एक्सटीरियर लाइटिंग को आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमारा जो सेक्शन रहेगा उसमें हम करेंगे मटेरियल की प्रोसेस को किस तरीके से हम प्ले करते हैं। ठीक है ना। वैसे तो इसमें जो मटेरियल मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत सिंपल है, जैसे कि ये प्लेन कलर है, ये भी प्लेन कलर है ना। यहाँ पर ऑलरेडी हमने ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट मैप या इस तरीके के टेक्सचर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये ज्योमेट्री में क्रिएट कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमें इतना झंझट इसमें लेने की ज़रूरत है भी नहीं। ये भी प्लेन कलर है, तो इसमें अधिकतर प्लेन कलर ही हैं ना, बट कलर्स हैं बस ऑलरेडी। हाँ, ये ज़रूर आपका टेक्सचर रहेगा, तो ये हमारे सारे टेक्सचर्स हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो टाइल्स है आउटडोर की वो चीज़ करनी पड़ेगी। स्टोन का जो टेक्सचर है यहाँ पर जो दिख रहा है वो रहेगा मेरा। विंडो में हमारी मेटल की फ्रेम रहेगी, वो भी मैं बता दूंगा किस तरीके से करते हैं। और प्लांट्स के साथ तो टेक्सचर ऑलरेडी आता ही है। हाँ, कार का जो ये दिख रहा है आपको इस तरीके से जो शाइननेस आ रही है वो हमारे कारपेंट मटेरियल रहेंगे। नेक्स्ट, ओके, है ना। और दूसरा हमारा जो इंटीरियर में हम, अच्छा इसका मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे बताऊंगा कि आप जब आउटडोर में इस तरीके के जो विंडोज़ के सीन बनाते हैं उसका आप बहुत सिंपली किस तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें पैरेलैक्स मैप्स बोलते हैं। अगर किसी को हो सकता है आइडिया हो तो आप उस चीज़ के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं वो चीज़ भी आपको गाइड कर उस चीज़ का भी आपको बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से है। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा, हमारा जो अभी लाइटिंग है वो अभी परफेक्टली मैच नहीं हुई है, तो उसको हम अभी सीन को पॉपुलेट करने के बाद एक बार और करेक्ट करेंगे, है ना। अभी मैंने आर्टिफिशियल लाइट और बाकी चीज़ें सेट नहीं की, ये हमारी जनरल लाइटिंग है। अब रिफाइन इसको हम और टाइम के साथ करेंगे, जब हमारा और सीन जब बिल्टअप हो जाएगा इसके बाद। ठीक है ना। तो आज की वीडियो बहुत वैसे ही लंबी हो गई है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा हाथ जमाइए इस पर और अपना क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम मटेरियल पे फोकस करेंगे, किस तरीके से मटेरियल बनाते हैं और किस तरीके से सीन में और चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं, इसके बाद क्या है थोड़ा सा हाथ जम जाएगा। बस मुझे क्या, जब तक थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो ब्राइट स्पॉट जो हो रहा है उसकी वजह से ये रूफ मेरी भी हाईलाइट है ना। अदरवाइज अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर शेडो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, ओके, ये चीज़ है ना, जनरल वार्म अप के लिए मैं देख रहा हूँ कि अब क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब मैं अपनी रेफरेंस इमेज ये रही मेरी, इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है ना। उस पर आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक, अब हमारा बचा क्या क्या है। सबसे पहले तो ये इस तरीके का जो हेज है वो बनाना है, मुझे गार्डन डेवलप करना है, एक्चुअली लैंडस्केपिंग करना है।
दूसरा ये बुशेस बनानी है, इस तरीके का यहाँ पर एक ट्री का बंच है वो क्रिएट करना है, इस तरीके के ट्रीज़ लगाने, ये हेज लगानी है बाउंड्रीज़ पे। ये साइड के जो इस तरीके से जो ट्रीज़ हैं वो रहेंगे मेरे, ये ट्रीज़ रहेंगे। दूसरा इसकी या तो मैं एक इमेज लगा सकता हूँ या फिर इसका हाउस का मॉडल लगा सकता हूँ, ठीक है, बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप या तो इसे फोटोशॉप में कंपोजिट कर लें या फिर 3ds मैक्स में भी सिर्फ इमेज लगा के छोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसको एक एमिसिव मटेरियल्स दे दें, सॉरी एमिसिव मटेरियल है ना, एमिशन मटेरियल, कोरोना लाइट मटेरियल या जो भी आपको लगे वो दे दीजिएगा, ठीक है, ओके। दूसरा आपका है कि अब जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, जैसे कि जो पर्टिकुलर किसी एरिया पे फोकस है, ये वाली लाइट हो गई, रूम के अंदर की लाइट्स हो गई, है ना, यहाँ पर जो आपको हेज के नीचे की जो लाइट्स दिख रही हैं जो इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके की जो लाइट्स हैं वो सेट करना आपको बाकी है ना। दूसरा हो सकता है इन लोगों ने यहाँ ध्यान ना दिया हो, तो ये जो लाइट है ना, अगर कहीं की यहाँ नीचे की लाइट होगी वो यहाँ पर इस तरीके से पड़ रही है, हो सकता है ये उन्होंने जानबूझ के किया हो या हो सकता है उन्हें ये ध्यान ना रहा हो, आई डोंट नो, ठीक है। हो सकता है ये वाली लाइट्स हैं वो ही पड़ रही हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर नहीं आ पाएगी ये लाइट, यहाँ स्लैब है इसकी। तो ये लाइट का सोर्स मुझे नहीं पता कि ये क्या है, यहाँ पर भी आ रही है थोड़ी थोड़ी लाइट, में भी हो सकता है ग्राउंड से कोई लाइट प्रोजेक्ट की हो जो इस तरीके से आ रही है ना, वैसे शैडो यहाँ पर बन रही है तो वो लाइट इस तरीके। तो बेसिकली ये है कि जो ये इस तरीके की जो इंडिविजुअल लाइट्स है जो पर्टिकुलर किसी एरिया पे फोकस्ड है, एरिया लाइट बोल सकते हैं इनको, तो इनको किस तरीके से बनाते हैं वो प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये टास्क हमारे बचे हुए है ना, ठीक है। दूसरा आपका पूरा काम बचा हुआ है मटेरियल्स का, तो वो भी करना है। इस वीडियो में आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्क कवर हमारा हो जाए, ठीक है। तो हमें अभी बहुत सारा काम करना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस सीन को हम रखते हैं साइड में और काम पे लग जाते हैं फटाफट, ओके। एक बार इंटरेक्टिव रेंडरिंग कर लेता हूँ क्या चीज़ करना है, ठीक है, ओके स्टॉप, और इसे मैं करता हूँ पर्सपेक्टिव या कोरोना कैमरा में से सी दबा दूंगा तो ये हो जाएगा, ओके, कंट्रोल एस, ओके ठीक, ये हो गया। ये हेज बनानी है, एक्चुअली मैंने पहले से ही सारे जो भी असेट्स हैं लगभग कलेक्ट करके रख लिए हैं ना, ताकि ये इसमें मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ओके। मॉडल्स मैं एक एक करके सारे मॉडल्स इंपोर्ट करता हूँ, है ना। वैसे ये सारे मॉडल्स जो हैं वो आपको इंडिविजुअल अपना कलेक्शन बनाना पड़ेगा, पहली बात ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप अपना कलेक्शन खुद बना कर रखिए, ताकि आप उन्हें बार बार अपने सीन में यूज़ कर सकें, या फिर आप केओस लाइब्रेरी या जो भी आपका सोर्स है वहाँ से आप रख वो चीज़ क्या बोलते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा आई थिंक ट्री है ये साइड का, है ना। और एक दूसरी चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मुझे यही मॉडल मिल जाएगा, है ना, उससे सिमिलर जो भी आपका ट्री रहे, जैसे कि आपका ये देख सकते हैं ये पेड़ जो है वो आपका ट्री, सॉरी इसमें तो इसकी हाइट ज़्यादा है, मैं इसको स्केल कर लूँगा, है ना, बट कोशिश कीजिए कि जिस तरीके का ट्रीज़ आपको दिख रहा है उस तरीके का जो मतलब जो जैसे ये घर आपका अगर अमेरिका में है तो अमेरिका में जिस तरीके के ट्रीज़ आसपास ग्रो होते हैं उस तरीके के ट्रीज़ आपके सीन में लगे हों। अगर आपका मुंबई में है ये हाउस बनना है, उससे क्या होता है ना कि एक सेम टाइप की हार्मनी क्रिएट होती है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो कोशिश कीजिए कि जिस तरीके का आपका घर है, जहाँ का एनवायरनमेंट आपको दिखाना है और जिस तरीके का फील आपको देना है, उस तरीके के प्लांट्स और श्रब्स या ग्रास वगैरह है वो आप उस जैसे दिखाएं, है ना। तो क्या है वो ओवरऑल एक फील क्रिएट करता है कि हाँ भाई, मतलब जो आपका विजुअलाइजेशन का पर्पस ये होता है कि बिलीवेबिलिटी लाना होता है आपको सीन, तभी आ पाती है जब आप उस तरीके की चीज़ें ऐड करते हैं ना जो ह्यूमन उस तरीके की फैमिलियर एनवायरनमेंट से आती। आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा आपको वो चीज़ बता पाया, ठीक है।
ये रहा, ओके, है ना। ट्री की हाइट ठीक है, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम चाहें तो, बट देख लेंगे, ओके। और हमें दूसरा ट्री लगाना हुआ, इन केस अगर ये हमारा वर्क नहीं करता है तो हम दूसरा ट्री भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश कीजिए कि कोई भी जो ट्री हो उसका कद आपके हाउस से ऊपर ना जाए। उससे क्या होगा कि आपके यूज़र्स का जो अटेंशन है वो उस ट्री पे चला जाए, है ना। जिसकी हाइट ज़्यादा होती है ना, हम उस पर गौर करते हैं, जनरल चीज़ है वो चीज़। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो ट्रीज़ हैं उनकी जो हाइट है वो आपके हाउस के ऊपर ना जाए, है ना। अगर आप मल्टी स्टोरी बना रहे हैं तो बड़े ट्रीज लगा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि ये चीज़ ना हो, है ना। वो आपके हाउस को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि उसको ओवर पावर करे। बेसिकली मेरा बताने का ये पर्पस है ना, ठीक है, ओके। और अगर आपको आर्टिस्टिकली उस ट्री को दिखाना है कि भाई कुछ कुछ आर्किटेक्ट होते हैं उस ट्री पे भी फोकस करते हैं, तो फिर वो चीज़ आपके ऊपर है ना। बट बेसिक जो रूल्स हैं वो यही हैं कि ट्रीज़ को आप उतनी ही तवज्जो दें जितनी उस से कि वो आपके हाउस को ओवर पावर करे, ठीक। अब ये हेजेस लगाने हैं तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर ये सेट किया हुआ है, मर्ज ओपन। और एक्चुअली ये पुराना वर्जन है तो उसमें क्या है, मेंटल ट्री के भी ये सेट्स मौजूद हैं, बट कोई इशू नहीं है ना, कोरोना कन्वर्टर से वो चीज़ कवर हो जाती है। इस तरीके की अगर वार्निंग आए तो वो चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा। F4 बंद करता हूँ, ये आपको हैज पूरे तरीके से नजर आ, ठीक है। ये 3 हैजेस हैं, इनमें काम चल जाएगा मेरा। ओके, इनका जो पिवट है वो बॉटम में सेट है ही, है ना। और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ओके। आई थिंक ये 2 यहाँ लगा देता हूँ मैं, और इस वाली को यहाँ, जस्ट कॉपी पेस्ट। टॉप व्यू में जाता हूँ और इनको पीछे शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पीछे साइड थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग नहीं एक्चुअली, ये तो क्या है कि करना ही पड़ेगा ना यार। ओके, टच लग गए मेरे। दूसरा ये प्लांट्स हैं, ये भी आई थिंक मैंने लगाए हुए हैं, देख लेता हूँ। मुझे ये आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ कौन सी है, इसका नाम पता कर लेते हैं। सेटलिस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेटलिस्ट ऑस्ट्रेलिया ये है, ये हो चुका है, ओके। ठीक, ओके। एच भी मेरी हो चुकी है। कर्टेंस अभी लगाने नहीं है, कार इंपोर्ट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा हैवी मॉडल है इसलिए हो सकता है, इसकी लाइट मुझे नहीं चाहिए, चाहे तो आप रखें चाहे तो ना रखें। और ये वीरे में है, ये लाइट सॉरी ये हमारी जो कार है वो वीरे में है, तो कोरोना में सिंपली कोरोना कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। दूसरा इसका जो पिवट है वो सेंटर में सेट है, मुझे इसे बॉटम में चाहिए, तो आप करें अफेक्ट पिवट ओनली, ऑल्ट ए, अलाइन टूल पर करें क्लिक, इसको कर दें Z, मिनिमम टू सॉरी मैक्सिमम टू मिनिमम सेंटर, ठीक है। देख लें जो भी आपका वर्क करे, बट मेरा इसका शॉर्टकट है इसलिए मुझे ये चीज़ इतनी याद रहती नहीं, ओके। शॉर्टकट समय सा टाइम बचा देते, ओके। इस तरीके की मैं लाइट में ये कार ऐड कर रहा हूँ, है ना। सिमिलर एनवायरमेंट सॉरी आपको सिमिलर मॉडल चाहिए, आपको सेम मॉडल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ आपका बिल्कुल सेम ही रहे,
दूसरा, इसका जो इतना सारा इंटीरियर है उसकी भी ज़रूरत है नहीं, तो अगर वो आपका हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा, या सिंपल कार भी आप लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे ये जेड में रोटेट हो रहा है। अगर आप इसको रोटेट करके देखेंगे तो ये जेड में मुझे कितना चाहिए, 90। मैं यहाँ देख सकता हूँ मैं ये इतने में 90 में। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें, 90, एंटर। ठीक, अब मैं आप सेलेक्ट एंड प्लेस टू, और इसको कर ले सेलेक्ट यहाँ पर, W, ये रहे। ठीक है, दूसरा, इसकी ही आप एक कॉपी ले लें। एक्चुअली राइनो में ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, कंफ्यूज हो रहा है ना, इंस्टेंस। इसका भी मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप इसे इंस्टेंस रहते हुए कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, F4 प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा फील आ जाए, Ctrl S, सेव। इसका कलर ऑरेंज है, वाइट और ब्लैक देखेंगे हम किस तरीके से करते हैं। ये हो गया। एक और कार है, या तो वो होगी नहीं, और होगी तो फिर हम उसको किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे। कार हो गई, ये हो गया। कर्टेन की नीड ऐसे तो है नहीं, बट नहीं, उसका भी कारण है। चाहे तो आप कर्टेन लगा सकते हैं या फिर आप, ठीक है, कर्टेन ये रहे आपके। कर्टेन बहुत छोटे हैं, अगर मैं यहाँ से मेजर करके देखूँ तो ये साइड में 10 इंच है। ठीक है, स्केल कर लेते हैं हमें ना। कर्टेन की हाइट एटलीस्ट यार कम से कम 9 फीट तो हो यार। ये रही मेरी कर्टेन। ओके, ये कर्टेन एक्चुअली इंटीरियर के लिए बनाए हुए थे, मैंने डाउनलोड किए थे, बनाए नहीं थे। और इनको यहाँ लगा, ये खिड़की के जस्ट पीछे। ओके, इसका जो सेंटर है वो बाहर है, कुल मिला के जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो इसको मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्या है, हमें फास्ट वर्किंग करनी है, बार बार हम इसमें मिरर कर लेते हैं वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इस तरीके से हवा आएगी तो ये आगे जाएगा। ठीक है, बस मैं इसको लगा के बता रहा हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा नहीं, बट चीन पॉपुलेशन का पार्ट था इसलिए मैंने आपको वो चीज़ क्लियर कर दी। मर्ज सीन, मैंने एक्चुअली सारे एसेट्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए थे पहले ही, एडवांस में है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और एसेट कैसे कलेक्ट करते हैं ये चीज़ मैं कभी और बताऊंगा, या फिर आप थोड़ा सा नेट से चीज़ें देख लें। ठीक, या फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एसेट्स की वेबसाइट होती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। अब इस चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ है, वो है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा है ना। मैं इसको लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये रास्टराइज्ड वर्जन में। एक्चुअली ट्रीज़ हमारे एक दूसरे सॉफ्टवेयर से बनते हैं जिसका नाम है ग्रो एफएक्स या फिर स्पीड ट्री। स्पीड ट्री ज़्यादा फेमस है, ग्रो एफएक्स तो क्या है मैक्स के अंदर ही होता है, बट स्पीड ट्री से बनते हैं। तो स्पीड ट्री में आपके पास फंक्शन मौजूद होता है, पूरा कंट्रोल होता है कि आप इसमें कितनी ब्रांचेस रखना चाहते हैं, इसको कितना डेंस या कितना लाइट रखना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी मेरे पास यही सीन मौजूद है, तो मैं इसी से कोशिश करूँगा अच्छा रिजल्ट निकाल सकूँ। बट अगर मैं इसकी एक एक लीफ को सेलेक्ट करूँगा तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूँ ना। करते हैं कोशिश, इन्हें सेलेक्ट करें, डिलीट, और ये कचरा रह गया है। ठीक है,
से डिलीट करते हैं, ये हुआ डिलीट, क्योंकि मुझे क्या ये इस तरफ नहीं चाहिए ये चीज़। मैंने ये चीज़ पहले ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज मैं इस मॉडल को यूज़ नहीं करता। बट रियल टाइम में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वीडियो पॉज करने की बजाय डायरेक्ट चीज़ें करना शुरू कर दिया। ओके, पेंट सिलेक्शन से कर लेते हैं, तो वहाँ पर मौजूद होता है स्प्रे। ये रहा, और टॉप व्यू में जाते हैं। टॉप व्यू से दिख रहा है मुझे ये चीज़ मेरी आईवी से भी कर लेते हैं डिलीट डिलीट डिलीट। ये भी नहीं रहेगा, ये भी पार्ट हमारा नहीं रहेगा, और ये पार्ट भी नहीं रहेगा। ओके ठीक, थोड़ा सा केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा। छोटा छोटा ये भी रहे। आई थिंक ये चीज़ ठीक है ना। तो स्प्रे पेंट तो नहीं करना भाई। ओके, मैंने पेड़ को लगभग इस तरीके से, अच्छा मुझे ये करना क्यों पड़ा, क्योंकि ये ब्रांचेस क्या है बहुत ज़्यादा इस तरीके से ओवर हैंग हो रही थी ना, टिल्टेड थी, और वो मुझे नहीं चाहिए था, जबकि क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट है, उसकी वजह से क्या है कि यूज़र का अटेंशन इस तरफ जाए। ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए मैंने वो मेहनत की जो करनी चाहिए। है ना, ठीक, ओके, है ना, ये ठीक है ना? जो आपका ट्रीज़ का अटेंशन है ना वो इस तरीके से होना चाहिए क्या अनकॉन्शियसली आपके यूज़र को आपके हाउस की तरफ देखने पर मजबूर करें, है ना। ठीक है, मजबूर तो नहीं करें, बट आपका जो मेन पर्पस होता है ना इमेज को विजुअलाइजेशन का, उसका मतलब होता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपका हाउस को एनहांस करें, विजुअलाइजेशन को। ठीक है, एज हो गया मेरा। अब ये हाइड्रोफोब ये किस चीज़ का है मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, है ना, ये अच्छा ये चीज़ का है, ठीक है। ओके, ये भी है, तो ये ठीक, ओके। और दूसरा इसका हमें सिर्फ नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये हाइट इसकी कम है ना। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, स्लाइस मॉडिफायर लगा देता हूँ। ये रहा, रिमूव टॉप या रिमूव बॉटम, स्लाइस प्लेन, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ, इसका पिवट बॉटम में सेट है ना, शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, प्लीज़ आप थोड़ा सा ऑफेंड मत होइएगा, मैं कभी कभार शॉर्टकट कीज़ का ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा।
ये चीज़ हमारी इस तरह रखा जाए। ठीक, दूसरा ये हेज हो सकता है इसके यहाँ पर हो, हम कहते हैं एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से, है ना। हेज का डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा अच्छे से ही कर देता हूँ, तो कंजूसी करना जरा जरा सी चीज़ होंगी। इन तीनों हेज को मैं पीछे ले लेता हूँ और इस लाइन को करते हैं हम सेलेक्ट, शिफ्ट जी, इसकी हम ले लेते हैं कॉपी और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सेट। और ये एक्चुअली चाहिए थी वो हमें, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो हेज है वो पीछे भी रहेंगी मेरी, हालांकि मेरे सीन में मौजूद नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनकेस अगर आपको करना पड़े तो वो किस तरीके से करेंगे। ये रहा। ओके, ठीक है ना। अब ये तीनों हेजेस हैं आपकी, आप चाहें तो फॉरेस्ट पैक से स्कैटर कर सकते हैं इनको। ये मेरी तीनों हेज हैं, ठीक, साथ में रख लेते हैं, थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। ये तीनों हेज के मॉडल्स हैं मेरे। ओके, या तो फॉरेस्ट पैक से कर सकते हैं आप, या फिर कोरोना स्कैटर से कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर बार फॉरेस्ट पैक यूज़ करता हूँ, तो इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर फॉरेस्ट पैक ही कंपलसरी है, नहीं, है ना। इसको आप कोरोना स्कैटर से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्कैटर प्लगइन हो, मल्टी स्कैटर, कोरोना स्कैटर या फिजिकल, जो भी रहे आपका। ठीक है, मैं इस बार कोरोना स्कैटर करूँगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर रहेगा कोरोना स्कैटर, जो कि केओस स्कैटर होगा कोरोना 8 में, कोई इशू नहीं है। वर्क फ्लो पूरा सेम है, बस नाम अलग है। केओस स्कैटर डिस्ट्रीब्यूट ऑन, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑन एसपी लाइन, इस मोड को इनेबल कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट ऑन इस पर कीजिए क्लिक और इस एसपी लाइन को कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक, ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है, और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो इंस्टेंस मॉडल को आप इन हैच को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, ये आपके हो चुके हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, है ना। अभी इनका जो डिस्प्ले है वो मैश में दिखा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस है इसलिए। स्पेसिंग मैं देख लेता हूँ, स्पेसिंग कितनी रखनी है, एक हेज का डिस्टेंस कितना है वाई डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में, 8 फीट। तो मैं इनकी जो स्पेसिंग है वो भी अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ, इसका 8 फीट, है ना। ओके, थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि एक दूसरे में हल्की सी मर्ज हो जाए। दूसरा, इनका जो डायरेक्शन है वो रैंडम है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए मैं इसको 0 कर लेता हूँ, Z को, है ना। ठीक, टॉप व्यू, इनके बीच में गैप आ रहा है, तो स्पेसिंग हम कम ही रख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। हमें कोई इशू नहीं है, ज़्यादा स्पेसिंग हो भी जाएगी तो मतलब मर्ज हो जाएंगे आपस में, तो ठीक है ना। शिफ्ट जी और हाइडिंग ज्योमेट्री 1, इसको थोड़ा सा हम आगे कर, ठीक है ना। ये बॉक्स आपका इंडिकेट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, आपका जो ज्योमेट्री रहेगी वो कहाँ तक आएगी, मतलब ज्योमेट्री का एक ओवरऑल शेप क्या रहेगा। दूसरा, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, केओस स्कैटर, और इसका जो स्केल है वो 100 की जगह कर देता हूँ, सॉरी 100 की जगह कर देता हूँ 120 to 120। ओके, ये भी कम है, 140 to 140। ओके, ठीक है ना। दूसरा, इस लाइन को हम करते हैं सेलेक्ट और इसको थोड़ा और पीछे कर, ठीक है, ताकि ये इसके बराबर में आ जाए। बेसिकली मेरा फंडा ये, और इसको और पीछे भी कर सकते हैं।
है ना। आपको जैसा अच्छा लगे वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। एक बार को मैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ, एक बार को, है ना। ये ऑप्शन आप प्लीज़ क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का सीन हैंग हो जाए। इससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसलिए इसको वायर बॉक्स में दिखाता है, ठीक है। अगर मैं इसको फुल मैच पे करूँ तो एक बार को ये दिखा देगा किस तरीके का आपका शेप रहेगा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक नज़र आ रही है, पता नहीं वो रेंडर में दिखाई देगी या नहीं। एक बार को चेक भी कर लेते हैं, अगर दिखाई देगी, है ना। इसलिए मैं मना कर रहा था, थोड़ा सा हैंग हो जाएगा सीन एक्चुअली, है ना। इसलिए ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है। ओके, ये रहा, ठीक। एक्चुअली ये जो दिखा रहा है ये थोड़ा सा रॉन्ग इसका विजुअलाइजेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पास से ही स्कैटर होना शुरू हुआ है, जबकि यहाँ पर गैप दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़े बहुत ग्लिचेस होते हैं, बट उनको आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक। अब मैं इसको फ़िलहाल के लिए करता हूँ स्टॉप, और इसका जो व्यू है वो वापस से वायर बॉक्स को ही इनेबल कर देता हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज़ आपका जो सीन है, वायर बॉक्स या बॉक्स जो भी आपको रखना है, वायर बॉक्स ठीक है, बॉक्स भी ठीक है ना, बॉक्स रख दी। इससे क्या है, आपका सीन में जो नेविगेशन है वो इजी रहेगा, है ना। इनको भी आप चाहें तो, अगर आपके पास रैम कम है तो, रैम कम है या फिर आपके सीन का जो ग्राफिक कार्ड वो इतना ठीक नहीं है, इन केस मेरा तो भी ठीक ठाक है, बट तो आप इनकी प्रॉक्सी बना सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है, आप इस पर करें क्लिक, और यहाँ पर है क्रिएट कोरोना प्रॉक्सी। ये कोरोना का जो टूल बार है ना, ये मेन है, ठीक। इसको आप ध्यान रखें, सारे फंक्शन इसके अंदर ही मौजूद होते हैं कोरोना के, ठीक। तो ये कोरोना का है, क्रिएट कोरोना प्रॉक्सी पर करें आप क्लिक, और ये तो डिकेल का है, ये ऑप्शन रहा, ये क्रिएट कोरोना प्रॉक्सी, इस पर आप करें क्लिक। ये भी नहीं है यार ऑप्शन, एक्चुअली मैं भूल गया, ये है ऑप्शन। बहुत दिनों से क्या है, प्रॉक्सी का वर्कफ्लो हमने काम किया नहीं है एक्चुअली, ज़रूरत नहीं लगती इसलिए, ठीक। तो ये है इसका ऑप्शन, ये रहा कोरोना प्रॉक्सी एक्सपोर्टर, इस पर करें क्लिक, है ना। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है जिनका सिस्टम है वो हैवी मॉडल सपोर्ट नहीं कर पाता, है ना। बहुत सारों का हो सकता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो हो, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, या फिर i3 सिस्टम हो, कुछ भी वट एवर रीज़न। तो उस चीज़ के लिए बता रहा हूँ उसका क्या तोड़ है, उसका मतलब क्या सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं ना, और जो हाई पॉली मैश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपका रैम कंज्यूम करते हैं नेविगेशन के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, इनको प्रॉक्सी बना के एक फाइल में रख देते हैं, जैसे किसी जगह रख देते हैं, मतलब मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको। तो आप इनकी प्रॉक्सी बना के रख देते हैं, तो क्या होता है, जब आप व्यूपोर्ट में काम करते हैं तो प्रॉक्सी जो है वो सिर्फ पॉइंट क्लाउड होता है छोटा छोटा, तो आपको काम करने में आसानी होती है। जो आप फाइनल रेंडर लगा रहे होते तो रेंडर इंजन क्या करता है, स्मार्टली वो जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट हैं उनको रिप्लेस कर देता है आपकी जो प्रॉक्सी का मैश बना हुआ था, जो अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे। तो आपको फाइनल रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यूपोर्ट में क्या है, आपका नेविगेशन थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। मैं अभी आपको वो प्रोसेस करके बताऊंगा, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है ना। अब मैं इसकी प्रॉक्सी बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया इसके लिए, यहाँ पर कोरोना प्रॉक्सी एक्सपोर्टर, इस पर किया क्लिक, लोकेशन दे दी जहाँ भी मुझे देना हो। मैं इसका नाम यहाँ पर फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पर न्यू फोल्डर, ये रहा प्रॉक्सी, ओके। और इसका जो भी आपको नाम देना हो वो दे सकते हैं, फोल्डर है बस, ठीक। फोल्डर दे दिया। एक्सपोर्ट ईच नोड नहीं, मुझे कॉलेप्स और सिंगल प्रॉक्सी चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सी का एक ड्रॉबैक क्या है, प्रॉक्सी में आप
मैश की एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रॉक्सी का एक ड्रॉबैक है। और दूसरा, प्रॉक्सी के आप मटेरियल को चेंज नहीं कर सकते। तो प्रॉक्सी तभी बनाए जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं देख सकता हूँ ये ट्री है, तो ट्री के जो टेक्सचर्स हैं उनमें मुझे ऑलरेडी कुछ नहीं करना, इसके जो टेक्सचर्स हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसलिए मैं इसकी प्रॉक्सी बना रहा हूँ। और दूसरा, मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग कर भी नहीं सकता क्योंकि ये टेक्सचर्स ऑलरेडी पहले से जो ट्री में है वो लगे हुए हैं, मुझे इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना। अगर आपको इस टेक्सचर में कुछ करेक्शन करना भी है तो पहले से ही आप मटेरियल एडिटर में इसका मटेरियल लोड कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि प्रॉक्सी करने के बाद आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक, तो मैंने प्रॉक्सी एक्सपोर्टर खोला, फाइल की लोकेशन दे दी, फर्स्ट ऑप्शन को किया सेलेक्ट, है ना। शुरू का नाम आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है, सिंपली कर दीजिए एक्सपोर्ट। एक क्लिक में ये एक्सपोर्ट आपका हो चुका है। ठीक है, अब हुआ क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये प्रॉक्सी की वजह से इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा हुआ है, क्योंकि अब सिर्फ कुछ वर्टेक्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे सीन में, जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है, बट पूरा जो मैश है वो इसमें नहीं दिखाई देगा। ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है। बट जब आप रेंडर करेंगे इसको, तो रेंडर इंजन क्या करेगा, इस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को स्मार्टली यहाँ पर जो प्रॉक्सी बनी हुई है हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस नाम से प्रॉक्सी बनी हुई है क्योंकि मैंने इसी फोल्डर में इसको, ठीक, तो रेंडर इंजन ने क्या किया, इस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं इसे आइसोलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आपको बाकायदा दिखाई दे रहा है। और अगर मैं मटेरियल ओवरराइड जो कि हमने अभी तक ऑफ रखा, ऑन किया था, इसको बंद करूँ तो देख सकते हैं आप इसके टेक्सचर्स भी फुल्ली मौजूद है ना। तो प्रॉक्सी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सीन में इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ठीक है ना। और इसका कोई ड्रॉबैक, मतलब कोई एक वो बात नहीं है कि आप प्रॉक्सी यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि प्रॉक्सी यूज़ करना चाहिए आपको, ताकि आपके सिस्टम पे वर्किंग करते टाइम लोड कम रहे। ठीक है, आपका सिस्टम लाइटली वर्क करे, है ना, इसलिए, है ना। अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे देख सकते हैं पॉली काउंट 23,58,844। इनको आप कोशिश कीजिए कि 10-15 लाख से नीचे ही रखें, है ना, अदरवाइज आपका सिस्टम क्या है, लैग करने लगेगा व्यू पोर्ट में। जब आप ऑर्बिट करेंगे, पैन करेंगे, जूम करेंगे, है ना। अभी मेरा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी ठीक है, मेरे ग्राफिक कार्ड के हिसाब से ये चीज़ ठीक है, वो लोड झेल सकता है। तो आप जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो हाई पॉली ऑब्जेक्ट है, मैं इसका पॉलीगॉन काउंट अगर आपको बताऊं, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिस्टिक्स, सिलेक्शन या टोटल प्लस सिलेक्शन अप्लाई, ओके, ठीक। तो इसका जो पॉलीगॉन काउंट है वो है 56,973 इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये फिर भी ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का बताऊं तो वो है 1,57,745। ठीक है, तो इसकी भी आप प्रॉक्सी बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं इसको अगर मैं फुल मैश में दिखाऊं, यहाँ पर मेथड फुल मैश, तो ये 23,072 था। हालांकि मैंने ये ध्यान नहीं दिया और इसको कर दिया एक्सपोर्ट, बट कोई इशू नहीं है ना। ठीक, तो जो आपके मैश 1 लाख या 1.5 लाख के ऊपर हों, इनका पॉलीगॉन काउंट, उनको आप प्रॉक्सी बना सकते हैं, जिससे आपका सीन है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप, जैसे इसकी मैंने प्रॉक्सी नहीं बनाई, ये तो प्रॉक्सी ऑलरेडी बन चुका है, इसको मैं पॉइंट क्लाउड पे ही कर देता हूँ। आप इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, और इसको आप डिस्प्ले एज बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक बॉक्स की तरह दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको इसका शेप दिखाई देगा। ठीक है, ये तरीके होते हैं सीन को ऑप्टिमाइज़ करने के। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ, हो सकता है मैं सेपरेट वीडियो में ना बता पाऊँ, ठीक, बट ये कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं, इसको भी फिलहाल के लिए अनटिक कर रहा हूँ। ओके, इन सभी को सेलेक्ट करें, जितने आपने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किए थे उन सभी की एक नई लेयर लेना है ना। लेयर में हमें काम करना ऑलरेडी है, सीन पॉपुलेट नाम दे देता हूँ, जो भी आपको नाम देना हो, ओके, ताकि मैं एक सिंगल क्लिक पर इस चीज़ को हाइड कर सकूँ। सेट, ओके, एक
एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको क्या बताऊँ, छोटी नहीं बहुत काम की चीज़ है। ये जो हैज बने हुए हैं, या तो आप इनका अलग से मॉडल ले सकते हैं, दूसरा आप स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, और यही मॉडल है, इसको स्केल डाउन करके यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्मार्टली प्ले करूँगा क्योंकि मुझे कोई अलग से करने की सच कोई नीड तो है नहीं, या स्पेसिफिक प्लांट की नीड तो है नहीं मुझे। ठीक है ना, तो मैं इस लाइन की यूज़ कर लूँगा। ठीक, लाइन में स्वीप मॉडिफायर लगा हुआ है, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ, Ctrl+V, क्लोन ऑप्शन, कॉपी, और स्वीप को करते हैं डिलीट। इसकी वजह से ये लाइन क्रिएट हो गई, मतलब ये लाइन जो कॉपी थी मेरी वो यहाँ पर आ गई। आप चाहें तो नई लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने उसी को कॉपी कर लिया। ठीक, इसको मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा केओस स्केटर में। ये केओस स्केटर का ये टूल बार अलग ही है ना। चाहे तो हो सकता है आपके पास कोरोना 7 या 6 वर्जन हो तो इसमें यहीं पर हो, बट एक्चुअली कोरोना को वीरे का जो पेरेंट कंपनी है केओस ग्रुप, इसने खरीद लिया है, तो उन्होंने ये अलग से निकाल दिया है। ठीक है, उसका टूल बार अलग है और कोरोना का टूल बार अलग है। मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, और मैं इसे यहाँ रखता हूँ जनरली, क्योंकि मुझे इसकी एज सच कोई नीड होती नहीं है। फॉरेस्ट पैक यूज़ करता हूँ, इस पर किया क्लिक, और इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक, फिर वही ऑप्शन है आपके स्कैटरिंग 1D, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, तो ये प्लस करके आप लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, और किसको इंस्टेंस करना उसमें आप दोबारा से क्लिक कीजिए और उन्हीं मैश को दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ चुके हैं। अब हमें इसकी सेटिंग्स के साथ प्ले करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, स्कैटरिंग का जो ऑप्शन है, जो स्पेसिंग है, वो मैं 6 रख लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने 6 रखने पर आई थिंक आ गया था। हाँ, दूसरा आपका जो ये Z का रोटेशन है वो 0 कर दीजिए, हमें कोई रोटेशन नहीं चाहिए, हमें सारे स्ट्रेट लाइन में चाहिए। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका और है क्या, स्केलिंग का, ये रहा, है ना। अब मैं इसकी स्केलिंग थोड़ी सी छोटी करूँ, डिस्प्ले मोड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो रहा नहीं, और ये रहा वायर बॉक्स की जगह थोड़ा सा बॉक्स का फ्लो। ठीक है, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये हम कम कर लेते हैं ताकि दोनों ओवरलैप हो जाए, हर चीज़ ओवरलैप हो जाए। स्केलिंग ये रही 100 की जगह मैं इसे कर लेता हूँ 20:20। ओके, एक बार रेंडरिंग करके भी चेक करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं आया, 20 में तो ज़्यादा ही छोटे हो गए, बट इतने ही छोटे चाहिए मुझे, थोड़ा सा और बड़े कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 30:30, है ना। और ये लग अभी फ़िलहाल के लिए बॉक्स में रहे, बट ये एक्चुअली हैज है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, हाँ, ऑलवेज यूज़ करें 2D जूम व्यू। सीन हैंग हो गया है, वी कैन वेट। एक्चुअली इंटरेक्टिव रेंडरिंग में ये चीज़ हो जाती है कभी कभार, है ना। ठीक, तो प्लीज़ पेशेंटली वेट कर लें, या फिर क्रैश करने का भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैज ही है एक्चुअल में, भले ये दूर से बॉक्स नज़र आ रहे हैं, वो एक्चुअली अभी आपको लग रहे होंगे। ठीक, 2D पेन जूम मोड, और इसको करते हैं फिलहाल के लिए स्टॉप, पर करते हैं क्लिक, केओस स्कैटर ऑन है मेरा, और इसका जो साइज है, सॉरी स्पेसिंग है, वो कम कर देते हैं। है ना, इतना ठीक है, आपस में थोड़ा बहुत मर्ज होंगे तो चलेगा यार, कोई इशू नहीं है इसका।
ठीक है ना। अब मेरा सीन थोड़ा थोड़ा हैवी होता जा रहा है। ठीक, मैं एक बार को इस लेयर को ऑफ करता हूँ। हाँ ठीक है ना, सारे चीज़ मेरी इस लेयर में बननी चाहिए ताकि मैं को एक क्लिक में हाइड कर सकूँ। लेयर्स में काम करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करते। ठीक है, मैंने देखा है, खासकर जब मुझे कुछ क्लाइंटों के प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ है कि लेयर्स में बिल्कुल वर्क नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, चीज़ें हम हाइड नहीं कर पाते। इसको मैं कोरोना कैमरा सेट कर देता हूँ, कंट्रोल एस। हमारा कहाँ तक पहुँच गई थी चीज़, मॉडल्स है ना। एज भी लग चुका है मेरा, ये भी लग गया है। लैंप, हाँ ठीक, ये लैंप कौन से हैं एक्चुअली मैं वो भी बता देता हूँ। ये जो आपके एक्सटीरियर में यहाँ पर जो लैंप्स दिखाई दे रहे हैं वो है। मर्ज, ओपन, ओके। दो टाइप के एक्चुअली लेंस हैं, जो मुझे मोस्ट सूटेबल जो लगे वो मैंने यूज़ ले आया। ठीक है, जैन की तो लोकेशन अपने को आप मिल ही जाएगी, या फिर आई थिंक प्लान में भी दी होगी। अगर मैं प्लान को चेक करूं, प्लान में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये इसी की लोकेशन है। तो मैं इसको करता हूँ क्लिक, ओके, टॉप व्यू में जाता हूँ और इसकी लोकेशन चेक कर लेता हूँ। सॉरी, यहीं पर दो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, तो ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप, ग्रुप लैंप 1 है ना। ठीक, इसकी मॉडलिंग भी कर सकते हैं, मैंने शायद पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि मॉडलिंग कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट हमें जब बनी हुई चीज़ मिल रही है तो हम क्यों फालतू मेहनत करें, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी। -90, ठीक है। W ये रहा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हो सकता है ये बड़ा ही ऑब्जेक्ट हो। ठीक, ओके, इसकी ले लीजिए आप एक कॉपी एज एन इंस्टेंस, और यहाँ भी इंस्टेंस। ठीक है ना, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना। दूसरा जो फर्स्ट फ्लोर है मेरा, ये तो इन दोनों फ्लोर के हो गए और ये ग्राउंड फ्लोर अकेले के हुए। इसको मैं ऊपर मूव कर, ठीक, जो भी इसकी सुटेबल हाइट रहे उसमें आप इसको लगा सकते हो। ठीक, एक्चुअली मैं एक चीज़ देखना चाह रहा था, इसका साइज़ कितना बड़ा है। एक्स में 1 फीट की ये जगह कवर करेगा? आई डोंट थिंक सो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्केल कर लेता हूँ छोटे से थोड़ा सा, है ना। ठीक, और इस ऑप्शन से मेरे दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, ये वाले स्केल से। ठीक, आपका हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट हो, तो इसको ऊपर वाला कर लीजिएगा। ठीक है। W, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा कर लेंगे, बेटर रहेगा।
ये ट्री थोड़ा सा पीछे है। कंट्रोल एस। और यहाँ पर भी है एक लाइटिंग, तो मैं इसको मैनुअली कर लेता हूँ। एज एन इंस्टेंस, ठीक। ओके, और इसका जो इसमें क्या है, फिर और ये हमारा मेन फ्लोर से और इस वक्त है ना, ये विंडो की हाइट पे है लगभग। इसको नहीं कर यहाँ पे सेंटर है ना। दूसरा, आपके पास एक और मैंने एक लैम्प क्रिएट और किया था, मतलब डाउनलोड किया था। अगर आपको वो अच्छा, ये वाला ऑप्शन अच्छा ना लगे, मेटल 4 ऑटो रीनेम मर्ज मटेरियल, अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट, ऑटो रीनेम, ओके। तो ठीक, तो ये लाइट का ऑप्शन भी ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या है, मॉडर्न में है, तो ये आई थिंक ठीक रहेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं, यहाँ पर इसको रहने देते हैं, ठीक। इसके लिए इसको करें ऑल्ट ए, अलाइन टूल, XYZ, और इसको कर देते हैं डिलीट। थोड़ा दो वैरायटी हो जाएंगी, तो वैरायटी कौन पसंद नहीं करता है। ठीक है, ओके। यहाँ थोड़ा सा अलग भी हो दिखने लगेगा, ये चीज़ बेटर है। इसका साइज एक बार चेक कर लेता हूँ, जेड में ये है ना, स्टैंडर्ड साइज है इसका। जो फिक्सचर्स का स्टैंडर्ड साइज होता है उनको आप रखें, ताकि क्या है, सीन में जो स्केल है वो प्रॉपरली दिखे, ठीक है ना। और अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, बट अभी नहीं है। लैंप हो गया, ये आई थिंक कर चुका हूँ मैं। पैरेलैक्स रूम, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में क्लियर, ठीक है ना। इन पॉपुलेशन का लगभग सारा काम मेरा हो चुका है। दूसरा, यहाँ पर एक और ट्री लगना है मेरे को, इसको मैं यहीं से इसको कर लेता हूँ कॉपी, ताकि ये सेम रहे ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहे। और इसको रोटेट कर दीजिए, है ना। एक ही ट्री को आप बार बार यूज़ कर सकते, ठीक है, बट क्या है, थोड़ा सा इसके एंगल वगैरह को चेंज कर दीजिए, ताकि जो इसका शेप है वो हल्का सा चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, एंगल स्नैप को बंद कर देता हूँ, तो क्या है, अलग अलग वेरिएशन हो जाएगी, ट्री वही रहेगा, तो सेंस वही रहेगी, और ट्री बदल जाएगा। तो थोड़ा सा स्केलिंग वगैरह सब प्ले कर लीजिए, है ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको हर बार 10 डिफरेंट मॉडल्स ही यूज़ करने पड़े, ओके, है ना। ताकि आपके पेड़ के राइट और लेफ्ट साइड दोनों एक ही जैसे ट्रीज हो जाए, सिमिलर रहे, सेम ना रहे, तो बात होगी। और इसको भी कर लीजिए कॉपी, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक और ट्री मौजूद है, ये आपका पाम ट्री है। इसको भी कर लीजिए एज एन इंस्टेंस, और थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, तो क्या है, फील हमारा वही रहेगा, सिमिलर नॉट सेम। थोड़ा सा स्केल छोटा या बड़ा जो भी आपको करना है, हल्का थोड़ा कर दीजिए, लेट्स इट। वैसे तो आगे पीछे हैं ऑलरेडी, तो हो ही जाएंगे छोटे बड़े।
ओके, ये हो गया। एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का जो ट्री है वो या तो आप, अच्छा मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। ट्रीज ट्रीज ट्रीज, ना ये थोड़ा सा क्या, एक इस तरीके की जो ब्रांचिंग है उस तरीके का पेड़ मैं चाह रहा हूँ। ओके, सॉरी है ना, प्लीज़ आप इससे यार, चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, उसको हम देख लेते हैं, अगर हमारी लाइब्रेरी में हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक ही है ना। मैंने शो तो कर ही दिया है, बट कोई ना, चलिए ठीक है। उस ट्री को अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड कीजिए, मैं आपको उसका मॉडल बाद में इंपोर्ट कर लूँगा, है ना, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ठीक है। ओके, है ना। तो ये मेरा सीन पॉपुलेट हो चुका है, मैं कंट्रोल एस से सीन को सेव करता हूँ। अब हमारा मेन जो वर्क है वो होता है मटेरियल का स्टार्ट, ठीक। मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, एक बार इंटरेक्टिव रेंडरिंग करने से पहले रेंडर सेटअप में जाता हूँ और जो मटेरियल ओवरराइट किया था लाइटिंग को चेक करने के लिए, उसको मैं कर देता हूँ ऑफ। अब हम अपने सीन में थोड़ा सा काम करते हैं शुरू। कंट्रोल एस और सीन को हम कर लेते हैं रेंडर, है ना। थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि ट्रीज़ को हमें ज्योमेट्रीज का रेंडरिंग में टाइम लगता है। बेसिकली जो ट्री की जो ज्योमेट्री की शेडिंग क्रिएट होती है उसमें खासकर टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी लीव्स होती हैं, उन्हें रेंडर होने में टाइम। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर ये शो कर रहा है अनसपोर्टेड टू साइडेड मटेरियल, क्योंकि ये वीरे का मटेरियल है। वीरे में लीव्स का फ्रंट का कलर अलग होता है और बैक का अलग होता है, जो कि वीरे टू साइडेड मटेरियल होता है, बट कोरोना उसे सपोर्ट नहीं करता। तो बहुत सिंपल तरीका है किसी भी तरीके के वीरे सीन को कन्वर्ट करने के लिए, कोरोना कन्वर्टर कीजिए ऑन और इसे सिंपली कर दीजिए कन्वर्ट, दैट्स इट, एक क्लिक, है ना। और अब हमारा सीन दोबारा रेंडर होता है। है ना, तो अब ये चीज़ हमारी हो जाएगी ख़त्म, ठीक। आप देख सकते हैं कि चीज़ें हमारी थोड़ी थोड़ी शेप लेने लगी है, ठीक, ओके ना। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेम रिजल्ट हम नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि सामने वाले ने कौन सी चीज़ पर्टिकुलरली अप्लाई की है, क्या चीज़ की है, वो हम नहीं कर सकते। हम सिमिलर लुक अचीव कर सकते हैं, सेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई थिंक आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया। थोड़े बहुत और चीज़ें बता देता हूँ। एक पीछे ये हाउस ऐड करना है मुझे, एक हाउस ये ऐड करना है, क्योंकि ये यहाँ पर खाली दिख रहा है। चाहे तो फोटोशॉप में कर ले, चाहे तो मैक्स में कर ले। और यहाँ इसके पीछे जो है मेरा एनवायरनमेंट थोड़ा सा बिल्टअप करना रह गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रीज़ और लगे हैं, तो वो ट्रीज़ भी मैं इम्पोर्ट कर लूँगा, ठीक है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेकेंडरी चीज़, ठीक। बट मेजोरली जो हमारा इस तरीके का जो एनवायरनमेंट का वर्क था वो हो चुका है। बैकग्राउंड की जो डिटेल्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, है ना। पहले हम इसका मटेरियल वगैरह है उस चीज़ पे काम कर लेते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी मैं इंटरेक्टिव रेंडरिंग में ट्रीज़ वगैरह को बार बार तो रेंडर तो करूँगा नहीं, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, अब आप सब्जेक्ट को, सॉरी
लेयर्स, ठीक है। ये सीन पॉपुलेट की जो लेयर है इसको मैं कर देता हूँ हाइड, ठीक, क्योंकि अब मुझे मटेरियल्स पे काम करना है और मटेरियल में हमें क्या है, इंटरेक्टिव रेंडरिंग बार बार करना पड़ेगा। इसको भी मैं इसी लेयर में मूव कर लेता हूँ, इनकी भी ऐसा कोई नीड है ना। इसको भी कर ही लेते हैं, जब नहीं यार कोई मटेरियल लगाना है एक्चुअली हमें ये वाला, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, ट्रीज का इंटरेक्टिव रेंडरिंग बहुत स्लोली होता है। फाइनल रेंडर में हम ट्रीज दिखा देंगे, ट्रीज और जो भी हाई पॉली ऑब्जेक्ट होते हैं उनका रेंडरिंग में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इनको हाइड कर रहा हूँ, ठीक। जब हम फाइनल रेंडर लगाएंगे तब उन्हें अनहाइड करके, मतलब जो हमारी ये सीन पॉपुलेशन की लेयर, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लेयर में किया था, तो तब हम इस चीज़ को कर लेंगे। ये कहाँ से आ गया, डिलीट, आई डोंट नो ये चीज़ कहाँ पे है, और इनकी लेयर भी जो है ये हमारी पॉपुलेशन की लेयर, ठीक, ओके। अब कोई ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट नहीं करना, या क्रिएट करना हुआ तो मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 1, जो भी आपको लेना हो, अभी तो कोई नहीं लेना, ताकि ये लेयर आपकी एक्टिव रहे। इन पॉपुलेशन की लेयर को मैंने ऑफ कर दिया इस, ठीक है ना। अब इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं हम थोड़ी देर के लिए ऑन, और मटेरियल की प्रोसेस को हम थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले बेसिक मटेरियल्स पे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पेंट का मटेरियल है, प्रेस M, और फर्स्ट स्लॉट को ले लीजिए आप, बेसिक मटेरियल है फर्स्ट स्लॉट का, तो सेकंड ले लीजिए, सेकंड से शुरू कर, ठीक है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं पेंट कलर 2, पेंट 2 या पेंट कलर 2, पेंट 1, सॉरी 2 तो कोई है ही नहीं, ठीक है, पेंट 1। और यहाँ पर जो कलर रहता है इस पर कीजिए क्लिक, और ये आपका पिकर आ जाएगा। हो सकता है आपका पिकर दूसरा हो, तो जो कोरोना के यूज़र्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये जो पिकर होता है कोरोना का, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका मैक्स का पिकर होता है। इसका फ़ायदा क्या है, इस पर आप करें क्लिक और आप किसी दूसरे फ़ोटोज़ में से कलर्स वगैरह पिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको देख के ये पिक कलर करके बता दिया, ये है आपका वो, जो कि आपकी स्क्रीन में आप दूसरी इमेज अगर खोलेंगे, यहाँ पर जैसे मैं कोई दूसरा एक सीन लेता हूँ, जैसे कि एक्सटीरियर रेंडर, कोई भी आपने लिया, ठीक है, उसकी कलर स्कीम आपको कॉपी करना है इन केस, तो आप इससे कर सकते हैं। इससे करें, सॉरी इसको यहाँ साइड में कर लो, मैं एक्चुअली इसलिए प्योर रेफ यूज़ करता हूँ। तो इसको करें क्लिक, ये रहा। इससे क्या ये इसका कलर पिक कर लेता है, ठीक है। आपको जो भी कलर आपको इंपोर्ट करना है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरे को इसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट लगता है, ठीक है। इसलिए मैं इस कलर पिकर को यूज़ करता हूँ और आपको भी बता देता हूँ किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका मैक्स का पिकर आ रहा होगा, मे भी हो सकता है ना, ये ना आ रहा हो। तो इसके लिए आप जाएंगे फाइल, प्रेफरेंस, और ये ऑप्शन है कलर सेलेक्टर। यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट कलर पिकर है, इसको आप कर लें कोरोना इम्प्रूव पिकर, और इसको कर दें ओके, सिंपल, ठीक। तो हमारा ये सीन ऑलरेडी मौजूद है, इसमें हमारे कलर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, है ना। तो ये कलर स्कीम में बहुत काम आता है ना। इसको आप मतलब मेरे तो बहुत ज़्यादा एक्सटीरियर रेंडर वगैरह में तो मैं इसको मेनली यूज़ करता ही, ठीक है ना। आप भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर करें क्लिक और इसको पिक करके ये वाला कलर, ठीक, और इसे कर दें ओके, है ना। पहला कलर आपका बन चुका है पेंट 01। यहाँ पर आप प्रीसेट भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लास्टिक नहीं, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट का प्रीसेट है आपका भाई, ठीक, सिंपल, है ना। क्योंकि इसमें हमें कोई टेक्सचर नहीं देना, कोई इसकी प्रॉपर्टी अलग नहीं, बस हमें इसको बेस कलर से प्ले करना है, इसकी रफनेस, ठीक है। रफनेस किस लिए, अगर इसमें डबल क्लिक करूँ इससे होगा नहीं, ये
ऑप्शंस में तो नहीं है एक्चुअली। इसका क्या है, प्रीव्यू दिखा नहीं रहा है ना, स्लेट में दिखा देता है एक्चुअली, है ना। तो मैं अच्छा इससे ही आप देख लीजिए, इसका जो फिनिशिंग है अभी फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा सा रफ़ है ना। अगर मैं इसकी रफनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इसकी जो शाइन है वो बिल्कुल ग्लास जैसी शाइन आने लगी। तो ये सिर्फ एक रफनेस का पैरामीटर है ना। और इस पेंट में मुझे दिखाई दे रहा है इसकी रफनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं इसकी रफनेस को 0.75 जो है वो एक ठीक है ना। इसकी जो सेटिन फिनिश है वो सेटिस्फाई ये कर रहा है। ये जो पेंट है वो एक्सटीरियर का पेंट है तो इसमें कोई इतनी फिनिशिंग है नहीं। ओके ठीक, दूसरा स्लॉट लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं पेंट 2 और इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं ये वाला। अभी अंदाजे से हल्के फुल्के कर रहा हूँ। और तीसरा स्लॉट लेते हैं, उसे करते हैं हम पेंट 3, है ना। आज मैं स्लेट मटेरियल एडिटर यूज़ नहीं करूँगा, मतलब सॉरी मेनली जो है हमारा यही मटेरियल एडिटर यूज़ करूँगा। ठीक, ये रहा ना। पिक करते टाइम ध्यान रखें ऐसा एरिया सेलेक्ट करें जहाँ थोड़ी सी लाइट आ रही। ओके, दूसरा कलर हो, तीसरा कलर हो गया। चौथा कलर है आपका ये वाला, आई डोंट नो ये कौन सा कलर है बट ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम पेंट 4। ओके, और इस पर क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट कर लें। आप तो लाइट पोर्शन करना, ठीक है। एडजस्ट तो हमें माइन्यूट चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। ठीक, ये भी ये सेम कलर ही है, आई थिंक ये वाला कलर भी ये है ना। और आखिरी कलर जो है, सॉरी ये वाला कलर है, उसको तो वाइट करना ही है, इसको मैं दे देता हूँ पेंट वाइट है ना। उसका जो कलर है वो तो इसको आप 256 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है बट इसको यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि इससे क्या है बाउंस बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसको हम 240 रखते हैं, एक जनरल रूल है। ठीक, एक और कलर, ये तो सेम कलर है आपका, ये वाला ही है ये। ठीक, ये एक अलग कलर है तो मैं इसको 1 2 3 4 5 भी है ना। तो पेंट कलर 5 एक नाम दे देता हूँ और इसको यहाँ पर पिक कर लेता हूँ ये वाला। ठीक, अब ये कलर वगैरह क्या है थोड़े बहुत लाइट के कारण चेंज हो जाते हैं, इसलिए मुझे रीएडजस्ट थोड़े थोड़े तो करने पड़ेंगे क्योंकि क्या हो सकता है ये लाइट हो, ये कलर जो हमें दिख रहा है इस पर लाइट के कारण ये कलर थोड़ा सा इसकी ह्यू चेंज हो जाती है। अगर इसका येलो लाइट पड़ेगी तो उसकी ह्यू अलग होगी और ब्लू लाइट पड़ेगी तो वो थोड़ी अलग होगी, इसलिए बस ये पहले ये करते हैं है ना। मतलब आई थिंक थोड़ा सा एडजस्ट हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा ग्रे है, ब्लूइश ग्रे सा, इसको भी हम कर सकते हैं पेंट कलर 06। ठीक, और इस पर क्लिक करें, ऑटो सेव हो रहा है अभी फ़िलहाल को, तो आप प्लीज़ छेड़खानी ना करें है ना। बहुत देर से हमने सेव किया भी नहीं था इसलिए ऑटो सेव हो जाने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कर लेगा ऑटो सेव अपने आप। हो गया ऑटो सेव ना। मैं भी सेव कर लेता हूँ, ऑटो सेव के भरोसे नहीं रहता हूँ, कंट्रोल S। ठीक, ये सेव करना बहुत ज़रूरी है, 2 बटन जिंदगी के। ये लिया है ना यार, हमारी ज़िंदगी विजुअलाइजेशन की है तो हम क्यों नहीं कहेंगे यार। आई थिंक ये सारा कुछ हो गया। ठीक है ना। मैंने लगभग सारे जो भी कलर्स थे वो बना लिए। ठीक है, दूसरा हमें ये जो वॉल की टाइल्स है वो बनानी है, तो इस पर मैं करता हूँ क्लिक, इसका नाम दे देता हूँ वॉल टाइल्स है ना। वॉल टाइल्स फिर मैशनरी टाइल्स जो भी आपको देना हो वॉल टाइल्स दे देता हूँ मैं और 1 नाम दे देता हूँ।
इसका कलर अभी फ़िलहाल के लिए ये कर देता हूँ, टेक्सचर हम बाद में अप्लाई करेंगे, वो मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा, ठीक है। बट फ़िलहाल के लिए एक जनरल लुक आ जाए इसके लिए मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ठीक। दूसरा आपकी ये फ्लोरिंग है, इसके लिए आप दे दीजिए इसका कलर पोर्च फ्लोरिंग, ठीक। और इस पर करें क्लिक और ये वार्म कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है। मैं फ्लोरिंग करूँगा, टेक्सचर ऐड करेंगे हम वो चीज़ भी, बट मैं अभी सिर्फ स्लॉट रख रहा हूँ। और ये बना लेते हैं ये वाला मटेरियल, स्टोन वर्टिकल, जो भी आपको नाम देना हो आपको याद रहना चाहिए वो चीज़ बस, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ तरीके का मटेरियल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टोन का हालांकि थोड़े सेम लग रहा है क्योंकि फ्लोरिंग और इसका कलर लगभग सेम है, हल्का फुल्का येलोनेस का फ़र्क है, ठीक है। आप चाहें तो पॉइंट सैंपल की जगह 3x3 या 5x5 एवरेज इसको करेंगे तो थोड़ा क्या है आसपास का एक कलर भी ये पिक कर लेगा, ठीक है ना। ये चीज़ भी हो गई हमारी, ये चीज़ भी हो गई, ये भी हो गया। हाँ, कार का मटेरियल है वो हम कारपेंट से देंगे, उसको हम बाद में समझेंगे। ये भी हो गया ना। ये लाइट का जो फिक्सचर है इसको बना लेते हैं हम फिलहाल को, इसको मैं समझ लेता हूँ। ये 8 इंच के समथिंग में है क्योंकि ये हमें बनाना वैसे भी पड़ेगा ही। ऐसा तो आई थिंक ये फोटोशॉप का वर्क होना चाहिए क्योंकि ये लाइट का कोई और एम्बियंस मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लाइट का फॉल ऑफ यहाँ भी तो आता है यार, हो सकता है बहुत डिम लाइट, नो इशू, वी कैन क्रिएट इट। ये व्यू ब्लैक दिखाई दे रहा है तो इसके लिए पर व्यू स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स स्फीयर ऑटो ग्रिड है ना, इसको मैं कर लेता हूँ 8 इंचेस, ठीक। ये रहा क्लिक, हेमिस्फीयर 180 0.5, ओके। जनरल हमने इतनी डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये दिख रहा है यहाँ सिर्फ एक लाइट का फिक्सचर दिखाना है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। बाकी अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम प्रॉपरली लाइट या तो बनाते हैं या फिर हम मॉडल को कहीं से डाउनलोड करते हैं या फिर हम अलग अलग साइट से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए स्फीयर ठीक है। एडिट पॉली है ना, कंट्रोल A और इसको कंट्रोल A करते हैं, स्नैप, स्नैप और स्नैप को इंडिविजुअल पे, ठीक है ना। ये क्यों नहीं कर पाऊंगा स्नैप, एक्चुअली मैं चाह रहा था, चलो ठीक है जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं तो कोई इशू नहीं। फ्रंट से जाते हैं हम, फिर मैं स्नैप हटा देता हूँ, ठीक, ओके, ठीक। दूसरा इसके पॉलीगॉन मोड में जाइए या फिर वर्टेक्स मोड में चले जाइए, सॉरी वर्टेक्स नहीं एज बोल रहा हूँ, वर्टेक्स बोल रहा हूँ, पेज है एक्चुअली, ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसके एडिट पॉली से हटूँ यहाँ पर, ओके। तो इसकी स्केलिंग में इशू हो गया है, कोई इशू नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। एडिट पॉली मॉडिफायर का फ़ायदा ये है कि आप चीज़ें बार बार चेंज कर सकते हैं। इसके इसको सेलेक्ट कर लीजिए इंडिविजुअल की जगह, ठीक है। हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है,
ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी वर्टेक्स ओवरलैप हो गई थी इसलिए। ठीक, फ्रंट में जाके अब ये मॉडलिंग को मैं थोड़ा सा क्या है आपको एक्सप्लेन उतना नहीं करूँगा, क्योंकि मॉडलिंग थोड़ी सी टाइम दे के सीखना पड़ता है मॉडलिंग को, है ना। इसलिए मैं मॉडलिंग में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको कौन सा ऑप्शन मैं क्लिक कर रहा हूँ, बट फिलहाल को आप समझ लीजिए कुछ हो रहा है। रिंग लूप ना, एक्सट्रूड, ठीक है। सॉरी, मैं मॉडलिंग आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मॉडलिंग थोड़ा सा क्या है कि यार हर चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, बट मॉडलिंग आपको टाइम चाहिए रहता है ना। ठीक है ना, एक एक स्टेप्स को बताऊँगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एडिट पॉली, और इसकी मटेरियल आईडी जो है मैं 2 है, कंट्रोल A कंट्रोल Z, मटेरियल आईडी 2 है ना। तो मैं इसकी मटेरियल आईडी फ़िलहाल के लिए 10 कर रहा हूँ, सॉरी हाँ नहीं, इसकी मटेरियल आईडी 2 ही रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, और कंट्रोल I करके बाकी की मटेरियल आईडी 1 दे देता हूँ, है ना। कारण क्या है, मुझे इस एक फिक्सचर में ये वाले पार्ट पर ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल देना है, और यहाँ पर कुछ प्लास्टिक या मेटल जो भी इसका फ्रेम रहेगा जिससे ये वॉल में अटैच होगा, वो वाला कलर इसमें देना है। ठीक है ना। इसके लिए मैं एक मटेरियल आईडी से इसलिए इसको प्ले कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप चाहे तो डिटैच करके भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप ये वाले पार्ट को अलग डिटैच कर लें, बट जनरली जब हमारे पास ऑप्शन है इस तरीके का मटेरियल आईडी का, तो मैं वही करूँगा ना यार, ताकि हमें एडिटिंग करना हो बाद में तो मैं इसमें एडिटिंग कर भी सकें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्फीयर की रेडियस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है ना। और सॉरी, मैं मॉडलिंग में आपको एक एक स्टेप नहीं बता सकता कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग होती है वो तो आप कर सकते हैं, बट इस तरीके की जो मॉडलिंग होती है उसमें आपको सीखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। यहाँ पर जो ये रहा, यहाँ पर मॉडलिंग का पूरा एक सेक्शन मौजूद है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे, ये हुआ ठीक, तो आप देख सकते हैं इतने सारे आपके ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, मैंने ये पर्टिकुलरली मॉडलिंग सीखी थी क्योंकि मुझे एक्चुअली मैंने मॉडलिंग का बहुत सारा काम किया हुआ है, इसलिए मुझे ये पता है ब्रिज का क्या फंक्शन है, बेवल, एक्सट्रूड, ये सारे तो नॉर्मल फंक्शन है। रिलैक्स क्यों यूज़ करते हैं, डिटैच तो हम यूज़ करते ही हैं, अटैच, पी कनेक्ट, स्विफ्ट लूप, ये क्विक स्लाइस ये भी यूज़ करते हैं, कट टूल, है ना। और अलग अलग आपके जो ये ऑप्शंस हैं ये इस तरीके से चेंज होते हैं। जैसे आप वर्टेक्स में हैं तो कुछ अलग ऑप्शंस होंगे, तो ये आपको एक डेडिकेटली चीज़ें सीखना पड़ेगा। वैसे एक यूट्यूब चैनल है आई थिंक,
क्या हरीमस 3D, हाँ आप उस चीज़ से भी उनसे सीख सकते हैं। मैंने एक्चुअली मैक्स का अधिकतर स्टफ उनसे ही सीखा हूँ, ठीक है। तो आप मॉडलिंग के लिए बेसिकली जो इस तरीके की जो मॉडलिंग होती है उसको आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है आई थिंक। बस अब मैं आपको बोर नहीं करूँगा और ये मैं देख लेता हूँ कितनी जगह है। 4 है मेरे और 2 यहाँ लगे हुए हैं, 2 यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है ना। दोनों कार के ऊपर लगे हुए हैं एक्चुअली, है ना। तो हो सकता है फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको बंद करते हैं, इसकी ज़रूरत मुझे है नहीं। ठीक, सीन पॉपुलेशन की जो लेयर है उसे ऑन करता हूँ और इस कार के ऊपर इसको रख देता हूँ, ठीक, ताकि ये इस पे लाइट ग्लो कर सके। इसकी लेते हैं एक इंस्टेंस, ठीक, इन दोनों को करते हैं सेलेक्ट और इनका एक इंस्टेंस ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। और मॉडलिंग कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं अगर आपको ये कार दिखाऊं, ये भी एक्चुअली मॉडल ही की हुई है, आपको देख सकते हैं इसमें फेस नज़र आ रहे हैं। बट इसकी अगर मैं मॉडलिंग की प्रोसेस को आपको करने लग जाऊंगा तो इसी में मेरे कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि कार की मॉडलिंग बहुत टिपिकल होती है। इसके जो कर्व शेप हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं ये जो कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग होती है उसको आप ये सोच लीजिए बस इसके आपको मॉडल इंपोर्ट करने हैं, आपकी जो जनरल प्रोसेस होती है उसमें, तो उन चीज़ों से प्ले करना है आपको, ठीक है ना। बस स्क्वीज, अच्छा नहीं, एक मॉडिफाइड होता है, स्क्वैश होता है या आई थिंक स्ट्रेच, स्क्वीज मे बी, हाँ ठीक है। अगर इसके लाइटिंग के शेप को आपको इस तरीके से चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे आप इसके स्क्वायर से इसकी रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये स्क्वीज मॉडिफायर से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपको कैसी लाइटिंग चाहिए, ठीक है ना। ये भी टाइम के साथ बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो हमारा लाइट का शेप ठीक है, इतनी ऐसा कोई नीड नहीं है, बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है। बट जितनी ज़्यादा मैं डिटेल आपको दे सकता हूँ उतनी ज़्यादा मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोल एस, ये रहा, ओके, है ना। हमारा मटेरियल्स लगभग बन चुका है, तो अब हम इसे अप्लाई भी कर ही देते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव रेंडरिंग शुरू। ओहो, एक चीज़ ऑन ऑफ करना भूल गया, मुझे ट्रीज के जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑफ करने थे, इसलिए इंटरेक्टिव रेंडरिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है। कोई इशू नहीं है ना। बट प्लीज़ अगर आपका ग्राफिक कार्ड या सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो प्लीज़ इनको आप ऑफ ही रखें, ठीक है ना। हमें मटेरियल का वर्क करना है, फाइनल रेंडर नहीं लगा। अब ये वाली जो वॉल है इस पर ये वाला कलर रहेगा, मटेरियल, एम फॉर मटेरियल। तो हमने सबसे पहले जो पेंट लगाया था इसको या तो क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, ठीक है ना। बट आप देख सकते हैं, देखिए आप थोड़ा सा अलग आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैंने एरिया पिक किया होगा उसका पिक्सल इस तरीके से ब्लू होगा मे बी, ठीक। इसलिए हल्के फुल्के चेंज तो हमें करने पड़ेंगे ही, या फिर आप अभी भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। कलर तो वही आ रहा है पिक, लेकिन क्या है हमारी सीन की जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है,
है ना, उसका जो लाइट की वैल्यू वो डिफरेंट, इस चीज़ से पता लग जाता है। और दूसरा इसका जो स्पेक्युलर है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा कम है रफनेस की वजह से। तो मैं इसका जो स्पेक्युलर यानी जो इसका रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, बाकी लाइटिंग पे भी हम देखेंगे। ठीक, ये जो इस तरीके के पट्टे हैं इन पे आप इसे वाइट कलर इसको कर लीजिए ऐसा। ठीक, इस पर भी वाइट है, ये वाइट। ठीक, ये वाला कलर है, ये और ये असाइन। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, रैंडमली चीज़ों को नहीं करते हैं। ठीक, ओके। ठीक, विंडो का मटेरियल किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल को यहाँ पर ग्रुप्स बनाना था एक, तो उस ग्रुप को बना ही लेते हैं। एडिट पॉली, इस एज को करते हैं सेलेक्ट, राइट क्लिक, क्रिएट शेप, लीनियर, ओके। ठीक, आप चाहें तो लाइन बना सकते हैं अलग से, बट मुझे यहाँ पर लाइन ऑलरेडी मिल रही थी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इस लाइन की जो आत्मा है वो बाहर है, तो मैं इसको यहाँ पर सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक, स्वीप मॉडिफायर, और उसका तरीका आपको पता ही है इसको सेंटर में करने का, अफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट। इसका जो ग्रूव्स बनाना है उसके लिए मुझे इसकी थिकनेस बहुत कम रखनी पड़ेगी, ये रहा, और इसको सेंटर में ही रखते हैं लगभग। अब इस पर करते हैं क्लिक, प्रो वॉल्यूम, स्टार्ट पिकिंग, ताकि एक छोटा सा ये ग्रूव्स जो है इस तरीके से बन जाए। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। ठीक, और इसका जो स्मूथनेस है वो बरकरार रखना है, तो स्मूथ मॉडिफायर। ठीक, मॉडिफायर जितने मैं लगा रहा हूँ ये आपको लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक, ये रहा आपका स्मूथ मॉडिफायर। ओके, मैं थोड़ा शॉर्टकट से काम करने का आदी हूँ, तो फ्लो में कभी कभार शॉर्टकट्स यूज़ कर लेता हूँ। कंट्रोल एस। ओके, अभी इस कलर को हम मैच करेंगे क्योंकि हमारा ब्लू कलर है, अभी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ना। अभी जो हमने कलर पिक किए थे वो सिर्फ जनरल कलर्स थे। ठीक, दूसरा ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये वाली वॉल है, इस पर ये कलर रहेगा। ठीक, ये सेकंड कलर, इसको कर देते हैं असाइन, है ना। थर्ड कलर हमारा ये तो हो गया। ठीक, ये हो गया। विंडो का मटेरियल मैं जस्ट अभी बनाता हूँ थोड़ी देर से। इसके बाद हमारा ये डार्क ग्रे कलर, डार्क ब्राउन कलर है, ये इसमें रहेगा, इसे कर देते हैं असाइन। ठीक है, ये वाला कलर है, इसको करते हैं ये वाले को असाइन। ठीक, ये हो गया। अब ये जो पट्टे हैं इसको करते हैं क्लिक, और ये सारे इंस्टेंस में है तो एक ही कलर में शायद सारे बड़ी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे एक बार में हो गए पेंट। ठीक है ना। दूसरा, इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक अलग से पट्टा लगाया हुआ है, तो मैं वो पट्टा भी लगा लेता हूँ। ये ऊपर भी है और नीचे भी। ये मैंने बाद में गौर किया था और मैंने सोचा था कि ये चीज़ हम कवर करेंगे। तो लाइन क्रिएट करें, और उसमें दे दें स्वीप मॉडिफायर, स्वीप और स्वीट मॉडिफायर। ठीक है, और आपको पता ही है स्वीट मॉडिफायर मेरे लिए कितना स्वीट है। मैं तो लगभग हर बार इसे यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, वोल्टे, अलाइन, जेड, है ना। करंट ऑब्जेक्ट के मिनिमम को इसके मैक्सिमम से जोड़ देते हैं, ये कर दिया। इसकी मैंने शिफ्ट के साथ की इंस्टेंस, अलाइन दिस दिस। ठीक है, ओके, और ये डार्क में कर देते हैं ये वाला कलर, और इसको भी। ठीक है, दोनों एक्चुअली असाइन हो चुके ना, क्योंकि मुझे यहाँ से ब्लूइश कलर टाइप का कुछ लग रहा है। ओके,
मटेरियल एडिटर बंद क्यों कर दिया हमने, पता नहीं। ठीक, विंडो का जो कलर है वो हम बाद में असाइन करेंगे। ये वाला वाइट कलर रहेगा, इस पर करें क्लिक और कर दें असाइन। ठीक है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और यहाँ पर मेरा आई थिंक एक पट्टा नीचे उतरेगा, तो वो भी हम बना ही लेते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और इसी मॉडिफायर को कर देते हैं पेस्ट यहाँ पर। ठीक, और इस लाइन को थोड़ा सा बैक में पुश कर देते हैं। इस मटेरियल को करते हैं कॉपी पेस्ट ना, कॉपी पेस्ट की अच्छा एक स्क्रिप्ट है, टाइम मिला तो वो चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, बहुत काम आती है एक्चुअली, या फिर आप मटेरियल एडिटर में जाकर कर सकते हैं ना असाइन, आपके पास ऑप्शन तो मौजूद है ही, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक, ओके, फटाफट कलर असाइन करते हैं। तो ये वाला चीज़, अच्छा, इंटरेक्टिव रेंडरिंग के कोरोना का फ़ायदा ये है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपको ये विंडो सेलेक्ट करनी, ठीक है, आप देखेंगे अभी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो सेलेक्ट हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है मुझे। ये कॉलम को मैंने क्लिक किया, इसके बाद ये पट्टे हैं तो इन पर मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक किया, ये रहा और ये रहा, और इनको मैंने वाइट कलर कर दिया असाइन। ठीक, इसको क्लिक किया असाइन। ठीक है, और ये जो जाली है इस पे मेटल कलर रहेगा। ठीक है, मेटल जो हमारा ये बनेगा वही मैं मेटल यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, दूसरा ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इस पर हमारा ये कलर है। ठीक, और अभी हम लाइटिंग वगैरह थोड़ी चेंज करेंगे तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। यहाँ पर भी आई थिंक वाइट कलर ही है, बट थोड़ा सा लाइट का फर्क, लाइट का इफेक्ट अलग। पर करें क्लिक, वाइट कलर कर दें असाइन, और जब हम लाइटिंग वार्म लाइटिंग करेंगे तो ये कलर आ जाएगा आपका। ठीक, ये ग्रूव्स जो हैं वो अलग कलर में है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे 2 कलर असाइन करने हैं। ठीक है, तो या तो एक काम करें, इतने पार्ट को आप डिटैच कर लें, ये जो पार्ट है क्योंकि इसमें मुझे अलग कलर करना है, या फिर आप मटेरियल आईडी से प्ले कर सकते हैं, जो कि मैं जनरली करता हूँ। ठीक, और मैं चाह रहा हूँ कि आज नया तरीका बताऊँ, बट हम नहीं कर रहा। तो एडिट पॉली, टॉप व्यू में जाएं, पॉलीगॉन्स, और आप इनको कर लें सेलेक्ट। डिफ़ॉल्ट ऊपर के पॉलीगॉन्स भी सेलेक्ट हो गए, ऑल्ट के साथ डीसेलेक्ट कर लें, नीचे को भी सेलेक्ट। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे पॉलीगॉन्स मेरे जो हैं अलग सेलेक्ट हो चुके हैं। इनको मैं मटेरियल आईडी 2 दे सकता हूँ, या फिर आप डिटैच कर सकते हैं। मैं डिटैच करके बता देता हूँ, बहुत बार मैंने सेम तरीका कर रखा है, तो मैं इस बार अलग तरीके से डिटैच। ओके, ठीक, तो ये वॉल आपकी सेपरेट हो चुकी है, इस पर आप सेपरेट मटेरियल दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सेपरेट हो चुकी है। ठीक है ना, और फेस का आपको वर्क है, ऊपर का पॉलीगॉन भले ही ऊपर अलग हो गया है, बट अभी इसमें हमें कोई इतना इशू रहेगा नहीं, है ना। क्यों, या फिर आपको अगर इंटीरियर वगैरह को कुछ अलग करना हो तो आप इस वॉल को अलग से बना के इस पे ग्रूव्स कर सकते हैं, बट अभी मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे सिर्फ इन फ्रंट के फेस पे मटेरियल लेना है, तो मैं आई थिंक इससे रेडी हूँ। ठीक है, दूसरा आप चाहें तो इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ज्वाइन कर लें इसको, तो ये स्पेस भी सेपरेट हो जाएगा, बट वो कभी दूसरी वीडियो में। ओके, यही मटेरियल को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक, और दूसरा ये कलर आई थिंक यही कलर है, मैंने दोबारा बना दिया था, बट इसी का ही है, और यहाँ पर शेडो आ रही है इसलिए ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। ठीक, दूसरा यहाँ पर ये फ्रंट में अलग फेस रहे, अलग कलर रहेगा, मैं जहाँ तक नोट कर पा रहा हूँ, और ऊपर वाइट कलर रहेगा। ठीक,
इसके लिए मैंने ये पट्टा वैसे भी अलग से बनाया ही हुआ है, तो इसमें आप करें मटेरियल एडिटर में, ये रहा, और ये जो कलर है इसको कर दें असाइन। ठीक है ना, इसका सैचुरेशन कम है इस कलर का, मुझे दिख ही गया ये चीज़ तो। ठीक, और ये रहा, इसको आप वाइट कलर दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और आई थिंक अब हमारा जो कलर्स का वर्क है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है ना, मतलब 50% कंप्लीट हो गया है। बाकी अब आगे का हम देखें, ये है ना। एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा जो इंटिमिडेटिंग लग रही है वो है ऑटो सेव को सेव करना ना। वो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ये टेपर है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इस तरीके से डाउनवर्ड है ना, क्योंकि अगर ये टेपर्ड नहीं होता तो ये देखिए ये लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये थोड़ा सा टेपर्ड है ना। चाहे तो आप इसे करें, चाहे तो ना करें, तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ फील हो रही। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, FFD 2x2। सॉरी, इसकी रेंडरिंग को मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, है ना। जब भी आप वर्किंग करें तो रेंडरिंग को स्टॉप कर, आपके सिस्टम पर लोड नहीं पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। हो गया, हुई ना। चलो, कम से कम ऑटो सेव था वहाँ तक तो ठीक ही है ना। ठीक, तो जब भी आप वर्क चालू करें इस तरीके से थोड़ा सा, तो इंटरेक्टिव रेंडरिंग को बंद कर दें जब भी मॉडलिंग का वर्क करें। आपके लिए ये कम से कम लेसन है कि हाँ, इतना ही अच्छा सिस्टम हो क्रैश हो जाता। ठीक है, ओके, वी विल वेट। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बार बार मैक्स को सेव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अभी तो हमारा जो वर्क है वो सेव है ऑलरेडी, तो इसलिए कोई इशू है नहीं। बट अगर आपका सेव ना हो तो इस तरीके के इशू आते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि आप कितने पीछे चले जाते। ठीक, अभी तो फ़िलहाल में हो सकता है मेरा वर्क पिछला सेव हो ही, तो इसमें इतना ज़्यादा मुझे इशू करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, दूसरा अभी ऑटो बैकअप की फ़ाइल मेरी, मैं 1 मिनट रेंडर को करता हूँ स्टॉप, और ऑटो बैकअप से इस चीज़ को रिकवर कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे सिस्टम में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है ना। तो ऑटो बैकअप की जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्स का जो आपका वर्जन है उसमें ऑटो बैकअप नाम के फोल्डर में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोस्ट रिसेंट है वो ऑटो बैकअप 1 है। मैं इसको दोबारा से अपने सीन में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, वैसे तो मैंने कर लिया था, बट आपको ये बताना भी ज़रूरी था कि इस तरीके से ऑटो बैकअप आपकी हेल्प करता है। ठीक है ना। बट इसके जो मटेरियल है वो मेरे मौजूद नहीं है। इन मटेरियल को हम किस तरीके से पिक करेंगे, सॉरी ये ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑटो बैकअप का फंक्शन रहता है कि जो हमारा लास्ट फाइल अपने आप मैक्स ने सेव की थी उसकी वजह से हमारे जो सीन है उस पर हमें दोबारा से वर्क नहीं करना पड़ा, सिंपल सा। आप देख सकते हैं हमारी जो टेक्सटिंग थी वो यहाँ तक हो चुकी थी, तो वहाँ तक हमारा फाइल जो है वो सेव है। ठीक है, तो प्लीज़ मैक्स को टाइम टू टाइम सेव करिए और ऑटो बैकअप को इनेबल कर लीजिए ना। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, ये रहा ऑटो बैकअप जनरल फाइल्स, ये रहा ऑटो बैकअप, इसको आप इनेबल रखिए। और इंटरवल आप, मैंने 8 मिनट कर रखा है क्योंकि 8 मिनट में मैं एक
अच्छा खासा काम कर लेता हूँ, तो इसलिए ये वैसे 5 मिनट रहता है, बट 5 मिनट क्या है, बार बार ये ऑटो बैकअप होता रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, इसलिए मैंने 8 मिनट कर दिया इसको। आप अपनी स्पीड के हिसाब से कर लीजिएगा इसको, ठीक। बट ऑटो बैकअप करना बहुत ज़रूरी है, मेरे ये कहने का मतलब था, है ना, क्योंकि 3ds Max बार बार क्रैश होता है। ऑटोकैड तो आपका मुश्किल है कभी क्रैश हो भी, बट 3D के सॉफ्टवेयर क्रैश होते हैं, ये तो सभी सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम है, नॉट ओनली 3ds Max। हो सकता है स्केचअप ना हो, क्योंकि स्केचअप क्या लाइट सॉफ्टवेयर है, बट जो हमारे हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं 3D के, वो क्रैश होते हैं। तो एक हैबिट बना लीजिए आप। इस तरीके से हमने जो ये पट्टे बनाए थे वो भी हमारे सेव हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो सेव है। ओके, ठीक। अब हम यहाँ थे कि हमें इसको थोड़ा सा टेपर करना है, ठीक। यहाँ पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये मुझे थोड़ा सा टेपर लग रहा है, ठीक है। हो सकता है ये इन्होंने इंटेंशनली दिया हो, या फिर मुझे लग नहीं रहा कि कैमरा एंगल की वजह से हो, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा टेपर, ठीक है ना। तो मैं इसे टेपर कर रहा हूँ भाई, आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो मत करें, ठीक। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, ठीक है ना। इन सभी को मैंने किया सेलेक्ट, और दूसरा मैं इसकी जो बैक साइड है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये इतना पीछे है नहीं, हो सकता है पीछे बना ही ना हो, हमें क्या पता। पैरापेट वॉल का तो हमें वैसे भी एलिवेशन दिया नहीं है, सॉरी प्लान दिया नहीं है। कनेक्ट, कंट्रोल ए कॉर्नर, इसमें ठीक है, ताकि ये पैक हो जाए अलग से, ठीक। इसके लिए किया है मैंने, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको, है ना, जिसको आपको मॉडिफाई करना है उन सभी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पे लगाता हूँ FFD 2x2। ओके, और ये पीछे के ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको पकड़ के मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक। इसको मैं कोरोना कैमरा पे सेट कर लेता हूँ, ताकि मुझे एक कैमरे से आइडिया लग जाए कितना टेपर। ये हमारा ज़्यादा ही टेपर हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब ये तरीका काम नहीं करेगा, मुझे इसकी मैनुअल एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। और किया क्लिक, एडिट पॉली, तो लेफ्ट साइड में जाकर इसकी ये वर्टेक्स को मैं करता हूँ सेलेक्ट और इन्हें नीचे कर, ठीक है ना। FFD वर्क नहीं करेगा तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे एज जो है वो बराबर चाहिए थी, इसलिए। ठीक, इस पर एडिट पॉली हम बाद में लगाएंगे। एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लेते हैं और मैनुअली ये चीज़ करते हैं, ठीक। इसमें एडिट पॉली लगाएं, मतलब ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3ds Max में क्या है, चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती है। मैंने देखा है कि हमें अलग अलग मैश को अलग अलग ही एडिट करना पड़ता है,
तो मैं इसे देख लेता हूँ, ये हमारा इतना रहेगा, तो वाई डायरेक्शन में ये रहेगा हमारा -1 फीट 4 इंच, है ना। वाई में नहीं, सॉरी, जेड में। ये ठीक है, -1 फीट 4 इंच, ठीक। और यही चीज़ मुझे इसके साथ करनी पड़ेगी। एडिट पॉली, जेड में -1 फीट 4 इंच, ठीक। और सेम चीज़ मुझे इसके साथ करनी, -1 फीट 4 इंच, ठीक है। मैं चाह रहा था कि ये चीज़ एक मॉडिफायर से हो जाती, वो पॉसिबल हुई नहीं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया, ठीक। अभी भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो शेडिंग है वो गड़बड़ हो गई, ठीक। तो इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। ओके, कोई इशू नहीं है। इन पॉलीगॉन्स को करें सेलेक्ट, Ctrl/I, डिलीट, और इसमें दे दें शेल मॉडिफायर। ओके, एडिट पॉली, प्लेन, Ctrl+A, मेक प्लेनर, लेफ्ट, इसको 1 डिग्री से या 0, ठीक है ना। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा इसमें मेहनत, ठीक। ओके, ये ठीक है ना। अगर हम इसे एडिट पॉली से बनाते तो ये थोड़ा मेहनत कम लेता, है ना। स्प्लाइन वर्कफ्लो का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जब भी थोड़ा टिल्टेड ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनकी एडिटिंग में दिक्कत इस तरीके की आती है। ये तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं पॉली मॉडलिंग पर्सनली प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारे यूजर्स को लगे कि अरे स्प्लाइन मॉडलिंग तो बड़ा आसान काम है, आप क्यों करते हैं पॉली मॉडलिंग, क्योंकि स्प्लाइन में तो क्या है, लाइन बनाओ, उसमें सुई पे एक्सट्रूड लगा दो। बट क्या होता है जब आप चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ने मरोड़ने लगते हो ना, इस तरीके से टिल्टेड बनाने लगते हो, तब स्प्लाइन की ये दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि ये क्वाड टोपोलॉजी नहीं होती, इसी वजह से, ठीक है ना। बट कोई ना, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही हम चलाएंगे इसे। क्या दे देते हैं, देखते हैं एक्सट्रूड अमाउंट कितना, 1 फीट है का जो शेल अमाउंट है, सॉरी इसका मैंने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया इसका, हाँ ठीक है ना, ठीक, ये भी ठीक है। इस एज को, इन तीनों एजेस को मैं करता हूँ सेलेक्ट, राइट क्लिक, क्रिएट शेप, लिनियर, ओके, ठीक। इतना झंझट से अच्छा है कि आप इसमें एक सेगमेंट लगाओ इस तरीके से, और इन सभी फेसेस को सेलेक्ट करके कंट्रोल, और इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दो, राइट क्लिक, इस पर करें क्लिक, ऑटो सेव हो रहा है, हाँ लोकल नॉर्मल, सॉरी एक्चुअली ये यहाँ पर था, लोकल नॉर्मल,
और इसका जो एक्सट्रूड अमाउंट है वो बहुत कम कर दें, 0.5 इंचेस ना, जिसमें ये ग्रूव्स निकल जाए इस तरीके से, ये निकला हुआ है। ठीक है, ऊपर के पॉलीगॉन थोड़ा सा ऊपर आगे है मतलब। ठीक है, कंट्रोल है सेव। इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत टाइम लगा दिया एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में टाइम ज़्यादा लग गया, बट कोई ना, बेनिफिट ही है उसका। दोबारा इस पर करें क्लिक और इंटरैक्टिव रेंडरिंग कर दें स्टार्ट, है ना। और ये रिक्वायर्ड असेट कुड नॉट बी फाउंड, नॉट, इनको हम इस समस्या का समाधान निकालते हैं कुछ। ठीक है ना, पहले हम मटेरियल्स वगैरह लगा लें प्रॉपरली। ओके, है ना। ये रहा, और पेंट कलर 5 ये हमारा हो चुका है, इसमें लगा है एक्चुअली ये। और ये रहा पेंट कलर 6, ये हमारा ये मटेरियल था, बट हमने सपोज कर लिया है कि ये इसी का डार्क टोन है, मतलब यही कलर है, बस इसमें क्या शेडोज आ रही हैं इस वजह से। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब वॉल टाइल्स, इस पर करें क्लिक, सॉरी इन दोनों को करें सेलेक्ट और इसको कर दें असाइन। क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं आप, ये भी एक तरीका है, असाइन टू सिलेक्शन। ठीक है ना, मैं जनरल कलर ले लिया इसका। अब ये इसमें बस टाइल्स का टेक्सचर लगाना है मुझे। दूसरा, ये जो फ्लोर है आपका, अच्छा ये अलग फ्लोर है और ये अलग फ्लोर है, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया था, क्यों लिया था राइट में, ये इसलिए लिया था क्योंकि ये आपका कलर अलग है और यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़े से स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक, ये हो सकता है यहाँ पर व्हीकल्स से के लिए अलग से आना जाना हो और यहाँ से आपका अलग से स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, हो सकता है 2 एंट्री हो इस चीज़ की, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया था। ठीक, और इसका एक्सट्रूजन ताकि अलग दे सकूं, बट कोई ना, लाइन पर जाएं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड। ठीक, इसका इफेक्ट भी साथ में देख लें, है ना, स्नैप कर देते हैं इसके बराबर में। ठीक, और इसको वॉल टाइल का हम कलर दे देते हैं, मटेरियल दे देते हैं, मटेरियल। और इसको ये है हमारा पोर्च फ्लोरिंग, ये इसको असाइन कर देते हैं। ठीक, अभी सिर्फ हल्का फुल्का एक लुक आ जाए, बाकी हम इसमें अभी टेक्सचर वगैरह का काम बाद में करेंगे। जो भी पॉसिबल इसका टेक्सचर होगा उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक, थोड़ा फील आने लग जाए बस, दैट्स इट। ये आपके आउटडोर के टाइल्स है, सॉरी सीमेंट का वर्क, ये सॉरी ये कंक्रीट के जो टाइल्स होती हैं उसका वर्क है। बट कितने टाइल्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, ओके ठीक है, तो 3 टाइल्स हैं और बाकी सब ठीक ही इसके बराबर में। और यहाँ तक है, ओके, इसको करता हूँ मैं स्टॉप, और पिछली गलती की तरह नहीं करूँगा। अब मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ तो बना ही लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स क्रिएट करें या एक प्लेन क्रिएट कर लें, बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको स्नैप इससे करें और इसके के बराबर से स्नैप, ठीक है ना। इसे करें कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ओके, आइसोलेट कर लें इस फेस को, सॉरी एडिटेबल पॉली करने से पहले एक छोटा सा काम करना था मुझे बनाने 3 स्टेप्स, है ना।
मैं इसमें इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि ये इजी है मेरे लिए बॉक्स से। ठीक, इसमें आप सेगमेंट्स ऐड कर, ठीक, 3 स्टेप के लिए 3 सेगमेंट ऐसे में कर लिए और 2 सेगमेंट में ऐसे में कर लेता हूँ हाइट में, ठीक, ताकि एक स्टेप ये हो जाए, दूसरा ये हो जाए, तीसरा ये हो जाए। ठीक, ओके। इस बॉक्स को कर देता हूँ मैं एडिट पॉली, यस, और इन सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई, डिलीट। ठीक, इसे फिर से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें। तो ये क्या है, मेरे 3 स्टेप्स बन चुके। ओके, अब मुझे इस पर सिंपली शेल मॉडिफायर देना है, फिर से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना है। ओके, FFD 1 और इसको आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर लीजिए। आई थिंक ये पीछे तक ही है। आप अपनी मेथड से कर सकते हैं, मैं अपनी मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन केस अगर आपको ये थोड़े से तकलीफ दे लगे तो ना, बट मेरी कोशिश होती है अलग अलग तरीके आपको बताने की, बाकी मर्जी आपकी है। स्वीप मॉडिफायर की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रख देते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये स्टेप से थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, और दूसरा ये इसके कंट्रोल पॉइंट्स, ये जो कंट्रोल पॉइंट्स ये इसके बराबर है ना। यहाँ पर मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, अब इसके हिसाब से इसका जो लेवल है वो इस तरीके से स्लोप में है, ये चीज़ मैं नोटिस कर पा, ठीक, तो कर लेते हैं, क्या बुराई है भाई। ओके, जिस तरीके से ये स्लोप में है उसी तरीके से ये यहाँ से स्लोप में, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग रखता हूँ और बाकी उसको अलग रखता हूँ। ठीक है, ये रहा, इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, बाकी एक और बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, प्लेन क्रिएट कर लेते हैं एक, या बॉक्स जैसा मर्जी पड़े आपको। वर्क तो मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा हूँ यार। ठीक है, इसके सेगमेंट्स नल कर दें, ठीक है ना, और इसको और इसको आइसोलेट करके लेफ्ट व्यू में चले जाए। एक बार देख लेते हैं कि इनका लेवल है वो क्या है। ठीक, लेवल सेम होना चाहिए। इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं, 1। ओके, और ये यहाँ नीचे है। बस इस मटेरियल को मैं करता हूँ कॉपी और उसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है ना। ठीक, सेव। नाउ ये वाला मटेरियल रहेगा हमारा, ये जो इस तरीके सीमेंट की टाइल्स हैं, ये आपको कहीं भी मतलब किसी भी जगह मिल जाएंगी आपको, या तो हो सकता है कोरोना में ही मिल जाए। ओपन मटेरियल लाइब्रेरी, और यहाँ पर आप देखेंगे रोड्स, ठीक है। तो इनमें से कोई सी भी आप टाइल्स ले सकते हैं और थोड़ा कलर करेक्ट करेंगे तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक, मैं इसी को असाइन कर देता हूँ और मैं, ठीक, ओके, और इसकी मैपिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं। UVW मैप, बॉक्स प्रोजेक्शन, रियल वर्ल्ड मैप साइज, ठीक। दूसरा, इसमें स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, बट ये जो टेक्सचर है इसमें जो मैंने यूज़ किया इसलिए मुझे पता है ये चीज़, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसको हम स्लेट मटेरियल एडिटर में ही चेंज करेंगे, इसमें मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, टेक्सचर का जो वर्क फ्लो है वो स्लेट मटेरियल एडिटर का बेस्ट है।
है ना। आप कॉम्पैक्ट में वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। कॉम्पैक्ट में हम क्या जनरल मटेरियल बना सकते हैं, बट जो एडिटिंग करते हैं वो हम स्लेट में ही करते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल को ये कर लेते हैं, अगर हमें टाइल्स चेंज करनी हुई तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, मटेरियल आई थिंक होपफुली सब जगह असाइन हो चुका है, इस पर भी आप चाहें तो सॉइल का मटेरियल दे सकते हैं, बट क्या ये हमारे विजुअलाइजेशन का पार्ट है ही नहीं, और यहाँ पर जो हेज रहेगी उसमें ये कवर हो जाए। तो प्लीज़ आप अननेसेसरी वहाँ टाइम वेस्ट मत करें, या फिर इस पर क्लिक करें और ग्रास या कुछ भी जो मटेरियल आपको देना हो वो दे सकते हैं। ठीक है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ वो टाइम। आप चाहें तो मटेरियल दे दें, चाहें तो ना दें। ठीक है, देने के लिए आप यहाँ पर कोरोना मटेरियल लाइब्रेरी में जा सकते हैं, और यहाँ पर ना मिले तो आप अपना खुद का टेक्सचर भी दे सकते हैं। यहाँ पर होगा सॉइल का टेक्सचर, आई थिंक होना चाहिए, नेचर में होगा। ठीक है, ये ग्राउंड मॉसी या ग्राउंड जो भी इनका टेक्सचर है सिंपल ही हो, बिना फिक्र किए दे दीजिए सॉइल का टेक्सचर। इनसे यहाँ से देख सकते हैं, या सॉइल गार्डन, नो इशू। ठीक, बट हमें पूरी दुनिया नहीं बनानी, हमें सिर्फ अपने विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ओके, एडिट पॉली, ओके, है ना। तो हमारे मटेरियल्स लगभग असाइन हो चुके हैं, थोड़े बहुत अब ट्विकिंग करना बाकी है, वो अब हम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्क फ्लो रहेगा वो थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग का है। ठीक है, मतलब कि अब जो है हम हमारे सीन में थोड़ा सा और डिटेल में वर्क करेंगे। ठीक है, अब तक हमने जो किया वो एक जनरल टास्क था, अब हमारे सीन के हिसाब से हम थोड़ी सी चीज़ें और चेंज करेंगे, कि जैसे मटेरियल को और सीन के हिसाब से एडजस्ट करना है तो वो चीज़ करेंगे, कस्टम मटेरियल्स लगाएंगे, और बाकी लाइटिंग को हम एडजस्ट करेंगे सीन के अकॉर्डिंगली, मतलब आर्टिफिशियल लाइटिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पिछली वीडियो में हमने सीन पॉपुलेशन कर लिया था, तो एक ट्री और पीछे का रह गया था। जैसे कि अगर मैं अपनी इमेज दिखाऊं, एक मिनट, सॉरी, रिसेंट, है ना। तो अगर मैं बताऊं तो ये पीछे का जो एक ट्री है, ये इस तरीके का जो है, ये ट्री मेरा रह गया था, और एक ट्री यहाँ पर ये लगाना। ये तो मैं इसको कॉपी करके लगा सकता हूँ स्केलिंग करके, कोई इशू नहीं है, बट ये इस तरीके का जो लुक है वो अभी आ नहीं रहा था, तो इसके लिए मैंने दूसरा ट्री डाउनलोड किया हुआ है और उसको यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ करता हूँ मर्ज, ओपन, ओके, और ये मेरा लग चुका है। इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हम साइड बाय साइड देख सकें कि इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी चाहिए। ठीक है, अभी करेंटली इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो ट्री की हाइट रहे वो हमारे ऑब्जेक्ट, हमारा जो मेन सीन है उससे कम रहे। ठीक है, अधिकतर ये कोशिश की जाती है, बट बैकग्राउंड का ट्री है तो थोड़ी बहुत हाइट ऊपर हो सकती है ना। ये रहा, और इसकी जो लोकेशन है इसके बैक साइड में होगी, मैं साइड में क्लिक करूँ तो ये है ना। दूसरा ये ट्री जो है को पूरी तरीके से हाइड कर रहा है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्केलिंग बढ़ा देते हैं हल्का सा, ताकि ये लगे कि ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर। ये सर अपनी पर्सनल फीलिंग्स है। ठीक है, मतलब आर्टिस्टिक, आप आर्टिस्ट तो ऑलरेडी हो ही, तो ये चीज़ आप करो ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ठीक है। पीछे मैं यहाँ पर इस तरीके का स्काई चाहता हूँ, तो ठीक है, इसमें दिख रहा है इसलिए मैं इसको भी इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है ना, चाहो तो आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, आपका चॉइस है ना। ये रहा, एक बार मैं इसका इंटरेक्टिव रेंडरिंग कर लेता हूँ
ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि अब हमें किस किस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना है और हमारा काम कितना होगा, है ना। तो मैं इस बार फुल विंडो में इंटरेक्टिव करूँगा, तो यहाँ पर इस आइकन पर आप करें क्लिक। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ट्रीज़ की कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओके, वेट फॉर सम टाइम। ओके, बट एज यू कैन सी यहाँ पर ये वीरे मटेरियल है, तो वीरे मटेरियल के लिए हमें कोरोना से कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल कोरोना कन्वर्टर करें, कन्वर्ट, दैट्स इट। इस पर क्लिक करें, क्लिक थोड़ी देर तक क्लिक करें और स्टार्ट IR। वार्निंग आ रही है वीरे 2 साइडेड, क्योंकि ये था, ठीक है, ये पुरानी वार्निंग है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 साइडेड मटेरियल ऑलरेडी वैसे भी नहीं है भाई, है ना। ये पिछली वार्निंग थी एक्चुअली में, ठीक। ओके, दैट्स इट। अब हम पीछे सिर्फ एक हाउस लगाना है, यहाँ पर भी एक हाउस लगेगा क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये। ओके, ये लगा लेते हैं। और यहाँ पीछे का तो एनवायरनमेंट, वो जिसका साइट का ज़्यादा डेटा का नहीं है, तो यहाँ पर भी एक हाउस रहेगा। और ये कुछ ब्लू कलर की एक टंकी नज़र आ रही, आई डोंट नो। यहाँ पर हेजेस रहेंगे और पीछे एक और हाउस रहेगा, तो मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ या फिर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, क्रिएट नहीं करने की ज़रूरत है। तो स्टॉप करते हैं फ़िलहाल के लिए, है ना। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगता है। अब मुझे चाहिए पीछे ये इस तरीके का जो हाउस है वो चाहिए एक, और पीछे ये इस तरीके का एक हाउस चाहिए। मतलब कुल मिला के मुझे 2 हाउस चाहिए पीछे बैकग्राउंड के लिए, ठीक है ना। पीछे भी यहाँ पर भी मैं कुछ लगा सकता हूँ। तो इसमें मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ये हाउस है, उसकी मुझे इतनी डिटेल पता नहीं लग रही है, ये सिर्फ एक इमेज प्लेन की तरह है। तो इसमें मैं यहाँ पर इमेज प्लेन से क्रिएट करूँगा। हालांकि मेथड में आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी कर सकते हैं आप, बट मैं यहाँ पर जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करूँगा वो करूँगा एक इमेज प्लेन का, है ना। इमेज प्लेन का फ़ायदा ये है कि इमेज प्लेन में कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपली आपको इमेज पेस्ट करनी पड़ती, दैट्स इट, है ना। दूसरा, इस चीज़ को आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। ये कंपोजिटिंग का पार्ट है, जो भी हमारा ये सेट एक्सटेंशन जैसा वर्क होता है वो कंपोजिटिंग का वर्क होता है। तो आप चाहें तो इसे कंपोजिटिंग में कर सकते हैं, उसमें क्या है आपको बेटर कंट्रोल रहेगा। बट मैं 3D में भी इसलिए करने की कोशिश करूँगा क्योंकि 3D में क्या है लाइटिंग मैच हो जाती है, इसलिए मैं 3D में भी इसे कोशिश करूँगा कि 3D में ही कर लूँ। अदरवाइज़ फोटोशॉप में मुझे वो चीज़ करनी है ना, ठीक है। तो मैं अपनी प्रोसेस को थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, है ना। सबसे पहले हम वो मेथड देख लेते हैं जो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट उसमें हमें कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक हाउस के मॉडल डाउनलोड किया था, है ना। और कोशिश करें हाउस का जो मॉडल है वो आपका रिलेवेंट रहे आपकी जो थीम है उससे, है ना। ऐसा नहीं हो कि आपका जो मॉडर्न थीम का हाउस है उसमें आप क्या बोलते हैं यूरोपियन स्टाइल का या फिर स्लो प्रूफ का हाउस यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा क्या है कि इमोशन ब्रेक हो जाता है ना, ठीक है। ओके, मैं बैकग्राउंड में रख लेता हूँ, ये दूसरा सीन है एक्चुअली, ठीक। वहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है, आप अपने सीन में से भी कर सकते हैं। वीरे प्लेन वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ठीक। इसमें से मुझे ये हाउस है ये ठीक लगा, है ना। या फिर आप ये वाला हाउस, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विंडो क्रॉसिंग से इस इतने पार्ट को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ, ठीक। और विंडो सिलेक्शन से ही मैं इस वाले पार्ट को कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक। पीछे का भी सेलेक्ट होगा, इसको डिसेलेक्ट करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। 2 सीन है मेरे यहाँ पर, और भी कुछ यूज़ हो सकता है तो वो भी मैं एक बार पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ। ये एक बार को ये हाउस भी यूज़ हो सकता है, बट ये थोड़ा सा पैक है इसलिए इस बार मैं इसे यूज़ करना चाह नहीं रहा। ये वाला भी कर सकते हैं बट ये भी पैक है ना, ठीक है।
तो ये दो मेरे लिए ठीक है, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इन दोनों को मैं करता हूँ, यहाँ पर इनको सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट से डी सेलेक्ट, मूव करके देख लेता हूँ यही चीज़ में, ठीक है। और से डिलीट कर देता हूँ, इसकी नहीं मुझे है ना। जो एलिमेंट्स आपको लगे वो लगा लीजिए, अदरवाइज ये अच्छा है सर, थोड़ा सा डाउन में है इसका, बट बैकग्राउंड में ये डिटेल मुझे शो करने की नीड नहीं। ओके, जस्ट अ बैकग्राउंड हाउस है ये हमारा, मैन हाउस नहीं है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ और इसको भी सेलेक्ट करके, इसका ये वाला पार्ट प्रॉक्सी होगा आई थिंक, नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, और ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं मेन प्रोसेस में एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, बस हल्का फुल्का बता, ठीक है ना। उसका बेनिफिट क्या है और इसका ड्रॉबैक क्या है, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रंट से देखा जाए इसको, ओके है ना, टॉप व्यू, ठीक है। तो लगभग इस पेड़ के पीछे ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, सबसे पहले इसके पिवट को बॉटम में सेट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ, है ना। हालांकि ये पीछे वाला हाउस थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, इसकी सीलिंग हाइट, इसलिए मैं इसको मैनुअली मैनुअली स्केल करता हूँ, ठीक। दूसरा ये वाला हाउस है मेरा, इसको भी मैं फ्रंट से देखता हूँ इसका क्या पोजीशन है ना। टॉप से नहीं, फ्रंट से देखना है, रिमूव टूल, ओके डिफॉल्ट। और इसमें इतना बड़ा जो पर्दा लगाया हुआ है इसको मेरे को नहीं चाहिए, ये करते हैं डिलीट, ये भी है ना। इसको क्लिक करके ग्रुप क्लोज, दैट्स इट, ठीक। और इसको यहाँ पर हम इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं, तो सबसे पहले इसके टेक्सचर मिसिंग होंगे क्योंकि मैंने इसके टेक्सचर इंपोर्ट नहीं किए हैं, तो वो भी मैं रिलिंक करता हूँ, बट बाद में करूँगा वो चीज़, ठीक है। क्लिक करें यहाँ पर इंटरेक्टिव रेंडर, है ना। और मैं टेक्सचर लोड करूँगा भी नहीं क्योंकि मुझे इसको मेन प्रोसेस में यूज़ करना भी, दैट्स इट। है ना, सबसे पहले तो नॉर्मल मैप इनकरेक्ट है, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। तो ये यहाँ पर बैकग्राउंड में ये मेरा हाउस आ चुका है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका रीजन रेंडर करके आपको शो कर देता हूँ, तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, इंटरेक्टिव इसके अंदर ही कर लीजिए, उससे क्या होगा ना कि हमारा ये अलग रहेगा और यहाँ हम काम करें। वेट अ सेकेंड, क्योंकि ट्रीज हैं तो ज्योमेट्री हीट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इंटरेक्टिव के टाइम ये रखता नहीं है, बट कोई इशू नहीं है, इसमें मुझे नीड है, इसलिए इसको कर ले 2D ज़ूम व्यू, और ये और ये हाउस इधर से ओपन है, तो मैं इसको मिरर कर लेता हूँ, और ये आप देख सकते हैं इसके साइड में, है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसको मैं कब यूज़ करता हूँ, किस सिचुएशन में, इसका ये चीज़ है कि ये हाउस जो है वो अनफिनिश्ड है ना। अनफिनिश्ड है तो हम हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं लाइटिंग लगाना चाहूँ तो यहाँ पर लाइट, कोरोना लाइट, ऑटो ग्रिड, विजुअल डायरेक्टली बंद, और इसका जो केल्विन टेम्परेचर है वो डाउन कर देता हूँ, ठीक, ओके। तो यहाँ पर मैं इस तरीके की लाइटिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ सोफ़ा वगैरह जो भी डालना है वो डाल सकता हूँ, है ना, ठीक।
और इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। दूसरा, इसके कलर स्कीम के हिसाब से इसके अलग अलग फेस को मैं मटेरियल आईडी देके चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ की है, यही प्रोसेस मैं इसमें भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट इतना मुझे नीड नहीं, मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत, मतलब मुझे इतना ज़्यादा वर्क करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। दूसरा, ये बहुत छोटा पार्ट है इसका, इमेज का बहुत छोटा पार्ट है जो मुझे यहाँ विजिबल है, तो इसलिए मैं उतनी मेहनत नहीं करूँगा। इसको मैं करता हूँ डिलीट। ओके, इस हाउस पे आप कलर वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं, वो प्रोसेस आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को नहीं जाऊँगा। दूसरा, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, ये आपका जो हाउस है वो भी इस तरीके का ही है। इसको मैं अगर आइसोलेट करूँ तो ये भी पूरा अनफिनिश्ड हाउस है, उसमें अभी टेक्सचर वगैरह मुझे लगाने पड़ेंगे, वो टेक्सचर मिसिंग है, मैंने लोड नहीं किया एक्चुअली, ठीक है। तो प्रोसेस सेम है, बट थोड़ा प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, है ना। इसको मैं करता हूँ डिलीट। ओके, और हमारे इंटरेक्टिव को भी बंद करते हैं और पेन मोड को हम बंद करते हैं, ठीक। यस, है ना। ट्रीज को हम हाइड कर देते हैं फिलहाल के लिए। इसको भी मैं ट्रीज की लेयर में ले लेता हूँ, है ना। कंट्रोल एस और से, है ना। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा जो इमेज प्लेन का। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक प्लेन क्रिएट कर लीजिए। फ्रंट व्यू से कर लीजिए, F फॉर फ्रंट, और ऑटो ग्रिड चाहे तो बंद कर लें, ठीक। रफली इस हाउस के बराबर, है ना, ताकि इसकी हाइट मैच कर जाए इससे। यहाँ पर मैं आइडिया लगा लूँगा कि ये ठीक है। लेवल्स इसके जाएं तो 0 कर सकते हैं और चाहे तो रख सकते हैं। तो मैं एक लेवल रख रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए। हाँ, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, हाइट ऑलमोस्ट सेम। इसी का मैं एक कॉपी ले लेता हूँ शिफ्ट के साथ, कॉपी, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा रख देते हैं। That's it. अब इनकी ये पोजीशन, ये इसकी यहाँ रहेगी, थोड़ा सा पीछे रहेगा ये। इसको देख के आप आइडिया लगा दीजिए थोड़ा सा। और ये वाला हाउस भी लगभग इसी लेवल में रहेगा बैकग्राउंड, ठीक। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए और हल्का सा पीछे, है ना। ये थोड़ा सा क्या है कि जुगाड़ और थोड़ा सा वर्क थ्रू है, और ये मतलब एक स्मार्ट वे है कि क्यों हम उन चीज़ों में मेहनत करें जिनका कोई इतना आउटपुट नहीं रहेगा, इसलिए, ठीक। ये दो प्लेन क्रिएट कर लिए आपने इस तरीके से। इसके बाद आप जाइए मटेरियल एडिटर में। अच्छा, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर का काम लगभग समाप्त हो चुका है क्योंकि हमारे बेसिक मटेरियल बन चुके हैं। अब मैं जो वर्किंग करूंगा वो स्लेट मटेरियल एडिटर में करूँगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट का काम खत्म। आप चाहें तो मैप यहाँ से लोड कर सकते हैं, बट वो वर्क मुझे पसंद नहीं है, मैं पर्सनली तौर पर पसंद नहीं करता हूँ। स्लेट मटेरियल एडिटर मुझे ज़्यादा कंट्रोल देता है, ठीक है ना। तो अब हमारा जो वर्क फ्लो रहेगा वो स्लेट मटेरियल एडिटर में, ओके। नाउ इंटरेक्टिव रेंडरिंग अभी शुरू नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ, अच्छा इमेज प्लेन लिया है तो मैं इसमें कोरोना फिजिकल मटेरियल नहीं लूँगा, इसमें कोरोना लाइट मटेरियल, यहाँ पर जो ये कोरोना लाइट मटेरियल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। क्योंकि इमेज प्लेन में क्या है, शेडोज से इम्पैक्ट होता है, बाकी चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, बट लाइट मटेरियल में कुछ किसी चीज़ से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसकी 2 कॉपी ले लेता हूँ क्योंकि 2 इमेज प्लेन पर बनाना है मुझे। देन मैप्स, कोरोना, बिटमैप, और मैं वही इमेज लोड करा लेता हूँ जो मैंने फोटोशॉप में क्रिएट की हुई है ना। इनको मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू, ये सिंपली PNG इमेजेस हैं हाउस की,
ठीक है, बैकग्राउंड नहीं है इनमें, मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, दैट्स इट, है ना। इस इमेज को लोड करा लीजिए यहाँ पर और सेकेंड इमेज को भी यहाँ लोड, ठीक, दैट्स इट। व्यू इमेज इसमें नहीं आ रही है ना, ये रही और ये रही, ये दोनों इमेजेस मेरी लोड हो चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसको मैं लगा देता हूँ इसके कलर में और इसको भी इसके कलर। ये फर्स्ट इमेज प्लेन पे लगा देता हूँ और मैं देख लेता हूँ बड़ा हाउस ये वाला है, तो बड़े को मैं जिसकी विड्थ ज़्यादा है उसमें लगा देता हूँ, इसमें करता हूँ क्लिक और इसको करता हूँ इसमें क्लिक और ये रहा। या फिर आप इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक असाइन, ये ज़्यादा सिंपल। बट अभी इसका जो टेक्सचर है वो मुझे दिखाई नहीं देगा, तो टेम्पररी तौर पर मैं एक काम करता हूँ, इसको एक ड्रॉबैक है कोरोना का, पता नहीं क्यों कोरोना का है या 3ds Max का है, कि हमें प्रीव्यू यहाँ पर नज़र नहीं आया, ठीक है। वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगती है, इसलिए मैं एक फिजिकल मटेरियल लेता हूँ सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे और इस टेक्सचर को इसमें भी अप्लाई कर देता हूँ, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर बेस का, ठीक, ओके, दैट्स इट। अब इस इमेज का एस्पेक्ट रेशो आप देख लीजिए, ठीक है तो ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है तो ठीक, और नहीं लग रहा है तो इसको चेंज आप कर लीजिए, है ना। दूसरा इसकी पोजीशन आप देख लीजिए, बैकग्राउंड में कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ चाहिए, ठीक। ये सिर्फ एक जनरल वर्क अराउंड है, ये कोई सोफिस्टिकेटेड मेथड नहीं ना, ठीक। बट हमें इससे काम चल जाता है तो हम इससे दूसरा इसमें यहाँ पर ये वाइट पार्ट है, अभी ये शो हो रहा है ना, इसका कारण ये है कि हमारा जो ये इमेज है इसको 3ds Max ने एज अ JPEG लिखा है, मतलब इसका जो अल्फा चैनल है वो बेसिकली 3ds Max ने इसमें लगाया नहीं, ठीक। उसके लिए आप चाहें तो इनके अल्फास बना सकते हैं, वो मुझे बनाने ही पड़ेंगे एक्चुअल में, ठीक है। वो भी मैं एक बार को आपको बता ही देता हूँ, सिंपल उसका तो नॉर्मल प्रोसेस है, कोई टाइम नहीं लगेगा, बट ठीक है, आपका नॉलेज एजुकेशन भी हो जाएगा साथ में। चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, बट ठीक है, टाइम नहीं लगेगा तो, है ना। ये रहा, इसमें आप प्रेस कीजिए कंट्रोल U या फिर ह्यू सैचुरेशन की लेयर लीजिए, ये रहा, इसकी लाइटनेस 0, ठीक है। सॉरी, या फिर इसकी लाइटनेस आप फुल कर लीजिए, है ना, वाइट कर लीजिए और इस लेयर के नीचे एक सॉलिड कलर ब्लैक कलर ले लीजिए और इस लेयर को इसके नीचे डाल, सॉरी ब्लैक है, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ और इस लेयर का कंट्रोल Z, वाइट इज नॉट शोइंग, कंट्रोल B, मुझे पता नहीं लग रहा, चलो ठीक है ना। इसको ठीक, कितना प्रोसेस आपको समझ में आया। यहाँ पर आप प्रेस कीजिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट E, है ना, इससे ये लेयर क्रिएट हो जाएगी, इन दोनों को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक। बस अब इसके ऊपर आप ऊपर या नीचे लेना पड़ेगा, इसको बस नीचे कर दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो ये ब्लैक एंड वाइट आपको अल्फा क्रिएट हो जाएगा, दैट सिंपल। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट मैंने थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसको सेव कीजिए, JPEG हाउस 1 अल्फा या जो भी आपको नाम देना है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए अल्फा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इस इमेज का काम हो चुका है, इसको नो करता हूँ, ठीक। ये इमेज है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसमें भी वही कंट्रोल U कर लेता हूँ मैं इस बार, बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है।
इसके ऊपर एक सॉलिड कलर की लेयर ब्लैक, इसको इसके नीचे डाल दें। ठीक, ये अल्फा क्रिएट हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट एस, जेपैग, और इसको भी हम हाउस टू अल्फा नाम दे दें। ठीक है ना, क्या है बहुत दिनों से मैंने ये प्रोसेस की नहीं है तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा गेन करने के लिए। ये हो गया। अब ये अल्फ़ा जो हमने क्रिएट किया है, सॉरी, उसका पर्पस क्या है मैं आपको क्रिएट करके मैं इसको बता देता हूँ। मटेरियल एडिटर में जाएंगे आप इसके लिए, और यहाँ से जो आपने अल्फ़ा बनाया था, तो ये एक तो ये और एक तो ये, इन दोनों को आप लोड कर लीजिए। ठीक है, और ये हाउस 1 इसका है आई थिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इसका शेप ये वी शेप यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, तो इसका अल्फा ये है और इसका अल्फा ये ठीक है, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट। इसको नीचे, इसको आप इसकी ओपेसिटी में डाल दीजिए ना, उससे क्या होगा, ये इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को बंद करके बताऊं तो ये है, और ये इसके अल्फा की वजह से यहाँ पर हो चुका है। ठीक है ना, आप चाहें तो पीएनजी इमेज भी ले सकते हैं, पीएनजी में एक्चुअली अल्फा मौजूद होता है, ऐसे होना तो चाहिए इसमें, बट वाई डोंट इट इज शोइंग। ठीक, ये रहा यूज अल्फा इमेज अल्फा मोनो इमेज अल्फा आरजीबी। हाँ ठीक है, हमें फोटोशॉप की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी, मैंने इस प्रोसेस को देखा नहीं था, बट ठीक है, आपको दोनों आना चाहिए। तो ये फोटोशॉप से भी हो सकता है और 3ds मैक्स के अंदर भी है, पीएनजी अगर इमेज है तो, है ना। और इसको भी हम चाहें तो ओपेसिटी में रख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम प्रोसेस थे, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ठीक है, फोटोशॉप से कर लिया तो उसी को कर लीजिए। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ, या इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया और हमें सिर्फ इमेज ही इमेज मिल गई, है ना। पीछे बैकग्राउंड हम इमेज प्लेन रख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे हमने वो रखा हुआ है, और इसको हम पीएनजी इमेज भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, बट आप देख सकते हैं कि ये मेरी प्रोसेस है, इसको लगभग कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो लग जाएंगे तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो लगभग ना के बराबर हो जाएगी, बट थोड़ा सा ये रहेगी, बैकग्राउंड में दिखाई देगा। फ्रंट में जाकर मैं इसकी पोजीशन और सेट कर लेता हूँ कि इसकी पोजीशन लगभग इसके बराबर है। ठीक है ना, अंदाजे से जहाँ भी आपको रखना है इस फ्रेम में कहाँ आ रहा है वो आप रख लीजिए, है ना। हम एनिमेशन नहीं बना रहे हैं इसलिए ये चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, अगर एनिमेशन पे काम करना होता तो हमारी फर्स्ट मेथड ही हमें यूज़ करनी पड़ती। ठीक, दैट्स इट। और दूसरा, आप इस मेथड से ट्रीज भी लगा सकते हैं यहाँ पर, मतलब एक इमेज प्लेन लगाइए और इस तरीके से जैसे हमने बैकग्राउंड ये एक इमेज प्लेन क्रिएट किया है, इसी तरीके से आप एक इमेज प्लेन पीएनजी इमेज का भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके सिस्टम में खासकर मैं जब लैपटॉप पे वर्क करता था तो उसमें क्या है, रैम कम होती है, इसलिए मुझे ट्रीज वगैरह लगाने में थोड़ा इशू होता था। तो वो प्रोसेस भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिन लोगों के पास खासकर सिस्टम थोड़ा सा रैम कम है सिस्टम, तो उस चीज़ के लिए आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट लगभग ठीक ही आता है, सेटिस्फैक्ट्री आता है, मतलब रियलिस्टिक तो नहीं होता बट हमारा काम चल जाता है, क्योंकि ट्रीज इतने ज़्यादा हमारे विजुअलाइजेशन का पार्ट नहीं है कि वो ही ट्री हो। अदरवाइज फिर अगर आप क्लोजअप का शॉट है तो आपको रियल ट्री ही लगाने पड़ेंगे, है ना। बट जनरली हमारा काम इन तरीकों से चल जाता है ना। वेजिटेशन, और आई थिंक मैंने कहाँ रखे हैं, मैंने तो बहुत सालों से यूज़ करे नहीं। ठीक है, ये रहे कुछ ट्रीज हैं, है ना। इनकी पीएनजी इमेज, मतलब इनका जो अल्फा है वो ऑलरेडी रिमूव है, आप देख सकते हैं इनका बैकग्राउंड यहाँ पर गायब है। ठीक है, तो इस तरीके के प्लांट्स आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक लगा के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है ना, इसके लिए मैंने एक पीएनजी स्क्रिप्ट भी होती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना,
मैं इस प्लेन को कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ कॉपी। ठीक, इसका साइज छोटा कर देता हूँ क्योंकि ट्रीज का साइज छोटा रहेगा। ठीक, और किसी भी इमेज को आप ले लीजिए। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये ट्री ना, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका, है ना। मटेरियल एडिटर में जाइए, इसको करिए पिक। ये मेरा फिजिकल मटेरियल में रहेगा, मुझे फिजिकल नहीं चाहिए। कोरोना को लगाइए यहाँ पर, बेस कलर में दीजिए और इसको कर दीजिए इस पर असाइन। ठीक है ना। और दूसरा आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है यूज़ मोनो चैनल आउटपुट, इसमें अल्फा रहेगा। तो यहाँ पर अल्फा एस करें। ठीक, इसको कर लीजिए, इसकी कॉपी लीजिए और इसको कीजिए डिलीट। मैंने प्रोसेस में क्या है, एक को RGB रहने दीजिए और एक को अल्फा एस ग्रे कर दीजिए। ठीक, बस यही करो, है ना। और इस मैप की कॉपी शिफ्ट के साथ लेना। ठीक है, शिफ्ट के साथ जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करते हैं तो उसकी कॉपी ले जाती है। ठीक है, इसको लीजिए आप बेस कलर में और इसको लीजिए आप ओपेसिटी। ठीक, ये और इस प्लेन को आप अब जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं इस तरीके से। और जब आपका कैमरा यहाँ पर है तो इसको हल्का सा रोटेट कर लीजिए। ठीक, दैट्स इट। ये प्रोसेस भी हम करते हैं। ओके, एक बार मैं इंटरेक्टिव रेंडरिंग भी बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। और इसका जो अल्फा है वो उल्टा हो गया है। मटेरियल, इसका जो अल्फा है वो रॉन्ग है, आउटपुट में जाकर इन्वर्ट कर दो। ठीक है ना। और दूसरा, इस इमेज में की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं, इसकी वजह से एजेस पे जो हेलोस हैं वो नज़र आ रहा है। ठीक है, बट आप वो चीज़ फोटोशॉप में कर लीजिए। और दूसरा, आप इस मटेरियल की रफनेस वगैरह के साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका और भी बेटर कंट्रोल मिल जाए, है ना। और क्या कर सकते हैं आप इसका, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप कलर करेक्ट इसका कर सकते हैं और या फिर आप, बट ठीक है ना। ये हमारे विजुअलाइजेशन का पार्ट नहीं है, मैं इसे डिलीट करता हूँ और इस इमेज को भी डिलीट करता हूँ। ठीक, ये प्रोसेस मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा ठीक ठाक वे में। अब हमारी जो इमेज है उसकी लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे वो मटेरियल एडिटर, इनकी जो अब इसकी नीड नहीं है। ये तो जो कोरोना लेगेसी मटेरियल है ये हमने सिर्फ चेक करने के लिए बनाया था, व्यू पोर्ट में चेक कर, ठीक है ना। अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है। तो ये दो आपके मटेरियल क्रिएट हो चुके हैं इमेज प्लेन के। ठीक, दैट्स इट। देन आप इस पर डबल क्लिक करें और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें, 10, 100 तो ज़्यादा हो गया, 50, 10, 20, जो भी आपको रखना है इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए इसकी इंटेंसिटी को। 12 ठीक है। इस पर भी डबल क्लिक कीजिए, ये हमारी सेकेंड इमेज है और इसकी इंटेंसिटी भी मैं 12 या समथिंग लाइक दैट कर दूँ। ठीक, तो ये एक प्रोसेस है कि बैकग्राउंड के जो असेट्स हैं उनको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, इमेज प्लेन क्रिएट करके। ठीक, इस इमेज प्लेन का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको आगे पीछे इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं और इसका जो स्केल है वो भी प्रॉपर कर सकते हैं। आप फोटोशॉप में लगाएंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि इसकी हाइट कितनी है, बट जब आप इस 3D में लगा रहे हैं तो इससे आपको इसकी हाइट का अंदाज़ा होगा। ठीक है, कि यहाँ रखना है, भले ही आप इसको कितनी दूर कर लीजिए वो इसकी हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक,
ओके, अगर मैं इस वेजिटेशन को भी ऑन करूं इन केस, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ट्रीज के पीछे पूरी तरीके से हाइड हो गया और हमें जो फील है वो भी कंप्लीटली मिल गई, है ना। दूसरा, ये एक इमेज है और इस इमेज में टेक्सचर लगा हुआ है। इस टेक्सचर को आप फोटोशॉप में एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसकी लाइटिंग चेंज करनी है तो वो चीज़ भी आप फोटोशॉप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थोड़ा सा क्या है कि पता नहीं होता आप लोगों को, तो इसलिए मैंने ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इसको किस तरीके से करना। ठीक है, इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर। इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है इसको हाइड करने के लिए अगर इंस्टेंस ही ले लेते, कोई इशू नहीं है। और इसको थोड़ा सा पीछे बैक में शिफ्ट कर देते हैं, है ना। एक हैज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, हैज यानी एक झाड़ी, कुछ समथिंग लाइक दैट। और इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे रहेगी ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हैज ऑलरेडी, और इसकी यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर पूरे में है, तो मैं इसको एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें कोरोना स्कैटर से, मेरा कोरोना स्कैटर से डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना स्कैटर और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ऑन। सबसे पहले तो इसको 1D कर लीजिए, इस पर प्लस कीजिए और यहाँ पर जो लाइन बनी है मेरी ये, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंस्टेंस, ये मेरा मॉडल रहा। ठीक है, बन गया। ये प्रोसेस अब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, बस पैरामीटर चेंज कर दूँगा इसको कर लेता हूँ 3, और इसका जो रोटेशन है वो मुझे नहीं चाहिए, इसको कर लेता हूँ मैं 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में इस तरीके से ये हैजेस मेरी लग चुकी। ओके, प्रोसेस ठीक। इसका जो ट्रांसलेशन है Z में, मैं वो 0.5 और 0.5 कर देता हूँ, ठीक, ताकि ये थोड़ा ज़मीन से ऊपर आ जाए। ये रहा मेरा। अब इसको इंटरेक्टिव एक बार और चेक कर लेता हूँ, है ना। अब इस इंटरेक्टिव रेंडरिंग की मैं एक बार कॉपी ले लेता हूँ, है ना, जिससे मुझे फर्दर अपनी प्रोसेस में क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मेरे को आइडिया हो जाए। ठीक, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, है ना। बैकग्राउंड में ये चीज़ ऐड हो गई है और हैज का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है। कोरोना स्कैटर में मैं जाता हूँ और इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये रहा है रोटेशन, ये रहा आपका स्केल। ठीक, तो इसको मैं 150 से 150, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये हेज है, उनकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है ना, बल्कि 150 क्या, मुझे 200 ही लेना पड़ेगा इसको, 200 से 200। है ना, ठीक, ओके, नाउ I am fine with it. Yes, है ना। और इसको मैं करता हूँ कॉपी टू मैक्स, और यहाँ कॉपी इमेज, और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ पेस्ट। ये रहा पेस्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसे करते हैं फिलहाल के लिए स्टॉप। अब दोनों इमेजेस को मैं साइड बाय साइड देख लेता हूँ।
images normalize size. है ना। ऑब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहले कलर तो ऐसा है, अभी मटेरियल पे हमने ज़्यादा वर्क किया नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या करना है, एक बार हम समराइज कर लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा वर्क अपना स्टार्ट करें, ठीक। सबसे पहले तो ये जो इमेज है उसमें कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत हाई दिख रहा है, जबकि हमारी इमेज में कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ठीक। इससे ये फोटोशॉप का वर्क है, दैट्स इट। एक कार यहाँ लगानी है तो इनमें से एक कार या फिर हम दूसरी कार यहाँ पर कॉपी करके लगा देंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक। अब ऑब्जेक्ट हमें अंदर इंटीरियर में लगाने हैं, वो ऑब्जेक्ट हम पैरेलैक्स से लगाएंगे, उसका कोई सीन नहीं है, ठीक। यहाँ पर ट्रीज लग चुका है, एक ट्री यहाँ पर है तो इसी की हम एक कॉपी करके यहाँ पीछे लगा दें, ठीक है ना, दैट्स इट। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट आपका हो ही जाएगा तो ये जो इसकी ग्रीन हमारा जो स्काई का जो कलर आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, या हम स्काई की इंटेंसिटी भी कम कर लें, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गया और इसमें लग गया। यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई चीज़ लगी है, हो सकता है ग्रास बेड हो बट वो फील नहीं हो रहा है, ठीक है। हम चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो ना। और इससे मुझे एक आइडिया ये हो रहा है कि हमारा जो कैमरा है उसकी हाइट ज़्यादा है जबकि इसके कैमरे की हाइट कम, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है। ये तभी दिखाई देगा जब कैमरे की हाइट कम होगी, जबकि हमारी सीलिंग का छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, ये रफली इतना सा। दैट मीन्स कि हमें हमारे कैमरे की हाइट थोड़ी सी लो करनी पड़ेगी, नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारा हेजेस लग चुकी हैं, इनकी हाइट हम थोड़ा सा इसका स्केल बड़ा कर लेंगे कोरोना स्कैटर से, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा बुशिश यहाँ पर लगानी है, ये लगा सकते हैं। ये तो हमारा लग ही चुका है। यहाँ पर एक ट्री और लगेगा, तो हमारा ये बैकग्राउंड का ट्री है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ लगा, या दूसरा भी लगा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमारे लगभग लग चुके, सिर्फ एक चीज़ करनी है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी करना है, दूसरा यहाँ पर स्कैटरिंग, दैट्स इट, ठीक है। समराइज कर रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि हमें चीज़ें देखना है कि किस लेवल तक पहुँच गई। इसी की मैं ले लेता हूँ एक कॉपी एज एन इंस्टेंस, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा काइंड ऑफ हैक करूँगा, इसको स्केल करके नीचे कर दूँगा। ऐसा तो ये मेथड इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट ये बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट है ना, आपका यूज़र ये नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा कैसे किया, बस आपने किया, ये मैटर करता है, दैट्स इट। ये हो गया। कार्ड चाहें तो आप इनमें से ले सकते हैं, चाहें तो दूसरी ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही ले लेता हूँ, थोड़ी गरीबी है सॉरी एक्चुअली क्या है कि हम अलग अलग कार लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम बैकग्राउंड में कार हमारे विजुअलाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो हम इसलिए उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं खा पाएंगे। थोड़ा सा हेज को छुपाइए मत, थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा छुपाइए, समथिंग लाइक दैट, है ना। ऑटो सेव हो जा, ओके। इंटीरियर के लिए हम दूसरा वर्क करेंगे, तो ये हो गया। इसको और इसको मैं सेलेक्ट करके इस लेयर में मूव कर देता हूँ, इस लेयर को मैं कर देता हूँ, ठीक। क्यों? क्योंकि अब हमें इंटरेक्टिव रेंडरिंग बार बार करनी पड़ेगी और मटेरियल को फिनिशिंग करनी है, तो मैं उन ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करना चाहता, ठीक। इसको भी मैं कर लेता हूँ सीन पॉपुलेशन वाली लेयर में मूव, एक और लेयर चेंज कर लेता हूँ ताकि नए ऑब्जेक्ट हमारे OBJ1 वाली लेयर में क्रिएट हो। कंट्रोल S, फाइल को सेव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जिम्मेदारी है भाई हमारी, ओके।
है ना। दूसरा एक चीज़ और, ये एक छोटी सी टिप्स भी है और थोड़ा सा आपको एडवाइस भी रहेगा कि हमारा जो मैक्स की फाइल है वो टाइम के साथ हैवी होती है ना। क्यों? क्योंकि मैक्स कैश फाइल जनरेट करता है और थोड़ा गार्बेज और एनिमेशन की लेयर्स जनरेट करता है कुल मिला के, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड की प्रोसेस होती है ना। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा शो भी करूँ तो इसका ये रहेगा माई सी डेस्कटॉप और हमारी फाइल का नाम है base4 PTS2 base4, ठीक है। अगर मैं इसका साइज़ देखूं तो ये 437 MB की, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है। ये अधिकतर साइज़ तो हमारा जो हमने हाई पॉली ऑब्जेक्ट लिए हैं उनकी वजह से है, बट कुछ साइज़ इसके गार्बेज की वजह से भी, ठीक है। तो एक छोटी सी ये स्क्रिप्ट है प्रोनसीन, आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसमें आपको बहुत सारे क्लीनअप्स के ये फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। आप नेट पे सर्च करेंगे प्रोनसीन तो ये आपको मिल जाए, ठीक है। अभी इसका फाइल साइज हमने देखा कितना है, 437 MB, है ना। तो अभी आप इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आप देखिए फाइल साइज किस तरीके से रिड्यूस होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक। ये देख सकते हैं एम्प्टी लेयर्स इसने डिलीट कर दी, एनिमेशन लेयर डिलीट कर दी, गार्बेज और मेमोरी क्लियर कर दी, है ना। अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये 437 MB एक्चुअली, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है। अभी हो सकता है इसमें गार्बेज ना हो, बट टाइम टू टाइम मैं ये चीज़ करता रहता हूँ। हो सकता है कि अभी इसमें ये चीज़ ना हो, बट मुझे इसका एक बेनिफिट तो मिलता ही है कि ये इसका जो गार्बेज है वो क्लियर हो जाता है ना। कभी कभार होता है, बट अब हो सकता है इस प्रोसेस में ना हुआ हो, बट अधिकतर मैक्स में ये चीज़ मेरे साथ इशू होते हैं। खासकर 2017 वर्जन में ये चीज़ होती थी, तो मैं इसको बार बार ये प्रोनसीन से क्लियर करता था, ठीक है। हम मतलब ऐसा करते हैं, मैं करता था, इससे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता, ठीक। Ctrl+S और मैं इन ऑब्जेक्ट को भी हाइड कर देता हूँ, इनको भी हम यही सीन पॉपुलेशन वाली लेयर में लगा देते हैं, ठीक है ना। अब हमें बैकग्राउंड पे क्योंकि वर्क नहीं कर, सिंपल, ओके। नाउ थोड़ा सा अब रिफाइनिंग कर ली जाए हमारे सीन की, मटेरियल्स और लाइटिंग दोनों की। इंटरैक्टिव ऑन कर लेते, ये टाइल्स लगानी है मुझे। सिंपली मटेरियल एडिटर मेरा ये खुला हुआ है, तो इसके टेक्सचर को मैं करता हूँ पिक। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने जो कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में ये मटेरियल बनाया था, ये बना हुआ, ठीक है। बट अब मुझे यहाँ पर टेक्सचर्स अप्लाई कर, इसके टेक्सचर्स ऑलरेडी मैंने ढूंढ रखे हैं, है ना। मैप्स नहीं, टेक्सचर्स ये रहे मेरे। तो ये वाली जो टाइल्स है वो हमारी इसमें अप्लाई होगी, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो लगभग इसके जैसा है। इसका कलर थोड़ा सा हमारे इसका डार्क करना है मुझे, तो वो चीज़ हम कलर करेक्ट से कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम देखते हैं, ठीक। तो इसके 3-4 जो टेक्सचर होते हैं, ठीक है। अब मैं टेक्सचर मैप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से टेक्सचर हमारे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है डिफ्यूज़। यहाँ पर टेक्सचर के नेम के आगे यहाँ लिखा हुआ है कॉन्क्रीट स्मूथ डिफ्यूज़, कॉन्क्रीट स्मूथ ग्लॉसीनेस। तो जो पीछे के अक्षर है ना, डिफ्यूज़, ग्लॉसीनेस, हाइट, नॉर्मल, स्पेकुलर, इन चीज़ों को याद कर लीजिए। ये इसके अलग अलग स्लॉट्स में लगते हैं। जैसे कि बेस कलर है, इसमें डिफ्यूज़ लगेगा। रफनेस है, उसमें आपका रफनेस का मैप या ग्लॉसीनेस का मैप लगेगा, ठीक है। देन इसके बाद मेटलनेस का तो अभी वर्क फ्लो होता नहीं है कोरोना में, तो मेटलनेस का अगर टेक्सचर में से इसमें है नहीं तो मेटलनेस का टेक्सचर होता है। इसके बाद इसमें आप ट्रांसलूसेंसी का जो होता है वो हम लीफ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं।
डिस्प्लेस टेक्सचर जो हमने देखा था अभी फिलहाल को, यहाँ पर ये हाइट, ये वाला टेक्सचर लगता है आपका इसके डिस्प्लेसमेंट के मैप में, बेस बम्प में लगता है आपका नॉर्मल मैप का या बम्प टेक्सचर। ठीक है, जो यहाँ पर ये पिंकिश और ब्लूइश कलर का जो दिखाई देता है ये आपका नॉर्मल मैप होता है। ठीक है, ये आपका लगता है बम्प के स्लॉट। ठीक है ना। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप टर्म्स को याद कर लीजिए कि जो 4-5 टेक्सचर्स होते हैं, है ना, 4-5-6-7 जितने भी होते हैं ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई। पहले तो मैं लोड कर लेता हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, पहले कर दिया, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। ठीक, सबसे पहले आप डिफ्यूज़ को यहाँ पर लोड कीजिए और इसको लगा दीजिए बेस कलर में। ये आप देख सकते हैं ये हमारा लग चुका है, बट मैं देख सकता हूँ इसकी जो स्ट्रेचिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसमें आप लगाइए क्लिक की करके UVW मैप प्रोजेक्शन बॉक्स, और इसका जो विड्थ है वो एक्चुअली इस बॉक्स का साइज है। ठीक, ये बड़ा है थोड़ा सा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। है ना। और दूसरा यहाँ पर जो बॉन्ड है वो शायद इंग्लिश बॉन्ड है या कोई दूसरा बॉन्ड है, हमारा अल्टरनेट बॉन्ड है, बट हमें इतना ज़्यादा उस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक, हल्का फुल्का ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डल है, तो या तो आप कलर करेक्ट से कर सकते हैं, यहाँ पर कलर करेक्ट है, कोरोना कलर करेक्ट, ये रहा। ठीक, और इसकी जो गामा की वैल्यू है उसको डिक्रीज कर दीजिए, 0.1 है, 0.8, 0.2, 0.3, है ना, 0.4। ओके, इतना ठीक है। दूसरा कर्व से प्ले कर सकते हैं हम एडिटर, ये चीज़ आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इनकेस अगर आपको ये 3ds मैक्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक, अभी ये मेरा ये टेक्सचर है वो थोड़ा सा कलर इसका फेड हो रहा है ना, कलर करेक्शंस की वजह से। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको अंडू करता हूँ, और मैं आपको वैसे एडवाइस करूँगा कि आप ये फोटोशॉप में कर लें, बट मैं 3D सॉफ्टवेयर में हूँ तो 3D में ही कर लेता हूँ, मुझे दोनों में कोई इशू नहीं आता। ठीक, दूसरा, इसका स्पेकुलर का मैप मैं उठा लेता हूँ और मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इसके स्पेकुलर मैप है वो बहुत डल है, तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ इसके साथ मिक्स करके, ये जो इसका ओरिजिनल टेक्सचर है इसके साथ मिक्स करके। या अदरवाइज़ एक और तरीका मेरा है जो मैं भूल गया था, यहाँ पर ये कलर का अमाउंट है, ये इसका कलर बन जाएगा, और इसका जो टेक्सचर है उसको हम इस टेक्सचर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका सिंपल है, यहाँ पर आप बेस कलर को थोड़ा सा कम कर दें। ठीक, तो आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। उसका कलर का जो अमाउंट, जो सैचुरेशन है वो भी हम बढ़ा सकते हैं हल्का सा, ये रहा। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरीके का लुक आ जाए इसका, हल्की सी। मोस्ट सिमिलर हम कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो मुझे ये टेक्सचर मिला नहीं, तो हमने ये चीज़, दैट्स इट, है ना, क्योंकि इसके ग्रुप्स थोड़े से बड़े हैं, हमारे के ग्रुप्स छोटे। एज सच हमें कुछ इतना इशू है नहीं। ओके, ठीक है ना। आप चाहें तो इससे मिक्स भी कर सकते थे, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीका है कोरोना मिक्स, ये रहा, इसको कीजिए, इसको बॉटम में सेलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए टॉप में, और इसका मिक्स का जो ऑपरेशन है उसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, या फिर अब हमें यहाँ पर जो बेस कलर है उसका अमाउंट ठीक ठाक रखना पड़ेगा। रख लिया मैंने, ठीक है ना। इसका कलर बहुत ज़्यादा ये मेरे को परेशान कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं ये, सॉरी, इसका कलर ब्राउनिश है,
ये इसकी वजह से है क्योंकि ये जो टेक्सचर है वो ब्राउन है, सिंपल। इसका सैचुरेशन आप इसमें लगा लीजिए कलर करेक्ट, और कंट्रोल Z, कंट्रोल X, इसके बीच में इसको कर दीजिए, इसका सैचुरेशन डिक्रीज कर दीजिए। ये हो गया। अब हमें सिर्फ कलर से प्ले करना है, और दूसरा इसका जो मिक्स फैक्टर है उसको भी थोड़ा सा कम कर देते, लाइट की वैल्यू ताकि मैच कर जाए मेरी। और अब इस मिक्स में हम एक चीज़ और कर सकते हैं, कोरोना कलर करेक्ट ये लगाइए और इसका सैचुरेशन बिल्कुल 0 कर दीजिए, ठीक। और दूसरा इसमें एक कोरोना मिक्स और अप्लाई करिए, इसको कीजिए बॉटम में, और टॉप में हम कोरोना कलर ले लेते हैं एक, और इसको इसमें लगा के इसका जो कलर है वो यहाँ से सैंपल कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा कलर इसका रॉन्ग आ रहा है मेरे, से 1 मिनट और तो सेव हो रहा है मेरा, तो मैं है ना, ऑटो सेव को प्लीज हो जाने दिया करें, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका जो मिक्स का ऑपरेशन है उसको अब डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड से चेंज करके देख लीजिए किससे क्या आ रहा है, कलर डॉज, ओवरले, है ना। कभी कभार क्या है, एक मेथड वर्क करती, कभी कभार दूसरी मेथड वर्क करती, ठीक। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पिन लाइट में ठीक आ रहा है, और इसका अगर मैं कलर थोड़ा सा लाइट करूं तो वो चीज़ मेरी मैच कर जाए। ओके, ठीक। मैं चाह रहा था इसमें जो इस तरीके की डर्ट नज़र आ रही है ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैंने इतनी ये मेहनत की, ठीक। बट ये हमारे में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो मैं इसको ऐड पे ही रहने देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये आपका जो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये किस तरीके से करते हैं, तो वो ये रहता है ना। आपके दिमाग में लगता जाता है कि यार ये इतनी चीज़ हो गई, अब इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से आपका जो मैप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं स्लेट मटेरियल एडिटर में खासकर काम करता हूँ, क्योंकि उसमें हमें कंट्रोल बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसका स्पेकुलर का मैप था, वो भी मैं लोड कर लेता हूँ। ग्लॉसीनेस का मैप था, इसको मैं लोड कर लेता हूँ। हाइट मैप मुझे यूज़ करना नहीं है, नॉर्मल मैप यूज़ करूँगा मैं, ठीक है ना। ग्लॉसीनेस का मैप हो गया आपका यहाँ पर, ठीक। अब एक चीज़ और बता दूँ, इस मैप के ना आगे लिखा हुआ है ग्लॉसीनेस, ठीक है। और यहाँ पर कोरोना यूज़ कर रहा है बेस रफनेस, तो इस मैप के आउटपुट में जाके आप इसको इन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ग्लॉसीनेस का उल्टा होता है आपका रफनेस। इसको बेस रफनेस में लगा देता हूँ मैं, ये ठीक है। और इसके जो नॉर्मल मैप है इसको मैं कोरोना नॉर्मल, इसको नॉर्मल है, ऐड गामा, ठीक। ये प्रोसेस हमें सिर्फ एक बार करनी पड़ती, मैं इसका तरीका ही बता दूंगा कि बार बार मैप बनाने से किस तरीके से आप बच सकते हैं, ठीक। ये हो गया, आपने इसे बना दिया। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक ना। रफनेस को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ,
ये रफनेस को आप चाहें तो थोड़ा सा इस फैक्टर को देख लीजिए, जैसे मैं 0 करके इससे दिखा देता हूँ। थोड़ा सा रफनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह। ठीक, रफनेस बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो टेक्सचर है वो शाइन नहीं करेगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे ये टेक्सचर है ये थोड़ा सा शाइनी है। तो इसके लिए इसकी IUR वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। या फिर हम दूसरा एक और काम कर सकते हैं, इसको मिक्स भी कर सकते हैं, 2 मटेरियल बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ इस तरीके से ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको, वैसे ये टेक्सचर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट चलो बताना तो ज़रूरी है। चलो रफनेस का मैप है, इसका 50% ले लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ हमें करना। पहला हमारा ये टेक्सचर बन चुका है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कलर करेक्शन और रहा है, वो मैं फोटोशॉप में कर लूँगा, क्योंकि अभी क्या है हमारी इमेज में कॉन्ट्रास्ट नहीं है। जैसे ही मैं कॉन्ट्रास्ट ऐड करूँगा ना, तो इसका जो थोड़ा ये डार्क सा दिख रहा है ना, ये चीज़ भी इसमें क्लियर हो जाएगी। दूसरा इसमें ये जो डर्ट के पैचेस हैं वो भी थोड़े मेरे कम नज़र आ रहे हैं, है ना। और मैंने ये जानबूझ के थोड़े से ज़्यादा बढ़ाए नहीं थे, क्योंकि बढ़ा भी देते ही है, ठीक है। बॉटम में और टॉप में ये वाला लगा हुआ, इसकी जो गामा की वैल्यू है उसको हम अगर इंक्रीज करेंगे, आई थिंक वो पैच आपको थोड़े थोड़े नज़र आ। है ना, हो सकता है नॉर्मल मैप का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से वो ना दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ में एक बार इसको 0 करता हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ तो 1 थी, है ना। इसका जो बेस रफनेस है इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो कोरोना मिक्स भी ले सकते हो, चाहें तो कोरोना ठीक है ना। तो ये जो आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पैच का अमाउंट कम करना है तो थोड़ा सा यहाँ मिक्स अमाउंट कम करना है, ठीक। 0 कर लेंगे तो आपको डर्ट नज़र नहीं आएगी, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो तरीके से डर्ट नज़र आएगी, ठीक। इसको आप इस मैप से प्रॉपरली कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला मैप करें, या फिर आपको नेट पर इस तरीके के लीकिंग टेक्सचर्स मिल जाएंगे, वो आप लगा सकते हैं। इसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप चाहें तो कलर करेक्ट लगा लीजिए, या फिर इसमें कलर मैप का ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद होता है। ऊपर ही रहेंगे, ठीक। अगर आपको इसका अमाउंट इंक्रीज करना है इन केस तो ठीक, बट मैं इसको यूज नहीं करता, ठीक। इतना डर्ट ठीक है, ज़्यादा डर्ट रहेगा तो वो भी बुरा लगेगा, ठीक। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मैप टेक्सचर्स को आप किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का। वैसे तो बता देता हूँ, बट थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए स्किप कर दिया मैंने, है ना, ठीक। क्या कि जो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो लीकिंग टेक्सचर्स हैं उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये हम कभी और किसी वीडियो में देखेंगे। उसमें सिंपली आपको उस मैप को यहाँ पर लगा के इंपोर्ट कर लेना है, इतना सा वर्क फ्लो, ठीक।
सिंपल एडिट पॉली चैम्फर, थोड़ा सा मैं चैम्फर अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, ताकि इसकी जो एजेस है वो हल्की सी स्मूथ हो जाए। यहाँ पर तो ये एजेस अमाउंट भले ही आप थोड़ा सा कम रख लीजिए। और इसका जो स्मूथ टाइप है, स्मूथ चैम्फर ओनली, और एक ऑप्शन होता था मीटर, एक ऑप्शन होता है मीटरिंग का, टाइप बाई वेट, डेप्थ टाइप, पता नहीं क्यों होना चाहिए मीटरिंग का। ये इसको रख लेता हूँ मैं पैच। ठीक है, पैच थोड़ा सा ठीक रिजल्ट दे देता है, इसलिए पैच रख लीजिए। या फिर इसमें रेडियल का ऑप्शन ये है, रेडियल, ठीक है, ये ठीक है ना। इससे ये आप देखेंगे ये इसका शेप जो है वो इस तरीके से राउंड हो जाता है। अगर इसका जो क्वाड वाला है या जो ट्राइज या यूनिफॉर्म है, ये मुझे थोड़ा सा इतना लगता नहीं है। ये रेडियल या पैच आप रख सकते हैं। मैं रेडियल रखता हूँ क्योंकि ये स्मूथ रहता है। ठीक है, ओके, ये ब्लेंडर से कॉपी किया हुआ ये फीचर दैट्स इट, है ना, क्योंकि ये 2021 वर्जन में ही है इसलिए खासकर। सिंपल, पहला मटेरियल मेरा बन चुका है, दूसरा ये टाइल्स है, इनको बनाना है। अब मैं थोड़ा मटेरियल की प्रोसेस को फास्ट करूँगा, क्योंकि पहला मटेरियल मैंने टाइम लगा दिया जहाँ भी मुझे प्रोसेस आपको बतानी थी। दूसरा, आपने एक बार इस टाइल्स को बना लिया, आपको बार बार इसे अब बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर आप एक नई मटेरियल लाइब्रेरी लें और डेस्कटॉप या जहाँ भी आपको लेना हो वो ले लें। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ रख देता हूँ PTS2, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेक्सचर। ठीक, यहाँ पर न्यू मटेरियल लाइब्रेरी या फिर माई लाइब्रेरी, जो भी आपको नाम देना है वो दे दीजिए, एंटर। ठीक, ये आपकी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपली इस मैप को आप ड्रैग करके इस लाइब्रेरी के अंदर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो ये वॉल टाइल्स के नाम से यहाँ पर ये लाइब्रेरी बन चुकी, मतलब आपका मटेरियल यहाँ पर सेव हो चुका है। जब भी आपको दूसरे प्रोजेक्ट में इसकी नीड होगी तो ये मटेरियल लाइब्रेरी को आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके ओपन मटेरियल लाइब्रेरी करना है, और आपका जहाँ पर आपने सेव किया डेस्कटॉप में आपका फोल्डर के अंदर PTS2 टेक्सचर्स, और ये देखिए mylibrary.mat, ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको आपको यहाँ पर भी एक बार एक्सप्लेन करूँ तो टेक्सचर्स के अंदर ये रहा mylibrary.mat। ठीक है, ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो आपको ये प्रोसेस दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको इस तरीके की टाइल्स जो भी बनानी है वो आप एक बार बनाकर मटेरियल लाइब्रेरी में सेव कर दीजिए, दैट सिंपल। अगले प्रोजेक्ट में डायरेक्ट मटेरियल लाइब्रेरी को आपको यहाँ पर सिर्फ ओपन कर, ठीक, आपके ये मटेरियल सारे यहाँ पर हो जाएंगे। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप अपने असेट्स और अपनी लाइब्रेरीज ज़रूर क्रिएट करें, ताकि आपको बार बार वही रिपीटेड प्रोसेस ना करना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट में लगभग 70% चीज़ें लगभग सेम रहती, 30% चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें स्टार्टिंग से वर्क करना पड़ता है, बाकी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, वही आपके टेक्सचर्स होते हैं, उस तरीके के कुछ ट्रीज होते हैं, थोड़ा बहुत लाइटिंग वाइटिंग और HDRIs लगभग सभी सेम रहता है। तो हमारा जो जनरल वर्क फ्लो है 70% सेम रहता है, बाकी 30% जो होता है वो हमारी अलग से प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ आप अपनी मटेरियल जो असेट लाइब्रेरी है वो उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी। ल्यूमियन को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ल्यूमियन में बनी हुई चीज़ें असेट लाइब्रेरी पहले से ही बनी, ठीक है ना। और 3ds मैक्स को लोग अधिकतर इसलिए भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि आप अपने वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं आपको बीच बीच में इसलिए देता रहता हूँ ताकि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दैट्स इट, ओके, ठीक। और ये डर्ट टेक्सचर है, ये आपका यहाँ नहीं और भी जगह काम आएगा, तो मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये वर्टिकल बार से यहाँ पर भी आप इस तरीके के टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका वर्क फ्लो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है, सॉरी आइसोलेशन से बाहर आ जाता हूँ, मटेरियल, ठीक, ये टेक्सचर है आपका ये वाला है। ठीक, अब मुझे चेंज करना है इसका मटेरियल, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे इंपोर्ट करता हूँ।
ठीक, हुआ नहीं आई थिंक। एक्चुअली इसमें कोई मटेरियल है नहीं, इसका जो बेस कलर है यही चल रहा है इसमें। ठीक, सही लग रहा है मुझे, है ना। तो मैं इसका एक मटेरियल भी बना लेता हूँ। तो इसका मटेरियल किस तरीके का रहेगा वो मैं एक बार को देख लेता हूँ। वाइट कलर रहेगा, ठीक है। चलिए, इसमें कोई चेंज करना नहीं है, तो मैं इसको फालतू इसको सिर्फ वाइट कलर को कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल। और अभी जो मेरा वाइट कलर है वो इतना ज़्यादा नज़र मुझे आ नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो लाइटिंग है वो थोड़ी डल है। मैं उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ये पेंट वाइट इसमें लगा हुआ है, बट ऐसा लग नहीं रहा कि ये चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। लाइटिंग वगैरह के साथ एडजस्ट हुआ, क्योंकि हमारी जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी इवनिंग टाइप की है। कंट्रोल एस, फाइल को टाइम टू टाइम सेव करना जरूरी। नेक्स्ट है हमारा स्टोन का मटेरियल, वो लगेगा आपका यहाँ पर, ठीक, इस पोर्शन में। कोई मटेरियल इसमें लगा हुआ नहीं है, तो मैं नए सिरे से क्रिएट करता हूँ। स्टोन मटेरियल, ओके, ये रहा मेरा। और आई थिंक ये ठीक है, मैंने इस तरीके का स्टोन लगाया हुआ है। इसमें भले थोड़ा अलग दिख रहा है, तो हम ऐसे करेंगे क्लियर। एक काम करो, फोटोशॉप में किस तरीके से मटेरियल बनाते हैं उसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्सचर है उसमें रेडिशनेस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का जो टेक्सचर है उसमें ब्लूइशनेस ज़्यादा है ना। टेक्सचर सेम है, बस कलर अलग है। तो इस चीज़ को आप चाहें तो कोरोना में कर सकते हैं, बट कोरोना में उतना फंक्शनैलिटी मिलती नहीं है। तो इसको फोटोशॉप में किस तरीके से करते हैं आज मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं, प्रोसेस थोड़ी हैवी हो जाएगी। ये रहा, इसको आप कीजिए क्लिक, और चैनल मिक्सर या कलर लुकअप, नहीं कलर लुकअप नहीं, चैनल मिक्सर और कलर बैलेंस, ये दोनों नोट्स हमारे बहुत काम आए, ठीक है। रेड चैनल में से मैं ब्लूनेस को थोड़ा सा, ठीक, और दूसरा रेड में से रेडनेस, ठीक, ओके, दैट्स इट। दूसरा ह्यू सैचुरेशन भी ले सकते थे आप, बट मैं चैनल मिक्सर भी यूज़ कर लेता हूँ। सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देते हैं इसका, ये बन गया इस तरीके से। फोटोशॉप का काम थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि फोटोशॉप मेनली फोटोज़ के लिए यूज़ होता है ना, इसलिए। इस फाइल को मैं करता हूँ सेव, लाइन स्टोन 1 की जगह मैं 2 नाम दे देता हूँ इसको कर देता हूँ JPEG सेव, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराना वाला टेक्सचर है, और इसी के साइड में ये नया वाला टेक्सचर, ठीक। और मैं इसको ही लोड कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये भी, ठीक। 2 मैप मैंने इसमें इंपोर्ट किए हैं। पहला हमारा बेस मैप रहेगा, और दूसरा हमारा बम्प मैप है, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम इस टेक्सचर को बनाएंगे, ठीक है। ये रहा स्टोन का मटेरियल, इसको कीजिए प्लस, बेस कलर को बेस कलर में दीजिए, और बम्प मैप को बम्प मैप में दीजिए, ठीक है। इसका नाम एक्चुअल में डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बम्प लिखा हुआ है, तो ये बेस बम्प में जाएगा। और जो नॉर्मल कलर वाला मेरा इमेज है वो हमारा कलर में जाएगा, बेस कलर में, ठीक है ना। इसमें से आप वायर खींचेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कि आपको किस चीज़ में इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ लगाना तो यहाँ छोड़ दीजिए, तो यहाँ नहीं चाहिए, ठीक। ये एक जनरल वर्क फ्लो होता है स्लेट मटेरियल एडिटर का। इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ इसको, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक। इस पर करता हूँ क्लिक, और इसकी मैपिंग रॉन्ग है, UVW मैप,
बॉक्स प्रोजेक्शन, और इसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो चाहे तो आप बिटमैप पे जाके उसको कर सकते हैं टेक्सचर, और ये रहा, ठीक, ये हो गया। अब इसका साइज ही मुझे चेंज करना है। दूसरा मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुझे टेक्सचर है उसका डायरेक्शन ये चाहिए, है ना। तो इस मैप को आप कर लीजिए रोटेट। यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। UVW मैप के अंदर जाकर गिज्मो, रोटेशन को ऑन कर लीजिए और इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं, एक्स को 90 डिग्री, ठीक, ताकि इसकी जो वेन्स का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाए। ओके, दैट्स इट। अब इसकी जो लेंथ विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर लेता हूँ मैं। या फिर इसके गिज्मो से ही प्ले कर लेते हैं। अब क्योंकि मुझे एस्पेक्ट रेशो को यहीं से कंट्रोल कर, ठीक, और इसकी जो डेप्थ है उसको थोड़ा सा कम कर, है ना, ताकि एक तो ये ग्रूव्स है वो इसमें नजर आ जाए। तो टूल, ओके, है ना। एक चीज़ और, मुझे इसमें हल्की सी हाइट भी चाहिए, है ना। तो मैं इस बम्प के मैप को ही यूज़ कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है, बट अमाउंट में बहुत कम रखूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। इसको अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जूम इन कर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्की सी इसकी बम्प, ये डिस्प्लेसमेंट होने लगा है। अगर मैं इस मैप को बंद करूँ तो ये देखेंगे ये प्लेन है अभी, और जैसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट पर क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे कि आप ये सरफेस से ऊपर आने लगे, ठीक है। दूसरा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको रख लेता हूँ 0.5 इंच, है ना। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको मैं 0.3 इंच इतना रख लेता हूँ। ओके, ठीक है ना। और सेम टेक्सचर तो एक्चुअली मुझे मिला नहीं, मैंने ढूंढा भी नहीं इतना ज़्यादा, तो मेरे को ये स्टोन का टेक्सचर है वो ठीक है ना। और दूसरा, हमारा जो सीन है उसमें ये टेक्सचर का इतना रोल नहीं है, एक क्लोजअप शॉट में नहीं, तो ये हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो ये आपका इस तरीके से ये लगा हुआ है, ठीक है ना। और ऊपर तो आई थिंक दूसरा मटेरियल लगा हुआ नहीं, यही है, ठीक। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कैमरा है उसका हाइट जो है वो थोड़ा सा लो है। लेफ्ट व्यू में जाता हूँ मैं और इस कैमरे की जो हाइट है थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, जस्ट अ लिटिल, ठीक है। ये चीज़ हमने थोड़ा सा नोटिस की थी कि हमारे जो कैमरे की हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई। चलो ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारा सीन सही दिख रहा है बट हाइट हमारे कैमरे की कम है। हो सकता है इन्होंने भी डाउन से शूट की, सेव हो रहा है फाइल तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ इसके कैमरे की हाइट 2.5 फीट है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन हाइट के हिसाब से कम है, बट फिर भी सीन ठीक दिख रहा है। जनरली ये हाइट हम 5.5 के समथिंग होते हैं, बट ठीक है ना। हमें मतलब है हमारे व्यू को बनाने से कि इसमें व्यू का जो एंगल है वो हमारा सही, ठीक है। अदरवाइज हम अपने रूल्स के हिसाब, रूल्स को कभी कभार हम इग्नोर कर देते इस तरीके से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं अपनी लाइटिंग को भी थोड़ा एडजस्ट कर ही लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ा सा मुझे इंटीमेटिंग लग रही है ना, ठीक।
हमारे इमेज में कॉन्ट्रास्ट की कमी है, कॉन्ट्रास्ट को मैं कर देता हूँ यहाँ से इंक्रीज। ठीक, ओके। एसएस को करता हूँ मैं, एसएस मुझे नहीं चाहिए, वाइट बैलेंस को ठीक है, एक्सपोजर ठीक है मेरा, और हमारा जो स्काई का टेक्सचर है वो भी आई थिंक ठीक ही है। मैं मटेरियल में जाकर देख लेता हूँ। डायरेक्ट विजिबिलिटी ठीक है, सिंगल मैप लगा हुआ है मेरा। ज़्यादा नहीं करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि फिर और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। हमारा तो 0.9 ठीक था हमारा, ये ठीक है ना। दूसरा, इसमें जो कलर कास्टिंग हो रही है वो थोड़ी सी हमें रखनी पड़ेगी, हमें सेचुरेशन इसमें ग्रीन टिंट ऐड कर देते हैं। तो नहीं करनी चाहिए, बट मुझे यहाँ सीन में ग्रीन यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐड बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये ग्रीन स्पिल नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के रखा है। या ज़ीरो ही कर देते हैं, बाद में कर देंगे। ये चीज़ कलर करेक्शन की है, ये फोटोशॉप का पार्ट है, उसमें रहने देते हैं। सैचुरेशन भी कम ही रखते हैं, -0.8, ओके ना। कलर्स तो आखिरी तक हो सकता है, ऐसा लगते हैं कि ठीक नहीं है, ओके। ये रह गया मेरा, ये हो गया, और अब देखो ये ठीक है। जनरल लाइटिंग मेरी ठीक है, बस मुझे कलर करेक्शन करना है थोड़ा सा। ये हो गया। अब हमें लगता है ये टाइल्स का टेक्सचर है वो लगा लेते हैं। कभी सिंपल तरीका, मटेरियल एडिटर में जाइए और मैं इसे कर लेता हूँ इंपोर्ट, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ था पोर्च फ्लोर के नाम से। इसकी जो टाइल्स है वो मैंने ये कौन सी, ठीक है, ये वाली टाइल्स दी हुई है। मुझे ये टेक्सचर का पता नहीं लग रहा है ये एक्चुअली है क्या, तो मुझे इससे सिमिलर जो मिला मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। वीडियो, ग्लॉसीनेस, हाइट, नॉर्मल, ये तीनों टेक्सचर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले बिटमैप, इसके बाद ग्लॉसीनेस, और ग्लॉसीनेस का टेक्सचर है और हमारे में रफनेस यूज हो रही है, तो ग्लॉसीनेस को आउटपुट में जाके इन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल। और यहाँ पर देख लेता हूँ, ये हाइट मैप है। हाइट मैप की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये टाइल्स हैं वो नॉर्मल मैप से चल जाएंगी, तो हम इसको डिलीट करते हैं। बेस मैप में, रफनेस में, और ये हमारा रहेगा बेस पंप में। और यहाँ पर ये एक्चुअली ब्लू कलर का है, तो कोरोना नॉर्मल और एड गामा टू इनपुट, ये वर्क फ्लो हमारा, ठीक, ओके। ये रहा हमारी जो रफनेस है वो थोड़ी कम कर लेता हूँ मैं, 0.6 के समथिंग कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर मैप की वैल्यू को कम कर, ठीक है, ताकि हमारा टाइल्स जो है इसमें रिफ्लेक्शन है, ठीक, ये हो। अगर मैं इसमें मैप को यूज़ करूँगा तो थोड़ा रिफ्लेक्शन कम होगा। अब एक वीडियो में सारे कंसेप्ट बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, इसका IUR थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर जो ये इस तरीके की जो शाइन वो इस टेक्सचर में मिल जाए, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है हमारी लाइटिंग थोड़ा सा, मटेरियल एडिटर ये रहा, इसमें ऐड गामा टू इनपुट कर तो दिया, ये क्यों फालतू मुझे नोटिफिकेशन दे, कंट्रोल S से, ओके।
टेक्सचर होगा। ये इसका जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा मटेरियल, ठीक। तो ये कलर मैं करता हूँ पिक, और ये पेंट मेरा मैच कर रही है। क्लिक, और इसकी ह्यू की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ग्रीनिश ठीक है, का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और ये थोड़ा ठीक है। सैचुरेशन डिक्रीज, लाइट की वैल्यू और डिक्रीज होगी। ये ठीक है। थोड़ा सा ब्लू चैनल है, इसमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी लाइट की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ब्लू और ऐड कर, तो 150 हुए। ठीक है, ये रहा हमारा। और दूसरा, जब आप किसी कलर को दूसरे कलर के साथ देखते हो तो कभी बार हमें क्या होता है कि कलर मैच नहीं होता। ये काम फोटोशॉप का है ना, जो भी आप, मैं ये वर्क बता रहा हूँ ये फोटोशॉप का है एक्चुअल में, तो इसलिए हम इसको फोटोशॉप नहीं रखेंगे। दूसरा, इसके जो ग्रुप्स का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, और हमने नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो रखा है, तो इसका फ़ायदा तो है ही हमें। ऑपरेंट्स, लाइन, स्वीप का जो अमाउंट है वो हम कम कर, ये रहा। और ये करते हैं फिलहाल के लिए स्टॉप। ऑपरेंट, ये रहा सिस्टम है ना। एक्चुअली हमने इसको आई थिंक रास्टराइज कर दिया था या नहीं था, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट रास्टराइज कर दिया था, ठीक है। ये थोड़ी सी हमारी गलती हो गई, उस गलती का भी तोड़ है। 1 पे जाता हूँ मैं इसको, और इनको थोड़ा सा यूज कर, ये चीज़ थोड़ा सा एडवांस है। बूलियन का एडवांस वर्कफ्लो है, बट ठीक है ना। आप एडिट पॉली करके कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को शेड करना नहीं चाह रहा था, इसलिए इसको मैंने कर दिया, ठीक है। बट आप ध्यान रखें कि जब आप बूलियन करें तो थोड़ा सा इसकी ग्रुप्स का थिकनेस वगैरह जो है वो आप मेंटेन करें। बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं ये चीज़ को आपको बार अवॉइड करता हूँ, कभी और बता दूँ। ये मटेरियल मेरा मौजूद यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इसका कलर है वो मैच नहीं है। एक्चुअली पूरी लाइटिंग है जो थोड़ी सी आउट है में, क्योंकि सेम HDRI हमें मिली नहीं, तो हमने जो मोस्ट सिमिलर मिली उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। और मैं ये अपना प्रोसेस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये इतनी प्रोसेस हमें करनी पड़ती, ठीक है। थोड़ा ये ग्रीन कलर में था, तो मैंने ग्रीन टोन हल्की सी मैच कर ली है। इसकी वैल्यू मैं 180 कर लेता, ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट मैच हो गया है। थोड़ा सा येलोनेस इसकी ज़्यादा है, तो 175 कर लेते हैं। थोड़ा सा येलोनेस ऑलमोस्ट मैच कर लीजिए,
का तो करना नहीं है आपको, अदरवाइज आप कलर कोड का यूज़ कर सकते हैं। कोरोना के अंदर वो भी चीज़ होती है, हम कभी और दूसरे वीडियो में एक्स कोड को पढ़ेंगे। आइसोलेट मशीन की लाइटिंग अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, बट मैं इसको अभी यहीं रहने देता हूँ। मैं अभी इसको बाद में क्लियर करूँगा ये चीज़, ठीक है। सेव हो रहा हमारा डेटा। सैचुरेशन कम करना है थोड़ा सा, तो मटेरियल में जाके इस पेंट का जो सैचुरेशन है वो थोड़ा सा डिक्रीज करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैचुरेशन थोड़ा सा कम, बल्कि और कम है सैचुरेशन, है ना। एक्चुअली ये चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आपको किस तरीके का लेंस है। आई मीन टू से कि आप किस तरीके का सीन बनाना चाहते हैं। इसका सैचुरेशन भी ज़्यादा है मटेरियल, सैचुरेशन ये रहा 52 है, इसको मैं 45 कर लेता हूँ। अच्छा, ये नीचे वाला मटेरियल जो है 155 किया था मैंने, इसको बहुत प्रिसाइजली मिलाया था, बट फिर भी ये चीज़ गड़बड़ हो गई। होता है ये चीज़ ना, कलर्स तो आखिरी तक मैच नहीं होते, क्योंकि हर एक का एस्थेटिक सेंस अलग अलग होता है कलर्स को लेकर। ओके, अब हमारा मटेरियल का काम लगभग फिनिश हो चुका है ना। थोड़े बहुत मटेरियल हैं, उनको भी हम बना सकते हैं। इसमें दूसरा मेरे को यहाँ दिख रहा है, ये वाइट कलर का मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं इस मटेरियल को वाइट कर देता हूँ, नीचे वाले को ऊपर यहाँ पर टाइल्स से रहने देता हूँ, ठीक है। उसका तरीका हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक अलग से प्लेट लगा कर उसमें मटेरियल वाइट लगा देते हैं, ठीक है। ये स्टोन का रहने देते हैं यहाँ पर। तो मैं इसी के ले लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल V कॉपी, और मैं इसको कर लेता हूँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इसका ये फेस लेता हूँ, ये वाला, इसे करते हैं डिटैच और इसे कर देते हैं डिलीट। तो ये फेस मेरा आ चुका है, एक आइसोलेट कर लेता हूँ, ये फेस आ चुका है। इसमें लगा देता हूँ शेल मॉडिफायर और इसमें ये वाला मटेरियल करता हूँ कॉपी और इसे कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर का जो मटेरियल है वो मेरा लग चुका है यहाँ पर भी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि दिख रहा है ना, ठीक। ओके, दूसरा मेरा जो विंडोज़ हैं मेनली उनका मटेरियल बचा हुआ, तो मैं विंडोज़ का बता देता हूँ आपको जनरल वर्कफ्लो। तो जो मैक्स की विंडोज़ होती हैं उसमें 5 डिफरेंट टेक्सचर्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो विंडोज़ के आपके पैनल्स हैं, ये जो बीच के पैनल्स, इन पर एक मटेरियल लगा होता है। दूसरा इसका जो स्लाइडिंग के ये फ्रेम्स हैं, इन पर दूसरा मटेरियल आप लगा सकते हैं। और मेन फ्रेम है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में अलग अलग मटेरियल्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल इसमें सिर्फ 2 मटेरियल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम जो है वो सिंगल मेटल ब्लैक मेटल का है और बीच में आपका ग्लास है, ठीक है। इसको आप इस चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर एडिट पॉली लगाएं, इसके फेस को सेलेक्ट करें, इसी फेस को सेलेक्ट करें, उसकी मटेरियल आईडी देख लें, ये है मटेरियल आईडी आपकी 3, ठीक। अगर मैं वर्टिकल में जाऊँगा तो इसकी मटेरियल आईडी 4 रहेगी, जो कि कुछ अलग रहेगी। हॉरिजॉन्टल में भी 4 रहेगी, बट इसके बैक साइड में जो मटेरियल आईडी वो चेंज हो जाए, है ना। ये चीज़ मैक्स आपको इसलिए देता है, इनकेस अगर इस विंडो को आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में यूज़ करना है, उस चीज़ के लिए आपको ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। बनी हुई चीज़ मिल जाती है आपको, तो उससे फ़ायदा रहता है। दूसरा, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से एडजस्टेबल, ठीक। एडिट पॉली मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए लगाया था, अभी इसको मैं इसके मटेरियल को हम बनाना शुरू करें। हम जाएंगे इसके लिए मटेरियल एडिटर में, कोरोना MTL, फिजिकल MTL, आप चाहें तो फिजिकल से कर सकते हैं, चाहें तो लेगेसी से कर सकते हैं। मैं दोनों यूज़ करता हूँ टाइम टू टाइम, जो भी आपको लगे, ठीक। बट अभी इसमें फिजिकल वर्कफ्लो चलने देते हैं। इसके बाद मल्टी सब ऑब्जेक्ट लेंगे, सेट नंबर 5 करेंगे, क्योंकि हमारे विंडो में 5 तरीके के मटेरियल होते हैं,
ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके स्लॉट के नंबर को 5 किया हुआ है। दूसरा, इस मटेरियल की मैं एक कॉपी लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्लास, या जो भी आपको देना हो। ठीक, अप्लाई प्रीसेट और यहाँ पे दे देते हैं ग्लास, और ग्लास लगेगा हमारी 3rd नंबर, क्योंकि इसके जो फेस है उसकी, ये बीच का जो फेस है इसकी ID 3 है। बाकी सभी में मैं इस फिजिकल मटेरियल को अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा, एक और चीज़ है, मेरे पास कोरोना में बने हुए मेटल के टेक्सचर्स मिल जाते हैं, मैं उन्हें अप्लाई करता हूँ। ठीक, इस पर करूँगा क्लिक, मेटल्स है ना, मैं इस बार स्क्रैच से नहीं बनाऊंगा मेटल्स, और ये आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो भी लगे वो यूज़ कर लीजिए। ठीक है, मैं आयरन या रफ आयरन, ये इस तरीके का टेक्सचर यूज़ करूँगा, और इसका जो कलर है वो ब्लैक कर दूँगा। ठीक है, आयरन रफ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इंटरेक्टिव रेंडरिंग भी चल रही है। ओके, ये रहा मेरा, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चाहे तो मैं इससे भी बना सकता था, बट आप मटेरियल लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अभी मैंने इस मटेरियल को अप्लाई नहीं किया है, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया अप्लाई। और दूसरा, इसकी जो मेटल का कलर है ना, रिफ्लेक्शन का जो कलर है वो तो ठीक है, बट इसका जो मेन डिफ्यूज कलर है वो 0 है, और रिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है वो भी ठीक है ना, IOR भी ठीक। इसको जूम कर लेंगे, ये चीज़ रिफ्लेक्शन का कलर है, इसको डल कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसी सेम टेक्सचर्स को मैं सेकंड में, थर्ड में, थर्ड में तो रहेगा नहीं, फोर्थ में और इनमें लगा। ठीक है, तो ये मेटल का जो फिनिश है वो आपका आ जाएगा। दूसरा, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा चैम्फर अमाउंट ले सकते हैं, बट चैम्फर में नहीं लूँगा, ये बैक साइड में बन रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मेटल का फील आ जाएगा इसमें। ओके, दैट्स इट। आइसोलेशन से मैं बाहर आता हूँ, और पीछे लाइट वगैरह लगी नहीं है, इसलिए इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो ब्लैक दिखाई दे। ठीक, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। इसी मटेरियल को मैं बाकी विंडोज़ में अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं सभी विंडोज़ को करता हूँ सेलेक्ट। ठीक है ना, ये मेरी विंडोज सेलेक्ट हो चुकी है, मटेरियल, और इसे कर देते हैं मसाइन। ठीक है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है एक्चुअली, मेरे को क्या है, कभी कभार एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर ये जो है वो विंडो नहीं है, एक्चुअली डोर है, मैंने ये बाद में नोटिस किया, तो कोई इशू नहीं, इसको आप स्टॉप कीजिए फिलहाल को। इसे करते हैं हम डिलीट, और इसे भी कर लेते हैं डिलीट, इसे आइसोलेट करते हैं, और यहाँ पर हम डोर लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर तो विंडो है लेकिन नीचे डोर है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक डोर, क्रिएट AEC ऑब्जेक्ट, और पिवट डोर, या मे भी हो सकता है ये विंडो हो, नीचे स्लाइड हो, आई डोंट नो, मुझे आइडिया है नहीं एक्चुअली इस चीज़ का, तो मैं इसको फिलहाल के लिए डोर कंसिडर कर ले। ठीक है, स्नैप, ठीक है, ओके, और इसका जो फ्रेम है वो थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, एक पैनल रहेगा इसका, एक पैनल ये, एक पैनल ये। ठीक है, ये बीच नीचे का पार्ट है, और यहाँ पर 2 पैनल रहेंगे, तो मैं इसके जो हॉरिजॉन्टल पैनल है उनका अमाउंट इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, ओके, है ना, और नीचे का जो पार्ट है इसमें आपका ये बॉटम है। ठीक, 2 फीट के समथिंग है ये। ठीक, तो ये हमारा
डोर बन चुका है इस तरीके से। अब मैं इसमें काम करता हूँ, एडिट पॉली मॉडिफायर लगाता हूँ, ये रहा। और बीच के पार्ट को मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, नीचे वाला छोटा है ना। और अगर इस विंडो का हमें रेफरेंस मिल जाता है, थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल जाती है, तो मैं ये भी मॉडल कर सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें मॉडल करने में, वो भी हम कर सकते हैं। ओके, इसके मटेरियल को करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ करता हूँ पेस्ट। ठीक, ये चीज़ हो गई है ना। इसमें थर्ड मटेरियल और लग सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो वुड का मटेरियल लगा हुआ है वो हम काइंड ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेटल नहीं है, बीच में फ्रेम मेटल्स के हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इस एडिट पॉली में इसको क्लिक करते हैं ये, और इसकी मटेरियल आईडी दे देता हूँ मैं x, है ना। ठीक, सेट मटेरियल आईडी 1 है, 1 हमारी मेटल की रहेगी। इस मटेरियल आईडी दे देता हूँ मैं 6। ठीक है, और इसके मटेरियल एडिटर में जाके इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि अब इसमें दूसरा मटेरियल लगेगा ना। गिफ्ट, इसे कर लेते हैं कॉपी और इसका सेट नंबर कर लेते हैं 6, क्योंकि नीचे हमें वुडन का मटेरियल और चाहिए। ठीक, उसको मैं ले लेता हूँ मटेरियल लाइब्रेरी से। अब थोड़ा सा मैं क्या है एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है एक्चुअली ना, क्योंकि हर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था वो कर लिया, बाकी ये क्या है, आप जब थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे टाइम के साथ तो ही समझ में आएगा, है ना। वैसे भी ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा बिगिनर्स के लिए नहीं, प्लीज़ अगर आप मैथ्स में थोड़ा बिगिनर हैं तो प्लीज़ आप पहले मैथ्स के जो फंडामेंटल्स हैं उन्हें क्लियर कीजिएगा, इसके बाद ही आपको ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसमें लगाते हैं UVW मैप, रियल वर्ल्ड मैप साइज ये रहा इसका, या फिर या फिर डोर में ही हो जाता है वो चीज़। ठीक है, बार बार इन चीज़ें करें, जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स रियल वर्ल्ड मैप साइज। ठीक ना, इसमें ये वुडन का जो मटेरियल है वो एक्चुअल में किसी फ्लोर का है, तो मैं दूसरा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कोई इशू नहीं, ये एक्चुअली चेरी फ्लोर लगा दिया मैंने ओके से। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और चेरी मैट लगा देते हैं। बाकी इसका वुडन का टेक्सचर आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर जितना ज़्यादा मटेरियल इनबिल्ट हो सकते हैं उतना यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसका डार्कनेस, ये टेक्सचर है लाइट है थोड़ा सा, आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन है, कोई इशू नहीं है। कोरोना कलर करेक्ट, ये रहा कोरोना कलर करेक्ट की जगह आप जनरल में भी कलर करेक्ट यूज़ कर सकते हैं, दोनों का वर्क फ्लो सेम ही है। ये रहा कलर करेक्ट। ठीक, बट क्या है, कलर करेक्ट में ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए आप बहुत सारे यूज़र्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पुराना वर्क फ्लो है एक्चुअली, इसलिए। ठीक है, इसमें आप चाहें तो यहाँ पर एडवांस में जाइए और RGB की वैल्यू को 80% या जितना आपको कम करना है, इसको डल करना है वो कर लीजिए। ठीक है ना। पिवट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं या फिर ऊपर करके देखते हैं, 0.9 बहुत कम कीजिएगा प्लीज़, 0.5, 0.1 ही कर लेता हूँ मैं, गामा से प्ले करता हूँ थोड़ा सा। ये ठीक है, और दूसरा इसका सैचुरेशन भी कम कर लेते हैं, इसकी लाइट की वैल्यू भी यहीं से 0.8 ठीक है, और लेफ्ट या ऑफसेट में मैं देता हूँ 0.1 माइनस 0.0। ओके, दैट्स इट, ये ठीक है।
एक्चुअली ये कलर करेक्शन हमें इतना अच्छा कंट्रोल देता नहीं है, इसलिए मैं कोरोना कलर करेक्ट यूज़ करता हूँ। बट इन केस आपको कोरोना कलर करेक्ट यूज़ नहीं करना तो आपको इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक्चुअल में वर्क फ्लो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। इस तरीके से ही सेट करते हैं, ये लिफ्ट, गामा और ऑफसेट, ये चीज़ें कलर करेक्शन में बहुत यूज़ होती है। खासकर ये चीज़ DaVinci Resolve से मैंने सीखी थी, तो उसमें हमें ज़्यादा बेटर कंट्रोल मिलता है। क्योंकि मैक्स कलर करेक्शन का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए इसका थोड़ा सा वर्क फ्लो इतना ठीक नहीं है। आप देखेंगे इसमें ये सैचुरेशन इसने ऑलरेडी बढ़ा दिया, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है ना। बट इसको भी आप काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर लुक तो मिल ही गया है ना। दूसरा, ये इमेज जूम आउट है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ब्लर हो रही है, ठीक, बट ऐसा नहीं है। ये मैक्स का थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा क्या है कि ये यहाँ पर आपको जो व्यू है उसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाता है ये, बट कोई इशू नहीं है। वी कैन वर्क ऑन फाइनल रिजल्ट ओनली। इसी चीज को आप कर लीजिए कॉपी एज एन इंस्टेंस, ठीक है। और इसको स्केल कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जुगाड़ से भी काम करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि अब मेरा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जाया हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे अपने टाइम को बचाने की। ओके, हमारे को इसको थोड़ा सा सेफ रखना है ना, ताकि इसमें पानी ना जाए, ठीक है। अदरवाइज ये विंडो है ना खराब हो जाए। ओके, दैट्स इट। ऑटो सेव, ठीक है, ऑटो सेव हो जाने देते हैं। ये रिपीटेडली क्यों दिखा रहा है ये चीज़, समझ रहे हैं ना। एक्चुअली हमने जो फ्लोर बनाया था उसमें इसको हमने आउट रख लिया था, ये समझ के कि ये डोर है, ठीक है। बट ये डोर नहीं है, ये एक्चुअली विंडो अकेली है, इसलिए हमने इन दो पार्ट को आगे कर लिया। कोई इशू नहीं है, लाइन से बना हुआ है, तो इसके जो बीच के वर्टेक्स उन्हें कर दीजिए डिलीट। यहाँ पर मुझे वाइट नज़र आ रहा था एक्चुअल में, इसमें इतना गलतियाँ हो जाए ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आप सुधार सकते है ना। इसलिए गलती करने से आप बचिए मत, गलतियाँ हो जाती हैं, हम उन्हें सुधारते रहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। एक चीज़ और जो आपको बतानी थी वो ये, मैं आपको एक हाउस को, एक रूम को आइसोलेट करना है, बट ठीक, इसको फिलहाल के लिए मैं करता हूँ स्टॉप। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ख़ासकर नया फीचर है, ठीक है। इसलिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है वो चीज़, ठीक है। इन्हें पैरालेक्स मैप्स बोलते हैं, कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहे आपके मॉडल्स, पैरालेक्स रूल्स, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये रहे इस तरीके से डब्ल्यू, पहले आइसोलेट करते हैं। ओके, ये पैरालेक्स का जो
स्टॉप, है ना। मैंने टेक्सचर्स को रिलिंक कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि मेरे टेक्सचर्स की लोकेशन थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को पॉज किया। ठीक है, अब मैं मेन कंसेप्ट पर आता हूँ, ये क्या चीज़। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं सिर्फ कुछ प्लेन्स है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ प्लेन्स, ठीक है, ये प्लेन लगा हुआ है, इसमें मटेरियल लगा हुआ है, ठीक। बट इसका फ़ायदा क्या है, मैं इनमें से मुश्किल से 2 या 1 या 2 टेक्सचर ले लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है ना। इन बाकियों को कर देते हैं हम डिलीट डिलीट डिलीट, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये इस तरीके के क्या होते हैं, पैरेलैक्स मैप्स होते हैं। आप देख सकते हैं एक प्लेन के अंदर पूरा इंटीरियर आपका बना हुआ है ना। और जैसे आप व्यू को रोटेट करेंगे तो ये इसके साथ रोटेट हो रहा है, ठीक। इससे क्या होता है, हमें अंदर की मॉडलिंग नहीं करनी है ना। एक्सटीरियर सीन्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा फेड है, तो इसको हम फेड कलर करेक्शन से चेंज कर लेंगे। सेल्फ इल्यूमिनेशन, इसका मल्टीप्लायर 10, सेल्फ इल्यूमिनेशन का मल्टीप्लायर 50, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ओके, तो ये जो मैप्स होते हैं इन्हें पैरेलैक्स मैप्स बोलते हैं। ये नई चीज़ है, ये OSL टेक्निक पर काम करते हैं, जिनको बोलते हैं ओपन शेडिंग लैंग्वेज। ठीक है, OSL मैप्स बोलते हैं क्योंकि ये ओपन शेडिंग लैंग्वेज ये गेमिंग में यूज़ होती है, मेनली गेम इंजन में। तो उस टेक्निक पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इनका क्या जो रेंडरिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब ना के बराबर होता है, सिर्फ ये एक इमेजेस जैसे रेंडर होते हैं, बट फील आपको पूरा 3D का देता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये कैमरे के साथ बराबर रोटेट हो रहा है। दूसरा, इसके पैरामीटर्स भी होते हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसका मटेरियल आईडी दे देता हूँ 11। ठीक है, 11 नंबर का मटेरियल ये रहा आपका। किसने कितने 15, तो नीचे से जाऊँ 15 14 13 12 1, ठीक। दूसरा, इसके पैरामीटर्स भी होते हैं यहाँ पर, इससे आप इसके बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर टेक्सचर फ्लिप को मैं 1 करूँ तो ये आपका टेक्सचर फ्लिप होगा। ठीक है, ये तो 1 ही रहने देता हूँ मैं। इसको मैं अगर 1 करूँ तो ये लेफ्ट से राइट आ जाए। ठीक, 0, ठीक, 1, ठीक। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हो जाता है। विथ रूम की विथ आपको बढ़ानी है, ये चीज़ बढ़ जाएगी, है ना। मिडिल ग्राउंड आपको चाहिए नहीं चाहिए, जैसे कि ये बीच का जो पार्ट है उसको मैं इनेबल मिड ग्राउंड को 0 कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। मिड ग्राउंड की डेप्थ आपको कितनी चाहिए, मतलब ये जो बीच में ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो कितना चाहिए। ठीक है, ये पैरामीटर इन्होंने यूज़र्स ने अपने हिसाब से बनाए। ठीक है ना। ऑफसेट, तो ये बहुत, और कर्टेन इसमें अभी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये विंडोज़ के कर्टेन्स हैं। ये 1 है मतलब इनेबल है, 0 कर दूंगा तो डिसेबल हो जाएंगे, आपको सिर्फ रूम दिखाई। ठीक, तो मैं आज इन मैप्स का यूज़ करूँगा। ये इस तरीके के मैप्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, ओके। आपको अगर इनकी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं ये चीज़, या मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बट ये परचेज़ करने पड़ेंगे आपको, इनके साथ यूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक, ओके। और दूसरा, अगर आपको ये वर्क फ्लो पसंद नहीं आता है तो एक जो सिंपल वर्क फ्लो है, आपको फ्लोर फर्नीचर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, आप उस चीज़ से कर सकते हैं। ठीक है, बट ये भी मेरा पर्पस था आपको बताने का, क्योंकि मैं आपको वही वर्क फ्लो बताने की कोशिश करूँगा जो हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहता तो मैं आपसे ये चीज़ शेयर नहीं करता, बट हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहिए जो एक्चुअल में यूज़ होती है, मतलब जो करेंटली यूज़ हो रही है, ना कि पुराने वर्क फ्लो पे। ठीक है, पुराना वर्क फ्लो अपनी जगह ठीक है, बट हमें अपने वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज़ करने का भी सोचना चाहिए। ठीक है, ओके। इस प्लेन का साइज़ है कुछ बड़ा है, थोड़ा सा तो छोटा कर लेता हूँ मैं।
और मैं अपने फ्री टाइम में अपने वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी प्लीज़ अपने वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज़ इस तरीके से करें, ठीक। ओके, इसका मैं देख लेता हूँ कि ये चाहिए मुझे मटेरियल 8, ये ठीक है ना, ये लिविंग रूम जैसा सीन दिखाई दे रहा है मेरे को। ओके, इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी। और इसका मटेरियल देखता हूँ कुछ समथिंग डिफरेंट, इसको मैं रख देता हूँ या 15, 10, 12, थोड़ा सा सिमिलर देखने की कोशिश करता हूँ, सिमिलर मिल जाए तो अच्छा। ठीक है, इसके साथ मुझे लाइटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो कलर है वो लाइट का वार्म कलर है, ठीक है, वो भी कर लेंगे हम। इन इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये तीनों विंडो में आ जाए। और आप इसको जस्ट विंडो के पीछे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी की हम ले लेते हैं कॉपी, रोटेट, ओके। कॉपी और ले लेता हूँ। दूसरा ये कर्टेन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पैरलेक्स में अपना ऑलरेडी कर्टेन है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि एक्चुअली विंडो के जस्ट पीछे है, बट कोई इशू नहीं है, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है ना। ये काइंड ऑफ हैक है मुझे जहाँ तक लगता है, बट ये हमारा काम कर देता है एक्सटीरियर के वर्क। एक मैप और था, आई थिंक ये इसकी मटेरियल आईडी कम कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेता हूँ कुछ वार्डरोब जैसा सीन हो जाए। अच्छा, आई थिंक ये ठीक है 5वें नंबर का। और इस 5वें नंबर में 1 2 3 4 5 ये रहा। इसमें कर्टेंस जो हैं हम उन्हें डिसेबल कर देते हैं, है ना, क्योंकि इसमें दिख नहीं रही है मुझे। तो दूसरा, सॉरी, 1 2 3 4 थोड़ा साइड में, इस रिजल्ट को, सॉरी, ऑटो सेव,
ठीक है, ये मेरा रिजल्ट रहा। इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन लगा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा लाइटिंग चाहिए इसकी, या फिर इसमें आप देखेंगे तो इसका जो सेल्फ इल्यूमिनेशन है कोरोना कलर करेक्ट एक बार कोशिश करता हूँ, अगर नहीं रहेगा मैं इसे डिलीट कर दूँगी, क्योंकि OSL मैप है और मैंने इसको कोरोना कलर करेक्ट के साथ ट्राई नहीं किया। मैं गामा को इंक्रीज किया गया, नहीं कोई आप खास काम कर रही है ना। ह्यू को थोड़ा, सॉरी टेम्परेचर को आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो ये चीज़ तो वर्क कर रही है ना। अगर बिफोर दिखाऊँ मैं, ये रहा, और आफ्टर थोड़ा सा वार्म लाइटिंग को एनहेंस करेगा, और जो एक्सपोजर है इसका, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 0.1 2 0 0 की जगह 1। ठीक है, और जब ये बैकग्राउंड में लगेगा इस इमेज में तो ये चीज़ कवर कर लेगा। इस प्लेन का साइज भी बहुत छोटा बड़ा है एक्चुअल में, तो साइज करेंगे। वैसे तो इसको करना रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। ठीक है, ये रहा, है ना। ओके, कंट्रोल एस सेव। दूसरा एक चीज़ और इसमें कि आपकी जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी इसमें ब्राइट दिख रही है और हमारी सीन में थोड़ी सी लो है, तो इस मैप के अंदर कलर करेक्शन का फंक्शन मौजूद है। सेल्फ इल्यूमिनेशन, इससे पहले मैं इसमें इसकी जो गामा की वैल्यू है या एक्सपोजर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। ठीक, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको बनी रहने देते हैं और हम तो दूसरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ठीक, अभी फ़िलहाल को हमारा वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूँगा नहीं, ये चीज़ ठीक है ना। आई थिंक ये चीज़ वर्क करेगी, और अब वीडियो में थोड़ा जल्दी शूट करने की कोशिश करूँगा। एक्सप्लेन करने के चक्कर में चीज़ें ज़्यादा ही टाइट चलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लैंप जैसा सीन दिखाई दे रहा है। ठीक ना, ज़रूरी नहीं है हमें बस सीन कॉपी करना है। मैं इसे आइसोलेट करता हूँ और इसमें लगाता हूँ एडिट पॉली। पर एजेस को मैं करता हूँ क्लिक, रिंग, कन्वर्ट टू पॉली, सेम प्रोसेस, बायएंगल, और इनकी मटेरियल ऐड भी देता हूँ। तो क्यों देता हूँ मैं तो बताता हूँ, क्योंकि अंदर मुझे वाइट मटेरियल चाहिए अंदर की वॉल पर। ठीक है, मटेरियल एडिटर, इसको आपने किया पिक, आई थिंक ये पेंट 1 या 2 है, मैं नया व्यू ले लेता हूँ। ठीक है,
इसमें इस मटेरियल को यहाँ पर ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ से मटेरियल, जनरल, मल्टी सब, ठीक, डबल क्लिक, आईडी इसकी दे देता हूँ 2 ना। अब ये प्रोसेस वही है, रिपीटेड प्रोसेस है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसकी मैं 2 आईडी बना रहा हूँ एक्चुअली। एक में तो पहली रहेगी और दूसरी में हम इसके जो वाइट कलर है उसको मैं पिक कर लेता हूँ माइनस और उसे डाल, ठीक। इससे क्या होगा कि इसके अंदर की और बाहर की आईडी दोनों अलग अलग है, ठीक है। ओके, सेम इसमें भी वो चीज़ हम कर सकते हैं। मटेरियल, मिनिमाइज, एक पॉलीगॉन, यस, 2, यस, रिंग, और इसको आप कर लीजिए, है ना। इन सभी की आईडी मैं दे देता हूँ 2, इंटर, मटेरियल, और इसके मटेरियल को भी मैं कर लेता हूँ पिक, इसकी मैं ले लेता हूँ एक कॉपी, और इसमें फर्स्ट मटेरियल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे अंदर के ऑब्जेक्ट की आईडी, अंदर का जो मटेरियल है वो वाइट चाहिए, ठीक, इसलिए मैंने ये चीज़, ठीक है ना। ये भी आई थिंक ऑलमोस्ट ठीक ही है। मटेरियल आईडी दूसरा दे दी, वन, एक्चुअली इस सीन को यहाँ पर इसी को मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसकी मैं एक कॉपी ऊपर ले लूँगा के साथ, इसकी पोजीशन चेंज कर दूँगा, ठीक है। वैसे तो पोजीशन ठीक ही, तो यहाँ पर सिर्फ कर्टेन्स लगा हुआ है मेरा, और यहाँ पर मेरा अंदर का सीन दिखाई दे गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं कर्टेन लगा देता हूँ, ओके, कंट्रोल एस, है ना। अब मैं लाइट का लगभग हमारा इंटीरियर की लाइटिंग का सेटअप तो इस तरीके से हो गया है, ठीक है ना। बाहर की जो लाइट्स हैं उसको आप, सॉरी, अंदर की जो लाइट्स है मैंने इस तरीके से लगाई हुई है। फर्नीचर लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पैरेलैक्स मैप का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अब मैं बाहर की लाइट्स हैं उन्हें लगा देता हूँ, कोरोना लाइट्स, ठीक है। सॉरी, मुझे पहले चीज़ करनी थी ये, इसको मैं कर लेता हूँ रेक्टेंगल, ये
और इसको मैं कर लेता हूँ मिरर जेड में। और इसका जो केल्विन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वार्म है, मुझे इतना नहीं चाहिए। मैं इसको 4000 करता हूँ, 4000 की 3000, एक्चुअली वार्म ही है ये। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो ठीक है, मैं ये सब बाद में कंट्रोल करूँगा, ठीक है ना। दूसरा ये रहा मेरा, इसके लिए मुझे 2 मटेरियल बनाने पड़ेंगे या फिर इसमें एक में ही काम चल जाएगा। इसका मटेरियल देख लेता हूँ मैं, ये ठीक, यहाँ थोड़ा कचरा हो गया है तो कोई इशू नहीं है, वो हम कर लेते हैं क्लीन। और यहाँ पर आप ले लीजिए एक और, इसको करते हैं मिनिमाइज, ठीक है ना। कोरोना फिजिकल मटेरियल अप्लाई प्रीसेट्स, अगर इसमें कुछ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैं करता हूँ डिलीट। इसमें देख लेते हैं ट्रांसलूसेंसी का ऑप्शन मिलना चाहिए मुझे, इससे डिफ़ॉल्ट नहीं है इसमें, ब्रास सेटिंग ये वो, प्लास्टिक पॉली ये वो, ठीक है। एक्चुअली इसमें ट्रांसलूसेंसी का नहीं है, तो मैं कोरोना का पुराना लेगेसी यूज़ करूँगा, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसे कर देते हैं हम अप्लाई इस वाली मटेरियल में, अप्लाई टू सिलेक्शन, है ना। और इसकी जो ट्रांसलूसेंसी है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ वो चीज़, 2D व्यू में ना। अभी इसके अंदर कुछ रखेंगे आप तो वो चीज़ ग्लो करेगी, ठीक है। मैं एक लाइट लगा देता हूँ, ये रही आपकी कोरोना की लाइट स्फीयर, एक ऑल्टे अलाइन XYZ पिवट टू पिवट, ठीक है। और जो लाइट का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ओके। इसका विजिबल डायरेक्टली मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे ये विजिबल होना चाहिए। ये वार्म लाइट नहीं रहेगी, ये हमारी नॉर्मल लाइट रहेगी। मुझे यहाँ पर देखने पर ये चीज़ पता लग रही है। इसकी इंटेंसिटी मैं 500 कर देता हूँ, 500 बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओपन स्क्रीन को एक्चुअल में मैं और देख लेता हूँ कैसे आ रहा है, सॉरी। एक बार को इसे ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। मेरी सीलिंग क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे? मे भी इसका रीज़न हो सकता है कैमरे की हाइट। लेफ्ट में जाके देखता हूँ इसका स्लैंटिंग कैसा है, कैमरे को थोड़ा सा जूम कर, बट उससे पूरा सीन करना डिफ़ॉल्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉल सीलिंग की हुई है और इसकी जो हाइट है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसको करते हैं स्टॉप, Alt W और Shift D, और ये रहा आपका, ठीक है ना। तो मैं एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये रहा, तो वो नहीं, इनर पिवट, ये रहे आपका प्लेन क्रिएट हो गया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली टू, ये रहा आपका ये, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ ट्रायंगल मैप, इसको इसके बराबर से स्नैप कर लेते, ठीक है। ये सीलिंग फॉल से कितनी में है?
ओके, मुझे तो वैसे यहाँ से करना था पर कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा ये इमेज को इम्पैक्ट करेगा नहीं। बंद कर लेते, ठीक, ओके। और इसको दे देते हैं शेल मॉडिफायर ताकि इसमें थिकनेस ऐड हो जाए। इसकी थिकनेस में थोड़ी सी बढ़ा देते, हालांकि इससे पहले इस टेक्सचर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसको भी, ये सारी जो लाइट्स दिख रही हैं इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हम बाद में समझेंगे इनकी कहानी। और इसको शेल मॉडिफायर दे देता हूँ थोड़ा सा, मटेरियल यही कॉपी पेस्ट है ना, ठीक, सॉरी, अलाइन टूल, ठीक, XYZ, करंट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम मिनिमम, ओके, ठीक है ना। और इसका ये रहा, एक चीज़ और मैं आपको बता ही देता हूँ, ये चीज़ भी इन केस अगर आपको वो भी करना हो तो ठीक, ट्रीट कर लेता हूँ मैं इसे वाई डायरेक्शन रीजन में 180 0 वाई में 180, ठीक है ना। और इसके पिवट को सेट कर देते हैं हम, सेट इंसेट शिफ्ट इंट इंसेट, ठीक, इसको कर लेते हैं हम। ओके, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये सीलिंग, इसमें मैं लगा देता हूँ लिंक टेक्सफॉर्म, ठीक है, एक कंट्रोल और पॉली 4 डिफॉल्ट लिंक टेक्सफॉर्म, ठीक है। आप अपने मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताने की कोशिश, इससे सीलिंग और आपकी लाइट अटैच होगी, ठीक है, जिससे मैं लाइट को जितना ऊपर नीचे करूँ तो ये अपने आप नीचे आए, ठीक है, ओके, ठीक है। बट साइड में भी जाएगी, तो हम इसलिए कि टेक्सफॉर्म का यूज चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर। मैं इसको करता हूँ शिफ्ट के साथ कॉपी एज एन इंस्टेंस, ठीक है, और इसको भी ले लेता है इंस्टेंस, ठीक, अलाइन दिस, ठीक, एक्स सेंटर टू सेंटर, ओके, सिंपल, कंट्रोल एस। और दूसरा ये चीज़ के साथ ये तो मूव हो रही है, ये नहीं मूव हो रही, तो इनको हम पेरेंट कर देते हैं इससे W, और इसके साथ सारी चीज़ें एक साथ मूव होंगी, ठीक, ओके। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है ना, बट मैं आज आपको थोड़ा सा करने की कोशिश भी करी, कंट्रोल है सेव, सीन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपका करने में, ये अब मुझे एंग्जाइटी भी होने लगी, ओके। लाइट का जो साइज़ है, सॉरी लाइट का साइज़ नहीं है, एक्चुअली लाइट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, 500 की जगह मैं इसको 100 करता हूँ, ठीक है। और दूसरा लाइट का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका स्क्वायर था मेरा, इसको मैं यूज़ कर देता हूँ इस तरीके से, ओके। आई डोंट नो इन्होंने ये लाइटिंग किस तरीके से लगाई हुई है, इससे ये डार्क हो रहा है, बट मुझे इसको ये ठीक है 20 अमाउंट आई थिंक ठीक है। और इसका जो स्क्वैश
स्ट्रेच है, सॉरी यहाँ पर मैंने कौन सा मॉडिफायर दिया था, स्क्वीज आई थिंक। ओके और ये चीज़ फोटोशॉप का पार्ट है, मुझे ये क्लियरली पता है, वो तो मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बताने के लिए ये बनाया हुआ है इतना कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज ये फोटोशॉप का बहुत इजीली वर्क है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की जो लाइटिंग है वो फोटोशॉप में ही होगी। ओके, नीचे से जो लाइट पड़ रही है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसको 10 कर देता हूँ, 20 इतना ठीक है ना। और एम्बिएंट ओक्लूजन जब यहाँ होगा तो हम उस चीज़ से भी कंट्रोल उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल एस क्यू, ओके बट ये चीज़ हो चुकी है, ये हो गया। और यहाँ पर कोई लाइट अगर लगनी है तो वो देख लेता हूँ मैं। आई थिंक ये लाइट जो मेरी है वो एक जनरल लाइटिंग की तरह भी काम कर पूरे पोर्च एरिया के, ठीक है, इसलिए इसकी जो हाइट है थोड़ा सा साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरे एरिया को कवर करे, क्योंकि यहाँ से देख सकता हूँ मैं ये नीचे से पड़ रही है और इसकी सिल पर भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके की लाइट को जो इफेक्ट है वो आपका इस तरीके से बनेगा, है ना। दूसरा जो विंडो में जो लाइटिंग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर देखूंगा मैं, तो ये तो उसके लिए मुझे एक और लाइट लगानी पड़ेगी, ये रहा, ठीक है। लाइट का वर्क फ्लो सबसे सिंपल होता है एक्चुअल में। यहाँ पर मैं करता हूँ प्लेन क्रिएट और इसको करता हूँ साइज इसका बड़ा, ठीक। ये सिर्फ आर्टिस्टिकली कर रहे हैं हम, ये एक्चुअली टेक्निकली नहीं है ये चीज़ें, अदरवाइज तो लाइट का बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, इससे होती है। एक्स में से मिरर कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर दिखे। और इसको विजुअल इन रिफ्लेक्शन सब बंद कर दिया जाए, ठीक। अमाउंट आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी हो, अमाउंट और बढ़ा देता हूँ, 20 तो इनसफिशिएंट है, 50 ठीक, ये रहा। और इसको मैं कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ कॉपी, है ना। मैं लाइट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइट बहुत सिंपल चीज़, मतलब लाइट को लगाना बहुत सिंपल चीज़ है, कंट्रोल करना थोड़ा सा देखना पड़ता है आपको विजुअली, बट लाइट में क्या है आपको सिंपली ये चीज़ आपको हो सकता है बहुत सारे बिगिनर्स को पता ना हो, बट मैं बता देता हूँ। लाइट का क्या है, आपने सिंपल लाइट पर क्लिक किया और जहाँ लगाना है वहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर दिया भाई, ठीक है। इसका टाइप चेंज कर लिया, स्क्वायर या जो भी लाइट है आपकी, बस इसकी पोजीशन देख लिया आपने कहाँ पर लगाना है, इसका सिंपल, ठीक। ओके, मेरे को यहाँ पर भी एक्चुअली लगा नहीं है क्योंकि ये जो ऊपर की लाइट आ रही है ये यहाँ पर एक लाइट लगी है, ये आपको काइंड ऑफ सेंस करना पड़ता है कि आपको किस चीज़ को दिखाना है। ये हो सकता है इन्होंने ये इसकी जो सीलिंग है इसको दिखाने के लिए ये चीज़ यूज़ की हो, रेक्टेंगल, इसको मैं कर लेता हूँ जेड डायरेक्शन में मिरर, ओके, ठीक है ना। यस, आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके, है ना। मैं फाइल को कर लेता हूँ फिलहाल के लिए सेव, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत टाइम हो चुका है। मैं 2 मिनट का पॉज लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड और यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो हमारी लाइटिंग जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है ना। एक बार को मैं लाइटिंग का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी में ये चीज़ चला गया हूँ। तो हमारी लाइटिंग बहुत सिंपल है। एक तो हमारी जो एनवायरनमेंट की लाइटिंग है, जनरल लाइटिंग, वो हमने पहले ही सेट की हुई है। दूसरा, ये यहाँ पर आपको कहीं कहीं पे जो ये आर्टिफिशियल लाइट नज़र आ रही है जो कुछ एरियाज को हाईलाइट कर रही है, उस चीज़ के लिए मैंने सिंपली इस तरीके के प्लेन्स लगाए और कुछ नहीं। प्लेन मतलब कोरोना लाइट लगाई हुई है रेक्टेंगुलर मोड, है ना। इसको लगाने का सिंपल तरीका है, कोरोना लाइट आप क्लिक कीजिए इस तरीके से, क्लिक एंटर, ठीक है। और ये नीचे की तरफ आती है, इसलिए मैं इसको मिरर कर लेता हूँ, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। तो ये ऊपर
इसका जो भी आपको जहाँ पर इसकी बीम प्रोजेक्ट करनी है वहाँ पर आप कर सकते, ठीक है ना। मैं एक बार को अपने स्किन को अनहाइड कर, ठीक है। ये कोरोना का एक जनरल वर्क है ना। कोरोना में लाइटिंग बहुत सिंपल होती है, इसलिए मैं कोरोना प्रेफर करता हूँ। वीरे में भी सिंपल हो गई है अब तो, वीरे ने खरीद लिया है कोरोना को, तो वही वर्क फ्लो अब वीरे का भी है ना। बट कोई इशू नहीं है। ये चीज़ लाइटिंग का मैंने इसलिए आपको इतना एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि लाइटिंग बहुत सिंपल तरीका है। आपको जहाँ लाइट लगाना है वहाँ आप लाइट पर यहाँ क्लिक कीजिए और वहाँ लाइट लगा दीजिए। बस आपको सीन में ध्यान ये देना है कि लाइट कहाँ कहाँ आपको किस किस इंटेंसिटी की लगाए और उसका साइज़ क्या है, दैट्स इट, है ना। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी बड़ी हो, लाइट का साइज़ जो है वो बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा एरिया इल्यूमिनेट करना है इसलिए। और ये सिर्फ आपका आर्टिस्टिक फील है कि आप किस तरीके का फील यूज़र को देना चाहते हैं, ठीक है। एक बार इंटरेक्टिव रेंडरिंग कर लेता हूँ मैं, और इसका जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा है, मैं इसको 10 कर लेता हूँ, 20, 10, 20, 50, ठीक है ना। और इसका केल्विन टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा, तो मैं इसको 4000 कर लूँ, ठीक, ओके, है ना। लाइटिंग की वजह से क्या है, ये यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट हो गई, अदरवाइज अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो ये प्लेन लगेगा। ऐसे तो नीचे की जो लाइट है उसका भी थोड़ा इफेक्ट इसमें आ रहा है, अगर मैं इसे ऑन ऑफ करूँ तो इसका नहीं आ रहा है, एक्चुअली ये इस लाइट का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भी कोई एक लाइट लगी हुई है, वो हमें शो नहीं हो रही, बट उसको हम देख लेंगे, ठीक। और ये लाइट की आई थिंक ऐसा कोई नीड है नहीं, है ना। यहाँ पर एक लाइट है, तो मैं यहाँ पर एक स्फीयर लाइट क्रिएट कर लेता हूँ, क्लिक, लाइटिंग का टाइप स्फीयर, और इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, सॉरी हमारा जो बाउंस लाइट है वो थोड़ी सी कम रहेगी। तो मैं मटेरियल में जाता हूँ और यहाँ पर ब्लू 1 में ही रहूँगा, और ये जो बैकग्राउंड का मटेरियल है और यहाँ पर जो हमारा मैप लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे इंस्टेंस ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और इसका जो एक्सपोजर है हो जाता है, ठीक है। पूरा बिट मैप, स्फेरिकल मैपिंग भी ठीक ही, एनवायरनमेंट में कोरोना कलर करेक्ट, एक्सपोजर इसका कम कर देते, मुझे लग रहा है कि एक्सपोजर इसका ज़्यादा है, या फिर एक्सपोजर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शेडोज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये शेडोज मेरी इमेज में कम है, ठीक, इसलिए मैं इसका एक्सपोजर कम कर दूँ, ठीक, ओके। -0.1, अगर मैं इसको 0 करूँगा तो आप देखेंगे ये वाइट आ रहा है, ठीक है। इसके एक्सपोजर को कम करने के लिए, सॉरी इसका जो कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए शेडोज में मैं इसके एक्सपोजर को कम कर, ठीक है। और भी कम कर सकते हैं आप, 0.7 देख लें, आप चेक कर लें, जो भी आपको लगे उतना एक्सपोजर आप रख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, बाकी जो हल्का फुल्का और इफेक्ट आ रहा है वो कॉन्ट्रास्ट की वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहा है, ये कंपोजिटिंग की हुई है यहाँ पर, ठीक है, ओके, है ना। वो चीज़ हम रेंडर सेटअप में देखेंगे, ओके। नेक्स्ट चीज़ है आपका, मैं एक चीज़ मटेरियल लगाना इसमें देखा नहीं मैंने, ये जो मटेरियल है इसमें ये मेटल का रहेगा, है ना। तो मटेरियल, और मैंने जो विंडो में मटेरियल लगाया था उसी को कर लेता हूँ मैं पिक, ये रहा आयरन रॉड, और इसको मैं कर लेता हूँ इसमें अप्लाई, इन दोनों पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक, असाइन टू सेलेक्ट, ठीक है। तो ये ब्लैक मटेरियल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा रेलिंग का जो मटेरियल है ऊपर का है हमारा वुड का और नीचे हमारा मेटल ही है, तो मैं इसको कर लेता हूँ काइंड ऑफ ये, ठीक है, एडिट पॉली,
और ये अलग है, ठीक है। तो इन दोनों में हमारा रहेगा मेटल का कलर, इसको कर लेते हैं साइड, ये ब्लैक कलर का। और बाकी मैंने वुड एक जगह लगाया था, मुझे अभी भी याद है, ये यहाँ पर, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक, चाहे तो आप वुड का टेक्सचर कर सकते हैं, बट इसमें इसकी इम्पोर्टेंस एज सच इतनी नहीं है, इसलिए मैं यही वुड यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। इसकी जो हैंडरेल है इस पर, ये रहा, इसको कर लीजिए आप असाइन टू सेलेक्ट। ठीक है, तो बस यहाँ पर वुड का पील आ जाएगा। ठीक, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। दैट्स इट, ओके, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ प्लांटर लगा सकते हैं, वैसे इसमें लगाया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक, अगर आपको नहीं लगे तो आप लगा सकते हैं। ठीक, ओके। तो लाइटिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी, थोड़ा बहुत करेक्शन और बचा हुआ है। यहाँ पर देखूंगा मैं तो ये जो इस वॉल पर लाइटिंग पड़ रही है, तो इसके लिए हमें, सॉरी, सेव हो जाने दीजिए इनको। ठीक है, जो यहाँ पर लाइट आ रही है और ये यहाँ पर लाइट आ रही है, इसका मतलब है कुछ एक सोर्स यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर करते हैं लाइट, है ना, ऑटो ग्रिड, यहाँ पर सॉरी स्फीयर की जगह रेक्टेंगुलर या डिस्क, जो भी रखना चाहेंगे आप, मैं रेक्टेंगुलर रख रहा हूँ। उसकी बीम तो ये ठीक है ना। इंटेंसिटी वगैरह के साथ प्ले कर लीजिए, इंटेंसिटी 15 थोड़ी सी कम है, इस कर लेता हूँ मैं एक बार को। और इसका जो डायरेक्शनैलिटी है वो अभी आप देखेंगे, फ्रंट, अभी ये लाइट की जो बीम है इस तरीके से स्कैटर हो रही है, बट जैसे ही हम डायरेक्शनैलिटी ऑन करेंगे तो इसकी जो बीम है वो पैरेलल होने लग, वन में फुल पैरेलल हो जाएगी। मैं फुल पैरेलल तो नहीं चाहता, बट थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये बीम का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म रहे, ताकि ऊपर की सीलिंग में ना आए वो लाइट। ठीक है, मैं डायरेक्शनैलिटी के साथ थोड़ा सा प्ले करता हूँ और 0.556 के समथिंग में ये चीज़ यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इसका इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ हल्का सा, 35, एंटर। आई होप सो ये चीज़ आ गई हो यहाँ। ठीक है, मुझे हल्का सा एक इफेक्ट चाहिए यहाँ। ठीक है, हो गया। दूसरा ये जो डोर लगा हुआ है, ये वुड का डोर है, इसका है, आई थिंक वुडन ही होगा, मे बी। पेन से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये वुडन का डोर होगा, तो मैं मटेरियल में जाता हूँ और इस वुडन डोर को कर लेता हूँ यहाँ पर अप्लाई, जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स TLY मैप साइज। ठीक है, हो सकता है फ्रेम अलग हो, बट फिलहाल के लिए हम ओके, पिवट डोर, एडिट पॉली, यहाँ पर वाइट कलर का फ्रेम है और जो ये वाला पार्ट है वो वुडन है। ये तो मटेरियल एडिटर, मल्टी सब, इसका सेट नंबर 5, ओके। और एक कोई वाइट कलर का मटेरियल हम ले लेते हैं, फिजिकल मटेरियल ही ले लेते हैं। ठीक है, बाकी कुछ मैप्स तो इसमें लगाने नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट मुझे नीड नहीं है इसलिए मैं, ठीक है, इसको कर देते हैं हम अप्लाई। इसमें 4th नंबर में ये वाला मटेरियल रहेगा, बाकी सभी जगह वुडन रहेगा। इसका जो ये इसको यार स्टिल्ट या जो स्टिल्ट तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अच्छा ये रेल, ठीक, सिंपल रेल। तो इसमें वुड का मटेरियल है, सेकंड फ्रेम में भी आपका वुड का रहेगा, साइड में भी आपका वुड का रहेगा, फ्रेम जितनी ये इसका
बीच का पोर्शन है, ठीक है। बस इसका जो आउटर फ्रेम है उसमें वाइट कलर का मटेरियल लगा हो, बाकी सभी जगह यही है, ठीक है। इसको मैं कलर को थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर रहा हूँ 230, ठीक है। इसकी रफनेस ठीक है, सिंपल मटेरियल लगा रहा हूँ क्योंकि ये डोर की कितना दूर है बहुत छोटा पार्ट है, ये हमारा मेन पार्ट है नहीं। दूसरा इसको देख लेते हैं इसका क्या हाल है, ठीक ही है ये तो। बस मुझे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्यों हमने किया था इसलिए। 100 हो सकता है ये पिक्चर इसी साइज में आता हो, हमने जानबूझ कर करा हो, तो वो चीज़ मैं वापस रिवर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें छोटी सी लाइट लगा देते हैं तो थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। राइट, स्फीयर लाइट अलाइन टू दिस XYZ सेंटर टू सेंटर, ओके। इसका साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऑन कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें मटेरियल लगा जो है वो देख लेता हूँ कौन सा मटेरियल लगा हुआ है ना, ये मेरा सीन नहीं है एक्चुअली पुराना से, वाइट ग्लास है कोरोना फिजिकल मटेरियल, इसको मैं दे देता हूँ कोरोना लेगेसी M3 माइनस, वो कर देते हैं अप्लाई। इसका जो ट्रांसपेरेंसी वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा लैंप का फील आए, ठीक है। है ना, एक लैंप ये लगा हुआ है तो इसे कर लेते हैं कंट्रोल से ओपन, सॉरी इसकी जो लाइट है इसको एक जगह और कॉपी करना है मुझे, मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ कॉपी, ऑडिटिंग अलाइन, थोड़ा सा यहाँ पर जो लैंप ऑब्जेक्ट है वो भी थोड़ा सा ग्लो होने लगेगा। दूसरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैं लगा देता हूँ इस चीज़ को, वैसे तो इसमें सब कोई नीड होगी है। अभी फ़िलहाल को कौन सा मटेरियल है वो चीज़ हम देख लेते हैं, नहीं रखा, ठीक है। तो मैं या तो डिस्क लाइट या स्फीयर लाइट ठीक रहती है इन चीज़ों के, ठीक ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, अलाइन दिस, इसका टाइप इस बार मैं सिलेंडर रख लेता हूँ, ठीक है। सिलेंडर लाइट थोड़ा सा क्या बेटर फिट होगी इस शेप में, भाई इसका कम कर लेते। आई डोंट नो कि ये जो लाइट फिक्सचर है वो किस तरीके से इसे ग्लो करता है ना, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं अंदाजे से कर लेता हूँ। इसको विजिबल कर लेते हैं, इससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ कुछ कुछ तो है। या एक और चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। एक चीज़ और है कि इसमें हम इसे करते हैं ओपन, बीच का जो मैश है इसे करते हैं आइसोलेट, और इसमें हम लगा देते हैं कोरोना लाइट MTL, ये रहा, इसे कर देते हैं साइन, ठीक।
और इसकी जो इंटेंसिटी है वो हम रख देते हैं 100। कलर टेम्परेचर दे देता हूँ मैं इसको 1700, तो ठीक नहीं है। ठीक, एक वार्म कलर दे दीजिए जो भी आपको ठीक लगे। 100, 500, 300। ऑटो सेव इन प्रोग्रेस, एस्केप टू कैंसिल। ठीक, लाइट पिक्चर को मैं करता हूँ बंद। ओके, और इस लाइट पिक्चर को बनाना कोई कठिन काम नहीं, सिंपल सा काम है। कभी टाइम मिला तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बहुत सिंपल वर्क है। एक्चुअली सिलेंडर से बना हुआ है, ये ऊपर का पोर्शन हाफ कटा हुआ है, देन ये नीचे वाले पोर्शन को सिर्फ कॉपी किया है। ठीक, टाइम मिला तो मैं इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, मे भी हो सकता है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एम्बियंस मेरी थोड़ी कम नज़र आ रही है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक लाइट चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ना भी करें। इसलिए लाइट लगी हुई है, बट ये काम क्यों नहीं कर रही मुझे ये समझ नहीं। इसकी इंटेंसिटी में भी बहुत कम हो, ऑन ही ना हो, ये भी अच्छा खासा काम। ठीक है, इसको हम जूम इन करते हैं और ये इसके अंदर घुस रही है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक स्पॉट क्रिएट कर रही है ना। ये ठीक है आई थिंक। या फिर हम इसको ले लेते हैं सिलेंडर लाइट। सिलेंडर का हम हाइट बढ़ा देते हैं, रोटेशन जो है वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में इसमें रोटेट होगा। इस डायरेक्शन में 90 डिग्री। ठीक, और इसको हम कर लेते हैं काइंड ऑफ मूव। ठीक है, रेडियस इसका कम कर लेते हैं, रेडियस की इतनी ज़रूरत है नहीं, हाइट जरूर बढ़ा देते हैं। वैसे तो इस सीन में तो मुझे सिर्फ इतना सही नज़र आ रहा है, बट ठीक है, ये किया है बंदे ने, या अदरवाइज क्या यहाँ पर ग्लो ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक, हाइट कम करिए आप इसकी, और इसको यहाँ पर कम करके और यहाँ पर पीछे कर लीजिए। ठीक है, ये लाइट होगी, कंट्रोल एस सेव। ओके, दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि अब हमें कुछ और चीज़ पे फोकस करना बाकी रह गया है। ठीक है, इस लाइट को एक बार ऑफ करके देखता हूँ क्या इफेक्ट है। आई डोंट नो ये इस यूज़र ने इतना ज़्यादा, अच्छा ये पुराना सीन है एक्चुअली। पुराने सीन में क्या है, बाउंस लाइट इतनी ज़्यादा कैलकुलेट नहीं होती थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डार्क नज़र आ रहा है, जबकि नए सिस्टम जो है उनमें बाउंस लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाती है। इसलिए इसकी जो लाइटिंग है, हमारी जो लाइटिंग है वो एक्चुअल लाइटिंग की, मतलब जो एक्चुअल में लाइट होनी चाहिए उसका इफेक्ट आ रहा है ना। जबकि यहाँ पर जो है वो, चलिए मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन छोड़ देता हूँ, पुराना सिस्टम ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल को हम इस सीन को ही देखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑफ कर रहा हूँ, इसके बाद भी यहाँ पर हमारा इल्यूमिनेशन फुल्ली हो रहा है। ये GI की वजह से है। इसमें जो GI की वैल्यू है वो कम है, अब जो GI का बाउंस है वो बहुत कम है, जबकि कोरोना में जो GI का बाउंस होता है वो एक्चुअली रियल लाइफ में जो बाउंस होता है उसकी तरह एक्ट करता है। अगर यहाँ पर इस तरीके की लाइटिंग है, आप देखेंगे जो बाहर जो ग्लो दिख रहा है उतना ही ग्लो आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये कोई बाहर, ये कोई वॉल से कवर्ड एरिया थोड़ी नहीं है। यहाँ पर भी आपकी लाइटिंग होगी, इतना ज़्यादा डार्क में भी ना हो। ठीक है ना, हो सकता है इवनिंग का और थोड़ा इवनिंग का टाइम होता, थोड़ा शाम का और टाइम हो जाता, तब ये इफेक्ट मेरा नज़र आता। ठीक है,
इस चीज़ को अगर आप चाहें तो इसमें सिमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर टोन मैपिंग में आप कैमरे में जाएं और इसके एक्सपोजर को कम करेंगे तो वो चीज़ आपकी लगभग होने लग जाए, ठीक है। बट वाई टू डू दैट, है ना। हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसी जैसा हमारा अंदर का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो कोरोना में जीआई का पास निकाल के उसको फोटोशॉप में अलग से कंपोजिट कर सकते हैं इन केस अगर आपको आर्टिस्टिकली उस चीज़ से प्ले करना है। बट मुझे अभी ये चीज़ ठीक लग रही है तो मैं इस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए अपने रेंडर में इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी मैं 20 नहीं रखूँगा, 10 ही रखूँगा, ताकि ये एरिया जो है नहीं सब 20 ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन होना चाहिए ना, ये पार्किंग को अलग से शो कर रहा है उस चीज़ के लिए। दूसरा इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और इसका जो इस तरफ का जो साइज अब इल्यूमिनेशन को कम करना 50। ओके, तो हर चीज़ का एक अपना सॉल्यूशन है, बजाय आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बस दैट्स सिंपल लॉजिक। ये लाइट ऑन नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं सोच रहा था इसका इफेक्ट क्यों नहीं आना, मैंने इसकी इतनी इंटेंसिटी दे दी बजाय, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल को 10 रखता हूँ मैं, 10 की जगह मैं रखता हूँ इसे 8, है ना। इस चीज़ से आपको प्ले करके देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर वॉट मॉट ल्यूमेन ये है, इन चीज़ों से भी आप कर सकते हैं, बट मैं यूनिट से नहीं प्ले करता, इसको मैं इंटेंसिटी से प्ले करता हूँ, ठीक। दिस इज ऑन, दिस इज ऑन, ओके। लाइटिंग हमारी लगभग हर एरिया में कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ सेव। अब हमारा सारा वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। पॉलीगॉन काउंट बहुत ज़्यादा है ना, 1,58,18,000, ठीक है। बट ठीक है ना, हमारा सिस्टम हैंडल कर सकता है तो मैं कर रहा हूँ। आपका सिस्टम इन केस हैंडल ना कर पाए तो प्लीज़ आप प्रॉक्सी बना लीजिएगा, है ना। मैंने प्रॉक्सी की प्रोसेस इसलिए एक्सप्लेन कर दी ताकि किसी बंदे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने इसलिए हर एक स्टेप आपको बता दिया ताकि आप कैपेबल हो इन चीज़ों को बनाने के लिए, है ना, ठीक। प्लीज़, तो जिस बंदे के पास सिस्टम की लिमिटेशन हो तो प्लीज़ आप प्रॉक्सी बना लीजिएगा, है ना। अगर आपके पास रैम जो है वो 8 GB से कम है, अगर 8 GB भी है तो हो सकता है तो भी कम पड़े, तो रैम अगर आपकी कम है तो प्लीज़ आप प्रॉक्सी पे वर्क कीजिए और आपका सीन रेंडर हो जाए, ठीक है। प्रॉक्सी पे वर्क कीजिए, और अदरवाइज बेटर तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके रैम अपग्रेड कर लीजिए, है ना। वो बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि रैम आपके सिस्टम में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करती है। कम पैसे में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको रैम से ही मिलती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, ओके। अब हमारी मेहनत पूरी हो चुकी है। मैं हमारे जो पुराने ऑब्जेक्ट हैं उनको एक बार को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। ये हो चुके हैं, हमारा पूरा सीन बिल्टअप हो चुका है। चाहे तो 1-2 ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं, ट्रीज वगैरह, बट आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, है ना। अब हम बड़ी सीन में उसमें क्या बोलते हैं, बड़े कैनवस पे रेंडर करके देख लेते हैं फाइनली क्या हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, ओके। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, कोई ना, ये प्रोसेस को बताना ज़रूरी था। ये रहा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा लिमिटेशन कर दी थी तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा था, तो इस बार हम चीज़ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, वो हमें बाद में पता लगी कि हमें कार के जो मटेरियल हैं वो चेंज नहीं कर लेंगे। ओके, इसकी मैं ले लेता हूँ एक कॉपी, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट, अपने ओरिजिनल सीन से एक बार से मैच कर देते हैं कि अब इसमें क्या और चीज़ें
बाकी रह गई, है ना। अब जो कलरिंग है वो अलग से करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ से फ्रंट से इन्होंने लाइट ऐड की गई थी, वो करना है। इसका कलर ब्लैक करना है, यहाँ वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक ये रहेगा। और ये भी ठीक है, एच भी ठीक ही है, ये एच बाहर आ रही है, इसको अंदर कर लूँगा। ओके जी, आइकन ठीक ही। यहाँ पर कलर मैंने डाला नहीं है, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। दूसरा यहाँ पर ये लाइट मुझे लगता है ये इन्होंने अलग से लाइट दी है ताकि ये एरिया और ये एरिया थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, हमारा एरिया मर्ज हो रहा है। ठीक, यहाँ पर ये लाइट मैं ऐड कर लूँ, ये ज़रूरी भी है। इसी के कारण ये जो शैडो क्रिएट हो रही है, ये यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन हमारा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर लाइट लगी है। ओके, ये मटेरियल भी कॉपी पेस्ट करना है बस, सिंपल। और अंदर का सीन मैंने प्लेन से बना दिया है, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं इस तरीके के, बट मुझे इंटीरियर पे वर्क नहीं करना अभी फ़िलहाल को, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। दूसरा हमारी ये लाइट ठीक है, इनमें हमें बस फ़ोटोशॉप में रीटचिंग करनी होगी, तो वो हम कर लेंगे। फ़ोटोशॉप का वर्क फ़ोटोशॉप में ठीक। इस मटेरियल को हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है। यहाँ पर ये वाइट कलर में होना चाहिए, ग्रे में, ठीक, तो बस कॉपी पेस्ट ठीक है ना। तो ये कुछ करेक्शन है वो मुझे करने हैं, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस लाइन को सेलेक्ट करना, तो प्रेस कीजिए और उसको अंदर कर। थोड़ा सा इसको इन साइड में करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि ये हैज है, हमारा जो सीन है वो सिंगल ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हमें ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेने चाहिए थे, जिसकी वजह से आउटर में नहीं आता। बट कोई ना, हमारे पास हर चीज़ का एक सॉल्यूशन तो होता ही है। इसको ऑन स्प्लाइन, सॉरी, ठीक है। तो इसकी स्पेसिंग को आप कम कर दें, तो लगभग आपका काम हो जाए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ये तो हर चीज़ में से आपको आ जाती, टाइम के साथ क्या है चीज़ें बिल्ड हो जाती कि हाँ ये ऐसे भी हो सकती। दूसरा ये जो कलर है वो ये सेम है, इसे मैं करता हूँ कॉपी, क्या करता हूँ पेस्ट, ठीक है। सेम वाइट कलर को मैं करता हूँ यहाँ पर कॉपी, मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और क्या चीज़ थी, हाँ, कार का मटेरियल जो बनाना है वो मैं कार का मटेरियल बना लेता हूँ। तो मैं कार को सारी कार्स को करता हूँ आइसोलेट, इंटरैक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ ताकि है ना। वैसे तो इस बंदे ने अलग अलग मॉडल की कार यूज़ करी है, बट इन केस आपको एक ही कार में डिफरेंट कलर करना हो तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज, ठीक। मटेरियल और कार में 3 मटेरियल लगे हुए हैं, ठीक है। एक तो जो गोल्डन कलर का है वही हमारा कार पेंट मटेरियल, ठीक है। ये रहा कोरोना कलर, इसको मैं लगा देता हूँ कोरोना मल्टीमैप,
काउंट हमें चाहिए 2 कलर, एक ब्लैक और वाइट, दैट्स सिंपल। आइटम काउंट कर देता हूँ मैं 2, है ना। रेंडमाइज बाय मैश एलिमेंट या प्रिमिटिव या इंस्टेंस, ठीक है। और पहला रेड कलर नहीं करेंगे हम, एक वाइट रहेगा हमारा और एक ब्लैक रहेगा। कैंसिल, तो करता हूँ मैं डिलीट, और रेड की जगह मैं कर देता हूँ ब्लैक, और वाइट की यहाँ जगह कर देता हूँ वाइट। और हम प्योर वाइट लेने से बचते हैं, तो 240 ठीक है, ओके ठीक। बट अभी फ़िलहाल को सभी में एक ही कलर लगाऊँ, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रेड सीट पर क्लिक कीजिए, है ना। लाइटिंग के साथ ही दिखाना पड़ेगा, ये मैं रेंडर करना नहीं चाह रहा हूँ लाइटिंग, बहुत टाइम लगता है रेंडर। तो यहाँ पर वाइट कार रहेगी हमारी, और मटेरियल, है ना, 245, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वाइट कर सकता हूँ मैं। और सीट के साथ और प्ले कर लेता हूँ, तो ये इसमें और भी इस सीट में ये वाला वाइट होगा, ये ब्लैक होगा, ये वाइट होगा, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है ना। चाहे तो हम इसमें मल्टी सब ऑब्जेक्ट देते, बट जब हमारा ये काम इससे हो सकता है तो फिर हम बाकी चीज़ें क्यों करें, ठीक है। दूसरा का जो बेस कलर है, इसमें मैं देखता हूँ यार फॉल ऑफ कैसा दिया है मैंने। ओके, कोरोना फिजिकल मटेरियल मेटल व्हील है, कलर भी ठीक है। आई डोंट थिंक कि इससे कलर प्रॉपरली आगा, ठीक है। चलो, कार हमारी कोई इतनी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें हम अलग से टाइम लगाएं ना, ठीक है। हो सकता है बंदे के पास सिल्वर कलर की कार हो, वाइट कलर की कार ना हो, ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक ब्लैक कलर की कार और बाकी हमारी सिल्वर कलर की, ठीक है। क्योंकि इस पर क्या है, मुझे मटेरियल फिर से बनाने पड़ेंगे और उस प्रोसेस को मैं नहीं करना चाहता, ठीक, बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं है। दूसरा, इस मटेरियल को करता हूँ मैं कॉपी और इसे करते हैं पेस्ट यहाँ पर। आई डोंट नो वाई कि ये क्यों नहीं आ रहा, बट UVW मैप से आ जाएगा, ओके ना। दूसरा, इसकी जो शाइन है वो ज़्यादा है, तो हम इसको पिक करते हैं यहाँ पर, का जो बेस कलर है इसको करते हैं कलर करेक्ट, और इसका गामा का जो वैल्यू है उसको 1.2 या कुछ समथिंग लाइक दैट कर देते, थोड़ा सा ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाए। और दूसरा, जो रफनेस है वो तो यहाँ पर ठीक ही है, बेस रफनेस को और भी कम कर देता हूँ, 25 कर। और इसकी जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो तो बहुत ज़्यादा फिर भी है ही, तो और भी थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ एक बार। एक्चुअल में मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्शंस चाहिए, देखता हूँ इसमें आते हैं कि नहीं। थोड़ा थोड़ा इसका तो आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अदरवाइज ये मुझे फिजिकल मटेरियल से बनाना पड़ेगा, सॉरी फिजिकल नहीं, लेगेसी से। एक बार लेगेसी से भी चेक कर लेते हैं, लेगेसी से आ जाएगा, बट क्या लेगेसी थोड़ा सा डिफ्यूज को डिफ्यूज में, बेस को बेस में, बेस रफनेस को रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस में, बट हमें इसमें इन्वर्ट मैप देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका जनरल आउटपुट, इसको यहाँ पर लगा, आउटपुट को यहाँ,
आउटपुट में जाके इसे इन्वर्ट करना और नॉर्मल को नॉर्मल बम्प में, और इस मटेरियल पे कर दें आप, इस पे कर दें आप असाइन। का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर इसकी IOR वैल्यू के साथ हम फुल प्ले कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन बढ़ा देता हूँ, रिफ्लेक्शन छोड़ के डबल कर दूँ। ऐसे नीचे का कलर अलग दिखाई दे रहा है। मटेरियल अब तो ये चीज़ वर्क करने की अलग से मेहनत क्यों की है इसमें। डिफ्यूज कलर को हटाता हूँ एक बार, जल्दी व्यू करता हूँ। रिफ्लेक्शन फुल बम्प मैप की वजह से मिली, ठीक, और इसकी मेटलनेस इंक्रीज की है। ठीक, ओके, रिफ्लेक्शन की जो पैदा है ये ठीक है। एक बार को हम इससे चेक कर लेते हैं, सिर्फ डिफ्यूज कलर देना फिलहाल को, ठीक यही दिख नहीं रही जो मैं चाह रहा हूँ। पता नहीं क्यों कोरोना के नए वर्जन में ये चीज़ हो रही है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्शन बहुत ही ठीक आता है। इसको मैं करता हूँ असाइन, तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर दिखाएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा कम ही दिखा रहा है। ओके, इस तरीके का टेक्सचर लगा के देखता हूँ, और इसका ही लगा लेता हूँ एक बार, ताकि हमें पता लग जाए हमारा इशू कहाँ है। ठीक, अच्छा एक काम करो, यहाँ पर ये चीज़ वर्क कर रही है ना, तो इसको हम यहाँ रहने देते हैं और इसके जो टेक्सचर्स हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि आई डोंट नो, इसको देखना पड़ेगा मुझे कि हमारा जो टेक्सचर है उसमें क्या मिस्टेक आ रही है, शेडर में क्या मिस्टेक आ रही है। ऑटो सेव को बंद करते हैं फिलहाल के लिए। इसका जो कलर है इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक, और बाकी सब तो ठीक ही है, कलर ठीक है, और फॉल ऑफ का मैप है वो लगा हुआ है। ठीक, फॉल ऑफ को देख लेता हूँ मैं बहुत सारा, ठीक, इसकी
रेनॉल्ड वैल्यू 1.52 ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की ग्लॉसिमेट्री ठीक ही है। रिफ्लेक्शन कलर को इसका लेवल 0 किया हुआ था। ओके, थोड़ा थोड़ा कहानी मेरी समझ आ रहा है। को इन्होंने किया है तो रिफ्लेक्ट नीचे कर देंगे तो मेटल लगाया। ये वर्क फ्लो तो थोड़ा इम्प्रॉपर है बट काम करता है तो कोई इशू नहीं, इसलिए इन्होंने कोरोना फिजिकल मटेरियल में से वो चीज़ रिमूव कर दी। डिफ्यूज कलर है वो येलो काइंड ऑफ कर देते हैं, है कि नहीं ये लगा। ठीक है, काम करते हैं रिफ्लेक्शन पास से वो चीज़ हम अचीव करते हैं। इसलिए मैं ये चाह रहा था ये फ्लोर पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना ये थोड़े से स्ट्रांग हो जाए, की वजह से क्या एक अच्छा लुक आ जाता है ना। तो अभी इसमें हमें शेडर से नहीं अचीव हो रहा है तो हम रिफ्लेक्शन पास से अचीव कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ असाइन। ओके, क्योंकि हो सकता है ये फिजिकल मटेरियल में या कोरोना के नए वर्जन में ये शेडर की लिमिटेशन है कि वो रिफ्लेक्शन उतने ही देता है जितने फिर में टाइल्स में होते। इसलिए मैं अब थोड़ा सा कोरोना को भी अवॉइड करने लगा हूँ, ब्लेंडर में भी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन पूरे तो नहीं आ पाए पर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आ ही गया है। अगर मैं दूर से आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा पिलर है इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन इसका यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना। हालांकि ये फुल्ली नहीं आ पाए क्योंकि फिजिकल मटेरियल की लिमिटेशन है कि इसकी IUR 3 से ऊपर नहीं जाए अनलेस और अनटिल अगर आप इसको मेटेलिक में। ठीक है, अच्छा मेटेलिक में आ रहा है मेरा तो मैं इसको मेटेलिक ही कर लेता हूँ। फील चाहिए हमें तो बस। बट मेटेलिक में एक दिक्कत ये है कि ये ऊपर का जो मटेरियल है ये भी ब्लैक, मतलब इसकी जो ये वाली शाइन है वो भी चली जाए। ठीक है, तो आपके पास ये तरीका नहीं है। एक काम किया जाए, काइंड ऑफ हैक है वो, कि ऊपर वाला मटेरियल अलग कर दिया जाए, नीचे वाला अलग कर दिया जाए, बट उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। नहीं तो एक काम करो यार, ठीक है मेटेलिक वर्क तो चलेगा मेरे लिए। दूसरा इसको हम कलर करेक्ट से हल्का सा कंट्रोल कर लेते तो दोनों के बीच का सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। फिजिकल मटेरियल ये हो गया बेस लेयर। बेस लेयर के कलर को एक बार 0 करके देखते हैं। ये भी मिल गया, बम्प मैप मिल गया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी है ठीक है। एक्चुअल में तो बेस रखने से कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए, अच्छा रखने से इसकी बहुत ज़्यादा है।
अच्छा है, कम से कम ब्राइटनेस की वजह से ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हैक है ना। और मैं वैसे तो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ, बट ठीक है, हमें रिजल्ट से मतलब पीच कलर में थोड़ा ज़्यादा ही रखता हूँ। एक्चुअल में मेरा क्या था, मुझे ये शाइन चाहिए जो यहाँ पर दिख रही है, ये मेटल की जो शाइन है सॉरी इसमें, ताकि ये जो पोर्च एरिया है इसका जो शाइन है वो नीचे आए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सीन में एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, इसलिए ये मुझे ज़रूरी था, इसके लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की। अदरवाइज़ चाहें तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते। दूसरा एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर मुझे ये बम्प है वो बहुत कम चाहिए इसमें, ठीक, जबकि इसमें बम्प का अमाउंट ज़्यादा हो। ठीक है यार, मैं तो ओके, इस शेडर को भी थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। ये रहा साइड वॉक, हल्का फुल्का कलर करेक्शन। ठीक है, गामा से ही होता है अधिकतर चीज़ें, तो कलर करेक्शन में गामा से ही होती हैं, उनसे ही गामा यानी मिड वैल्यू, इसको इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा लेते हैं 2। ओके, ह्यू वगैरह चेंज करके देख सकते हैं, और आपको कलर वगैरह अलग चाहिए इसका तो ओके, टेम्परेचर थोड़ा सा कूल कर देते हैं नीचे। ठीक है ना, इसमें अगर ब्लूइशनेस चाहिए तो उसका भी आपके पास टूल है कि आप, चलो ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या है, प्ले करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, अब ये मेरा लगभग सीन कंप्लीट होने पर आ गया है ना। बस एक चीज़ और रही है, ये जो क्या बोलते हैं रोड का मटेरियल, बस इस चीज़ को छोड़ के अब मेरे पास कोई प्ले करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। मेरा सीन लगभग कंप्लीट होने पर है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप। मैं इसको फ़िलहाल के लिए करता हूँ स्टॉप, फाइल को अब हमें सेव कर लें। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है सेव करने को। मैं रोड का टेक्सचर और अप्लाई कर देता हूँ इसमें। एक रोड का टेक्सचर तो एक्चुअली इजीली मिल जाएगा मेरे को, बार बार यूज़ होता है तो मैंने यही रखा। होगा फ्लोरिंग एनवायरनमेंट, और सीमलेस, कोई सा भी आप टेक्सचर अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसमें ये मौजूद है तो मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, साइड वॉक भी। ठीक है, चाहे तो आप बिना साइड वॉक का भी ले सकते हैं। ठीक, है ना, फिजिकल मटेरियल बेस कलर। ठीक है, और इसको कर देते हैं कैसा UVW मैप, और इसका जो साइज है वो गलत, बिट मैप फिट नहीं करते हैं इसको, इस बार बिना बिट मैप के कर देते हैं। ठीक है, स्केलिंग से ही कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, है ना। आँखों से भी काम करना थोड़ा कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको ये स्ट्रिप पसंद नहीं आती है तो इस टेक्सचर में आपके पास एक हैक है, ये टेक्सचर सीमलेस है। सीमलेस टेक्सचर्स का ये फ़ायदा होता है। तो मैं इसे करता हूँ व्यू इमेज, और इसकी जो क्रॉपिंग है यहाँ तक कर लेता हूँ। ठीक, काइंड थोड़ा सा, और यहाँ से क्रॉप को कर देता हूँ ऑन। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, वो पार्ट आपका ख़त्म है। ठीक, थोड़ा गिज़मो को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। इसमें येलोनेस बहुत ज़्यादा है, देखते हैं रेंडर में वो चीज़ नहीं आना चाहिए, अदरवाइज हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है,
मतलब हम इसमें कलर करेक्ट कर लेंगे यार। ओके ठीक है, येलोनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है तो मैं इसे कम कर लेता हूँ। मटेरियल एडिटर में जाएं, इसे कर लें पिक और इसमें लगा दें कलर करेक्ट। डबल क्लिक और इसका सैचुरेशन कर दें 0। सैचुरेशन 0 करने पर काम चल गया है ना, अदरवाइज मैं ह्यू वगैरह चेंज करता हूँ, थोड़ा टेम्परेचर कोई दे। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर करके देखते हैं एक बार क्या होता है। ठीक, सैचुरेशन भी थोड़ा कम। ओके, दूसरा आप चाहें तो यहाँ पर कर्व से प्ले कर सकते हैं। कर्व सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है प्ले करने का। ठीक है, बट आई थिंक ये चीज़ काम कर रही है तो मैं क्यों फालतू अपना वक्त ज़ाया करूँ कर्व से। ओके, अब हमारी इमेज में जो रोड है वो बिल्कुल हल्का सा नज़र आ रहा है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका जो टारगेट है, क्लिक सेलेक्ट कैमरा टारगेट, इसको थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल, थोड़ा है ना। एक और चीज़, यहाँ पर इसकी जो एजेस हैं इनमें हाइलाइट्स आपको अलग से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक हैक करता हूँ कि एक लाइट लगा लेता हूँ फ्रंट में। ये रही वो लाइट, इंटेंसिटी सबसे पहले केल्विन टेम्परेचर 0, इसकी इंटेंसिटी 500 600 जितना रखना है आपको। ठीक है, 500 तो ज़्यादा हुआ है और इसको जितना पीछे हो सके, मतलब जितना पीछे तो नहीं, थोड़ा सा पीछे कर करके देख लें। ओके, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लाइट का इम्पैक्ट आपका आ गया है। इसको आप ऑन और ऑफ दोनों करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या काम कर रही है। ठीक, केल्विन टेम्परेचर 6500 की जगह 7500 कर देते तो ये कूल फील दे, जो भी आपको फील देना है वो दे सकते हैं। ठीक, यस, आई होप कि अब चीज़ें लगभग हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। थोड़ा बहुत शेडोज का इशू है, वो हम अपने क्या बोलते हैं रेंडर जब पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे उस चीज़ में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इससे हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा हम चीज़ को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं काइंड ऑफ। ओके, ठीक है ना। यस, कंट्रोल S फॉर सेविंग द फाइल। ओके, अब इसे मैं करता हूँ फिलहाल के लिए स्टॉप। और एक चीज़ अब आपको लास्ट चीज़ बतानी है, वो है हाँ ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमारा जो 3ds Max का जो वर्क है, अधिकतर वर्क वो हो चुका है। अब जो वर्क हमारा रहेगा वो रहेगा पोस्ट प्रोडक्शन का, जो कि फोटोशॉप में और पोस्ट प्रोडक्शन करने से पहले हमें जो सेटिंग करनी पड़ती है वो थोड़ी सी मैक्स की सेटिंग होती है, वो चीज़ बस। ये जो प्रोसेस है वो हमारी बची हुई है, जिसको कि हम अगली वीडियो में कवर करें। ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ ये हमारी जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी, है ना। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, है ना, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगाया। और मैं कोशिश करूं, मैं आपसे भी होप करता हूं ये चीज़ कि जब मैंने इतना टाइम लगाया है तो आप भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है ना। और हमारा एजुकेशन देने का यही पर्पस होता है मेरा, तो कि यार आप अलग अलग अपने वर्क फ्लो को इम्प्रूव करें और आगे बढ़े। लेट्स सिंपल।
ओके, नेक्स्ट अब हमारा है पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क। ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन यानी फाइनल रीटचिंग, जो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं वो, और हमारा इमेज का एक ओवरऑल एनहेंसमेंट होता है वो। ठीक, चाहे तो आप कर सकते हैं इस प्रोसेस को, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, आप रेंडर लगा कर डायरेक्ट क्लाइंट को वो चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, बट कभी कभार हमें ये चीज़ होती है कि हमें उन चीज़ों को और एनहेंस करना होता है हमारी इमेज में, तो इस चीज़ के लिए हम पोस्ट प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। कुछ रेंडर एलिमेंट्स हैं, उन्हें रेंडर करते हैं, तो हम देख लेते हैं मैक्स में क्या सेटिंग करनी है, इसके बाद हमें फोटोशॉप में उस चीज़ को किस तरीके से वर्क करें। ठीक है, तो हमारा रेंडर पिछली बार मैंने दिखा दिया था आपको, लगभग हमारा जो मैक्स का वर्क है वो हो चुका है। अब हम रेंडर एलिमेंट्स पे वर्क करेंगे। ठीक, छोटी सी चीज़ क्या मैं एक्सप्लेन करना रह गया, भूल नहीं क्या थी वो चीज़, कोई ना, मुझे याद नहीं हो तो मैं छोड़ देता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, ये एक्चुअली ज्योमेट्री का ये साइज है वो भी मेरे को बढ़ाना था, 30 की जगह 40 करना है मुझे, 40 करना। ठीक है, ये तो छोटा सा करेक्शन था यार, एक और चीज़ को की वो चीज़, चलो ठीक है, हो सकता है जब याद आ जाए तो वो चीज़ मैं आपको कवर कर दूँ। ठीक है ना, तो पोस्ट प्रोडक्शन करने से पहले मैक्स में मैं एक काम करता हूँ, लाइटिंग को एडजस्ट कर लेता हूँ, हमारा जो भी 3D में लाइटिंग रहे वो कर लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास में कोरोना और वीरे में भी वो फीचर एक्चुअली मौजूद है, वो है लाइट मिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इस तरीके का खाली बल्ब नज़र आ रहा होगा, ये भरा हुआ बल्ब, खाली बल्ब, इसको आप बोलते हैं लाइट मिक्स। इस पर आप करें क्लिक। ठीक है, ये आपको शो कर देगा इंस्टेंस लाइट, है ना, इनको आप सिंपली कर लें जनरेट। ओके, इससे क्या हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, और बस रेंडर करने से पहले छोटी मोटी सेटिंग करनी पड़ती है आपको, जैसे कि आपको सीन का जो साइज़ है वो कितना रखना है। तो मैं सबसे पहले इस इमेज का एस्पेक्ट रेशो लॉक करता हूँ, इसका साइज़ 2000 के समथिंग रख देता हूँ, जो कि हमारी वीडियो के हिसाब से सफिशिएंट है। आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, 2000 की जगह 3000 कर सकते हैं, इन केस अगर आपका क्लाइंट नीड करता है तो। दूसरा सीन में आप डिनॉइजिंग को कर लें कोरोना हाई क्वालिटी, है ना, डिनॉइजिंग करना ज़रूरी होता है। ओके, है ना, ये हो गया, ये हो गया ये, और कैमरे में कोई सेटिंग नहीं करनी, वो टोन मैपिंग हम वहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। परफॉर्मेंस में कोई सेटिंग नहीं करनी, सिस्टम में भी कोई सेटिंग, ये छेड़ करना ही नहीं है आपको, ये बहुत एडवांस का वर्क तो है, तो इसको तो आपको छेड़ ही नहीं करना। दूसरा, रेंडर एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं लाइट मिक्स के कारण। ठीक है, थोड़े बहुत रेंडर एलिमेंट्स में अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, है ना, ये हमारे फोटोशॉप में यूज़ होते हैं। तो आप सिर्फ ऐड पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट, एमिशन, इनडायरेक्ट, रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कर लीजिए, जी डेप्थ का पास, मास्किंग आईडी, ओके, जी टेक्स्ट मैप, इतने सारे मैं यूज करता हूँ। आपको चाहे तो आप इन्हें यूज करें, चाहे तो ना करें। ठीक है, दूसरा सी टेक्स्ट मैप में जाके आप यहाँ पर ऐड कीजिए कोरोना AO, प्रोसेस है बस, है ना। चाहे तो आप इसका टेम्पलेट बना के सेव कर लीजिए, मैं तो यही करता हूँ, टेम्पलेट बना के सेव कर लेता हूँ, तो ये हमारे टेम्पलेट में ऑलरेडी रहता है। ठीक है, मास्किंग आईडी, इंस्टेंस आईडी, एक और मास्किंग आईडी ऐड करता हूँ मैं, ऐड सी मास्किंग आईडी, ये रही, और इस मास्किंग आईडी में मैं मटेरियल आईडी कर देता हूँ। ठीक है, मुझे दोनों आईडीज़ की ज़रूरत लगती है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब लाइट मिक्स में क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक तो कर दिया और जनरेट कर दिया। ठीक, लाइट मिक्स की वजह से क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इंटरेक्टिव रेंडरिंग करता हूँ थोड़े बड़े कैनवस में। ओके, इट विल टेक सम टाइम, और टाइम उसने लिया, उससे पहले मुझे इसे सेव करना चाहिए था, ये मेरी गलती रही। कभी कभार सीन क्रैश हो जाता है। इसको मैं फिलहाल के लिए स्टॉप कर रहा हूँ और फाइल को कर लेता हूँ सेव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो चुकी फाइल से, कंट्रोल S,
देखो इसको मैं बड़ी विंडो कर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट IR। और भी चीज़ें आपके पास प्ले करने को है, जैसे आप ये लाइट है ट्रीज पर लगा सकते हैं, तो वो क्या है, एक डायनेमिक इफेक्ट क्रिएट करती है ना। जैसे ट्रीज पे जो वार्म लाइट है वो बहुत अच्छी लगती है, मैंने लगाई नहीं, हो सकता है लगा दूँ अभी, तो चीज़ भी ठीक है, और रीज़न क्रिएट है ना। ये गैप अपने आप टेंडर में अभी कवर हो जाएगा, अभी ये जब पासेस चलेंगे तो ये ग्रुप में दिख जाए। ये हो गया है ना। लाइट मिक्स का क्या फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्ट में होगा, आप इसको ये नंबर पे सेट कर दीजिए, ठीक है। लाइट मिक्स से क्या हुआ है, आप एनवायरनमेंट की लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते, ठीक। क्या प्यारा सीन लग रहा है यार, है ना। एनवायरनमेंट की लाइट बंद करते हैं फिलहाल, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं ये गैरेज की जो लाइट है ये यहाँ से बंद चालू हो रही है, ओके। इसकी इंटेंसिटी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट आपकी है ये, है ना। एक्चुअली मैं पोस्ट में जाके ब्लूम एंड ग्लेयर भी ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये है, थोड़ा सा इससे क्या है कि आप एक ब्लूम एंड ग्लेयर का सीन है, हो गया भाई। ये इफेक्ट चाहे फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, पर कोई ना, ठीक। ब्लूम एंड ग्लेयर का इफेक्ट अभी तक आया क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं आया। एक बार से बंद करता हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग में ध्यान देता हूँ। अच्छा आ गया है, हल्का फुल्का आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा नोटिस में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं बंद करूँगा तो समझ में आएगा। अभी ये देखिए तो मैं ऑफ करता हूँ, ठीक। तो ये आपका बंद है, ये ब्लूम एंड ग्लेयर है। चाहे तो आप इसे पोस्ट प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। फोटोशॉप ये पोस्ट प्रोडक्शन के जो ये यहाँ पर पैनल है वो एक्चुअल में फोटोशॉप वाला ही पार्ट है, ओके। से प्ले कर रहा था, ये हमारा विंडो की है। इसको चाहे तो आप बंद कर सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा, ठीक। ये लाइट हमारी गैरेज सॉरी ये पोर्च की लाइट है, ये हमारी यहाँ की लाइट, ठीक। देन ये हमारी लैंप्स, ओके। बढ़िया ग्लो करता है एक्चुअली, ठीक। बहुत ही बेहतरीन फीचर है यार लाइट मिक्स का, मैं ब्लेंडर में बहुत मिस करता हूँ इस चीज़। इंटीरियर की लाइटिंग मिली नहीं है, OBJ10, अच्छा इसमें लाइट मटेरियल को भी एक लाइट दे दी, ओके बहुत ही बढ़िया। इसकी कम ही कर देते हैं बैकग्राउंड कवर। दूसरा ये वाला प्लेन, रेस्ट ऑन असाइन, इससे ये जो इंटीरियर की लाइट है वो कंट्रोल हो जाएंगी आप, इन केस। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश लाइट है, इसको आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करें और इसको आप कलर जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक। सैचुरेशन
और जब आप इसकी इंटेंसिटी को 0 यहाँ पर रीसेट करेंगे तो ये देख सकते, ठीक है। ये जो ऑरेंज लुक है आपकी इमेज में, ये आपका आ जाएगा, मतलब लाइट के अंदर जो ऑरेंज कलर है वो आपका काइंड ऑफ मिल जाएगा, तो है ना, ठीक है, ओके, है ना। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसका एक और फीचर मेरा बताना रह गया है, तो वो अभी हमें टाइम मिला नहीं एक्चुअली, इसलिए मैंने वो चीज़ आपको बताई नहीं, ठीक। बट कोई ना, फिर कभी दूसरी वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उस चीज़ में मैं हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। एनवायरनमेंट लाइट को मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डल, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये जो ब्राइटनेस है वो कम हमारे सीन में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसके एनवायरनमेंट को ऑफ कर दूँ तो ठीक है, ये इफेक्ट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक्चुअली इसमें मैंने डाइट बहुत ज़्यादा कर, ठीक, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली हमारा क्लाइंट का सीन तो है नहीं है तो मैं इसको करेक्ट चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, कर सकते हैं। मटेरियल एडिटर में थोड़ा सा प्ले करना है बस, तो हम चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो ना करेंगे, ओके। दूसरा, पीछे का जो बैकग्राउंड है मैं उसको पीएनजी में भी रखूँगा और इसमें भी रखूँगा, ताकि हम दोनों में, फोटोशॉप में चेंज करना है मुझे, है ना। ये सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका जो बैकग्राउंड है वो अलग से निकाला हुआ है, ठीक है ना, ओके। तो इस फाइल को हम करते, सॉरी, अब हमारी जो सेटिंग्स है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा मैं और रेंडर पासेस की तरफ भी देख लेता हूँ। ये तो ब्यूटी ठीक है, हो गया भाई। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एमिशन ये निकला हुआ है, इनडायरेक्ट पास, ये है इनडायरेक्ट पास जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे आपकी शेडोज कंट्रोल होती है, ठीक। रिफ्लेक्शन पास, ये भी ठीक है, रिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए है। रिफ्रैक्शन का पास हमारी अंदर की लाइटिंग को एडजस्ट करने के लिए काम आ सकता है। जी डेप्थ का पास, सॉरी, जी डेप्थ की हमने वैल्यू नहीं दी है इसके लिए, है ना। मास्किंग आईडी, ये फॉर ऑब्जेक्ट, ये सी टेक्स्ट मैप एडिशनल शैडोज के लिए, और ये जो सी टेक्स्ट मैप है ये हमारा एक्चुअल कलर के लिए, है ना, ठीक है। और बस ये सारे हमारे हैं। तो अब हमारा एक आखिरी जो वर्क है वो बचा हुआ है, ये ठीक है। इसको बैक टू सीन कर लीजिए और ओके कर लीजिए, ठीक है। आपकी जो लाइटिंग है वो फुल्ली एडजस्ट हो जाए, ओके। इतना काम आपका मैक्स का हो गया, ठीक है। अब मैं इस सीन को रेंडर करने से पहले छोटा सा काम कर लेता हूँ, ठीक है। इसे करता हूँ स्टॉप। यहाँ पर इस ट्री के पास में एक लाइट ऐड कर देता हूँ। मुझे हल्की सी नीड लग रही है कि यार यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। इसकी इंटेंसिटी 500 तो नहीं रखता हूँ मैं, 30 या इसको समथिंग करके एक बार इंटरैक्टिव रेंडरिंग करके चेक कर लेता हूँ कितनी इसकी इंटेंसिटी रख।
ठीक है, इतना इंटेंसिटी ठीक है। और इसका जो केल्विन टेम्परेचर है वो पे कर देता हूँ, है ना, फुल पे था, हल्का सा वार्मनेस। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आर्टिस्टिकली आपका टेस्ट है कि आप इसको करते हैं या नहीं करते। मुझे लग रहा था तो मैंने कर दिया। ठीक है, दूसरा मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, यहाँ पर जो बुशेस हैं ये मैंने लगाई नहीं, ये मुझे ध्यान आया ये चीज़ का। तो ये बुश अब तो मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कभी कभार क्या है, चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती हैं और इसको हम चाहें तो मैं फ़ोटोशॉप में बता देता हूँ इनकेस कि फ़ोटोशॉप में भी आप जो चीज़ स्किप हो जाती है वो हम कर सकते हैं इनके। ठीक है, मैं फ़ोटोशॉप में वो चीज़ कवर कर लूँगा, और चाहे तो आप बैक जाके 3D में भी। बट अब मेरा सीन लगभग सेट हो चुका है, तो मैं छोटे इस चीज़ के लिए नहीं करूँगा। और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता जो हमारे विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता तो मैं उसको 3D में ही करता। बट हम फ़ोटोशॉप में भी जब कर सकते हैं तो मैं फ़ोटोशॉप में करूँगा। ठीक है ना, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, कभी कार क्या है, हम आलस कर जाते हैं। तो अगर वो चीज़ हमारी सीन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज़ आप उसको सीन में ही ऐड करें। और अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो फ़ोटोशॉप में भी आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें देख लीजिए। दूसरा, इसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, मैं इसको स्केलिंग कर लेता हूँ। ओके, और जी डेप्थ की जो वैल्यू दी थी मैंने, उसको स्टॉप करता हूँ मैं, वो मैंने ज़्यादा दी थी, मतलब सॉरी, जी डेप्थ की वैल्यू मैंने दी नहीं है इसको। तो जी डेप्थ का ये रहा पास मेरा, इसका जो जेड है वो मैं देख लेता हूँ। इसके बाद कैमरे से कितनी दूर तक मुझे जी डेप्थ चाहिए। ठीक है, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ मैं टॉप व्यू में, और जी डेप्थ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक की। ठीक है, इसकी वैल्यू 186 के समथिंग आ रही है। तो इसको मैं रख देता हूँ, ये रहा मेरा जी डेप्थ का पास, मैं 180 कर लेता हूँ। ठीक है ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, अपने सीन में आपको कितनी जी डेप्थ चाहिए। ठीक है, इसका यूज़ होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं। ठीक, वैसे ये चीज़ें जो मैं कंपोजिटिंग करता हूँ ये फ़ोटोशॉप में इतना यूज़ होती नहीं है। जब हम एक्चुअल कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि न्यूक या फ्यूजन, इन दोनों में अगर काम करते हैं तो हम रेंडर पास तो मस्ट निकालते, क्योंकि एनिमेशन में बिना रेंडर पास के आप ये समझ लो कि आप चीज़ें कर ही नहीं सकते, मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल आपके पास होता ही नहीं। इवन रेंडर पासेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप जो यूवी मैपिंग है वो भी रेंडर पास में आ जाती है, तो आप फैब्रिक का मटेरियल चेंज कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत एंडलेस है। ठीक है, बट हमारे लिए ये चीज़ नहीं है या आपके लिए नहीं है। मेरे को तो वो चीज़ है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो चीज़ आपको अलग से सीखनी पड़ेगी, फ्यूजन और ये कंपोजिटिंग। ठीक है ना, टाइम मिले तो वो चीज़ भी सीखिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम विजुअलाइजेशन में और ज़्यादा अपनी चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ्यूजन और ज़्यादा एडवांस कंपोजिटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का ही है तो मैं थोड़ा नॉलेज इस तरीके का भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक, ओके, ये हो गया। फाइल को फाइनली करते हैं सेव, और मैं रेंडर पे इसको लगा देता हूँ। ठीक है, जब रेंडर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं इसकी पोस्ट प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको मैं फोटोशॉप में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, प्रोसेस ये, उसमें मेरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये रेंडर लगभग कंप्लीट होने वाला है, इसलिए मैंने इस वीडियो को शुरू कर दिया। ठीक है ना, रेंडर में के बाद मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेंडर को आपको कितना करना है और क्या उसमें चीज़ें आपको ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले तो पोस्ट, ये सारे ऑप्शंस तो आपको पता ही है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। टोन मैपिंग हुआ, जैसे कि टोन मैपिंग में अगर मैं देखूं तो एक्सपोजर, अप डाउन, वाइट बैलेंस, वार्म या कूल, कैसा एनवायरनमेंट देना है, ये सब फोटोशॉप के ऑप्शन है एक्चुअली, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा किया नहीं। ठीक है, राइट क्लिक करके 0 कर देता हूँ। ग्रीन मैजेंटा टिंट, ये
ये तो आपके कभी काम नहीं आएगा। कंट्रास्ट आपको कितना रखना है, इसमें 2 है जैसे, और ज़्यादा रखें कम रखें वो आप अपने सीन के अकॉर्डिंगली देख लें, ठीक है। बट टोन मैपिंग वगैरह मैं मिनिमम से मिनिमम रखूँगा। इसका कारण ये है कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को फोटोशॉप में देखेंगे, तो मैं टोन मैपिंग वगैरह बंद रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। सैचुरेशन भी कम कर रहा हूँ। हाँ, हाईलाइट कंप्रेशन ज़रूर आप रख सकते हैं, उससे क्या है सीन का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है, मतलब सॉरी जो इसमें ब्राइट स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा, फोटोशॉप में इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि फोटोशॉप EXR वर्क फ्लो पे काम नहीं करता। फोटोशॉप में लाइटिंग का वर्क, जो लाइटिंग का एक्सपोजर का वर्क है, मतलब कुल मिला के HDR का वर्क है, वो नहीं हो पाता। इसलिए मैं हाईलाइट कंप्रेशन 3D सॉफ्टवेयर में ही करूँगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं हाईलाइट कंप्रेशन 1.8 कर लेता हूँ, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं करूँगा फोटोशॉप, ठीक। दूसरा, ब्लूम एंड ग्लेयर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, चाहे तो फोटोशॉप में भी उसमें का ऑप्शन है, फोटोशॉप में भी वो चीज़ कर सकते हैं, ग्लो करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हैं, है ना, ठीक। ये चीज़ हो गई। और इसके बाद डीनॉइजिंग हमने ऑन की हुई थी, तो ये डीनॉइजिंग आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखूँ मैं आपको दिखा देता हूँ इनकेस। वैसे तो इस सीन में नॉइज़ बहुत कम है, ये इंटीरियर का सीन नहीं है, इसलिए इसमें नॉइज़ कितनी ज़्यादा आएगी। यहाँ पर कहीं पर जहाँ शेडोज़ होंगी वहाँ पर थोड़ी बहुत नॉइज़ तो रहे, ठीक है ना। हमारा सीन एक्चुअली ठीक ठाक डीनॉइज, मतलब ठीक ठाक रेंडर हो गया है, तो इसमें डीनॉइजिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आप इस ऑप्शन को चेक रखेंगे 0.65 वैल्यू पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक। रेंडरिंग पास मेरे 96 पास हो चुके हैं, 30-40 मिनट जो भी है, 30 मिनट 39 सेकंड्स पास हो चुके हैं, ठीक है। स्टेट्स में जाके देखूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी क्या क्या हमारे सीन में हो रहा है, ठीक। सीन पार्सिंग यानी सीन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें रेंडर होने से पहले कैलकुलेशन होती है उसकी ज्योमेट्री की, उसमें 13 सेकंड का टाइम लगा, ज्योमेट्री रीड करने में 1 सेकंड, यूएसडी कैश बोले तो इनडायरेक्ट लाइट को कंप्यूट करने के लिए जो टाइम लगा, और रेंडरिंग का टाइम 30 मिनट 56 सेकंड समथिंग लाइक दैट। डीनॉइजिंग अभी हो नहीं रही है, और ये बता रहा है कि टोटल आपका टाइम हो चुका है 31 मिनट 21 सेकंड समथिंग लाइक दैट, है ना। और एस्टिमेटेड टाइम अभी यहाँ पर डैश दिखा रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई लिमिट नहीं रखी थी, टाइम लिमिट या नॉइस लिमिट, तो इसलिए ये अभी ब्लैंक है। दूसरा, सीन में जो प्रिमिटिव्स हैं, प्रिमिटिव्स बोले तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख करोड़ 1,29,07,715। दैट मीन्स कि इतने यूनिक फेस इसमें मौजूद है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ ट्रीज की जो अलग अलग लीव्स हैं उनमें सिंगल फेस हैं, और यहाँ पर इस तरीके से, तो कुल मिला के इतने फेसेस हैं, इनकी ज्योमेट्री इसने क्रिएट की है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट कोशिश कीजिए ये इस तरीके से, है ना। डिस्प्लेसमेंट का प्रिमिटिव हमने कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट मैप्स लगाए होंगे, हो सकता है इसमें लीव्स में लगे हों, या इसमें हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का टेक्सचर लगाया था। तो इस तरीके से जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री ग्रुप्स, इंस्टेंस, लाइट ग्रुप, 36 लाइट ग्रुप्स है, ठीक है, 20,000 आई डोंट नो ये चीज़ क्या है। आपके सीन का जो पूरा स्टेट दिखाती है कि इस सीन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लाइट ग्रुप मतलब कि यार हर एक लाइट क्या है, कहाँ पे बाउंस हो रही है, किस तरीके से, और कहाँ कहाँ उसका फॉलोअप हो रहा है, थोड़ा सा इस तरीके का एक इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पर है। बट इसका आपको कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। आप माउस पर तो थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है, उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। बट आपको इसकी नीड नहीं है, सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सक्सेस रेट 44%, यूएसडी कैश समथिंग लाइक दैट, है ना। आपको जो देखना है वो मेनली देखना है परफॉर्मेंस, ठीक। पास कितने हो चुके हैं? 102, है ना, सफिशिएंट पास है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो है नॉइज़ का लेवल। इसमें है नॉइज़ का लेवल 1.77%, ठीक है। एक्सटीरियर रेंडर के लिए आप कोशिश करें 2% से नीचे का नॉइज़ वैल्यू जब हो जाए तब तक आप इसे रेंडर करें,
अगर आपको थोड़ा आइडिया है सीन का कि मेरा सीन कितना कॉम्प्लेक्स है, तो आप रेंडर पास की भी लिमिट देख सकते हैं कि रेंडर पास 100 या 150 के समथिंग हो गए हैं, तो आप इसको रोक दें। ठीक है, यहाँ पर मैं नॉइज़ थ्रेशोल्ड देख रहा हूँ, ये 2% से नीचे हो चुका है। इसका मतलब है कि हमें रेंडरिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। हमारा जो सीन है वो लगभग रेंडर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम था, इसलिए इसमें टाइम कम लगा। बट जब हम रेंडर थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ाकर करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल को मैं करता हूँ इसे स्टॉप। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पर डीनॉइजिंग हो रही है ना। जैसे ही आप स्टॉप करेंगे तो ये डायरेक्ट स्टॉप नहीं होगा, ये डीनॉइजिंग के पास निकालेगा। ठीक, और मैंने 20 पास यहाँ पर दिए हुए हैं रेंडर पास, तो यहाँ सभी 20 पास को डीनॉइज ये करेगा। इस ऑप्शन को मैंने चेक किया, सॉरी ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है एक्चुअली। ठीक, ये डीनॉइजिंग में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 मिनट के समथिंग का टाइम बता रहा है ना। और इस पास को हम होने देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से हम चीज़ें सेव करते हैं। ठीक, ओके, तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, और हो सकता है अगर वीडियो ठीक है 1 मिनट ही तो है ना। एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये टाइम लगभग ख़त्म हो चुका है और मेरा रेंडर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं ये हो चुका है मेरा रेंडर फिनिश्ड। ओके, अब सेव करने से पहले आप थोड़ी चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइट मिक्स है। यहाँ पर अभी जो हमने लाइट मिक्स से प्ले किया था, उन ऑप्शन को आप यहाँ पर फिर से चीज़ों को सेव करने से पहले चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कि भाई अब मुझे इसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम रखनी है। ओके, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लाइट मिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किया है ना। दूसरा एक चीज़ और, ये जो आपके पास इतने फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, इनको आप सेव भी कर सकते हैं, है ना। कोरोना आपको ये फीचर देता है कि आप इस ऑप्शन को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, हमें कंपोजिटिंग करते टाइम याद आता है कि यार ये चीज़ हम ऐसे कर सकते थे, तो हो सकता है कुछ बेटर रिजल्ट निकलता। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप इस पर देर तक क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेव CXR, मतलब आप इस पर लॉन्ग प्रेस करें, है ना, माउस को होल्ड करके रखें लेफ्ट माउस को, तो यहाँ पर सेव CXR का ऑप्शन आ जाएगा। पर करें क्लिक और इसके बाद इसको आप कर दें डेस्कटॉप PTS2, यहाँ पर मैं कर देता हूँ और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और इसको लग देता हूँ मैं CXR कोरोना इमेज फाइल नाम दे रहा हूँ सिर्फ। ये कर देता हूँ सेव। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना, थोड़ा कंप्यूटर आपका पॉज होगा थोड़ी देर के लिए। ओके, आई थिंक ये चीज़ सेव हो गई होगी। ओपन फाइल, ठीक है, ये यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब रेंडर पास में आप चाहें तो कौन कौन से पास सेव करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइट मिक्स का पास सेव करना है। ठीक है, आप एक काम करें कि ये तो सेव हो चुका है, आप यहाँ पर क्लिक करें, सेव ऑल पर क्लिक करें। ठीक है ना, इट विल टेक सम टाइम। और इसको लोकेशन दे दें रेंडर, और यहाँ का नाम दे दें कैमरा 01 या जो भी आपको रखना हो, कैमरा। सिंपली आप फाइल का नाम मैं ए दे देता हूँ, है ना, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। ये पैक सेव, और इसकी क्वालिटी सेट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज की क्वालिटी, प्लीज़ वर्ड्स मत रखिएगा, इसको आप छेड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेस्ट रखिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पर मैं आपको फोल्डर में दिखा दूँ, तो मैंने ए नाम से सेव किया था, तो ये सारे पास मेरे सेव हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लगभग 26 आइटम्स है। ठीक, 26 में से एक ये है, तो 25 आइटम्स मेरे
ठीक है, सारे लाइट मिक्स के भी पास एक्चुअली इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक, इनको मैं स्क्रॉल करके दिखाऊँ आपको तो ये इस तरीके से लगे हुए। ठीक है, एक चीज़ और, ये 2 तरीके तो हो गए आपका, एक तो CXR अगर आपको बाद में चेंज करना हो, दूसरा तरीका आपने सेव ऑल पर क्लिक किया और सारे पास सेव कर दिया। ठीक है ना। थर्ड और आखिरी ऑप्शन है, इस ऑप्शन को मैं ये थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा एडवांस वर्क फ्लो है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं करूँगा। ये एक्चुअली दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है, कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो तब अगर आपको काम करना है, इन केस आपको काम करना है, तो आप सेव तो करेंगे इस फाइल को, और यहाँ पर सेव का जो फॉर्मेट है वो रखेंगे आप OpenEXR। ठीक, और इसको नाम जो भी आपको नाम देना है, माय रेंडर या जो भी देना है ना, हाउस रेंडर। ठीक, ओके, है ना। यहाँ पर सेटअप में चले जाएं और ऐड, आपको कौन कौन से रेंडर एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो फर्स्ट पर करें क्लिक, और लास्ट पर क्लिक करने से पहले शिफ्ट को होल्ड करके रखें, तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके करें, ठीक है ना। और ये सारे पास इसमें ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। जी बफर चैनल, अगर आपने अलग से कोई चैनल्स बनाए हुए हैं इन केस मास्किंग के लिए, जी बफर चैनल कुछ ऐसे चैनल, मतलब ये क्या एडवांस मास्किंग के चैनल्स होते हैं, इनको मैं कभी और टाइम मिला तो वो चीज़ कवर करूँगा। ठीक है, अगर आपको जी बफर चैनल्स भी सेव करना है तो यहाँ पर अभी मेरे पास जी बफर चैनल्स में सिर्फ जी डेप्थ पास और ये बहुत सारे हैं, यूबी कोऑर्डिनेट्स, बट यूबी कोऑर्डिनेट्स को हमने रेंडर नहीं किया है, ना हमने ऑब्जेक्ट आईडी और मटेरियल आईडी, ये सारी चीज़ें अभी हमने इन पे प्ले नहीं किया है। ठीक, ये तब ये एक्चुअली आर्कविज का पार्ट कम है, ये 3D एनिमेशन का पार्ट ज़्यादा है, इसलिए मैं इस चीज़ को कवर नहीं करूँगा, ये हमें इतना काम नहीं आता। बट एक चीज़ होती है तो आप समझ लीजिए जी बफर चैनल्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, मेनली लेकिन आपको अपने पर्पस के लिए यहाँ पर रेंडर एलिमेंट्स ऐड इस तरीके से करने। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रेंडर आउटपुट है वो 16 बिट पर चैनल में, और जो आपकी JPEG इमेज होती है वो 8 बिट पर चैनल में होती है। मतलब उसका जो टू से जो इमेज की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कितने बिट एक चैनल में सेव कर रहा है। तो JPEG इमेज है वो फाइल साइज उसका छोटा होता है, क्यों? क्योंकि उसका 8 बिट पर चैनल होता है, इसलिए वो फाइल साइज छोटा होता है उसका, बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है एडिटिंग की। ठीक है, और यहाँ पर जो हाफ फ्लोट है उसका साइज होता है 16 बिट पर चैनल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको और ज़्यादा मिलती है। और जो अगर आपने सिनेमा में अगर कोई एडिटिंग करनी है तो आप 32 बिट पर चैनल को या फुल फ्लोट इसको आप ऑन रखेंगे। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट आप हाफ फ्लोट में काम कीजिए, एज एन इंडिविजुअल आपको हाफ फ्लोट पूरी फ्रीडम देता है कि आप इसमें हाफ फ्लोट में काम कर सकते हैं। ठीक है ना। कंप्रेशन मेथड वगैरह ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ रहने दीजिए। टाइप तो RGB A ही है, RGB A का मतलब RGB रेड ग्रीन ब्लू और A फॉर अल्फ़ा, या फिर RGB यानी सिर्फ सिंपल RGB और अल्फ़ा नहीं रहेगा, बट मेरे को अल्फ़ा भी चाहिए तो इसमें टाइप में मैं अल्फ़ा सेव कर लेता हूँ। ठीक, इमेज रीजन सेव फुल रीजन, कोई इशू नहीं है, और इसको कर दीजिए आप ओके, और कर देता हूँ मैं इसे सेव। ये इस टाइम भी ऑप्शन मांगता है तो इसको सिंपली आप ओके कर दीजिए। ठीक, इट विल टेक सम टाइम। ओके, यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये आप देख सकते हैं हाउस रेंडर के नाम से ये आपकी OpenEXR फाइल हो चुकी है, मतलब सेव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन है .exr। ओके, दैट्स इट, है ना। एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है, वो है कि आप ब्यूटी में जाके इसको सेव करें, लेकिन यहाँ पर इसका नाम दे दें PNG और इसको PNG में सेव करें। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड जो है हम ऑलरेडी रिमूव मिलेगा हमें, हम इसे दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो फोटोशॉप में ये प्रोसेस अब सिंपल हो गई है, बट हम इसको ऑलरेडी PNG में भी सेव कर रहे हैं। ठीक है, PNG का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर ये रहा का बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव्ड है। ओके, है ना, ये चीज़ आपको फोटोशॉप में नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल। ओके, ये मैक्स का पार्ट हुआ कंप्लीट। से फाइल को मैं करता हूँ सेव, कट, सेव ना, और अब हम चलते हैं हमारे फोटोशॉप की तरफ।
मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप मैं अपनी इमेज को सारे पासेस के साथ ओपन करना चाहता हूँ, तो आप करें फाइल, स्क्रिप्ट, लोड फाइल इनटू स्टेक, ब्राउज, और जो लोकेशन है आपकी पर आप चले जाएं रेंडर पर करें क्लिक और शिफ्ट के साथ इसे होल्ड करें और कंट्रोल दबा के, ठीक है। आप सारे पासेस एक बार में सेव ओपन कर लें। सिर्फ आपको EXR और CXR फाइल नहीं ओपन करनी है, ये फोटोशॉप का पार्ट नहीं, ठीक। ये अभी लोड हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इन्हें मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो फोटोशॉप 1 बाय 1 सारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेयर्स में यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर देगा। आपको ये करने की, मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ओके, तो जब तक फोटोशॉप पास सेव करता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। इस तरीके से प्रोसेस चल रही है ना। 20 आई थिंक 20 या 25 कुछ पास है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ठीक है ना। तो ये सारे पास हमारे आ चुके हैं। मैं मूव टूल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा पासेस हैं, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले ये जो हमारे मेन पास, इन सभी को हम करते हैं सेलेक्ट और कर देते हैं ग्रुप, ठीक है। और डबल क्लिक करके इनको नाम दे देते हैं मेन पासेस, ठीक, ओके। दूसरा ये मास्किंग आईडी के पास है, इनको मैं रखता हूँ सबसे टॉप। इनको मूव करके आप यहाँ पर रख दीजिए और इनको ऑफ कर दीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेन इमेज है मेरी, a.jpg है, इसको मैं नीचे सेव कर दे, नीचे ओपन कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक। नीचे तो PNG है और ये है। दूसरा ZDepth पास, ये तो हमारा सपोर्ट पास है, या फिर इसको कह सकते हैं हम, इन दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा पासेस बोल देते हैं इसको ना, ठीक। हमें सिर्फ अरेंज करना है चीज़ों को कि जिससे हमारा ये लेयर पैनल है वो थोड़ा सा मैसी ना लगे। ये हमारे लाइट के पासेस हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पास को मैं एक नया ग्रुप दे देता हूँ और इनको नाम दे देता हूँ लाइट पास, ओके, है ना। ये भी इसी में आएगा क्योंकि ये डॉट इंटीरियर ये भी लाइट का पास था, OBJ प्लेन ये सारे लाइट के, है ना। एक्चुअली इतने सारे पास लाइट के पास थे, ओके, है ना। मेन पास हो चुके हैं मेरे और ये सारा हो चुका है, ठीक है ना। मैं मेन पासेस को भी अभी बंद कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पास को भी बंद कर रहा हूँ, और ये हमारा लाइट का इन्हें भी बंद रख रहा हूँ। ये हमारी मेन इमेज है और ये पीछे बैकग्राउंड इमेज इसका। अगर आपको स्काई चेंज करना है तो आप इसको बंद कर दीजिए और इस PNG इमेज को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थोड़ा सा कंपोजिटिंग को, है ना। वैसे तो ये सीन जो हमारा है वो ऑलरेडी परफेक्ट है, कोरोना ने अपना बेस्ट दिया है इसमें, तो हमें इसमें एज सच करने की ज़रूरत कुछ नहीं, ठीक। बट कभी कभार हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करना पड़े, थोड़ा इमेज को और एनहेंस करना पड़े। कुछ चीज़ें हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें गलत हो गई हों तो उन्हें में रिजॉल्व करना पड़े। इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा कंपोजिटिंग को भी टच कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक गलती मुझे अपनी यहाँ पर दिख गई है और वो है मेरी, इस विंडो में मैंने प्लेन असाइन नहीं किया या क्या हुआ मुझे नहीं पता ठीक है, तो ये गलतियाँ होती रहती हैं। दूसरी गलती एक और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पिलर है इसमें मैंने वाइट कलर नहीं दिया है, तो मैं वो चीज़ भी कंपोजिटिंग में मैं क्या है अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। हमारे पास एक और मौका, ठीक। लाइट पास, मेन पास, तो मेन पासेस को मैं यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ नीचे, एक्स्ट्रा पासेस को भी और लाइट पास को ऊपर। इन केस अगर मुझे इसकी नीड लगती है तो वो चीज़ हम करेंगे,
ठीक है ना। मैं साइड बाय साइड अपनी वो इमेज खोल लेता हूँ जो हमारी रेफरेंस, ठीक। तो ये रही मेरी वो इमेज और मैं इसको देखकर थोड़ा थोड़ा वर्क कर लूँ, ठीक। सबसे पहले मैं क्या शुरू करूँ इसमें। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बैकग्राउंड इसका हमने काफ़ी हद तक 3D सॉफ्टवेयर में ही कर लिया था और वो मुझे ठीक लग रहा था ना, अभी भी ठीक ही लग रहा है मतलब। तो कुल मिला के ये बैकग्राउंड में ऐसा कोई नीड तो नहीं है, बट ऐसा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बैकग्राउंड को चेंज करना है इनकेस आपको करना पड़े। तो आप मेन जो इमेज है हमारी उसको बंद कर लीजिए और PNG पास भी हमने सेव किया हुआ था, तो PNG पास आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक। देन आप चले जाइए आप कोई भी स्काई की इमेज नेट से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है ना। अगर आपके पास ना हो इनकेस तो आप डाउनलोड कर लीजिए, मिस्टर कटआउट से मिल जाएगा ना। पिछली बार मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था मिस्टर कटआउट का, तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर कटआउट स्काई में आपको एक बार को साइन इन करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ, आप यहाँ पर साइन इन, ओके, ठीक। इसका इस पर आप करें क्लिक और यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके स्काइस मौजूद हैं। आपको जो करना है आप एक दिन में एक ही इमेज यहाँ से सेव कर सकते हैं, बट मिस्टर कटआउट से आप एक दिन में करके 365 दिन में 300 कटआउट सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये कंपोजिटिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, है ना। आपको यहाँ पर पूरे सेक्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको पीपल के कटआउट चाहिए तो यहाँ पर पीपल के कटआउट्स भी आपको मिलते हैं। जो प्रीमियम है वो डाउनलोड नहीं होंगे, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फ्री के कटआउट्स भी मिल जाए, है ना। इनको भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगा, है ना। इनकेस अगर हमें हमारे रेंडर को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इन चीज़ों को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, मतलब ये जो हमारे कटआउट्स हैं उनको यूज़ करने का हम यूज़ क्यों करें, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अभी जो हमारी इमेज निकली मैं आपको दिखाऊं, तो ये हाउस की इमेज है। इसमें क्या है कि इमोशंस की कमी है। इस हाउस को देखकर कोई ये नहीं बता रहा कि इसमें जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, इसमें जो लोग रहेंगे वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। तो लोगों से क्या है, एक सीन में एक फीलिंग ऐड हो जाती है ना। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कटआउट्स का यूज़ करते हैं। पीपल कटआउट्स का यूज़ जो मेनली होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रीट पे वॉकिंग पीपल्स को दिखाएंगे, यहाँ पर हो सकता है कोई आदमी यहाँ से अपनी कार में आ रहा हो तो हम उसका वॉकिंग बता देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें एक लाइवली हमारे क्लाइंट को हम फील करा सकते हैं कि भाई ये स्पेस इस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है ना। ये चीज़ जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें करते हो तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं कि आप किस तरीके से एक सीन में एक लाइफ ऐड कर सकते हो, है ना। यहाँ पर ये आपका जो बालकनी है उसमें आप एक पीपल को खड़ा कर सकते हो। यहाँ इस रेलिंग पर लीन हो सकता है, मतलब झुका हुआ होगा, तो यहाँ पर दिखेगा कि हाँ भाई वो अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा है। अगर ऊपर पैरापेट वॉल ठीक ठाक है आपने उस पर काम किया है या उसको आपको इम्पोर्टेंस देना है तो आप लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बालकनी वाला एक कटआउट मुझे यहाँ पर दिखाई दिया था, थोड़ा सा ये था। और यहाँ पर एक्चुअली था ठीक है, एक ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी बालकनी पे हाथ रख रहा है या हैंडरेल पे हाथ रख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वैसे तो आप 3ds मैक्स में भी 3D पीपल यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होता है ना, पीपल्स का रेंडर होने में एक्चुअली टाइम तो बहुत लगता है। एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरा हमें जो मॉडल्स मिलते हैं उनकी जो स्किन की डिटेल्स होती है और बाकी जो इसकी क्लोथिंग की डिटेल्स और बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं। आप 3D में कितना ही कोशिश कर लें उनको हमें या फिर आपको वो उस चीज़ के लिए अलग से 2-3 घंटे देना पड़ेगा। तो बेटर है कि उस चीज़ को आप कंपोजिटिंग में रिजॉल्व करें, है ना। पीपल्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपको एनिमल्स लगाने हैं थोड़ा बहुत तो उनको लगा सकते हैं, जैसे स्काई में आप इस तरीके के जो ये बर्ड्स हैं इनको फ्लाई करके दिखा सकते हैं, है ना। और
जो रेडीमेड कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट ऐड करना है तो ये भी कर सकते हैं, इसमें आप फोटोशॉप की मदद से ग्लो भी कर सकते हैं। मुझे टाइम मिला तो मैं ये चीज़ भी आपको कभी डिटेल में कवर करूँगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रेलिंग पे खड़ा हुआ है, तो इस तरीके के कटआउट्स वगैरह का यूज़ करके आप अपने सीन को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको स्काई का बताने वाला था। ये रहे स्काइस, है ना। और इनमें से कुछ भी कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको लगे, ठीक है ना। वैसे तो ये पेड सर्विस है, बट हम हमारे काम के लिए तो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसका रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं 14,000 पिक्सल्स है, ठीक है। ओके, ये हमारे सीन में थोड़ा बहुत ठीक लगेगा। एक बार इसको देखते हैं, है ना। ये एक्स्ट्रा लार्ज में है तो ये हम डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको पैसे नहीं दिए। ओके, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा लार्ज, बट इसका साइज 2.5 MB से कम है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ओके, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास अपना खुद का कलेक्शन है साइज़ का, मैं उनसे यूज़ कर लेता हूँ, वो मेरा लगभग सारा काम कर देते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा अलग से मुझे स्काई बनाना पड़ता है तो मैं ब्रश की सहायता से बना लेता हूँ, बट हो सकता है आप के पास ना हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हो चुका है डाउनलोड, ठीक। ये आप देख सकते हैं, इसको आप करिए कंट्रोल, ठीक है। ये आपका डाउनलोड्स में है, इसको मैं करता हूँ कट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे रख रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए और फोटोशॉप में ड्रॉप कर दीजिए। ऑल्ट और शिफ्ट दबाइए और इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। और इसको ड्रैग करके आप अपनी मेन इमेज के नीचे रख दीजिए, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ओके, है ना। दूसरा राइट क्लिक करके, सॉरी मैं इसमें कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ यहाँ आ जाए। और एक्चुअली मेरे हिसाब से यही ठीक थी, थोड़ा सा ये चीज़ ऐड कर, ओके, है ना। एक चीज़ और, इसका जो ब्राइटनेस है वो हमारी इमेज की ब्राइटनेस के हिसाब से थोड़ा सा अलग है, ठीक। तो इस पर क्लिक कीजिए आप और इमेज एडजस्टमेंट ह्यू सैचुरेशन की लेयर ले लीजिए आप, तो थोड़ा बहुत ह्यू चेंज कर लीजिए, इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। सैचुरेशन भी आप देख लीजिए आपको कितना रखना है इसका, ठीक है। और लाइटनेस की वैल्यू के साथ इसकी जो लाइट की वैल्यू उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप ज़्यादा मत कीजिएगा, इतना ज़्यादा ठीक है। ये चीज़ मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमारी मेन इमेज है उसमें जो इसका है वो ऑलरेडी हमें ठीक है ना। इसके बाद आप इसमें चाहें तो इमेज एडजस्टमेंट और लेवल्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं, लेवल्स या कर्व जो भी आपको उचित लगे, ठीक है। इसको आप, ये वाइट पॉइंट है, इसको आप ड्रैग करेंगे तो आपके इमेज में वाइटनेस ऐड होगी और ब्लैक होगा। ये ब्लैक को ड्रैग करूँगा तो जो ब्लैक की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा सीन में हो जाएगी, हमारी इमेज डार्क होने लगेगी, सिंपल बात है, ठीक है ना। नीचे वाले इसका जस्ट अपोजिट काम करते हैं, ये वाइट को और वाइट कर रहा है, नीचे वाला वाइट को ब्लैक करेगा, वाइट को डाउन करेगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए अगर आपको नाइट का सीन बनाना है तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक को वाइट करेगा, इसका जो ऊपर का जो हैंडल है ये ब्लैक को और ज़्यादा ब्लैक करता है, तो हमारी इमेज है वो और ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, ठीक है। बट इसके नीचे वाला जो हैंडल है वो ब्लैक को वाइट करता है, तो आपके जो ब्लैक पॉइंट्स हैं वो और ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं, ठीक है। मेरे को इस इमेज में ये लग रहा है कि इसको थोड़ा सा हम एनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये स्काई में जो एम्बियंस क्रिएट होती है ना एनवायरनमेंट में, वो हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे प्ले करने से पता लगा कि आप इसकी एम्बियंस इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ओके, ठीक।
बाकी चीज़ें तो हमारी सेम ही रहेंगी। दूसरा मेरे पास थोड़ा बहुत और क्रेडिट बचा हुआ है मिस्टर कटआउट का, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि शाम के टाइम पे पक्षी अपने घोंसले में वापस जाते हैं। ठीक है, तो आप बर्ड्स की इमेज भी लगा सकते हैं, आपकी सीन में लाइफ ऐड करना है कुल मिला के। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये स्मॉल पर, ये तो ठीक है। ये थोड़ी एक्चुअली क्लोजअप शॉट में काम आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बट कि यहाँ पर इनका जो कलर है वो आपको नज़र आ रहा है। ये आपके जो बर्ड्स हैं वो क्लोजअप शॉट में काम आएंगे, बट हमारा जो बर्ड्स हैं वो दूर दिखाई देंगे, तो उनका सिर्फ आपको ब्लैक ब्लैक कलर दिखाई देगा, थोड़ी बहुत शेडोज नज़र आएंगी, उनका मेन कलर है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं कि किस तरीके के बर्ड्स मुझे ऐड करने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा फिर ठीक ही है ना। मीडियम, स्मॉल, लार्ज, जो भी आपको साइज़ रखना है लार्ज पे ही कर लेता हूँ ऑब्वियसली, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ कर दें। ठीक है, इनका साइज छोटा कर लें, एंटर। ठीक, और इसको आप कंट्रोल L, अब मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, और इनको आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये आपको जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आप स्काई में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपका स्काई का एलिमेंट लगा हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं वाइट पॉइंट पे दिखाऊंगा तो शायद ये चीज़ थोड़ा सा और ज़्यादा, ओके, जहाँ भी आपको इसकी सुटेबल लोकेशन लगे वो आप लगा दें। ठीक है ना। और ये स्काई मुझे थोड़ा ठीक ही लग रहा है, क्योंकि हमारे ये इस एलिमेंट के साथ थोड़ा सा ये का डायरेक्शन मैच हो रहा है। ठीक, कभी कभार आपके इमेजेस में ये हेलोस नज़र आते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज पर जाएं, इसमें मास्क लगा लें, और मास्क लगा के आप सबसे पहले तो इस पर करें, इस पर क्लिक करें, क्लिक कंट्रोल के साथ क्लिक करें, कंट्रोल T, चैनल्स में चले जाए, इसका अल्फा चैनल आई थिंक मौजूद होना चाहिए। PNG इमेज है यार, ये रही, सॉरी, इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें। ठीक है, तो इसका जो चैनल है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, PNG इमेज, और इसको आप कर सकते हैं यहाँ पर, चलिए मैंने प्रोसेस थोड़ा जल्दी कर दी। ठीक, यहाँ पर हैं आपको यहाँ पर ये हेलोज नज़र आ रहे हैं, हेलोज यानी यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको फिक्स करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल। आप इस PNG इमेज पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो इसका एक सिलेक्शन बन जाए, इसके बाद आप इस पर करें क्लिक और मास्क पे कर दें क्लिक। ठीक है ना। अभी जो मास्क है वो मेरा वाइट पार्ट हाउस का है और ब्लैक पार्ट स्काई का है, जो कि उल्टा है। ब्लैक का मतलब होता है हाइड करना, वाइट का मतलब होता है शो करना। तो शो अभी हाउस हो रहा है, जबकि हमें स्काई शो करना है, तो इसको आप कंट्रोल I प्रेस कर दीजिए सिंपली, तो जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा, वाइट ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो हेलोज नज़र आ रहे हैं इसके लिए इस पर करें क्लिक, और एक तरीका तो ये है, फिल्टर में जाएं, फिल्टर, अदर्स, मैक्सिमम। ठीक, तो इसकी वैल्यू को आप 1 या 2 रख लें, ज़्यादा मत कीजिएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 में ये चीज़ ठीक हो जाए। ओके, और नहीं होती है तो आप और एक बार और लगा सकते हैं इसको। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके करें, एकदम से मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो एकदम से भी कर सकता था। ठीक, अदर, मैक्सिमम, इसको एक की जगह 2 पिक्सल रख दें। ठीक है ना। इमेज में एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हो। सॉरी, मैंने एक गड़बड़ कर दी कि इसको मुझे इसमें नहीं करना, कंट्रोल Y, इसको मुझे हाउस की इमेज में करना है। मैं एक्चुअली ये चीज़ भूल गया था। ठीक है, तो PNG इमेज पर ही इस मास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, कभी कभार क्या है, चीज़ें दिमाग से आउट हो जाती है। ठीक है ना।
तो आप इस पर ही कंट्रोल के साथ करें क्लिक PNG इमेज पर और यहाँ पर मास्क को कर दें क्लिक, ठीक है ना। तो आई थिंक मास्क पर क्लिक करने से ऑलरेडी थोड़ी बहुत हेलोज गायब हो गई, ठीक है। आपको और ज़्यादा करना है तो वही की प्रोसेस रहेगी, फिल्टर, अदर्स, मैक्सिमम या इस बार शायद मैक्सिमम पे देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। नहीं, मिनिमम करना पड़ेगा, फिल्टर, अदर्स, मिनिमम, ठीक है। ये 4 पिक्सल होगा जो कि बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 1 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, और इसे ओके करता हूँ, कंट्रोल Z और कंट्रोल Alt, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसका जो लीव्स के का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो हेलोज है वो थोड़े कम हो गए स्पार्स की वजह से, ठीक है। ओके, ये कभी कभार कुछ लोगों को इश्यूज आते हैं, तो इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बता दिया है कि अगर आपको बैकग्राउंड ऐड करते टाइम ये चीज़ आए तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, ठीक। अभी फ़िलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा कंपोजिटिंग में कि किस तरीके से स्काई चेंज करते हैं। आप स्काई में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो कभी बात की प्रोसेस रहेगी। जैसे कि आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं एक नई लेयर क्रिएट करके, और क्लाउड के ब्रश आई थिंक ये रहे, तो इस तरीके से क्लाउड भी ऐड कर सकते हैं। कलर ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। ये क्लाउड की अलग लेयर है इस तरीके से, और आपको थोड़ा सा इसे ब्लर कर देना है, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये रहा, तो ज़्यादा ब्लर है ना, ये रख सकते हैं। और इनका मूवमेंट आपको दिखाना है तो फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, है ना, और थोड़ा बहुत रेडियस के साथ प्ले कर लें। एक्चुअली ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, उसका कोई और कारण होगा, तो फिल्टर, ब्लर, और हम कर सकते हैं पाथ ब्लर या फिर टेप ब्लर, ठीक। कोई ना, इससे मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये चीज़ को यूज़ नहीं की, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके क्लाउड के ब्रश हैं वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक। बट मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3D के जो सिर्फ और सिर्फ मतलब मुझे 3D में जो हमने वर्क किया था वही मेरी इमेज को ठीक लग रहा था मुझे, है ना। तो मैं इन चीज़ों का यूज़ नहीं करूँगा, इसका ग्रुप बना के और इसको मैं हाइड कर दूँ, ठीक। इसको मैं नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड करेक्शन। बट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कंपोजिटिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारी जो मेन इमेज है उसको ही हम स्टिक करते हैं, उसी पे हम स्टिक करते हैं, ठीक है। उनमें ही हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक। अब आपके मेन पास हो चुके हैं। यहाँ पर आप मेन पास को सबसे पहले तो इनेबल करें, बाकी सबको डिसेबल कर दें। इनमें से आप किस पास का यूज़ कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन पास का, ठीक। तो मैं इसे इनेबल करता हूँ, इस पर सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल AC, कंट्रोल A E फॉर कॉपी, इस मेन लेयर के ऊपर लेता हूँ एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। इसके मास्क में जाता हूँ, कंट्रोल V टू पेस्ट और डीसेलेक्ट कर, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है? इस पर किया मैंने डबल क्लिक, अब मैं इसके रिफ्लेक्शन को अगर इन केस इंक्रीज़ करना होगा तो वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ये फ्लोर पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसको हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ये तो ओवरऑल सब में हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर शाइन ज़्यादा चाहिए, बाकी जगह नहीं चाहिए, तो इसका एक और तरीका है, इस फ्लोर का मेरे को सिलेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं सेलेक्ट टूल पर जाता हूँ, ये रहा मेरी मास्किंग आईडी, ठीक है। अब इनका फ़ायदा है आपको यहाँ पर पता लगेगा कि मास्किंग आईडी का क्या इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्लोर है उसका कलर पिंक है, हर एक जो एलिमेंट्स आपके सीन में लगे हुए हैं उन सभी का एक कलर है, ठीक है। तो जो मैजिक वॉन्ड टूल है वो आपका कलर से बहुत बढ़िया पिक करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने एक सिंगल जो पिंक कलर है उसको सेलेक्ट कर, पर क्लिक करूँगा तो ये भी सेलेक्ट हो गया।
एक क्लिक में मेरा फ्लोर पूरी तरीके से सेलेक्ट हो गया। अदरवाइज मुझे क्या है, मैनुअली पेन टूल से सिलेक्शन बनाना पड़ता। ओके, ये सारा हो चुका है। इस कर्व पर आप करें क्लिक और इसे कर दें आप ग्रुप, और इस ग्रुप के पे आप इस मास्क को इनेबल कर दें। ठीक है, ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फ्लोर का सिलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। मैं ब्रश टूल लेता हूँ, सॉफ्ट राउंड ब्रश लेते हैं हम यहाँ पर, और इसको कर देते हैं वाइट पे सेलेक्ट, और इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। फ्लो हमारा कम है, इसकी हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यस, और ये रहा आपका, ठीक है ना। ग्रुप का मास्क मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा एक मास्क तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का लगा हुआ था। ये कर्व को इनेबल, ठीक है, ये मास्क का हिस्सा हो चुका है। ठीक, अब मैं जब कर्व के साथ प्ले करूँगा तो आप देखेंगे ये सिर्फ फ्लोर को इफेक्ट कर रहा है, जो हमारा रिफ्लेक्शन का पास है वो। ठीक है ना। इस चीज़ का यूज़ करके आप अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं, और आप जो भी रिफ्लेक्शन वगैरह है उनको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसके रिफ्लेक्शन को बढ़ा, ये रहा, ठीक है ना। और दूसरा, मैं इसको ग्रुप को डिसेबल करके देखता हूँ क्या चीज़ नहीं बना। थोड़ा सा इंक्रीज कर, ओके। और ये जो एडजस्टमेंट्स है वो प्योरली आपके एस्थेटिक सेंस पर है, आप चाहें तो करें चाहें तो ना करें। दूसरा, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पास आपसे निकलवाया था, उसका है सी टेक्स्ट मैप। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। ये है आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन पास। ठीक है, ये पास क्या करता है, आपके सीन में जो शेडोज है उनकी रिचनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो मैं इस पास की भी एक कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल जे, और मेन पास को डिसेबल कर देता हूँ, है ना। फिलहाल को डिसेबल कर दो। ठीक है, अब इस पास में हम लगा देते हैं मास्क। ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो ब्लैक मास्क क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अब ले लेते हैं हम फिलहाल के लिए ब्रश टूल। ये रहा मेरा ब्रश टूल, और वाइट एज ए फोरग्राउंड कलर, और इसका फ्लो जो है वो मैं कर देता हूँ 10 या 20%, ओपेसिटी फुल। अब इसका यूज़ क्या है ये आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आए। ठीक है, आप इसके मास्क पे रहें और ब्रश को आप चालू करें इस तरीके से। ये क्या करेगा, सॉरी, है ना, ये फ्लो ठीक है। मुझे ब्रश की सेटिंग थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, मेरे ब्रश में पता नहीं स्पेसिंग किसी ने ज़्यादा कर दी थी। ठीक, इस पास का क्या काम है ये आपको पता लगेगा अभी फिलहाल को। ठीक है, अच्छा सॉरी, इस पास का जो ब्लेंडिंग मोड है वो आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। यार पता नहीं प्रोसेस में एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको या नहीं, बट समझ लीजिए कि इस तरीके से सी टेक्स्ट मैप को आप सबसे पहले क्लिक कीजिए, उसमें एक मास्क ऐड कीजिए, और इसके बाद उसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना। ब्रश उसका फ्लो 15%, और हम थोड़ा ब्रश रखना चालू करें। ठीक है, 15% भी बहुत ज़्यादा है तो मैं 5% रख लेता हूँ। ठीक है, 5% या 15% रखता हूँ, और इस जो लेयर है इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 50% कर देता हूँ। ठीक है ना। ओके, ठीक है, यहाँ भी थोड़ी बहुत शेडोज की कमी है ना, और इसकी हार्डनेस कम कर दी। ठीक, ओके, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हार्डनेस का ऑप्शन है आपका, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो रख रहा हूँ, साइज़ वगैरह आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
ओके ठीक। ये जो आपको पट्टे हमने दिए थे इनमें भी क्या है, ये ऐसा लग नहीं रहा है कि इस चीज़ से अटैच हो। ठीक है, आई डोंट नो, हो सकता है ये एक्सटीरियर में लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी शेडोज ऐड कर देता हूँ। एक बार में कर देते हैं। ओके, तो बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो ये शेडोज क्रिएट करता है ना। इनको कंट्रोल करने का भी तरीका है, आप इसकी ओपेसिटी को जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। फुल में ज़्यादा लगे आपको तो कम कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐड कर लीजिए। और इस एरिया में भी हल्का फुल्का आप कर सकते हैं। एक्चुअली इस पास्ट को मैं अभी थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूँ, बट हम क्या है इसके साथ थोड़ा सा टाइम के साथ प्ले करते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा शेडोज का है आपकी सीन में थोड़ा सा डेप्थ ऐड कर देती है। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ शो कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एक्चुअल कंपोजिटिंग करते हैं तो थोड़ा सा टाइम दे के चीज़ों को करते हैं। इमेज के एनहेंसमेंट में वो चीज़ें दिखाई दो। फ्लो में 5% रख लेता हूँ। एक्सप्रेस करेंगे तो ब्लैक की जगह वाइट कलर हो जाएगा और आप इसे रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा अगर आपको कहीं पे ज़्यादा लग रहा है तो। ठीक है, थोड़ा बहुत हम ब्लर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, अभी फ़िलहाल को आप सिर्फ इसे कर दीजिए। मैं इसके साथ प्ले करने का आपको तरीका भी बता दूंगा, किस तरीके से आप इसको और कर सकते हैं। अभी ये क्या है, सीन को ब्लैक कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसका भी कंट्रोल करने का तरीका आपको बताऊँगा। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर आपको शेडोज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, अलग से ऐड करना हो, तो उस चीज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। ठीक, तो ये आपने जहाँ जहाँ पर आपको शेडोज़ चाहिए थे वहाँ पर आपने इसे पेंट कर लिया। ठीक, अब इसमें आप लगा दें कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, पर करें क्लिक कर्व्स और इसको हम कर दें अफेक्ट टू, और इसको नीचे क्लिप कर देते। ठीक है, इससे ये जो कर्व है वो सिर्फ नीचे प्ले करेगा, है ना। अब जहाँ आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ब्लैक को इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको नीचे करेंगे तो जो शेडोज़ हैं वो और ज़्यादा रिच हो जाएंगी, और इसको अगर आप ऊपर करेंगे तो जो शेडोज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको एक ऐसी वैल्यू पर कर लें जो आपको ठीक लगे। है ना। और वैसे तो जो कंपोजिटिंग है हमारी ऑलरेडी कोरोना में जो इमेज है वो बहुत ठीक निकल कर आई है, बट थोड़े थोड़े करेक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी मेन इमेज है इसमें ये करेक्शंस किए हुए हैं, इसलिए मैं ये चीज़ भी आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ जो ब्लैकनेस ऐड हुई है उसको आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उस चीज़ से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ रहा आपका मास्किंग आईडी से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको किया आपने मैजिक पॉइंट से सेलेक्ट। ठीक है, कंटीजियस को ऑफ कर दें, है ना। ठीक, और इसको कर दें ऑफ, है ना। ये चीज़ आपकी हो गई। और यहाँ पर आप ले लें एक, यहाँ हमारी इसके ऊपर जाकर कर्व एडजस्टमेंट ले। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डाउन कर दीजिएगा तो ये सीलिंग आपकी कम इस तरीके से हो जाएगी, मतलब ये ब्लैक हो जाएगी इन केस अगर आपको करना ही है तो। ठीक है, दूसरा ये सिलेक्शन में नहीं आया था तो मैं पेन टूल से इसको सेलेक्शन
बना देता हूँ, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पर मैं करता हूँ ठीक। यहाँ पर सिर्फ आपको सिलेक्शन बनाना है, मैंने सिलेक्शन का तरीका बताया, ठीक है। तो ये आप कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेकर इस सीलिंग को इस तरीके से और ब्राइट डार्क जो भी आपको करना है वो कर, ठीक है। ये सिर्फ आपके आर्टिस्टिक फील के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से आपको करना है, ठीक। ये छोटे मोटे करेक्शन है। फोटोशॉप का मेन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे फोटोशॉप में आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या, ठीक है ना। दूसरा, मुझे लग रहा है कि मुझे ये सीलिंग जो है उसको और एनहेंस करना है, कि वाइट कलर को एनहेंस करना हो। इन केस कंट्रोल डी, कंटिन्यूस, तो यहाँ पर क्लिक करें और वही कर्व का तरीका है ना, कर्व्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फोटोशॉप में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है यार। इनको भी एनहेंस कर, ठीक। और इसका फिल्टर थोड़ा सा मैं बेहतर कर देता हूँ हल्का, ताकि थोड़ा सा चीज़ें आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ठीक। दिस इज फॉर प्रूफ करेक्शन इन केस यू नीड इट, ओके, ठीक है। दूसरा, ये जो इमेज है ये जो विंडो है, इसमें मैं भूल गया था ग्लास मटेरियल देना, या जो भी रहा हो सीन, आई डोंट नो कि वो किस वजह से चूक हो गई। तो मैं एक काम करता हूँ, पर करता हूँ क्लिक, मैजिक वॉन्ड से इसे करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूअस बंद कर देते हैं, ठीक। और इसका एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एक्चुअली एक लेयर ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस विंडो के पीछे क्या रखना है उसको मैं थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। Standing people, shopping, businesses. इसके पीछे हम एक काम करें, house.com से तो मिलेगा नहीं, Pinterest से मिल जाए तो अच्छा है, ठीक। तो मुझे एक लिविंग रूम का सीन चाहिए, है ना। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम है, ठीक। वैसे तो आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरीके की चीज़ें करें, बट क्या होता है कभी कभार हमारे माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं, ओके, है ना। बट मेन जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसमें प्लीज़ ये चीज़ें ना करें, आप उसमें 3D में ही जब रेंडर कर रहे हो उससे पहले ये ध्यान दे लें कि चीज़ें सही हुई हैं या नहीं, ठीक है। जूम इन जूम आउट करके कभी कभार ये चीज़ें हमारी आंखों से स्लिप हो जाती हैं। मैं इसका तरीका क्या बता रहा हूँ आपको, कि आपको एक इस तरीके का लिविंग रूम का सीन चाहिए जिसको आप विंडो के थ्रू दिखा सकें, मतलब यहाँ विंडो के थ्रू आप उस चीज़ को दिखा सकें, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एक लिविंग रूम का सीन ले रहा हूँ जिसका पर्सपेक्टिव कुछ इस तरीके से हो, जैसे आप इस तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, इसके जो इमेज का सोर्स है उसको देखूंगा या ये डाउनलोड हो सकता है या नहीं, हो सकता होगा। सेव इमेज एस, WebP है, आई डोंट थिंक कि WebP फाइल फोटोशॉप यूज़ करता है, ठीक है। ये ओपन तो हो जाएगी बट ये चीज़ फोटोशॉप में देख लेता हूँ, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके,
अच्छा ठीक है, फोटोशॉप ने अपना दम तोड़ दिया, कोई बात नहीं। हमारे पास हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जो कि MS पेंट का है। राइट क्लिक, ये गिम्प से देखता हूँ, गिम्प में होना चाहिए यार ये चीज़। ठीक है, क्या होता है कि जो वेब की फाइलें होती हैं इस तरीके से फोटोशॉप उन्हें रीड नहीं कर पाता। आई डोंट नो किस रीज़न से, बट हमारे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है गिम्प, जिससे हम यूज कर सकते हैं। फाइल को करता हूँ मैं सेव एस, और मैं इसका जो फॉर्मेट है वो JPEG कर लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअली गिम्प भी मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। सेव एस, एक्सपोर्ट पे आएगा वो ऑप्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट एस वेब पी, और इसका सेलेक्ट फाइल टाइप एक्सटेंशन, ठीक है, PDS का नाम दे देता हूँ कुछ भी, लिविंग रूम, उसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट। क्वालिटी 90%। ओके, अब ये हमारी JPEG फाइल है, नहीं ये भी WebP फाइल। JPEG फाइल कहाँ सेव करी यार इसने, कंपोज में करी। ठीक है, ये एक्चुअली अब JPEG फाइल है, इसका एक्सटेंशन देख लेता हूँ मैं, .jpeg है ना। ये इमेज एक्चुअली WebP फॉर्मेट में थी, इसलिए मुझे इतना प्रोसेस करना पड़ा, बट आप देख लें अगर WebP में ना हो तो कोई दूसरी इमेज देख लें। ठीक है, बट मुझे ये ठीक लग रही थी तो मैंने इसको यूज़ कर दिया। ओके, रेंडर कंपोज, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें फोटोशॉप के अंदर, है ना। दूसरा, जैसे कि मैं आपको देख सकता हूँ, ये इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें और कंट्रोल, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हैं इमेज एडजस्टमेंट और एक्सपोजर। गामा करेक्शन, ऑफसेट, ऑफसेट इसमें कुछ होगा नहीं। गामा को मैं बढ़ा देता हूँ, एक्सपोजर को कम। ठीक है, या फिर आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, एक्सपोजर के साथ मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है कर्व के साथ लेकर। ठीक है, एक्सपोजर पता नहीं क्या करता है, ब्लू चैनल को थोड़ा सा डिक्रीज कर लो तो इसमें वार्मनेस हो जाएगी, ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, फोटोशॉप में कलर इतना अच्छा करेक्ट होता नहीं है। ठीक है, रेड चैनल में थोड़ा सा रेड को थोड़ा हल्का फुल्का कलर करेक्शन कर लें। इसके ऊपर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप फोटो फिल्टर लगा सकते हैं, है ना। और इसको हम करें वार्म फिल्टर की जगह आप येलो फिल्टर या तरीके से कर लें, इसमें ये जो येलोनेस है वो ऐड हो जाए। ठीक, बट ये इमेज आपके पूरे सीन में नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ विंडो के थ्रू नज़र आए। ठीक है ना। इसको आप करें डिसेबल, इनेबल करें, मैजिक बॉन्ड ले, तो कर लें सेलेक्ट। ठीक है, और इस पर क्लिक करके इसका मास्क क्रिएट करें। थोड़े बहुत करेक्शन, इस मास्क को यहाँ से डिसेबल करें। ठीक है, अब कंट्रोल T प्रेस करें, इमेज सेलेक्ट कर दें, साइज थोड़ा सा छोटा, और इसका ठीक, जो आपको लगे कि इस तरीके का सीन यहाँ पर बनेगा तो आप करना सीख, है ना। दूसरा एक चीज़ और, का जो मैंने मास्क बनाया है ये, इसमें इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करना, बाहर वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया, तो पेन टूल ले,
और को सेलेक्ट करते हुए डिलीट। मैं अपने मास्क को बनाने से पहले ये चीज़ ध्यान देने की मुझे कि ये मटेरियल मास्क हो, मेक श्योर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान नहीं दी मैंने, कोई इशू नहीं। तो करेंट डिलीट है ना, तो बंद करें। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी होती हैं कि माइंड से स्किप हो जाती है। ठीक है, मैं ये वाली मास्किंग आईडी लेता हूँ जिससे सिर्फ ग्लास का सिलेक्शन बने। ठीक, वेंट टूल यहाँ किया क्लिक, है ना, बाकी सारे ग्लास भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको कंटिन्यूअस पर करता हूँ क्लिक। आप चाहें तो चैनल सिलेक्शन से भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। ओके, ठीक। दूसरा, इसकी फजीनेस ठीक नहीं है, कंट्रोल डी प्रेस करें, सेलेक्ट कलर रेंज, ये रहा, है ना, सैम्पल कलर कर देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडो का सिलेक्शन ऑलरेडी बन चुका है ना। प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ मैं विथ मास्क। ओके, या फिर ठीक है। ओके, है ना, और मार्की टूल से ये सारे सिलेक्शन। एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है आपको एक बार में समझ में आएगी नहीं। मुझे तो क्या आदत हो गई काम करने की, हो सकता है मैं वो चीज़ ना एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट ठीक है, समझ लीजिए हमने सिर्फ विंडो के सिलेक्शन के लिए इस चीज़ को यूज़ किया है। ठीक है ना, अभी भी ढंग का सिलेक्शन हुआ नहीं है, बट ठीक है, काम चल जाएगा इससे। इसको करें आप इनेबल और इसको आप करते हैं मास्क। ठीक, जिससे कि ये सिर्फ विंडो के थ्रू दिखाए ओनली। अभी इस मास्क को आप अनटिक करें। ये इमेज का जो पर्सपेक्टिव है वो रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हाउस नीचे फॉल कर रहा है। इस पर क्लिक करें, कंट्रोल टी प्रेस करें, है ना, और इसको आप तरीके से ऊपर कर सकते। ठीक है, आप चाहें तो हाउस को कम, जो भी आपको लगे उसको इस तरीके से चेंज कर लें। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप चाहें तो वॉर्प भी कर सकते हैं, इसमें वॉर्पिंग का भी ऑप्शन है। और ये कौन सा हॉरिजॉन्टल, इसको इनेबल भी कर लें। ठीक है, ये तो लूप कट जैसा काम हो गया। और इसको इस तरीके से वॉर्प कर सकते हैं जैसा आपको इन, बट कितना ज़्यादा ठीक है। ये हमारी इमेज का ऑलरेडी मेन पार्ट है नहीं, तो ये ठीक है। बी से मूव कर लें इसे, जो इसकी हाइट रहे आपको उसको रख देना है। कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार इस पे जा रहा है, बट कोई इशू नहीं है, आप इसको इस तरीके से कर। ठीक है, थोड़ा विंडो पे मैं रिफ्लेक्शन दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ये रहा। मैं देख लेता हूँ रिफ्लेक्शन, ये रहा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल इनेबल करता हूँ, कंट्रोल ए सी कॉपी। ओके, या फिर इस कंट्रोल डी, इस रिफ्लेक्शन पास की एक कॉपी लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ले लेते हैं इसको, और इस मास्क को हम इसे लगा देंगे। रिप्लेस नहीं करना भैया, कॉपी करना। इसको मैं सबसे टॉप पे ले लेता हूँ, इनेबल करते हैं, और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो आप स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक, इससे क्या जो थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस हैं वो इसमें ऐड हो जाए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो रिफ्लेक्शंस हैं बहुत कम थे, इसलिए यहाँ पर आए नहीं। ठीक, हमारी जो विंडो में जो हमारा सीन था उसमें रिफ्लेक्शन ऑलरेडी थे नहीं,
इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन बहुत कम दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर प्रॉपर रिफ्लेक्शन होते तो वो चीज़ यहाँ पर शो होती है ना, और उसको विंडो में हमें करना ज़रूरी था, ठीक है। बट हम देख सकते हैं बाकी विंडोज़ में भी रिफ्लेक्शन कोई खास नहीं, इसलिए ये ठीक है ना। इसलिए मतलब ये इसमें इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आया है। इसको ग्रुप करता हूँ, तो आप नाम देते हैं विंडो करेक्शन, और इसको आप मूव करके ओके, इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा फील हो कि हाँ भाई ये विंडो है, बट मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है। वार्म कूल जो भी आपको रखना है, इसमें करेक्शन करना है वो आप कीजिए। ये एक्चुअली सही तरीका तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इसका पर्सपेक्टिव मैं पूरी तरीके से मैच नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता इस हाउस में जो सीलिंग का लेवल है वो क्या है ना। मैं तो सिर्फ इसको देखकर ये चीज़ थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ पर ये इस तरीके से होगी, ठीक है ना। बट गलतियाँ सुधारने का एक मौका आपके पास है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका वैनिशिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले, वो बहुत टिपिकल टास्क है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। ओके, इस मेन पास को मैं यहाँ ग्रुप में लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको भले ही आप इससे पर डिलीट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर एक नई लेयर ले सकते हैं और उसमें ब्रश लेकर ये कलर जो है है ना। एक्चुअली मेरा सैम्पलिंग का जो पार्ट था वो थोड़ा सा रॉन्ग था ना। मैं थोड़ा लाइटिंग ऐड करना चाह रहा हूँ। नई लेयर लें, ब्रश लें, हल्का हल्का चला इस तरह। ओके, ये तो ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, ये ठीक है। कंट्रोल यू सैचुरेशन, और उसको आप जैसे ह्यू देना चाहें, या फिर इसमें आप इसमें जाए, ह्यू को इस तरीके से कंट्रोल कर, ठीक है। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। इनमें क्या है, थोड़ी सी लाइटिंग ऐड हो जाए बस, और मन यही। ओके, ये विंडो एक्चुअली मेरे को फोटोशॉप की जगह मैक्स में ही करनी थी, 3ds मैक्स में, मतलब 3D रेंडर करते टाइम एक्चुअली मुझे ये चीज़ ध्यान नहीं रही, क्योंकि क्या है लाइटिंग इतनी अच्छी एडजस्ट हो नहीं पाती फोटोशॉप में। ओके, ठीक है। और हाँ, अब बाकी रेंडर पास जो है वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। इन केस अगर मुझे नीड होती इसमें किसी और चीज़ की तो मैं उनका यूज़ करता, ठीक है। बट अभी सीन मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है ना। जो जो चीज़ें हमें यूज़ करनी थी, जैसे कि ये डायरेक्ट पास है, इससे क्या है रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाते। किसी चीज़ में अगर मुझे रिफ्लेक्शन कम करने थे तो मैं डायरेक्ट पास का यूज़ करता। ओके, एमिशन पास, ये जो आपके पीछे के ऑब्जेक्ट हैं जिनमें हमने कोरोना लाइट मटेरियल लगाया था, ठीक है। जो पीछे आप देख सकते हैं ये कोरोना लाइट मटेरियल जिनमें हमने लगाया था, तो वो सारे आपके एमिशन पास के अंदर आते हैं, एमिशन पास के, ठीक है। उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करके चीज़ें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसकी भी ऐसा कोई नीड नहीं है। इनडायरेक्ट पास में आपको बता देता हूँ, अगर आपको बाउंस लाइट को कंट्रोल करना है तो आप इनडायरेक्ट पास का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल पास जो ये इतने सारे पास हैं, ये फोटोशॉप में इतने ज़्यादा हैवीली यूज़ नहीं होते हैं, ये आपकी एक्चुअल कंपोजिटिंग में यूज़ होते हैं। बट फोटोशॉप में भी आप इनका थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, इन केस आपको अगर आइडिया हो तो। रिफ्लेक्शन पास, इसको तो मैंने बता ही दिया है कि रिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। रिफ्रैक्टिव पास आपकी विंडोज़ के थ्रू अगर आपको कुछ रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही तो उसको करेक्ट करने के लिए आप रिफ्रैक्शन पास का यूज़ करें। जैसे आप देख सकते हैं ये कार में जो ग्लास शील्ड है
उसके थ्रू भी आप ये सॉरी उसमें भी आप ये रिफ्लेक्शन पास उसका पार्ट होता है। ठीक है, बोलने में थोड़ा आ नहीं रहा है, रिफ्रैक्शन पास है ना। तो ये मेन पास तो अभी मुझे फ़िलहाल वो कहीं यूज़ होने वाले हैं नहीं। अगर आपको यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं आप, छोटे छोटे ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स में करेक्शन कर ना। लाइट पास आपके बहुत ही रेयरली यूज़ होंगे, क्योंकि ये लाइट पास हम ऑलरेडी कोरोना में देख चुके हैं किस तरीके से चीज़ें चेंज करनी है ना। ठीक है, इसका हमें वर्कफ्लो ऑलरेडी वहाँ पर मिलता है, तो हम इन चीज़ों को क्यों यहाँ छेड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको एनवायरनमेंट का और फील ऐड करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए, ब्लेंडिंग मोड कीजिए स्क्रीन, है ना, और इसकी ओपेसिटी के साथ प्ले कर लीजिए। बट एनवायरनमेंट का फील मुझे नहीं देना, तो ये ठीक है ना। इस चीज़ को हम बेटर कंट्रोल करते हैं कोरोना में, जो हमने CXR फाइल बनाई है उसके, ठीक है। बट इन केस आपको यूज़ करना तो ये तरीका है उसका कि आप उस पास को स्क्रीन मोड में सेट करें और उसकी ओपेसिटी के साथ प्ले कर लें, है ना। कितना आपको रखना है कितना नहीं रखना, ये ओके। इसका एक और यूज़ हो सकता है, एनवायरनमेंट लाइट को डाउन करने के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो इसको इस करें कॉपी। इसके बाद आप ले लें एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर, और इसमें आप इसके अभी मास्क में जाएं, इसे कर दें पेस्ट, कंट्रोल D, वापस आ जाए और डबल क्लिक करें, और ये रहा। ठीक, कम ज़्यादा, इवनिंग का सीन अगर आपको और एम्पलीफाई करना है इन केस तो। बट ओवरऑल मुझे अपनी इमेज ठीक लग रही है। ये सारी टेक्निक एक्चुअली हम पहले यूज़ करते थे जब बहुत ज़्यादा रेंडर इंजन की टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तब रेंडर पास का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। बट अभी क्या है कि रेंडर जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो इंटरेक्टिव रेंडरिंग में ही चेक कर लेते हम कि हाँ हमारा सीन ओवरऑल कैसा फील कर रहा है। ठीक है, तो ये अदर लाइट के पासेस हैं, इनको आप सिंपली सेलेक्ट करें और इनका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर दें, ये रहा। ओके, और इसकी ओपेसिटी के साथ प्ले करने जितना आपको रखना है, ठीक। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे ये चीज़ की यहाँ नीड नहीं है, इसलिए मैं ये सारे लाइट ग्रुप्स को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक अब हमारा सीन लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें फर्दर एनहेंसमेंट करना चाहें तो पॉसिबिलिटीज़ लिमिटलेस हैं। आपके पास ऑलरेडी मास्किंग आईडी है, मास्किंग आईडी से आप चीज़ों को सेलेक्ट करें, उनमें करेक्शन करें। लाइट के करेक्शंस करने हैं तो कर्व से एडजस्टमेंट करें, अदरवाइज दूसरी इमेज लें, उसको यहाँ पर पेस्ट करें। आपके पास फुल्ली कंट्रोल है, ठीक। आप अपनी इमेज को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा फोटोशॉप का पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इमेज में मुझे ओवरऑल एडजस्टमेंट कर ले हैं, तो मैं जो सबसे ऊपर विजिबल लेयर, जहाँ भी मुझे विजिबल लेयर, इस पर मैं करता हूँ क्लिक, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, चारों बटन को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल लेयर आ जाएगी जिसमें आपके ये सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। मतलब एक फाइनल जो इमेज है वो यहाँ पर एक लेयर में कन्वर्ट होके आ जाएगी। इसका एक तरीका हो सकता है यहाँ पर भी हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, है ना। तो बट आप प्रेस करेंगे इसे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, ठीक है। और इसके बाद आप जाएंगे फिल्टर, कैमरा रो फिल्टर, है ना। आपकी इमेज में फाइनल एडजस्टमेंट जो हमने टोन मैपिंग के कंट्रोल्स देखे थे कोरोना के अंदर, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ करना प्रेफर करूँगा अगर मुझे कंपोजिटिंग करनी हुई तो, क्योंकि क्या होता है कि आपने पहले चीज़ें कर ली ना, तो यहाँ पे आपको वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक। सबसे पहले टेम्परेचर, वार्म एनवायरनमेंट, कूल एनवायरनमेंट, जैसा आपको रखना है वैसा आप रख लीजिए, ठीक है। टिंट, ग्रीन टिंट देनी है इसमें या मैजेंटा टिंट देनी है ना, इनको बिल्कुल हल्के हाथ से
चीज़ें करिएगा, है ना। एकदम से बहुत ज़्यादा ऑप्शन करेंगे तो इमेज बहुत ज़्यादा फेक लगने लगेगी। बट आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे मसाला होता है ना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं तो वो स्वाद ऐड करता है। अगर वह ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आने वाले को ज़्यादा लगेगा। इस केस में हमारे क्लाइंट देखने वाले को ज़्यादा लगेगा। ओके, टिंट इसमें मैजेंटा टिंट दे देता हूँ, क्योंकि क्या है, शाम के टाइम पे थोड़ा सा जो स्काई है वो पिंकिश टोन देता है। एक्सपोजर, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ऐसा सच कोई नीड नहीं है, ठीक है। ऊपर जो वाइट वैल्यू आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए वाइट का ऑप्शन मौजूद है ना। बट अभी मैं इसे 0 रखूँगा। मेरी इमेज ओवरऑल मुझे ठीक लग रही है। ब्लैक, अगर आपकी शेडोज बहुत ज़्यादा ब्लैक आ रही हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप उन्हें और ब्लैक कर सकते हैं या और वाइट का, है ना। वाइट तब आप करेंगे जब आपको एनवायरनमेंट में एम्बियंस, लाइट एम्बियंस ज़्यादा क्रिएट करनी हो तो, ठीक है। और आपको अगर एनवायरनमेंट में आपको डार्क का सीन बनाना है तो ब्लैक को आप डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। टेक्सचर्स, ये आपके जो टेक्सचर्स हैं उनको एम्पलीफाई करते हैं, बहुत ही नाम से ही पता लग रहा है। इसको भी अगर आपको इमेज में कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है, थोड़ा बहुत आप इस चीज़ से प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा, फेक लगने लगेगा। थोड़ा बहुत क्लैरिटी उसका रिफाइंड तरीका है ना, हल्का फुल्का क्लैरिटी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद डीहेज, अगर आप के एनवायरनमेंट में, इस इमेज में आपको एनवायरनमेंट का इफेक्ट कम करना है तो इसको आप करेंगे, सॉरी इसको करेंगे आगे, और एनवायरनमेंट का इफेक्ट बढ़ाना है करेंगे पीछे। एम्बियंस को कंट्रोल करता है डीहेज बेसिकली, ठीक है। तो मैं हल्की सी डीहेज कर देता हूँ ताकि हमारा नाइट का फील आने लगे, ठीक। वाइब्रेंस और ज़्यादा कलर की रिचनेस ऐड करने के लिए, बट ज़्यादा मत कीजिएगा, जैसे कि मैंने इसमें करके बताया आपको सिर्फ। और पीछे करेंगे तो कलर की टोन ख़त्म हो जाएगी। ये आपके सीन में आपके पास आर्टिस्टिक कंट्रोल है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जनरली हमें वाइब्रेंस तब काम आती है जब हमें कलर के साथ प्ले करना हो, ठीक है। बट मैं इसमें जो नेचुरल जो कलर्स थे वही रख रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। सैचुरेशन भी इसी का ही भाई है, सैचुरेशन एकदम से चीज़ें ज़्यादा करता है, ठीक है। वाइब्रेंस धीरे धीरे करके करता है, मतलब मिड जो नीचे का सैचुरेशन है पहले उसको हाई करेगा और इसके बाद बाकी को एडजस्ट करेगा। बट सैचुरेशन क्या है, सभी को एक साथ करता है ना। तो पहले आप वाइब्रेंस के साथ प्ले करें, फोटोशॉप ने इसलिए स्मार्टली वाइब्रेंस पहले दिया है, और देन इसके बाद आप सैचुरेशन से प्ले करें, ठीक है। कर्व्स, ये तो आपको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट कर्व्स मैं यूज़ नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल को, मेरी इमेज में मुझे ठीक लग रहा है, ठीक। डिटेल्स, शार्प, इमेज को शार्प करने के लिए, बट ठीक है, मैं इसको भी हेड नहीं करूँगा। कलर मिक्सर, अगर इमेज में आपको किसी पर्टिकुलर कलर के साथ प्ले करना है तो आप इससे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर मान लो जो येलो कलर है उसकी वार्मनेस और ज़्यादा ऐड करनी है तो आप येलो पर क्लिक कीजिए, तो सैचुरेशन पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसकी लाइट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली जो लाइट होती है वो येलो और ऑरेंज दोनों का मिक्स होती है, तो आप दोनों से प्ले करके देख सकते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है ऑलरेडी। ओके, ऑरेंज का सैचुरेशन कम करना है, ज़्यादा करना है। These all are artistic control and final adjustment tools. Okay, you have to use them carefully. इसका जो है अगर उसको ब्लू करना है आपको, या ब्लू अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप लुमिनेंस सैचुरेशन पर जाएं और ये एक्वा और ब्लू इनके साथ प्ले कर लें। अभी आप देखेंगे ये थोड़ा सा सैचुरेटेड है, और मुझे इसे डीसैचुरेट करना है तो एक्वा की वैल्यू को पीछे कर देता हूं, ठीक है। एक्वा और ब्लू, ठीक। बट ये ओवरऑल इमेज पे दिखाई देगा, तो इसका एडजस्टमेंट करना हो तो यहाँ एडजस्टमेंट टूल्स हैं, कहाँ गया ये रहा ब्रश। कभी ये कैमरा रो फिल्टर को मैं कभी और एडवांस में टाइम मिला तो प्ले करके बताऊंगा आपको ये चीज़, ठीक है ना। मतलब आप जो लाइट रूम है उसमें
ये मेनली कैमरा रो का ही काम होता है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है ना। मुझे कभी और टाइम मिला तो मैं इस चीज़ को भी कवर करूँगा, ठीक। स्प्लिट टोनिंग, इसको भी छेड़ मत कीजिए। ऑप्टिक्स, ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी ऑप्शनल है, इनमें कोई कंपल्शन नहीं है कि इनको यूज़ करना या नहीं करना, ठीक है। बट हमारे पास टूल्स हैं तो इसलिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रीज के साथ भी प्ले कर सकते हैं, अगर आपको इमेज का पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत चेंज करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आपको चीज़ें ओके है ना, एस्पेक्ट रेशो कम ज़्यादा करना है चीज़ों से, बट प्ले मत कीजिए क्योंकि आपकी इमेज की जो नेचुरलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्ले नहीं करता हूँ, ठीक। इफेक्ट में हल्की सी विनियट ऐड कर देते हैं हम, जिससे क्या है कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लैकनेस ऐड हो जाती है, इससे हमारे यूज़र का जो अटेंशन है वो सेंटर में आए। ठीक, ज़्यादा मत कीजिएगा, है ना। चीज़ें उतनी ऐड कीजिए जितना बस टच हो जाए, वो हल्का सा बस, ठीक। कैलिब्रेशन की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, कैलिब्रेशन रेड कलर वगैरह छोड़िए, इसको यूज़ नहीं करना तो ख़त्म कर दे, ठीक। दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर, ठीक है। थोड़ा और सीन हमारा एनहेंस हुआ है, ओके, है ना। ये हमारी फाइनल इमेज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ ही हो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा समझ में कम आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो कलर है वो वाइट का वाइट ही रह गया है, वो किस लिए, क्योंकि ये जो कलर था वही यहाँ पर लगना था। 3D में ये मैंने मिस्टेक की है ना, बट ठीक, फोटोशॉप हमें काम देता है हमारी गलतियों को सुधारने का एक मौका, ठीक है ना। ये मुझे अभी समझ में आया है, मैं मैजिक वॉन्ड लेता हूँ, ओके। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने हो सकता है कि उतना ध्यान ना दिया हो, मे बी, बट ठीक है। नहीं, मैंने इस प्रोजेक्ट में ध्यान तो दिया है, बट क्या है कभी कभार हमें जल्दबाजी में हम चीज़ें स्किप कर जाते हैं, तो हो सकता है इसलिए ये चीज़ स्किप हो गई, ठीक है। मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ये कलर करता हूँ पिक, और इसमें ये फिल कर देता हूँ, कंट्रोल टी, ये हो गया, ठीक है। इसका सैचुरेशन वगैरह आप चाहें तो कंट्रोल यू, सैचुरेशन, लाइट की वैल्यू जो भी रखना चाहें बस, ठीक। बट ठीक है, ये बैकग्राउंड का एलिमेंट है और यहाँ पर इतनी लाइट आ नहीं रही है तो ये इस तरीके का कलर ही शो करेगा, ठीक है, ओके, है ना। दूसरा, यहाँ पर भी वाइटनेस होनी थी, तो इसको भी हम देते हैं मैजिक वॉन्ड, कंट्रोल डी, ये वाला, ये रहा भाई, ओके। ये वाला मास्क नहीं चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए, कंट्रोल डी, ये वाला चाहिए यार, ओके, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया है, इसको भी कर लेते हैं सेलेक्ट, ये आई थिंक इससे करेक्ट। एक आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको प्रोसेस समझ नहीं आ रही है इन केस, तो आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि आप मेरे को पूरी तरीके से फॉलो करो, ठीक है ना। तो ये जो पिलर्स थे हमने जहाँ गलतियाँ की थी वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक। देन आप लीजिए कर्व्स एडजस्टमेंट के लिए, कर्व्स मेरी फेवरेट एडजस्टमेंट लेयर्स सभी की हो सकती है, तो आप तो कर्व के अलावा आप ह्यू सैचुरेशन ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो वो ले लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा हो गई है एक्चुअल में, इसको हम हल्की सी इसकी ऑपोजिट थोड़ा बहुत क्या है लुक, ओके। बाकी सब तो ठीक है ही, आप चाहें तो कार का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वैसे मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है, ये ब्लैक ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एनवायरनमेंट, ये यहाँ पर इसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो रही है एनवायरनमेंट के, है ना। अगर मैं इसका और कलर रखूँगा तो हमारे यूज़र का जो अटेंशन है वो कार के कलर पर चला, ठीक है, ओके। तो ये ठीक है मेरे हिसाब से तो। और अगर आपको ये, मैंने तो सिल्वर कलर लिया था जानबूझ के,
बट इसका वाइट कलर करना हो तो इसको भी आप मास्किंग आईडी से आप इसके कलर को सेलेक्ट करें, ये आपका कलर सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप इसमें ह्यू सैचुरेशन या जो भी आपको कलर करेक्शन करना हो वो कर लें, ठीक है। बात की बात, या डायरेक्ट पास और रिफ्लेक्शन पास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये सारे तरीके एडवांस हैं या फिर ऑप्शनल है ना, इनको यूज़ करना हो तो करें। हमारी इमेज ऑलरेडी बन चुकी है, जो हमें फील चाहिए था इवनिंग का, और पीछे ये इस तरीके से ये जो हमें सिलुएट इफेक्ट, हमारा हाउस एक मेन सब्जेक्ट की तरह नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ मेरे को हो चुकी है, ठीक है। तो इतना पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ और रह गई है, मुझे अभी याद आई वो चीज़, ठीक है ना। आप जी डेप्थ पास है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप करें सेलेक्ट, कंट्रोल ए सी, इसका रेयर यूज़ होता है वैसे तो, बट इन केस अगर आपको करना हो तो मैं इसका भी बता देता हूँ। जी डेप्थ जब हमने पास निकाला है तो उसका क्यों यूज़ नहीं करें। इसके लिए आप एक चैनल पे जाइए, किसी भी चैनल पे एक नया चैनल ले लीजिए, ठीक है, और इसको आप कर दीजिए यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो मैंने जी डेप्थ पास को एक चैनल में सेव किया हुआ है ना, इसको नाम दे देता हूँ मैं जी डेप्थ। ओके, लेयर, और इस लेयर पे वापस जाता हूँ मैं, ठीक है ना। लेयर पर जाता हूँ, फिल्टर, ब्लर और लेंस ब्लर, ठीक है ना। डेप्थ मैप का सोर्स आपका जो अभी जी डेप्थ पास आपने सेव किया था चैनल, वो, ठीक। इसके बाद आप फोकस डिस्टेंस सेट कर लीजिए कहाँ पर आपको रखना है। यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं ये। अच्छा, मैं पहले इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ करके बताऊँगा, ठीक। जी डेप्थ का मतलब होता है जैसे आप नेचुरली जब पिक्चर्स लेते हैं तो जहाँ आपका फोकस होता है, जैसे कि मैंने इसका फोकस डिफाइन कर दिया अभी फिलहाल को, अभी मान लो सपोज करो यहाँ पे था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो इसके पीछे के एलिमेंट्स हैं वो ब्लर हो रहे हैं। आप में से फोटोशॉप सेल्फी की दुनिया है तो इस चीज़ से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, बट मैं इस पास का मतलब बताता हूँ कि आपको इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी डेप्थ पास हमने बनाया हुआ था, ठीक है। अभी ये चीज़ हमारी फोकस में नहीं है, ये चीज़ ब्लर आ रही है, क्यों? क्योंकि मैंने अपना जो फोकस है वो इस कार पे सेट किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कार पे फोकस रखना है और ये ब्लर करना है, तो सिंपली इस पर मैं कर दूंगा क्लिक, तो ये फोकस में आ जाएगी, और ये डी फोकस पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से फोकस, ठीक है। इस पर मैं कर रहा हूँ क्लिक अभी फ़िलहाल को आपको दिखाने के लिए, और इसके बाद इसकी जो ब्लर की रेडियस है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ फोकस में है, बाकी चीज़ें आपकी ब्लर हो रही, ठीक है ना। इतना ज़्यादा ब्लर का अमाउंट रखते नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक ओवर एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। बट रेडियस आप थोड़ा कम ही रखिएगा, 10 से नीचे ही रखिएगा, है ना। बट ये आपके पास एक्स्ट्रा प्ले करने का तरीका है कि आप इस पास को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ब्लेड कर्वेचर, रोटेशन, है ना। इसका डेप्थ ऑफ फील्ड इसको प्रॉपरली बोलते हैं। इसको चाहें तो आप 3D में भी बना सकते हैं, 3D में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको करने में, इसलिए मैंने उस चीज़ को कवर नहीं किया, है ना। बट इन केस आपको फोटोशॉप में भी ये चीज़ ऑप्शन मिलती है, हमने जी डेप्थ पास इसलिए निकाला था, ठीक है ना। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ फोकस में हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ फोकस में हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके रेडियस के साथ प्ले कर लीजिए, तो रेडियस मुझे कम ही रखना, बहुत माइन्यूट इसका इफेक्ट रखना है आपको, ताकि हल्की सी जो चीज़ आपको फोकस में रखना है, जैसे कि आपका इमेज ये है, हाउस का ये वाला लेवल जो है मुझे फोकस में रखना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद रेडियस वगैरह के साथ आप प्ले कर ले थोड़ा थोड़ा, ओके। ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई यहाँ पर, तो मैं इसको ब्रश से रिमूव कर दूँ, ठीक। आई थिंक ओवरऑल ये ठीक है, ओके करता हूँ इसको। इसका इफेक्ट आपको वैसे दिखाई देगा नहीं, बट मैं कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की चीज़ें इस तरीके से ब्लर हो, है ना, ठीक है। फिर मैं जूम करूँ, ये भी ब्लर हो, ये हल्का सा इफेक्ट होता है एक्चुअली, है ना। ये
क्योंकि एक्चुअल कैमरा जो होता है उसमें फोकस सिर्फ वहीं होता है जहाँ आप करते हो, बट क्या है 3D में आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप कहाँ फोकस करना चाहते हो कहाँ नहीं, है ना। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं Z डेप्थ मास्क को, ठीक है ना। आप नॉर्मल फिल्टर और ब्लर से करेंगे तो क्या है पूरा ब्लर हो जाएगा, ठीक है, बट लेंस ब्लर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। और कुछ मैं रिमाइंड कर लेता हूँ, कुछ मुझे ऐसा हो याद आ जाए। अब कोई चीज़ याद करने के लिए बची है नहीं। ओके, ठीक। नाउ फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ अपने वीडियो को, है ना। तो हमने इस हाउस की कंप्लीट 2D फ्लोर प्लान से लेके 3D की कंप्लीट प्रोसेस देखी कि आखिरी तक हम विजुअलाइजेशन को किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें नई समझ में आई हों, मतलब नई हों, और आपको हो सकता है वो चीज़ ग्रास्प करने में दिक्कत आई। आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, और हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें अगर हमें टाइम मिलता है, ठीक है। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उस चीज़ को आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, हो सकता है ये वीडियो आपको लगा हो कि यार मुझे समझ में आ गया है और ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, बट क्या होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये टेक्निक्स भूल जाएंगे, और आप ये क्या होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहती। तो प्लीज़ आप एक बार ऐसा करें कि पूरा ट्यूटोरियल एक बार में देख लें, ताकि आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि इस तरीके से वीडियो आगे बढ़ेगी और ये प्रोसेस रहेगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, जितना आप पोर्शन आपको समझ में आता है उतने की प्रैक्टिस कर लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ें। जैसे 5 मिनट आपने देख ली वीडियो, या 2-3 मिनट, जो भी आपका टाइम रहे, आपको जितना समझ में आता है, ठीक, फिर उतना आप अपनी इमेज में काम कर लें, अपने सीन में काम कर लें, फिर नेक्स्ट सेक्शन में आप आगे बढ़ें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके चीज़ें सीख जाएंगे, और अगली बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप अपना खुद का सीन अच्छे से बना, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, फाइल को करते हैं हम सेव, है ना। फाइल को करते हैं, या तो हम, अच्छा, फोटोशॉप, अगर इस डॉक्यूमेंट में आपको फर्दर चेंज करना है तो आप इसको एज ए फोटोशॉप डॉक्यूमेंट सेव कर लीजिए, है ना, ठीक है। वैसा तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसी को कर लीजिए जब तक ये चीज़ फाइनल नहीं होती है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या है बार बार चेंजेस होते हैं। तो इसको आप एज अ PSD डॉक्यूमेंट सेव कर लीजिए, ओके, ठीक। दूसरा, आप इसको एक JPEG फाइल की तरह भी सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, है ना, या फिर आप फाइल सेव एज सेव हो रहा है एक्चुअली, फाइल सेव एज, और यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट दे दीजिए JPEG, तो इसको नाम देता हूँ पोस्ट यानी पोस्ट प्रोडक्शन। ये फाइल को आप कर देते हैं, तो ये रहा हमारा फाइनल रेंडर पोस्ट, ओके। दिस इज बिफोर आफ्टर, ठीक है ना। तो हम हमारी वीडियो को करते हैं ख़त्म।